अमेरिका उस हर देश में एंटर किया जहां पर नेचुरल रिसोर्स है। जिन देशों ने उसके साथ उसके स्तर पर समझौता किया उसको अमेरिका ने अपना दोस्त बनाया, और जिन देशों ने उसका विरोध किया वहां पर उसने हमले किए, उनके सुप्रीम लीडर को किडनैप किया, उनकी हत्या की। जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, सभी गल्फ कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और अमेरिका की हमेशा से वहां के नेचुरल रिसोर्स पर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1947 में यूएन ने एक योजना बनाई जिसे यूनाइटेड नेशन पार्टीशन फॉर फिलिस्तीन कहा जाता है। इस प्लान के तहत फिलिस्तीन को दो देशों में बांटना था, एक यहूदी देश, एक अरब देश, यानी कि एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। जिसके बाद इजराइल को 14 मई 1948 को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है, और सबसे पहले उसको मान्यता अमेरिका देता है, और जिसके बाद इजराइल का अरब देशों के साथ युद्ध हो जाता है जिसमें 5 देश शामिल होते हैं, और सभी के सभी देश इजराइल से हार जाते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए इजराइल को मान्यता दी और इजराइल को सपोर्ट किया। साथ में मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी उसने इजराइल का पूरा समर्थन दिया। अमेरिका इजराइल का सिर्फ इतनी ही चीजों के लिए ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता है। इजराइल वो देश है जिसके पास पावर है, पैसा है, इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण अमेरिका इजराइल का पूरा सपोर्ट करता है। 2025 के डाटा के अनुसार अमेरिका में लगभग 902 अरबपति थे, जिनमें से 150 से लेकर 180 यहूदी अरबपति हैं, जो कि अमेरिका के कुल अरबपतियों के 18 से 20% अरबपति यहूदी मूल के हैं। साथ में कई ऐसे यहूदी बिजनेसमैन हैं जिनकी कंपनियां दुनिया में अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती हैं, जैसे फेसबुक इंस्टा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, गूगल के मालिक लैरी पेज, डेल टेक्नोलॉजी के मालिक माइकल डेल। साथ में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी है, और अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने किसी भी सीक्रेट मिशन में मोसाद की हेल्प जरूर लेता है। अभी हाल ही में आपने एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना होगा। उस फाइल में तमाम दुनिया के बड़े लीडरों का नाम है, जिनके कृत्य को आप ना तो सुन सकते हैं, ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं, ना आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि इंसान क्या अपने हवस के आगे इतना भी गिर सकता है। वो सब कुछ एप्स्टीन फाइल में दफन है। अब एप्स्टीन फाइल के बारे में कहा जाता है इसका जो सरगना था जेफरी एप्स्टीन एक यहूदी था, और वो एक मोसाद का एजेंट था। यानी कि इजराइल ने जेफरी एप्स्टीन के थ्रू दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पावरफुल लोग सबको अपने ट्रैप में फंसाया, जिससे वो कभी भी इजराइल के खिलाफ ना जा पाए। और एप्स्टीन फाइल में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों का नाम है। इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल ने सब कुछ ये इसलिए किया था कि इजराइल को ये बात पता है कि हो सकता है अमेरिका इन फ्यूचर उसका साथ छोड़ दे, तो उसके पास कुछ ऐसा रहे जिसके आधार पर वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। हालांकि ये सोशल मीडिया पे तैरती हुई कहानी है, अभी तक इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ना ही ये कहा जा रहा है कि ये घटना सत्य है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, दुनिया के कई ऐसे देश ये कहना शुरू कर दिए कि ये एक रिलीजियस वार है। भारत में तो कई लोग मार्च करने लगे, रोड पे आ गए, आंदोलन लगे कि ये इस्लाम के खिलाफ वॉर है, एक रिलीजियस वार है। क्या ये सच में एक रिलीजियस वॉर है? तो इसके पहले हमको समझना पड़ेगा, कई ऐसे देश हैं जिनका रिलीजन एक है फिर भी वो कट्टर दुश्मन है। जैसे हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका और रूस को ले लें, अमेरिका और रूस दोनों जगह पर जो मोस्टली रिलीजियस लोग हैं वो क्रिश्चियन है, फिर भी वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। आपने देखा ही होगा, लंबे समय से यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, दोनों ही एक क्रिश्चियन देश है। इसी तरीके से हमेशा से सऊदी अरब और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है, और दोनों के ही दोनों देश मुस्लिम राष्ट्र है। हालांकि एक शिया राष्ट्र है, एक सुन्नी राष्ट्र है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है उसका समर्थन सऊदी अरब करता है, यूएई करता है, कतर करता है, और ये सारे के सारे देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। अगर ये रिलीजियस वॉर होता तो शायद ये देश कभी भी अमेरिका और इजराइल का समर्थन नहीं करते। तो जो हम लोग ये देख रहे हैं कि रिलीजियस वॉर है, ये बिल्कुल भी रिलीजियस वॉर नहीं है। ये वॉर जो शुरू हुआ है सिर्फ मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर बम के प्लान को लेके, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो हम इस वॉर को किसी भी तरीके से रिलीजियस एंगल से नहीं देख सकते हैं, ना ही ये कोई रिलीजियस वॉर है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने की सिर्फ यही वजह थी कि उसे मिडिल ईस्ट करना है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है, और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करना है?
आपको याद ही होगा, जब तक ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, उससे पहले एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत ज्यादा थी। ये एक ग्लोबल न्यूज बनी हुई थी और दुनिया के बड़े से बड़े हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था, उनका जो सोशल स्टेटस था वो खराब हो रहा था और बहुत ज्यादा उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर भी बढ़ रहा था। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया और उसके सिर्फ 10 दिन पहले यानी कि 18 फरवरी को प्रिंस एंड्रू को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगता है पब्लिक ऑफिस का मिसयूज किया। इसका खुलासा तब होता है जब 30 जनवरी को प्रिंस एंड्रू का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है और उस फाइल से पता चलता है कि 2010 में हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर में जो उन्होंने यात्राएं की थी, उसकी जो सीक्रेट फाइल थी उसको एप्स्टीन को इन्होंने ट्रांसफर की थी। प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी का मामला 18 फरवरी का है और महज उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 24-25 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट के और बिल गेट्स अपने एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाते हैं, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। जिन भी लड़कियों की तस्वीर मेरे साथ वायरल हो रही है, जिनका चेहरा ब्लर कर दिया गया है, उनके साथ मेरे कोई भी गलत संबंध नहीं थे। इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं, अगर बिल गेट्स का संबंध एप्स्टीन से बहुत ही नॉर्मल था, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे इनके ऊपर कोई आरोप लगे, तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्या है, इतना ज्यादा पैनिक होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कहीं न कहीं बिल गेट्स का बैड पीआर हो रहा था। बिल गेट्स का जो सोशल स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए कई सारी इनके लिए पीआर एजेंसियां काम करती हैं, साथ में इनके जो एनजीओ हैं वो भी काम करते हैं। इनके कई सारे एनजीओ हैं जो महिला शिक्षा के लिए काम करते हैं, महिला स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं। तो कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आने के बाद और इनके ऊपर जब कई सारे गंभीर आरोप लगे, इसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे, उसके बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा, तो अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि मेरा एप्स्टीन से संबंध रहा है, लेकिन उसके किसी भी कृत्य में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। हाउस ओवरसाइट कमेटी बनाई गई जिसको एप्स्टीन फाइल के मामले में और दूसरे मामलों में क्लिंटन फैमिली से पूछताछ करनी थी, लेकिन क्लिंटन फैमिली बार बार इस चीज को अवॉइड कर रही थी। जिसके बाद कमेटी के चीफ जेम्स कोमर ने कहा कि अगर आप कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होते और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो ये अवमानना का ऊपर केस लगेगा और आपकी गिरफ्तारी होगी। और ये भी घटना ईरान के ऊपर हमला होने से पहले हुई थी, यानी कि 26-27 फरवरी को हुई थी। इसी क्रम में 26 फरवरी को एक और घटना हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रेंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम भी एप्स्टीन के साथ आया, कई तस्वीरें वायरल हुई, इसमें ये पता चलता है कि कई बार एप्स्टीन के साथ डिनर शेयर किए थे और तमाम सारे इनके ऊपर आरोप लगे। इसी के साथ 27 फरवरी को एक और घटना होती है, पेंटागन और क्लाड की एक डील टूट जाती है। 27 फरवरी को पेंटागन और क्लाड के बीच एक डील उस वक्त खत्म हो गई जब पेंटागन ने ये कहा कि हमको क्लाड के एआई का पूरा एक्सेस चाहिए। उस वक्त क्लाड ने ये कह के मना कर दिया कि हम आपको पूरा एक्सेस नहीं दे सकते हैं, हम आपको ये स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं कि आप लोगों को सर्विलांस पर लगाइए और ना ही आप ऑटोनॉमस वेपन का यूज कर सकते। पेंटागन जो कि अमेरिका का डिफेंस ऑफिस है, जहाँ पे उनकी आर्मी, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स वैसे रणनीतियां बनाती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 28 फरवरी को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है और मैंने आपको जितनी घटनाएं बताई हैं वो सारी की सारी घटनाएं 28 फरवरी से पहले हुई थी। अब ये सारी घटनाएं कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती, वो भी लगातार इतनी सारी घटनाएं, तो कहीं न कहीं दुनिया की बड़ी हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था। एप्स्टीन फाइल की वजह से उनकी छवि खराब हो रही थी। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है ईरान के ऊपर अटैक करने का, जिससे पूरी दुनिया का जो सेंटर ऑफ फोकस एप्स्टीन फाइल थी वो हटके ईरान वॉर हो जाए, और वही हुआ। हालांकि ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके लिए सिर्फ एप्स्टीन रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके कॉन्फ्लिक्ट लगातार इजराइल और अमेरिका से चल रहे थे। लेकिन हो सकता है दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद उनको यही सबसे सही टाइम लगा हो लोगों को डाइवर्ट करने का, पूरी दुनिया का अपने ऊपर से फोकस हटाने का। हालांकि आप क्या सोचते हैं, ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने किस वजह से अटैक किया होगा, क्या कारण हो सकते हैं? क्या उसमें एक एप्स्टीन फाइल वजह है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही कहानी है, इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है? क्योंकि आप अगर इसके एविडेंस खोजने बैठेंगे तो आपको कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये घटनाएं कोरिलेट होती हैं। ऐसा देश जो कभी आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन आज वही देश सड़कों पर खड़ा है अपनी ही सरकार के खिलाफ।
ईरान एक टाइम पर मॉडर्न देश था, लेकिन आज उसकी पहचान एक इस्लामिक देश के रूप में होती है। ईरान में खासकर उस समय जब मोहम्मद रजा शाह की सरकार थी, उस समय ईरान बहुत तेजी से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था, बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहा था। और ये सब जब कुछ ईरान में बहुत तेजी से हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये उनके धर्म के खिलाफ है, ये उनकी परंपरा के खिलाफ है। हम बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत तेजी से हमारी निर्भरता उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से 1978 के आसपास मोहम्मद शाह की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता है और मोहम्मद रजा शाह की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, जिसके बाद ईरान की सत्ता पे कंट्रोल रुहुल्लाह खुमैनी का हो जाता है और इसी के बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का रास्ता भी साफ हो जाता है। ईरान में खुमैनी की पहचान एक धार्मिक कट्टर नेता के रूप में होती है। 1979 में जैसे ही खुमैनी के हाथ में ईरान की सत्ता जाती है, वैसे ही वहाँ पर वो इस्लामिक रूल रेगुलेशन को लागू करते हैं। जैसे कि ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया। अगर कोई महिला घर के बाहर निकलती है तो उसको हिजाब पहनना जरूरी है। हालांकि ईरान के लोगों ने खुमैनी की सरकार के पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी, वो बहुत ही ओपन होकर रहते थे। खुमैनी के आने के बाद जैसे ये चीजें लागू होती हैं, लोगों में असंतोष फैलता है और सरकार के शुरुआती दौरान ही इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। महिलाओं के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे छात्रों के संगठन खैमे के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले 28 दिसंबर 2025 को ईरान की राजधानी तेहरान में आर्थिक संकट को लेकर कुछ व्यापारी आंदोलन कर रहे थे। रीजन क्या था कि ईरान की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट होती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है। जो गुड्स थे, जो प्रोडक्ट थे, उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग रहता है, आम जनता रहती है, वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। साथ में जो बैंकिंग सेक्टर था, उसमें भी बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलने लगा। जो दुकानदार थे, उन्होंने दुकानों को बंद कर दिया। जो आम लोग थे, वो सड़क पर उतर गए और खैमनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। जब ये प्रोटेस्ट दिन पे दिन बढ़ता गया, तो खैमे की गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जहां तेहरान तक ही सीमित था, ये पूरे देश में फैल गया। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान ना ही वहां की गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार है, ना ही वहां के आम लोग पीछे हटने को तैयार हैं, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई में लगभग 2400 लोगों की जान चली गई है। ये एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कई रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं ईरान में लगभग 15 से 20 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। कई जगह लोग पर्शियन झंडे को लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पर्शियन हैं, हम कोई मुस्लिम नहीं है। ईरान की तमाम महिलाओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया है। उन्होंने नकाब को उतार कर फेंक दिया है। उनका कहना है कि हमारी संस्कृति का नकाब कभी हिस्सा ही नहीं था, ये हम पर थोपा गया है। ये हमारी ना तो संस्कृति थी, ना ही ये सभ्यता थी। खैमेनी का कहना है कि अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहते हैं कि ईरान में शांति रहे, और ईरान में जो भी कुछ हो रहा है, यही दोनों देश इसके जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद तमाम न्यूज एजेंसियां ये कयास लगा रही हैं कि अमेरिका ने ये सब कुछ वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किया। और साथ में ईरान के लिए भी तमाम एजेंसियां ये कह रही हैं कि ईरान के पास रूस के बाद सबसे ज्यादा गैस का रिसोर्स है और उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। लेकिन अमेरिका की नजर ईरान के सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर नहीं, साथ में उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, जहां से 20 से 25% ऑयल का बिजनेस होता है। वहीं पर इजराइल की अपनी मंशा है। इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि इजराइल के कई सारे देशों के साथ विवाद है, उनमें से ईरान भी एक है। अगर ईरान एक परमाणु संपन्न देश बनता है, तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए जो खैमेनी का कहना है कि जो कुछ ईरान में हो रहा है, उसके लिए इजराइल और अमेरिका दोषी हैं, ये बात काफी हद तक सच हो सकती है। लेकिन ईरान में ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और साथ में खैमे की धार्मिक कट्टरता की वजह से इस आंदोलन को बल मिला। तो हो सकता है जो भी कुछ ईरान में हो रहा हो, उसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ हो, क्योंकि अमेरिका का नाम तब भी आता है जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होता है, जब नेपाल में प्रोटेस्ट होता है, जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट होता है। तो अमेरिका ईरान को अस्थिर करने के लिए बिल्कुल ऐसा कर सकता है। साथ में आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, जब भी इजराइल का विवाद गजा और फिलिस्तीन से होता है, तो भारत के बहुत सारे लिबरल हैं जो तख्ती प्लेट लेके सामने आ जाते हैं कि गजा में अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है, बेकसूर मारे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर ईरान की सरकार ईरानियों को मार रही है, कत्लेआम कर रही है, 15-15 हजार लोगों को गोली से मार दिया गया, लेकिन एक भी तख्ती प्लेट किसी का बाहर नहीं आया। ईरान के पूरे प्रकरण को लेके आपको क्या लगता है? क्या ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ इजराइल और अमेरिका जिम्मेदार है, या फिर ईरान की नीतियां कुछ ऐसी होती चली गई जिसकी वजह से ईरान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से खैमेनी सरकार आज बिल्कुल भी असहाय नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक्यूरी के तहत ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान की राजधानी के साथ साथ उसके बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, साथ में उसके कई ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी हमला हुआ। इस युद्ध के शुरू होने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में पेट्रोल और गैस के दाम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि भारत में लगभग 50 से 55% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बगल में है और ईरान में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है, क्रूड ऑयल की पूरी सप्लाई को काट सकता है। अगर हम भारत और ईरान के ऑयल ट्रेड के बारे में बात करें तो ये ट्रेड ब्रिटिश काल से होता आया है और 2012 में भारत दूसरा बड़ा खरीदार देश था। लेकिन 2019 में यूएस ने ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से जो ईरान के साथ हमारा ऑयल ट्रेड था वो धीरे धीरे घटता चला गया और प्रेजेंट टाइम में ईरान भारत का क्रूड ऑयल का मेन सोर्स नहीं है। भारत क्रूड ऑयल और गैस के मामले में लगभग पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। 80 से 90% के आसपास क्रूड ऑयल आयात करता है और लगभग 50% गैस का आयात करता है। प्रेजेंट टाइम में भारत रूस से 35% क्रूड ऑयल लेता है, इराक से 11% लेता है, सऊदी अरेबिया से 9% लेता है, यूएई से 5 से 7% लेता है, यूएस से 6 से 8% लेता है। और ये जो 50% गैस का आयात करता है उसमें से 42% गैस सिर्फ कतर से लेता है। लेकिन भारत जितना भी क्रूड ऑयल और गैस आयात करता है उसमें से लगभग 35 से 50% क्रूड ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होकर भारत पहुंचते हैं, जो कि ईरान के साउथ में है और ईरान वॉर में फंसा हुआ है। ऐसी कंडीशन में कयास लगाया जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होता है तो निश्चित तौर पर क्रूड ऑयल सप्लाई बाधित होगी, जिसकी वजह से इंडिया में तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि 35% क्रूड ऑयल की सप्लाई जो भारत में होती है वो केप ऑफ गुड होप से होती है, वहां से ज्यादातर रूस से क्रूड ऑयल भारत पहुंचता है। युद्ध के हालात हमेशा से कुछ ऐसे होते हैं कि पता नहीं होता है कि ये युद्ध कितने दिन तक खिंचेगा और अगर ये लंबा खिंचता है तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत ये बात अच्छे से जानता था कि अगर खाड़ी देशों में वॉर शुरू होता है तो सबसे पहले जो समस्या खड़ी होगी वो क्रूड ऑयल और गैस को लेके होगी और कोई भी देश बिना ईंधन के आगे नहीं चल सकता है। और भारत जैसा देश जो लगभग पूरी तरीके से गैस और क्रूड ऑयल के लिए आयात पर डिपेंड है, उसके लिए तो और बड़ी समस्या होती है। इसीलिए भारत ने इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। भारत ने यूएई की कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया और ये कहा कि आप अपने क्रूड ऑयल को भारत में स्टोर कर सकते हैं और पास के देशों में आप उसको बेच सकते हैं। साथ ही समझौते में भारत ने एक और लाइन जोड़ा और ये कहा कि इस क्रूड ऑयल को आप यहाँ पर स्टोर करिए, आप पास के देशों में बेचिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो उस ऑयल को भारत इस्तेमाल करेगा। भारत ने इसी तरीके का समझौता सऊदी अरब के साथ भी किया है, यानी कि अगर कोई वॉर होता है, कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है, खाड़ी देशों में तनाव पैदा होता है और तेल की सप्लाई बंद होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो वहां का रिजर्व भारत में किया गया है उस ऑयल को भारत अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने और यूएई ने भारत के साथ ऐसा समझौता क्यों किया, क्योंकि सऊदी अरब यूएई दोनों ही देश जानते हैं कि भारत 80 से 90% क्रूड ऑयल आयात करता है और अगर हम भारत के साथ ऐसा समझौता करते हैं तो भारत हमारा लंबे समय तक ग्राहक बनेगा और अगर बाद में तेल के दाम बढ़ते हैं, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में डिमांड बढ़ती है, तो भारत से आसानी से तेल बेचा जा सकता है। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत कम होगी, डिलीवरी तेज होगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। इसके साथ रूस के भी संबंध हैं। जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रूस के ऊपर भी कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं और रूस सस्ते दाम पर भारत को अपने तेल बेच रहा है और भारत उसको स्टोर कर रहा है किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में उसको यूज करने के लिए। हालांकि अमेरिका ने भारत और रूस के व्यापार को लेकर कई बार टैरिफ बढ़ाया, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत रूस के साथ ऑयल बिजनेस कर सकता है। अगर किसी भी तरीके से भारत में क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई चेन टूट जाए तो भी भारत के पास इतना रिजर्व है कि लगभग वो 70 से 80 दिन तक सरवाइव कर सकता है। हालांकि ऐसी कंडीशन आना नामुमकिन है, लेकिन अगर खाड़ी देशों में युद्ध लंबा खिंचा तो निश्चित तौर पे गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। आखिरकार इजराइल के पास ऐसा क्या है कि उसके साथ जब भी कोई बड़ा विवाद होता है तो हर एक विवाद में उसके साथ अमेरिका खड़ा दिखाई पड़ता है।
क्या अभी हाल में जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, क्या वो एक रिलीजियस वार है या ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज, पावर और जियो पॉलिटिक्स की जंग है? अमेरिका और इजराइल के रिलेशन को लेके एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिरकार हर एक बड़े मामले में अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा होता है? क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है बिना अपने फायदे के वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करता है और इस पॉलिसी के बीच में अगर कोई आड़े आता है तो निश्चित तौर पे वो अमेरिका उसको एक दुश्मन की तरह देखता है। लेकिन रिकॉर्ड है कि शायद ही अमेरिका ने कभी इजराइल का विरोध किया हो। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अमेरिका उस हर देश में एंटर किया जहां पर नेचुरल रिसोर्स है। जिन देशों ने उसके साथ उसके स्तर पर समझौता किया उसको अमेरिका ने अपना दोस्त बनाया, और जिन देशों ने उसका विरोध किया वहां पर उसने हमले किए, उनके सुप्रीम लीडर को किडनैप किया, उनकी हत्या की। जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, सभी गल्फ कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और अमेरिका की हमेशा से वहां के नेचुरल रिसोर्स पर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1947 में यूएन ने एक योजना बनाई जिसे यूनाइटेड नेशन पार्टीशन फॉर फिलिस्तीन कहा जाता है। इस प्लान के तहत फिलिस्तीन को दो देशों में बांटना था, एक यहूदी देश, एक अरब देश, यानी कि एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। जिसके बाद इजराइल को 14 मई 1948 को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है और सबसे पहले उसको मान्यता अमेरिका देता है, और जिसके बाद इजराइल का अरब देशों के साथ युद्ध हो जाता है जिसमें 5 देश शामिल होते हैं और सभी के सभी देश इजराइल से हार जाते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए इजराइल को मान्यता दी और इजराइल को सपोर्ट किया। साथ में मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए जयराज नाम के इजराइल शख्स का की पूरा दुकान का रहती पूरा है। समर्थन दिया। अमेरिका इजराइल का सिर्फ इतनी ही चीजों के लिए ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता है। इजराइल वो देश है जिसके पास पावर है, पैसा है, इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण अमेरिका इजराइल का पूरा सपोर्ट करता है। 2025 के डाटा के अनुसार अमेरिका में लगभग 902 अरबपति थे, जिनमें से 150 से लेकर 180 यहूदी अरबपति हैं, जो कि अमेरिका के कुल अरबपतियों के 18 से 20% अरबपति यहूदी मूल के हैं। साथ में कई ऐसे यहूदी बिजनेसमैन हैं जिनकी कंपनियां दुनिया में अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती हैं, जैसे फेसबुक इंस्टा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, गूगल के मालिक लैरी पेज, डेल टेक्नोलॉजी के मालिक माइकल डेल। साथ में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी है और अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने किसी भी सीक्रेट मिशन में मोसाद की हेल्प जरूर लेता है। अभी हाल ही में आपने एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना होगा। उस फाइल में तमाम दुनिया के बड़े लीडरों का नाम है जिनके कृत्य को आप ना तो सुन सकते हैं, ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं। ना आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि इंसान क्या अपने हवस के आगे इतना भी गिर सकता है। वो सब कुछ एप्स्टीन फाइल में दफन है। अब एप्स्टीन फाइल के बारे में कहा जाता है इसका जो सरगना था जेफरी एप्स्टीन एक यहूदी था और वो एक मोसाद का एजेंट था। यानी कि इजराइल ने जेफरी एप्स्टीन के थ्रू दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पावरफुल लोग सबको अपने ट्रैप में फंसाया जिससे वो कभी भी इजराइल के खिलाफ ना जा पाए। और एप्स्टीन फाइल में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों का नाम है। इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल ने जयराज, सब कुछ ये इसलिए किया था कि इजराइल जयराज, को पता है कि हो सकता है अमेरिका इन फ्यूचर उसका साथ छोड़ दे, तो उसके पास कुछ ऐसा रहे जिसके आधार पर वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। हालांकि ये सोशल मीडिया पे तैरती हुई कहानी है, अभी तक इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ना ही ये कहा जा रहा है कि ये घटना सत्य है। लेकिन जयराज आपने नाम नोटिस किया होगा जैसे ही जयराज अमेरिका और नाम के इजराइल ने शख्स की ईरान के दुकान ऊपर एयर रहती है। स्ट्राइक किया, दुनिया के कई ऐसे देश ये कहना शुरू कर दिए कि ये एक रिलीजियस वार है। भारत में तो कई लोग मार्च करने लगे, रोड पे आ गए, आंदोलन करने लगे कि ये इस्लाम के खिलाफ वार है, एक रिलीजियस वार है। क्या ये सच में एक रिलीजियस वार है? इसके पहले हमको समझना पड़ेगा कई ऐसे देश हैं जिनका रिलीजन एक है फिर भी वो कट्टर दुश्मन है। जैसे हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका और रूस को ले लें, अमेरिका और रूस दोनों जगह पर जो मोस्टली रिलीजियस लोग हैं वो क्रिश्चियन है, फिर भी वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। देखा ही होगा लंबे समय से यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, दोनों ही एक क्रिश्चियन देश है। इसी तरीके से हमेशा से सऊदी अरब और ईरान के बीच रहा है और दोनों के ही दोनों देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। हालांकि एक शिया राष्ट्र है, एक सुन्नी राष्ट्र है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है उसका समर्थन सऊदी अरब करता है, यूएई करता है, कतर करता है, और ये सारे के सारे देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। अगर ये रिलीजियस वॉर होता तो शायद ये देश कभी भी अमेरिका और इजराइल का समर्थन नहीं करते। तो जो हम लोग ये देख रहे हैं कि रिलीजियस वॉर है,
ये बिल्कुल भी रिलीजियस वॉर नहीं है। ये वॉर जो शुरू हुआ है सिर्फ मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर बम के प्लान को लेके, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो हम इस वॉर को किसी भी तरीके से रिलीजियस जहां पर एंगल से नहीं जयराम देख नाम के सकते हैं, शख्स की ना दुकान ही रहती ये है। रिलीजियस वॉर है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने की सिर्फ यही वजह थी कि उसे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करना है? आपको याद ही होगा, जब तक ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, उससे पहले एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत ज्यादा थी। ये एक ग्लोबल न्यूज बनी हुई थी और दुनिया के बड़े से बड़े हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था। उनका जो सोशल स्टेटस था वो खराब हो रहा था और बहुत ज्यादा उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर भी बन रहा था। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया और सिर्फ 10 दिन पहले यानी कि 18 फरवरी को प्रिंस एंड्रू को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगता है पब्लिक ऑफिस का मिसयूज किया। इसका खुलासा तब होता है जब 30 जनवरी को प्रिंस एंड्रू का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है और उस फाइल से पता चलता है कि 2010 में हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर में जो उन्होंने यात्राएं की थी, उसकी जो सीक्रेट फाइल थी उसको एप्स्टीन को इन्होंने ट्रांसफर की थी। प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी का मामला 18 फरवरी का है और महज उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 24-25 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर बिल गेट्स अपने एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाते हैं, उनके साथ जयराज मीटिंग और करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। जिन भी लड़कियों की तस्वीर मेरे साथ वायरल हो रही है, जिनका चेहरा ब्लर कर दिया गया है, उनके साथ मेरे कोई भी गलत संबंध नहीं थे। इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं, अगर बिल गेट्स का संबंध एप्स्टीन से बहुत ही नॉर्मल था, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे इनके ऊपर कोई आरोप लगे, तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्या है, इतना ज्यादा पैनिक होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कहीं न कहीं बिल गेट्स का बैड पीआर हो रहा था। बिल गेट्स का जो सोशल स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए कई सारी इनके लिए पीआर एजेंसियां काम करती हैं, साथ में इनके जो एनजीओ है वो भी काम करते हैं। इनके कई सारे एनजीओ हैं जो महिला शिक्षा के लिए काम करते हैं, महिला स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं। कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आने के बाद और इनके ऊपर जब कई सारे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे, उसके बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा, तो अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई सवाल कर सकते हैं। हालांकि मेरा एप्स्टीन से संबंध रहा है, लेकिन उसके किसी भी कृत्य में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। हाउस ओवरसाइट कमेटी बनाई गई जिसको एप्स्टीन फाइल के मामले में और दूसरे मामलों में क्लिंटन फैमिली से पूछताछ करनी थी, लेकिन क्लिंटन फैमिली बार बार इस चीज को अवॉइड कर रही थी। जिसके बाद कमेटी के चीफ जेम्स कोमर ने कहा कि अगर आप कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होते हैं और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो ये अवमानना का आपके ऊपर केस लगेगा और आपकी गिरफ्तारी होगी। और ये भी घटना ईरान के ऊपर हमला होने से पहले हुई थी, यानी कि 26-27 फरवरी को हुई थी। इसी क्रम में 26 फरवरी को एक और घटना हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रेंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम भी एप्स्टीन के साथ आया। कई तस्वीरें वायरल हुई जिससे ये पता चलता है कि कई बार एप्स्टीन के साथ डिनर शेयर किए थे और तमाम सारे इनके ऊपर आरोप लगे। इसी के साथ 27 फरवरी को एक और घटना होती है, पेंटागन और क्लाड की एक टूट जाती है। 27 फरवरी को पेंटागन और क्लाड के बीच एक डील उस वक्त खत्म हो गई जब पेंटागन ने ये कहा कि हमको क्लाड के एआई का पूरा एक्सेस चाहिए। उस वक्त क्लाड ने ये कह के मना कर दिया कि हम आपको पूरा एक्सेस नहीं दे सकते हैं, हम आपको ये स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं कि आप लोगों को एम्बुलेंस पर लगाइए और ना ही आप ऑटोनॉमस वेपन का यूज कर सकते। पेंटागन जो कि अमेरिका का डिफेंस ऑफिस है, जहां पे उसकी आर्मी, उसकी नेवी, उसकी एयरफोर्स बेस की रणनीतियां बनाती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 28 फरवरी को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है और मैंने आपको जितनी घटनाएं बताई हैं वो सारी की सारी घटनाएं 28 फरवरी से पहले हुई थी। अब ये सारी घटनाएं कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती, वो भी लगातार इतनी सारी घटनाएं, तो कहीं न कहीं दुनिया की बड़ी हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था। एप्स्टीन फाइल की वजह से उनकी छवि खराब हो रही थी। एक ये बहुत बड़ा कारण है ईरान के ऊपर अटैक करने का, जिससे पूरी दुनिया का जो सेंटर ऑफ फोकस एप्स्टीन फाइल थी वो हटके ईरान वॉर हो जाए, और वही हुआ। हालांकि ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके लिए सिर्फ एप्स्टीन
फाइल रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके कॉन्फ्लिक्ट लगातार इजराइल और अमेरिका से चल रहे थे। लेकिन हो सकता है दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद उनको यही सबसे सही टाइम लगा हो लोगों को डाइवर्ट करने का, पूरी दुनिया का अपने ऊपर से फोकस हटाने का। हालांकि आप क्या सोचते हैं, ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने किस वजह से अटैक किया होगा? क्या कारण हो सकते हैं? क्या उसमें एक एप्स्टीन फाइल वजह है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही कहानी है, इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है? क्योंकि आप अगर इसके एविडेंस खोजने बैठेंगे तो आपको कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये घटनाएं कोरिलेट होती हैं। ऐसा देश जो कभी आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन आज वही देश सड़कों पर खड़ा है अपनी ही सरकार के खिलाफ। ईरान एक टाइम पर मॉडर्न देश था, लेकिन आज उसकी पहचान एक इस्लामिक देश के रूप में होती। बहुत तेजी से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था, बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहा था, और ये सब जब कुछ ईरान में बहुत तेजी से हो रहा था तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये उनके धर्म के खिलाफ है, ये उनकी परंपरा के खिलाफ है। हम बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत तेजी से हमारी निर्भरता उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से 1978 के आसपास मोहम्मद शाह की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता है और मोहम्मद रजा शाह की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, जिसके बाद ईरान की सत्ता पे कट्टर रोहल्ला खिताब हो जाता है। ईरान में खुमैनी की पहचान एक धार्मिक कट्टर नेता सत्ता जाती है, वैसे ही वहाँ पर वो इस्लामिक रूल रेगुलेशन को लागू करते हैं, जैसे कि ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया भी है। हालांकि ईरान के लोगों ने खुमैनी की सरकार के पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी, वो बहुत ही ओपन होकर रहते थे। खुमैनी के आने के बाद जैसे ये चीजें लागू होती हैं, लोगों में असंतोष फैलता है और सरकार के शुरुआती दौरान ही इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। महिलाओं के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे छात्रों के संगठन खैमे के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। तो कुछ दिन पहले 28 दिसंबर 2000 व्यापारी आंदोलन कर रहे थे। रीजन क्या था कि ईरान की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट होती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है। जो गुड्स थे, जो प्रोडक्ट थे, उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो व्यापारी बन रहता है, आम जनता रहती है, वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। साथ में जो बैंकिंग सेक्टर था उसमें ही बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलने लगा। जो दुकानदार थे उन्होंने दुकानों को बंद कर दिया, जो आम लोग थे वो सड़क पर उतर गए और खैमनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। जब ये प्रोटेस्ट की, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जहाँ तेहरान तक ही सीमित था, ये पूरे देश में फैल गया। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान ना ही वहाँ की गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार है, ना ही वहाँ के आम लोग पीछे हटने को तैयार हैं, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई में लगभग 2400 लोगों की जान चली गई है। ये एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कई रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं कि ईरान में लगभग 15 से 20 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान में कई जगह लोग पर्शियन झंडे को लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पर्शियन हैं, हम कोई मुस्लिम नहीं है। ईरान की तमाम महिलाओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, उन्होंने नकाब को उतार कर फेंक दिया है। उनका कहना है कि हमारी संस्कृति का नकाब कभी हिस्सा ही नहीं था, ये हम पर थोपा गया है, ये हमारी ना तो संस्कृति थी, ना ही ये सभ्यता थी। खैमेनी का कहना है कि अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहते हैं कि ईरान में शांति रहे, और ईरान में जो भी कुछ हो रहा है यही दोनों देश इसके जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद तमाम न्यूज एजेंसियां ये कयास लगा रही हैं कि अमेरिका ने ये सब कुछ वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किया, और साथ में ईरान के लिए भी तमाम एजेंसियां ये कह रही हैं कि ईरान के पास रूस के बाद सबसे ज्यादा गैस का रिसोर्स है और उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। लेकिन अमेरिका की नजर ईरान के सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर नहीं है, साथ में उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, जहां से 20 से 25% ऑयल का बिजनेस होता है। वहीं पर इजराइल की अपनी मंशा है। इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि इजराइल के कई सारे देशों के साथ विवाद है, उनमें से ईरान भी एक है। अगर ईरान एक परमाणु संपन्न देश बनता है तो ये इजराइल ये सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए जो खैमेनी का कहना है कि जो कुछ ईरान में हो रहा है उसके लिए इजराइल और अमेरिका दोषी हैं, ये बात काफी हद तक सच हो सकती है। लेकिन ईरान में ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और साथ में खैमेनी की धार्मिक कट्टरता की वजह से इस आंदोलन को बल मिला। तो हो सकता है जो भी कुछ ईरान में हो रहा हो उसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ हो, क्योंकि अमेरिका का नाम तब भी आता है जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होता है, जब नेपाल में प्रोटेस्ट होता है, जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट होता है। तो अमेरिका ईरान को अस्थिर करने के लिए बिल्कुल ऐसा कर सकता है। साथ में आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, जब भी इजराइल का विवाद गजा और फिलिस्तीन से होता है तो भारत के बहुत सारे लिबरल हैं जो पक्की प्लेट लेके सामने आ जाते हैं कि गजा में अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है, बेकसूर मारे जा रहे हैं।
लेकिन वहीं पर ईरान की सरकार ईरानियों को मार रही है, कत्लेआम कर रही है, 15,000 लोगों को गोली से मार दिया गया, लेकिन एक भी शक्ति ब्लेड किसी का बाहर नहीं आया। ईरान के पूरे प्रकरण को लेके आपको क्या लगता है? क्या ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ इजराइल और अमेरिका जिम्मेदार है, या फिर ईरान की नीतियां कुछ ऐसी होती चली गई जिसकी वजह से ईरान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से खैमेनी सरकार आज बिल्कुल भी असहाय नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक्यूरी के तहत ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान की राजधानी के साथ साथ उसके बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि भारत में लगभग 50 से 55% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बगल में है और ईरान में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है, क्रूड ऑयल की पूरी सप्लाई को काट सकता है। अगर हम भारत और ईरान के ऑयल ट्रेड के बारे में बात करें तो ये ट्रेड ब्रिटिश काल से होता आया है और 2012 में भारत दूसरा बड़ा खरीदार देश था। लेकिन 2019 में यूएस ने ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से जो ईरान के साथ हमारा ऑयल ट्रेड था वो धीरे धीरे घटता चला गया और प्रेजेंट टाइम में ईरान भारत का क्रूड ऑयल का मेन सोर्स नहीं है। भारत क्रूड ऑयल और गैस के मामले में लगभग पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। 80 से 90% के आसपास क्रूड ऑयल आयात करता है और लगभग 50% गैस का आयात करता है। प्रेजेंट टाइम में भारत रूस से 35% क्रूड ऑयल लेता है, इराक से 11% लेता है, सऊदी अरेबिया से 9% लेता है, यूएई से 5 से 7% लेता है, यूएस से 6 से 8% लेता है। और ये जो 50% गैस का आयात करता है उसमें से 42% गैस सिर्फ कतर से लेता है। लेकिन भारत जितना भी क्रूड ऑयल और गैस आयात करता है उसमें से लगभग 35 से 50% क्रूड ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होकर भारत पहुंचते हैं, जो कि ईरान के साउथ में है और ईरान वॉर में फंसा हुआ है। ऐसी कंडीशन में कयास लगाया जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होता है तो निश्चित तौर पर क्रूड ऑयल सप्लाई बाधित होगी, जिसकी वजह से इंडिया में तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि 35% क्रूड ऑयल की सप्लाई जो भारत में होती है वो केप ऑफ गुड होप से होती है, वहां से ज्यादातर रूस से क्रूड ऑयल भारत पहुंचता है। युद्ध के हालात हमेशा से कुछ ऐसे होते हैं कि पता नहीं होता है कि युद्ध कितने दिन तक खींचेगा और अगर ये लंबा खींचता है तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत ये बात अच्छे से जानता था कि अगर खाड़ी देशों में वॉर शुरू होता है तो सबसे पहले जो समस्या खड़ी होगी वो क्रूड ऑयल और गैस को लेकर होगी और कोई भी देश बिना ईंधन के आगे नहीं चल सकता है। और भारत जैसा देश जो लगभग पूरी तरीके से गैस और क्रूड ऑयल के लिए आयात पर डिपेंड है, उसके लिए तो और बड़ी समस्या होती है। इसीलिए भारत ने इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। भारत ने यूएई की कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया और ये कहा कि आप अपने क्रूड ऑयल को भारत में स्टोर कर सकते हैं और पास के देशों में आप उसको बेच सकते हैं। साथ ही समझौते में भारत ने एक और लाइन जोड़ा और ये कहा कि इस क्रूड ऑयल को आप यहाँ पर स्टोर करिए, आप पास के देशों में बेचिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो उस ऑयल को भारत इस्तेमाल करेगा। भारत ने इसी तरीके का समझौता सऊदी अरब के साथ भी किया है, यानी कि अगर कोई वॉर होता है, कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है, खाड़ी देशों में तनाव पैदा होता है और तेल की सप्लाई बंद होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो वहाँ का रिजर्व भारत में किया गया है उस ऑयल को भारत अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने और यूएई ने भारत के साथ ऐसा समझौता क्यों किया? क्योंकि सऊदी अरब यूएई दोनों ही देश जानते हैं कि भारत 80 से 90% क्रूड ऑयल आयात करता है और अगर हम भारत के साथ ऐसा समझौता करते हैं तो भारत हमारा लंबे समय तक ग्राहक बनेगा। और अगर बाद में तेल के दाम बढ़ते हैं, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में डिमांड बढ़ती है, तो भारत से आसानी से तेल बेचा जा सकता है। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत कम होगी, डिलीवरी तेज होगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। इसके साथ साथ भारत और रूस के भी संबंध अच्छे हैं। जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रूस के ऊपर भी कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं और रूस सस्ते दाम पर भारत को अपने तेल बेच रहा है और भारत उसको स्टोर कर रहा है किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में उसको यूज करने के लिए। हालांकि अमेरिका ने भारत और रूस के व्यापार को लेकर कई बार टैरिफ बढ़ाया, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत रूस के साथ ऑयल बिजनेस कर सकता है। अगर किसी भी तरीके से भारत में क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई चेन टूट जाए तो भी भारत के पास इतना रिजर्व है कि लगभग वो 70 से
से 80 दिन तक सरवाइव कर सकता है। हालांकि ऐसी कंडीशन आना नामुमकिन है, लेकिन अगर खाड़ी देशों में युद्ध लंबा खिंचा तो निश्चित तौर पे गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। आखिरकार इजराइल के पास ऐसा क्या है कि उसके साथ जब भी कोई बड़ा विवाद होता है तो हर एक विवाद में उसके साथ अमेरिका खड़ा दिखाई पड़ता है। क्या अभी हाल में जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, क्या वो एक रिलीजियस वार है या ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज, पावर और जियोपॉलिटिक्स की जंग है? अमेरिका और इजराइल के रिलेशन को लेके एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिरकार हर एक बड़े मामले में अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा होता है? क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है बिना अपने फायदे के वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करता है और इस पॉलिसी के बीच में अगर कोई आड़े आता है तो निश्चित तौर पे वो अमेरिका उसको एक दुश्मन की तरह देखता है। लेकिन रिकॉर्ड है कि शायद ही अमेरिका ने कभी इजराइल का विरोध किया हो। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अमेरिका उस हर देश में एंटर किया जहां पर नेचुरल रिसोर्स है। जिन देशों ने उसके साथ उसके स्तर पर समझौता किया उसको अमेरिका ने अपना दोस्त बनाया, और जिन देशों ने उसका विरोध किया वहां पर उसने हमले किए, उनके सुप्रीम लीडर को किडनैप किया, उनकी हत्या की। जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, सभी गल्फ कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और अमेरिका की हमेशा से वहां के नेचुरल रिसोर्स पर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1947 में यूएन ने एक योजना बनाई जिसे यूनाइटेड नेशन पार्टीशन फॉर फिलिस्तीन कहा जाता है। इस प्लान के तहत फिलिस्तीन को दो देशों में बांटना था, एक यहूदी देश, एक अरब देश, यानी कि एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। जिसके बाद इजराइल को 14 मई 1948 को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है और सबसे पहले उसको मान्यता अमेरिका देता है। और जिसके बाद इजराइल का अरब देशों के साथ युद्ध हो जाता है जिसमें 5 देश शामिल होते हैं और सभी के सभी देश इजराइल से हार जाते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए इजराइल को मान्यता दी और इजराइल को सपोर्ट किया। साथ में मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी उसने इजराइल का पूरा समर्थन दिया। अमेरिका इजराइल का सिर्फ इतनी ही चीजों के लिए ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता है। इजराइल वो देश है जिसके पास पावर है, पैसा है, इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण अमेरिका इजराइल का पूरा सपोर्ट करता है। 2025 के डाटा के अनुसार अमेरिका में लगभग 902 अरबपति थे, जिनमें से 150 से लेकर 180 यहूदी अरबपति हैं, जो कि अमेरिका के कुल अरबपतियों के 18 से 20% अरबपति यहूदी मूल के हैं। साथ में कई ऐसे यहूदी बिजनेसमैन हैं जिनकी कंपनियां दुनिया में अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती हैं, जैसे फेसबुक इंस्टा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, गूगल के मालिक लैरी पेज, डेल टेक्नोलॉजी के मालिक माइकल डेल। साथ में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी है और अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने किसी भी सीक्रेट मिशन में मोसाद की हेल्प जरूर लेता है। अभी हाल ही में आपने एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना होगा। उस फाइल में तमाम दुनिया के बड़े लीडरों का नाम है जिनके कृत्य को आप ना तो सुन सकते हैं, ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं। ना आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि इंसान क्या अपने हवस के आगे इतना भी गिर सकता है। वो सब कुछ एप्स्टीन फाइल में दफन है। अब एप्स्टीन फाइल के बारे में कहा जाता है इसका जो सरगना था जेफरी एप्स्टीन एक यहूदी था और वो एक मोसाद का एजेंट था। यानी कि इजराइल ने जेफरी एप्स्टीन के थ्रू दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पावरफुल लोग सबको अपने ट्रैप में फंसाया जिससे वो कभी भी इजराइल के खिलाफ ना जा पाए। और एप्स्टीन फाइल में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों का नाम है। तो इससे एक कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल ने सब कुछ ये इसलिए किया था कि इजराइल को ये बात पता है कि हो सकता है अमेरिका इन फ्यूचर उसका साथ छोड़ दे, तो उसके पास कुछ ऐसा रहे जिसके आधार पर वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। हालांकि ये सोशल मीडिया पे तैरती हुई कहानी है, अभी तक इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ना ही ये कहा जा रहा है कि ये घटना सत्य है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, दुनिया के कई ऐसे देश ये कहना शुरू कर दिए कि ये एक रिलीजियस वार है। भारत में तो कई लोग मार्च करने लगे, रोड पे आ गए, आंदोलन करने लगे कि ये इस्लाम के खिलाफ वार है, एक रिलीजियस वार है। क्या ये सच में एक रिलीजियस वार है? इसके पहले हमको समझना पड़ेगा कई ऐसे देश हैं जिनका रिलीजन एक है फिर भी वो कट्टर दुश्मन है। जैसे हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका और रूस को ले लें, अमेरिका और रूस दोनों जगह पर जो मोटे रिलीजियस लोग हैं वो क्रिश्चियन है, फिर भी वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। आपने देखा ही होगा लंबे समय से यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है,
दोनों ही एक क्रिश्चियन देश हैं। इसी तरीके से हमेशा सऊदी अरब और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है और दोनों के ही दोनों देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। हालांकि एक शिया राष्ट्र है, एक सुन्नी राष्ट्र है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है उसका समर्थन सऊदी अरब करता है, यूएई करता है, कतर करता है और ये सारे के सारे देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। अगर ये रिलीजियस वॉर होता तो शायद ये देश कभी भी अमेरिका और इजराइल का समर्थन नहीं करते। तो जो हम लोग ये देख रहे हैं कि रिलीजियस वॉर है, ये बिल्कुल भी रिलीजियस वॉर नहीं है। ये वॉर जो शुरू हुआ है सिर्फ मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर बम के प्लान को लेके, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो हम इस वॉर को किसी भी तरीके से रिलीजियस एंगल से नहीं देख सकते हैं, ना ही ये कोई रिलीजियस वॉर है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने की सिर्फ यही वजह थी कि उसे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करना है? आपको याद ही होगा, जब तक ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, उससे पहले एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत ज्यादा थी। ये एक ग्लोबल न्यूज बनी हुई थी। उसमें बड़े का बैड पीआर हो रहा था, उनका जो सोशल स्टेटस था वो खराब हो रहा था और बहुत ज्यादा उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर भी बन रहा था। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया और उसके सिर्फ 10 दिन पहले यानी कि 18 फरवरी को प्रिंस एंड्रू को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगता है पब्लिक ऑफिस का मिसयूज किया है। इसका खुलासा तब होता है जब 30 जनवरी को प्रिंस एंड्रू का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है और उस फाइल से पता चलता है कि 2010 में हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर में जो इन्होंने यात्राएं की थी उसकी जो सीक्रेट फाइल थी उसको एप्स्टीन को इन्होंने ट्रांसफर की थी। प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी का मामला 18 फरवरी का है और महज उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 24-25 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट के ऑर्ल बिल गेट्स अपने एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाते हैं, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। जिन भी लड़कियों की तस्वीर मेरे साथ वायरल हो रही है, जिसका चेहरा ब्लर कर दिया गया है, उनके साथ मेरे कोई भी गलत संबंध नहीं थे। इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं, अगर बिल गेट्स का संबंध एप्स्टीन से बहुत ही नॉर्मल था, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे इनके ऊपर कोई आरोप लगे, तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्या है, इतना ज्यादा पैनिक होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कहीं न कहीं बिल गेट्स का बैड पीआर हो रहा था। बिल गेट्स का जो सोशल स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए कई सारी इनके लिए पीआर एजेंसियां काम करती हैं, साथ में इनके जो एनजीओ हैं वो भी काम करते हैं। इनके कई सारे एनजीओ हैं जो महिला शिक्षा के लिए काम करते हैं, महिला स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं। तो कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आने के बाद तो इनके ऊपर जब कई सारे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे, उसके बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा, तो अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि मेरा एप्स्टीन से संबंध रहा है, लेकिन उसके किसी भी कृत्य में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन Which का of the नाम following फाइल is डाल चुका है a और feature of एक कमेटी बनाई गई जिसको ChatGPT? एप्स्टीन फाइल के Option. मामले में और दूसरे It मामलों में provided क्लिंटन real-time फैमिली से पूछताछ verified करनी थी, information. लेकिन क्लिंटन फैमिली बार It बार इस चीज को अवॉइड कर रही थी। जिसके बाद summarized कमेटी के reason चीफ जेम्स and कोमर ने कहा expressed कि अगर आप कमेटी के such सामने उपस्थित नहीं ideas. होते हैं और हमारे सवालों का It जवाब नहीं accessed देते live हैं तो ये government अवमानना database का for आपके ऊपर केस information. लगेगा और आपकी It gathered गिरफ्तारी। information और ये only नई for घटना ईरान के credible ऊपर हमला source. होने से पहले हुई थी, यानी कि 26-27 फरवरी को हुई थी। इसी क्रम में 26 फरवरी को एक और घटना हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्टे ब्रेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम भी एप्स्टीन के साथ आया, कई तस्वीरें वायरल हुई, जिसमें ये पता चलता है कि कई बार एप्स्टीन के साथ डिनर शेयर किए थे और तमाम सारे इनके ऊपर आरोप लगे। इसी के साथ 27 फरवरी को एक और घटना होती है, पेंटागन और क्लाड की एक डील टूट जाती है। 27 For फरवरी को which of पेंटागन और these क्लाड tasks की एक should डील you उस वक्त खत्म use हो गई Google? जब पेंटागन ने ये Option. कहा To कि access क्लाड की real-time पढ़ाई को verified पूरा and का पूरा source-based एक्सेस चाहिए। information. उस वक्त क्लाड ने To ये कह के create मना कर दिया कि speeches हम आपको पूरा and एक्सेस नहीं दे refine सकते हैं, tone. हम आपको To ये provide सुविधा नहीं दे सकते हैं कि you आप लोगों को संपर्क with में लगाइए और structured ना ही content. आप ऑटोनॉमस वेपन का To यूज करिए। transform पेंटागन जो कि अमेरिका का डिफेंस ऑफिस dense है, जो material अमेरिकी into आर्मी, clear नेवी, content. एयरफोर्स बेस की रणनीतियां बनाती है। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 28 फरवरी को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है और मैंने आपको जितनी घटनाएं बताई हैं वो सारी की सारी घटनाएं 28 फरवरी से पहले हुई थी। अब ये सारी घटनाएं कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती, वो भी लगातार इतनी सारी घटनाएं। What is your role when का बैड using तैयार हो रहा था, Google for information? खराब हो रही थी, तो एक ये
बहुत बड़ा Option. कारण है Copy ईरान and की paste everything हटाई without करने का, editing. जिससे पूरी दुनिया का जो सेंटर ऑफ फोकस एप्स्टीन Collect फाइल थी data and उसमें organize a बेमिजान group. और हो जाए, और वही हुआ। हालांकि Structure ईरान के ऊपर जो document. एयर स्ट्राइक Ignore हुआ the है need उसके लिए for सिर्फ एप्स्टीन फाइल की वजह introduction नहीं हो and सकता है, क्योंकि वो भी conclusion. कॉन्फ्लिक्ट Share लगातार raw इजराइल और search अमेरिका से result चल रहे थे। directly. लेकिन हो सकता है दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद उनको यही सबसे सही टाइम लगा हो लोगों को डाइवर्ट करने का, पूरी दुनिया का अपने ऊपर से फोकस हटाने का। हालांकि आप क्या सोचते हैं ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने किस वजह से अटैक किया होगा, क्या कारण हो सकते हैं, क्या उसमें एक एप्स्टीन फाइल वजह है, या फिर ये सिर्फ सोशल What is मीडिया पे चल रही ChatGPT कहानी है based जिसमें used सत्यता for? कुछ भी नहीं है? Option. क्योंकि आप अगर इसकी Checking एविडेंस fact ढूंढने and बैठेंगे तो finding आपको latest कोई सीधा policies. प्रमाण नहीं मिलेगा, ये Providing कहीं ना कहीं real एक time information. मैनिपुलेट होती है। Drafting note and ऐसे देश refining हैं जो tone. कभी आधुनिकता की ओर Collecting बहुत raw तेजी से data बढ़ रहा from था, multiple लेकिन sources. आज वही देश सड़कों पर खड़ा है अपनी ही सरकार के खिलाफ। ईरान एक टाइम पर मॉडर्न देश था, लेकिन आज उसकी पहचान एक इस्लामिक देश के रूप में होती है। ईरान में खासकर उस Which समय of जब these मोहम्मद रजा is शाह the की सरकार थी, recommended उस समय ईरान approach बहुत तेजी से when औद्योगिक writing a क्रांति कर रहा resource था, note? बहुत तेजी से पश्चिमी Option. सभ्यताओं को अडॉप्ट कर Start रहा with था, और ये सब कुछ जब ईरान ChatGPT में बहुत and तेजी से हो रहा था तो then बहुत verify सारे with लोगों को ये Google. लगा कि ये उनके धर्म के Use खिलाफ only है, ये ChatGPT उनकी for परंपरा both के खिलाफ research है, and और writing. बहुत तेजी से पश्चिमी Use सभ्यताओं only को Google अडॉप्ट कर for रहे हैं, both और research बहुत and तेजी से writing. हमारी निर्भरता उनके Start ऊपर with बढ़ती जा रही Google है। to और इसी वजह से explore, 1978 के then use आसपास ChatGPT मोहम्मद शाह की सरकार to के खिलाफ लोगों का गुस्सा verify. बढ़ता है और मोहम्मद रजा शाह की सरकार को फाड़ के फेंक दिया जाता है, जिसके बाद ईरान की सत्ता पे कंट्रोल रुहुल्लाह खुमैनी का हो जाता है, और इसी के बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का रास्ता भी साफ हो जाता है। ईरान में खुमैनी की पहचान एक धार्मिक कट्टर नेता के रूप में होती है। 1979 में जैसे ही खुमैनी के हाथ में ईरान की सत्ता जाती है, वैसे ही वहां पर वो इस्लामिक रूल रेगुलेशन को लागू करते हैं, जैसे कि ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया, अगर कोई महिला घर के बाहर निकलती है तो उसको हिजाब पहनना जरूरी है। हालांकि ईरान के लोगों ने खुमैनी की सरकार के पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी, वो बहुत ही ओपन होकर रहते थे। खुमैनी के आने के बाद जैसे ये चीजें लागू होती हैं, लोगों में असंतोष फैलता है, और सरकार के शुरुआती दौरान ही इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। महिलाओं के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे छात्रों के संगठन खैमे के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले 28 दिसंबर 2025 को ईरान की राजधानी तेहरान में आर्थिक संकट को लेकर कुछ व्यापारी आंदोलन कर रहे थे। रीजन क्या था कि ईरान की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट होती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है, जो गुड्स थे, जो प्रोडक्ट थे, उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग रहता है, आम जनता रहती है, वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। साथ में जो बैंकिंग सेक्टर था उसमें भी बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलने लगा। जो दुकानदार थे उन्होंने दुकानों को बंद कर दिया, जो आम लोग थे वो सड़क पर उतर गए और खैमे के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। जब ये प्रोटेस्ट दिन पे दिन बढ़ता गया तो खैमे की गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जहां तेहरान तक ही सीमित था, ये पूरे देश में फैल गया। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान ना ही वहां की गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार है, ना ही वहां के आम लोग पीछे हटने को तैयार है, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई में लगभग 2400 लोगों की जान चली गई है। ये एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कई रिपोर्ट ये दावा कर रही है ईरान में लगभग 15 से 20 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान में कई जगह लोग पर्शियन झंडे को लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पर्शियन हैं, हम कोई मुस्लिम नहीं है। ईरान की तमाम महिलाओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, उन्होंने नकाब को उतार कर फेंक दिया है। उनका कहना है कि हमारी संस्कृति का नकाब कभी हिस्सा ही नहीं था, ये हम पर थोपा गया है, ये हमारी ना तो संस्कृति थी ना ही ये सभ्यता। खैमे का कहना है कि अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहते हैं कि ईरान में शांति रहे, और ईरान में जो भी कुछ हो रहा है यही दोनों देश इसके जिम्मेदार है। अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद तमाम न्यूज एजेंसियां ये कयास लगा रही है कि अमेरिका ने ये सब कुछ वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किया, और साथ में ईरान के लिए भी तमाम एजेंसियां ये कह रही है कि ईरान के पास रूस के बाद सबसे ज्यादा गैस का रिसोर्स है, और उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। लेकिन अमेरिका की नजर ईरान के सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर नहीं है, साथ में उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, जहां से 20 से 25% ऑयल का बिजनेस होता है। वहीं पर इजराइल की अपनी मंशा है। इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि इजराइल के कई सारे देशों के साथ विवाद है, उनमें से ईरान भी एक है। अगर ईरान एक परमाणु संपन्न देश बनता है तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए जो खैमेई का कहना है कि जो कुछ ईरान में हो रहा है उसके लिए इजराइल और अमेरिका दोषी हैं, ये बात काफी हद तक सच हो सकती है। लेकिन ईरान में ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और साथ में
खैमई की धार्मिक कट्टरता की वजह से इस आंदोलन को बल मिला। तो हो सकता है जो भी कुछ ईरान में हो रहा हो उसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ हो, क्योंकि अमेरिका का नाम तब भी आता है जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होता है, जब नेपाल में प्रोटेस्ट होता है, जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट होता है। तो अमेरिका ईरान को अस्थिर करने के लिए बिल्कुल ऐसा कर सकता है। साथ में आपने और नोटिस किया होगा, जब भी इजराइल का विवाद गजा और फिलिस्तीन से होता है तो भारत के बहुत सारे लिबरल हैं प्लेट लेके सामने आ जाते हैं कि गजा में अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है, बेकसूर मारे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर ईरान की सरकार ईरानियों को मार रही है, कत्लेआम कर रही, 15-15 हजार लोगों को गोली से मार दिया गया, लेकिन एक भी तख्ती प्लेट किसी का बाहर नहीं आया। ईरान के प्रकरण को लेके आपको क्या लगता है? क्या ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ इजराइल और अमेरिका जिम्मेदार है, या फिर ईरान की नीतियां कुछ ऐसी होती चली गई जिसकी वजह से ईरान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से खैमई सरकार आज बिल्कुल भी असहाय नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान की राजधानी के साथ साथ उसके बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, साथ में उसके कई ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी हमला हुआ। इस युद्ध के शुरू होने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में पेट्रोल और गैस के दाम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि भारत में लगभग 50 से 55% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बगल में है और ईरान में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है, क्रूड ऑयल की पूरी सप्लाई को काट सकता है। अगर हम भारत और ईरान के ऑयल ट्रेड के बारे में बात करें तो ये ट्रेड ब्रिटिश काल से होता आया है और 2012 में भारत दूसरा बड़ा खरीदार देश था। लेकिन 2019 में यूएस ने ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से जो ईरान के साथ हमारा ऑयल ट्रेड था वो धीरे धीरे घटता चला गया और प्रेजेंट टाइम में ईरान भारत का क्रूड ऑयल का मेन सोर्स नहीं है। भारत क्रूड ऑयल और गैस के मामले में लगभग पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। 80 से 90% के आसपास क्रूड ऑयल आयात करता है और लगभग 50% गैस का आयात करता है। प्रेजेंट टाइम में भारत रूस से 35% क्रूड ऑयल लेता है, इराक से 11% लेता है, सऊदी अरेबिया से 9% लेता है, यूएई से 5 से 7% लेता है, यूएस से 6 से 8% लेता है। और ये जो 50% गैस का आयात करता है उसमें से 42% गैस सिर्फ कतर से लेता है। लेकिन भारत जितना भी क्रूड ऑयल और गैस आयात करता है उसमें से लगभग 35 से 50% क्रूड ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होकर भारत पहुंचते हैं, जो कि ईरान के साउथ में है और ईरान वॉर में फंसा हुआ है। ऐसी कंडीशन में कयास लगाया जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होता है तो निश्चित तौर पर क्रूड ऑयल सप्लाई बाधित होगी, जिसकी वजह से इंडिया में तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि 35% क्रूड ऑयल की सप्लाई जो भारत में होती है वो केप ऑफ गुड होप से होती है, वहां से ज्यादातर रूस से क्रूड ऑयल भारत पहुंचता है। युद्ध के हालात हमेशा से कुछ ऐसे होते हैं कि पता नहीं होता है कि ये युद्ध कितने दिन तक खिंचेगा और अगर ये लंबा खिंचता है तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत ये बात अच्छे से जानता था कि अगर खाड़ी देशों में वॉर शुरू होता है तो सबसे पहले जो समस्या खड़ी होगी वो क्रूड ऑयल और गैस को लेके होगी और कोई भी देश बिना ईंधन के आगे नहीं चल सकता है। और भारत जैसा देश जो लगभग पूरी तरीके से गैस और क्रूड ऑयल के लिए आयात पर डिपेंड है, उसके लिए तो और बड़ी समस्या होती है। इसीलिए भारत ने इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। भारत ने यूएई की कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया और ये कहा कि आप अपने क्रूड ऑयल को भारत में स्टोर कर सकते हैं और पास के देशों में आप उसको बेच सकते हैं। साथ ही समझौते में भारत ने एक और लाइन जोड़ा और ये कहा कि इस क्रूड ऑयल को आप यहाँ पर स्टोर करिए, आप पास के देशों में बेचिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो उस ऑयल को भारत इस्तेमाल करेगा। भारत ने इसी तरीके का समझौता सऊदी अरब के साथ भी किया है, यानी कि अगर कोई वॉर होता है, कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है, खाड़ी देशों में तनाव पैदा होता है और तेल की सप्लाई बंद होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो वहां का रिजर्व भारत में किया गया है उस ऑयल को भारत अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने और यूएई ने भारत के साथ ऐसा समझौता क्यों किया? क्योंकि सऊदी और अब यूएई दोनों ही देश जानते हैं कि भारत 80 से 90% क्रूड ऑयल आयात करता है और अगर हम भारत के साथ ऐसा समझौता करते हैं तो भारत हमारा लंबे समय तक ग्राहक बनेगा और अगर बाद में तेल के दाम बढ़ते हैं, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में डिमांड बढ़ती है,
तो भारत से आसानी से तेल बेचा जा सकता है। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत कम होगी, डिलीवरी तेज होगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। इसके साथ साथ भारत और रूस के भी संबंध अच्छे हैं। जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रूस के ऊपर भी कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं और रूस सस्ते दाम पर भारत को अपने तेल बेच रहा है और भारत उसको स्टोर कर रहा है किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में उसको यूज करने के लिए। हालांकि अमेरिका ने भारत और रूस के व्यापार को लेकर कई बार टैरिफ बढ़ाया, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत रूस के साथ ऑयल बिजनेस कर सकता है। अगर किसी भी तरीके से भारत में क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई चेन टूट जाए, तो भी भारत के पास इतना रिजर्व है कि लगभग वो 70 से 80 दिन तक सरवाइव कर सकता है। हालांकि ऐसी कंडीशन आना नामुमकिन है, लेकिन अगर खाड़ी देशों में युद्ध लंबा खिंचा तो निश्चित तौर पे गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। आखिरकार इजराइल के पास ऐसा क्या है कि उसके साथ जब भी कोई बड़ा विवाद होता है, तो हर एक विवाद में उसके साथ अमेरिका खड़ा दिखाई पड़ता है। क्या अभी हाल में जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, क्या वो एक रिलीजियस वार है या ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज, पावर और जियोपॉलिटिक्स की जंग है? अमेरिका और इजराइल के रिलेशन को लेके एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिरकार हर एक बड़े मामले में अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा होता है? क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है, बिना अपने फायदे के वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करता है और इस पॉलिसी के बीच में अगर कोई आड़े आता है तो निश्चित तौर पे वो अमेरिका उसको एक दुश्मन की तरह देखता है। लेकिन रिकॉर्ड है कि शायद ही अमेरिका ने कभी इजराइल का विरोध किया हो। आपने चीज नोटिस किया होगा, अमेरिका उस हर देश में एंटर किया जहां पर नेचुरल रिसोर्स है। जिन देशों ने उसके साथ उसके स्तर पर समझौता किया, उसको अमेरिका ने अपना दोस्त बनाया, और जिन देशों ने उसका विरोध किया, वहां पर उसने हमले किए, उनके सुप्रीम लीडर को किडनैप किया, उनकी हत्या की। जी 47 में यूएन ने एक योजना बनाई जिसे यूनाइटेड नेशन को दो देशों में बांटना था, एक यहूदी देश, एक अरब देश, यानी कि एक इजराइल और एक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है और सबसे पहले इसको मान्यता अमेरिका देता है, और जिसके बाद इजराइल का अरब देशों के साथ युद्ध हो जाता है जिसमें 5 देश शामिल होते हैं और सभी के सभी देश इजराइल से हार जाते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए इजराइल को मान्यता दी और इजराइल को सपोर्ट किया। साथ में मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी उसने इजराइल का पूरा समर्थन दिया। अमेरिका इजराइल का सिर्फ इतनी ही चीजों के लिए ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता है। इजराइल वो देश है जिसके पास पावर है, पैसा है, इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण अमेरिका इजराइल लगभग 902 अरबपति थे, जिनमें से 150 से लेकर 180 यहूदी अरबपति हैं, जो कि अमेरिका के कुल अरबपतियों के 18 से 20% अरबपति यहूदी मूल के हैं। सात सेक्टर में मोनोपोली रखती हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, गूगल के मालिक लैरी पेज, डेल टेक्नोलॉजी के मालिक माइकल डेल। साथ में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी है और अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने किसी भी सीक्रेट मिशन में मोसाद की हेल्प जरूर लेता है। अभी हाल ही में आपने एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना होगा। उस फाइल में तमाम दुनिया के बड़े लीडरों का नाम है, जिनके कृत्य को आप ना तो सोच सकते हैं, ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं, ना आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि इंसान क्या अपने हवस के आगे इतना भी गिर सकता है। वो सब कुछ एप्स्टीन फाइल में दफन है। अब एप्स्टीन फाइल के बारे में कहा जाता है, इसका जो सरगना था जेफरी एप्स्टीन एक यहूदी था और वो एक मोसाद का एजेंट था। यानी कि इजराइल ने जेफरी एप्स्टीन के थ्रू दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पावरफुल लोग सबको अपने ट्रैप में फंसाया, जिससे वो कभी भी इजराइल के खिलाफ ना जा पाए। और एप्स्टीन फाइल में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों का नाम है। तो इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल ने सब कुछ ये इसलिए किया था कि इजराइल को ये बात पता है कि हो सकता है अमेरिका इन फ्यूचर उसका साथ छोड़ दे, तो उसके पास कुछ ऐसा रहे जिसके आधार पर वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। हालांकि ये सोशल मीडिया पे तैरती हुई कहानी है, अभी तक इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ना ही ये कहा जा रहा है कि ये घटना सत्य है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, दुनिया के कई ऐसे देश ये कहना शुरू कर दिए कि ये एक रिलीजियस वार है।
भारत में तो कई लोग मार्च करने लगे, रोड पे आ गए, आंदोलन करने लगे कि ये इस्लाम के खिलाफ वॉर है, एक रिलीजियस वॉर है। क्या ये सच में एक रिलीजियस वॉर है? तो इसके पहले हमको समझना पड़ेगा, कई ऐसे देश हैं जिनका रिलीजन एक है फिर भी वो कट्टर दुश्मन है। जैसे हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका और रूस को ले लें, अमेरिका और रूस दोनों जगह पर जो मोस्टली रिलीजियस लोग हैं वो क्रिश्चियन है, फिर भी वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। आपने देखा ही होगा, लंबे समय से यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, दोनों ही एक क्रिश्चियन देश है। इसी तरीके से हमेशा से सऊदी अरब और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है और दोनों के ही दोनों देश मुस्लिम राष्ट्र हैं, हालांकि एक शिया राष्ट्र है, एक सुन्नी राष्ट्र है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है उसका समर्थन सऊदी अरब करता है, यूएई करता है, कतर करता है, और ये सारे के सारे देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। अगर ये रिलीजियस वॉर होता तो शायद ये देश कभी भी अमेरिका और इजराइल का समर्थन नहीं करते। तो जो हम लोग ये देख रहे हैं कि रिलीजियस वॉर है, ये बिल्कुल भी रिलीजियस वॉर नहीं है। ये वॉर जो शुरू हुआ है सिर्फ मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर बम के प्लान को लेके, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो हम इस वॉर को किसी भी तरीके से रिलीजियस एंगल से नहीं देख सकते हैं, ना ही ये कोई रिलीजियस वॉर है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने की सिर्फ यही वजह थी कि उसे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करना है? आपको याद ही होगा, जब तक ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, उससे पहले एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत ज्यादा थी। ये एक ग्लोबल न्यूज बनी हुई थी और दुनिया के बड़े से बड़े हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था, उनका जो सोशल स्टेटस था वो खराब हो रहा था और बहुत ज्यादा उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर भी बन रहा था। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया और उसके सिर्फ 10 दिन पहले यानी कि 18 फरवरी को प्रिंस एंड्रू को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगता है पब्लिक ऑफिस का मिसयूज किया। इसका खुलासा तब होता है जब 30 जनवरी को प्रिंस एंड्रू का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है और उस फाइल से पता चलता है कि 2010 में हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर में जो इन्होंने यात्राएं की थी उसकी जो सीक्रेट फाइल थी उसको एप्स्टीन को इन्होंने ट्रांसफर की थी। प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी का मामला 18 फरवरी का है और महज उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 24-25 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर बिल गेट्स अपने एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाते हैं, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। जिन भी लड़कियों की तस्वीर मेरे साथ वायरल हो रही है, जिनका चेहरा ब्लर कर दिया गया है, उनके साथ मेरे कोई भी गलत संबंध नहीं थे। इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं, अगर बिल गेट्स का संबंध एप्स्टीन से बहुत ही नॉर्मल था, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे इनके ऊपर कोई आरोप लगे, तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्या है, इतना ज्यादा पैनिक होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कहीं न कहीं बिल गेट्स का बैड पीआर हो रहा था। बिल गेट्स का जो सोशल स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए कई सारी इनके लिए पीआर एजेंसियां काम करती हैं, साथ में इनके जो एनजीओ हैं वो भी काम करते हैं। इनके कई सारे एनजीओ हैं जो महिला शिक्षा के लिए काम करते हैं, महिला स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं। तो कहीं न कहीं फाइल में इनका नाम आने के बाद और इनके ऊपर जब कई सारे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे, उसके बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा, तो अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि मेरा एप्स्टीन से संबंध रहा है, लेकिन उसके किसी भी कृत्य में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। हाउस ओवरसाइट कमेटी बनाई गई जिसको एप्स्टीन फाइल के मामले में और दूसरे मामलों में क्लिंटन फैमिली से पूछताछ करनी थी, लेकिन क्लिंटन फैमिली बार बार इस चीज को अवॉइड कर रही थी। जिसके बाद कमेटी के चीफ जेम्स कोमर ने कहा कि अगर आप कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होते और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो ये अवमानना का आपके ऊपर केस लगेगा और आपकी गिरफ्तारी होगी। और ये भी घटना ईरान के ऊपर हमला होने से पहले हुई थी, यानी कि 26-27 फरवरी को हुई थी। इसी क्रम में 26 फरवरी को एक और घटना हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रेंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम भी एप्स्टीन के साथ आया, कई तस्वीरें वायरल हुई जिसमें ये पता चलता है कि कई बार एप्स्टीन के साथ डिनर शेयर किए थे और तमाम सारे इनके ऊपर आरोप लगे। इसी के साथ 27 फरवरी को एक और घटना होती है, पेंटागन और क्लाड की एक डील टूट जाती है। 27 फरवरी को पेंटागन और क्लाड के बीच एक डील उस वक्त खत्म हो गई जब पेंटागन ने ये कहा कि हमको क्लाड के एआई का पूरा एक्सेस चाहिए। उस वक्त क्लाड ने ये कह के मना कर दिया कि हम आपको पूरा एक्सेस नहीं दे सकते हैं,
हम आपको ये स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं कि आप लोगों को सर्विलांस पर लगाइए और ना ही आप ऑटोनॉमस वेपन का यूज कर सकते। पेंटागन जो कि अमेरिका का डिफेंस ऑफिस है, जहां पे उनकी आर्मी, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स बैठ के रणनीतियां बनाती हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 28 फरवरी को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है और मैंने आपको जितनी घटनाएं बताई हैं वो सारी की सारी घटनाएं 28 फरवरी से पहले हुई थी। अब ये सारी घटनाएं कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती, वो भी लगातार इतनी सारी घटनाएं, तो कहीं न कहीं दुनिया की बड़ी हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था। एप्स्टीन फाइल की वजह से उनकी छवि खराब हो रही थी। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है ईरान के ऊपर अटैक करने का, जिससे पूरी दुनिया का जो सेंटर ऑफ फोकस एप्स्टीन फाइल थी वो हटके ईरान वॉर हो जाए, और वही हुआ। हालांकि ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके लिए सिर्फ एप्स्टीन फाइल रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके कॉन्फ्लिक्ट लगातार इजराइल और अमेरिका से चल रहे थे। लेकिन हो सकता है दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद उनको यही सबसे सही टाइम लगा हो लोगों को डाइवर्ट करने का, पूरी दुनिया का अपने ऊपर से फोकस हटाने का। हालांकि आप क्या सोचते हैं ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने किस वजह से अटैक किया होगा, क्या कारण हो सकते हैं? क्या उसमें एक एप्स्टीन फाइल वजह है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही कहानी है, इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है? क्योंकि आप अगर इसके एविडेंस खोजने बैठेंगे तो आपको सीधा प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये घटनाएं कोरिलेट होती हैं। एक ऐसा देश जो कभी आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन आज वही देश सड़कों पर खड़ा है अपनी ही सरकार के खिलाफ। ईरान एक टाइम पर मॉडर्न देश था, लेकिन आज उसकी पहचान एक इस्लामिक देश के रूप में होती है। ईरान में खासकर उस समय जब मोहम्मद रजा शाह की सरकार थी, उस समय ईरान बहुत तेजी से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था, बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहा था। और ये सब जब कुछ ईरान में बहुत तेजी से हो रहा था तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये उनके धर्म के खिलाफ है, ये उनकी परंपरा के खिलाफ है। हम बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत तेजी से हमारी निर्भरता उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से 1978 के आसपास मोहम्मद शाह की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता है और मोहम्मद रजा शाह की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, जिसके बाद ईरान की सत्ता पे कंट्रोल रुहुल्लाह खुमैनी का हो जाता है और इसी के बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का रास्ता भी साफ हो जाता है। ईरान में खुमैनी की पहचान एक धार्मिक कट्टर नेता के रूप में होती है। 1979 में जैसे ही खुमैनी के हाथ में ईरान की सत्ता जाती है, वैसे ही वहां पर वो इस्लामिक रूल रेगुलेशन को लागू करते हैं, जैसे कि ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया। अगर कोई महिला घर के बाहर निकलती है तो उसको हिजाब पहनना जरूरी है। हालांकि ईरान के लोगों ने खुमैनी की सरकार के पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी, वो बहुत ही ओपन होकर रहते थे। खुमैनी के आने के बाद जैसे ही ये चीजें लागू होती हैं, लोगों में असंतोष फैलता है और सरकार के शुरुआती दौरान ही इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। महिलाओं के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे छात्रों के संगठन खैमे के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले 28 दिसंबर 2025 को ईरान की राजधानी तेहरान में आर्थिक संकट को लेकर कुछ व्यापारी आंदोलन कर रहे थे। रीजन क्या था कि ईरान की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट होती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है। जो गुड्स थे, जो प्रोडक्ट थे, उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग रहता है, आम जनता रहती है, वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। साथ में जो बैंकिंग सेक्टर था उसमें भी बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलने लगा। जो दुकानदार थे उन्होंने दुकानों को बंद कर दिया, जो आम लोग थे वो सड़क पर उतर गए और खैमनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। जब ये प्रोटेस्ट दिन पे दिन बढ़ता गया तो खैमे की गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जहां तेहरान तक ही सीमित था, ये पूरे देश में फैल गया। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान ना ही वहां की गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार है, ना ही वहां के आम लोग पीछे हटने को, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई में लगभग 2400 लोगों की जान चली गई है। ये एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कई रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं ईरान में लगभग 15 से 20 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान में कई जगह लोग पर्शियन झंडे को लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पर्शियन हैं, हम कोई मुस्लिम नहीं है। ईरान की तमाम महिलाओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, उन्होंने नकाब को उतार कर फेंक दिया है। उनका कहना है कि हमारी संस्कृति का नकाब कभी हिस्सा ही नहीं था, ये हम पर थोपा गया है, ये हमारी ना तो संस्कृति ना ही ये सभ्यता। खैमे का कहना है कि अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहते हैं कि ईरान शांति रहे, और ईरान में जो भी कुछ हो रहा है यही दोनों देश इसके जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद तमाम न्यूज एजेंसियां ये कयास लगा रही हैं कि अमेरिका ने ये सब कुछ वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किया, और साथ में ईरान के लिए भी तमाम एजेंसियां ये कह रही हैं कि ईरान के पास रूस के बाद सबसे ज्यादा गैस का रिसोर्स है और उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। लेकिन अमेरिका की नजर ईरान के सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर नहीं है, साथ में उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर है, स्ट्रेट
हॉर्मुज पे है, जहां से 20 से 25% ऑयल का बिजनेस होता है। वहीं पर इजराइल की अपनी मंशा है। इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि इजराइल के कई सारे देशों के साथ विवाद है, उनमें से ईरान भी एक है। अगर ईरान एक परमाणु संपन्न देश बनता है तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए जो खैमेई का कहना है कि जो कुछ ईरान में हो रहा है उसके लिए इजराइल और अमेरिका दोषी हैं, ये बात काफी हद तक सच हो सकती है। लेकिन ईरान में ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और साथ में खैमेई की धार्मिक कट्टरता की वजह से इस आंदोलन को बल मिला। तो हो सकता है जो भी कुछ ईरान में हो रहा हो उसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ हो, क्योंकि अमेरिका का नाम तब भी आता है जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होता है, जब नेपाल में प्रोटेस्ट होता है, जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट होता है। तो अमेरिका ईरान को अस्थिर करने के लिए बिल्कुल ऐसा कर सकता है। साथ में आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, जब भी इजराइल का विवाद गजा और फिलिस्तीन से होता है तो भारत के बहुत सारे लिबरल हैं जो तख्ती प्लेट लेके सामने आ जाते हैं कि गजा में अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है, बेकसूर मारे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर ईरान की सरकार ईरानियों को मार रही है, कत्लेआम कर रही है, 15-15 हजार लोगों को गोली से मार दिया गया, लेकिन एक भी तख्ती प्लेट किसी का बाहर नहीं आया। ईरान के पूरे प्रकरण को लेके आपको क्या लगता है? क्या ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ इजराइल और अमेरिका जिम्मेदार है, या फिर ईरान की नीतियां कुछ ऐसी होती चली गई जिसकी वजह से ईरान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से खैमेई सरकार आज बिल्कुल भी असहाय नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक्यूरी के तहत ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान की राजधानी के साथ साथ उसके बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, साथ में उसके कई ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी हमला हुआ। इस युद्ध के शुरू होने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में पेट्रोल और गैस के दाम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि भारत में लगभग 50 से 55% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बगल में है और ईरान में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है, क्रूड ऑयल की पूरी सप्लाई को काट सकता है। अगर हम भारत और ईरान के ऑयल ट्रेड के बारे में बात करें तो ये ट्रेड ब्रिटिश काल से होता आया है और 2012 में भारत दूसरा बड़ा खरीदार देश था। लेकिन 2019 में यूएस ने ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से जो ईरान के साथ हमारा ऑयल ट्रेड था वो धीरे धीरे घटता चला गया और प्रेजेंट टाइम में ईरान भारत का क्रूड ऑयल का मेन सोर्स नहीं है। भारत क्रूड ऑयल और गैस के मामले में लगभग पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। 80 से 90% के आसपास क्रूड ऑयल आयात करता है और लगभग 50% गैस का आयात करता है। प्रेजेंट टाइम में भारत रूस से 35% क्रूड ऑयल लेता है, इराक से 11% लेता है, सऊदी अरेबिया से 9% लेता है, यूएई से 5 से 7% लेता है, यूएस से 6 से 8% लेता है। और ये जो 50% गैस का आयात करता है उसमें से 42% गैस सिर्फ कतर से लेता है। लेकिन भारत जितना भी क्रूड ऑयल और गैस आयात करता है उसमें से लगभग 35 से 50% क्रूड ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होकर भारत पहुंचते हैं, जो कि ईरान के साउथ में है और ईरान वॉर में फंसा हुआ है। ऐसी कंडीशन में कयास लगाया जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होता है तो निश्चित तौर पर क्रूड ऑयल सप्लाई बाधित होगी, जिसकी वजह से इंडिया में तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि 35% क्रूड ऑयल की सप्लाई जो भारत में होती है वो केप ऑफ गुड होप से होती है, वहां से ज्यादातर रूस से क्रूड ऑयल भारत पहुंचता है। युद्ध के हालात हमेशा से कुछ ऐसे होते हैं कि पता नहीं होता है कि युद्ध कितने दिन तक खिंचेगा और अगर ये लंबा खिंचता है तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत ये बात अच्छे से जानता था कि अगर खाड़ी देशों में वॉर शुरू होता है तो सबसे पहले जो समस्या खड़ी होगी वो क्रूड ऑयल और गैस को लेके होगी और कोई भी देश बिना ईंधन के आगे नहीं चल सकता है। और भारत जैसा देश जो लगभग पूरी तरीके से गैस और क्रूड ऑयल के लिए आयात पर डिपेंड है, उसके लिए तो और बड़ी समस्या होती है। इसीलिए भारत ने इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। भारत ने यूएई की कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया और ये कहा कि आप अपने क्रूड ऑयल को भारत में स्टोर कर सकते हैं और पास के देशों में आप उसको बेच सकते हैं। साथ ही समझौते में भारत ने एक और लाइन जोड़ा और ये कहा कि इस क्रूड ऑयल को आप यहाँ पर स्टोर करिए, आप पास के देशों में बेचिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो उस ऑयल को भारत इस्तेमाल करेगा। भारत ने इसी तरीके का समझौता सऊदी अरब के साथ भी किया है, यानी कि अगर कोई वॉर होता है, कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है, खाड़ी देशों में तनाव पैदा होता है और तेल की सप्लाई बंद होती है,
तो ऐसे कंडीशन में जो वहाँ का रिजर्व भारत में किया गया है, उस ऑयल को भारत अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वो कभी भी इजराइल के खिलाफ ना जा पाए। और एप्स्टीन फाइल में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों का नाम है, इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल ने सब कुछ ये इसलिए किया था कि इजराइल को ये बात पता है कि हो सकता है अमेरिका इन फ्यूचर उसका साथ छोड़ दे, तो उसके पास कुछ ऐसा रहे जिसके आधार पर वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। हालांकि ये सोशल मीडिया पे तैरती हुई कहानी है, अभी तक इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ना ही ये कहा जा रहा है कि ये घटना सत्य है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, दुनिया के कई ऐसे देश ये कहना शुरू कर दिए कि ये एक रिलीजियस वार है। भारत में तो कई लोग मार्च करने लगे, रोड पे आ गए, आंदोलन करने लगे कि ये इस्लाम के खिलाफ वॉर है, एक रिलीजियस वार है। क्या ये सच में एक रिलीजियस वार है? इसके पहले हमको समझना पड़ेगा, कई ऐसे देश हैं जिनका रिलीजन एक है, फिर भी वो कट्टर दुश्मन है। जैसे हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका और रूस को ले लें, अमेरिका और रूस दोनों जगह पर जो मोस्टली रिलीजियस लोग हैं वो क्रिश्चियन है, फिर भी वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। आपने देखा ही होगा, लंबे समय से यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, दोनों ही एक क्रिश्चियन देश है। इसी तरीके से हमेशा से सऊदी अरब और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है, और दोनों के ही दोनों देश मुस्लिम राष्ट्र है। हालांकि एक शिया राष्ट्र है, एक सुन्नी राष्ट्र है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, उसका समर्थन सऊदी अरब करता है, यूएई करता है, कतर करता है, और ये सारे के सारे देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। अगर ये रिलीजियस वॉर होता तो शायद ये देश कभी भी अमेरिका और इजराइल का समर्थन नहीं करते। तो जो हम लोग ये देख रहे हैं कि रिलीजियस वॉर है, ये बिल्कुल भी रिलीजियस वॉर नहीं है। ये वॉर जो शुरू हुआ है सिर्फ मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर बम के प्लांट को लेके, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो हम इस वॉर को किसी भी तरीके से रिलीजियस एंगल से नहीं देख सकते हैं, ना ही ये कोई रिलीजियस वॉर है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने की सिर्फ यही वजह थी कि उसे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है, और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करना है? आपको याद ही होगा, जब तक ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, उससे पहले एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत ज्यादा, ये एक ग्लोबल न्यूज बनी हुई थी, और दुनिया के बड़े से बड़े चीजों का बैड पीआर हो रहा था, उनका जो सोशल स्टेटस था वो खराब हो रहा था, और बहुत ज्यादा उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर भी बन रहा था। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया, और उसके सिर्फ 10 दिन पहले यानी कि 18 फरवरी को प्रिंस एंड्रू को गिरफ्तार किया जाता है, और उनके ऊपर आरोप लगता है पब्लिक ऑफिस का मिसयूज किया है। इसका खुलासा तब होता है जब 30 जनवरी को प्रिंस एंड्रू का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है, और उस फाइल से पता चलता है कि 2010 में हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर में जो इन्होंने यात्राएं की थी, उसकी जो सीक्रेट फाइल थी उसको एप्स्टीन को इन्होंने ट्रांसफर की थी। प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी का मामला 18 फरवरी का है, और महज उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 24-25 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट के और बिल गेट्स अपने एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाते हैं, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं, और उनसे कहते हैं कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। जिन भी लड़कियों की तस्वीर मेरे साथ वायरल हो रही है, जिनका चेहरा ब्लर कर दिया गया है, उनके साथ मेरे कोई भी गलत संबंध नहीं थे। इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं, अगर बिल गेट्स का संबंध एप्स्टीन से बहुत ही नॉर्मल था, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे इनके ऊपर कोई आरोप लगे, तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्या है, इतना ज्यादा पैनिक होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कहीं न कहीं बिल गेट्स का बैड पीआर हो रहा था। बिल गेट्स का जो सोशल स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए कई सारी इनके लिए पीआर एजेंसियां काम करती हैं, साथ में इनके जो एनजीओ हैं वो भी काम करते हैं। इनके कई सारे एनजीओ जो महिला शिक्षा के लिए काम करते हैं, महिला स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं। तो कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आने के बाद, और इनके ऊपर जब कई सारे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे, उसके बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा, तो अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि मेरा एप्स्टीन से संबंध रहा है, लेकिन उसके किसी भी कृत्य में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। हाउस ओवरसाइट कमेटी बनाई गई, जिसको एप्स्टीन फाइल के मामले में और दूसरे मामलों में क्लिंटन फैमिली से पूछताछ करनी थी, लेकिन क्लिंटन फैमिली बार बार इस चीज को अवॉइड कर रही थी, जिसके बाद कमेटी के चीफ जेम्स कोमर ने कहा कि अगर आप कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होते हैं और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो
तो ये अवमानना का आपके ऊपर केस लगेगा और आपकी गिरफ्तारी होगी। और ये भी घटना ईरान के ऊपर हमला होने से पहले हुई थी, यानी कि 26-27 फरवरी को हुई थी। इसी क्रम में 26 फरवरी को एक और घटना हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रेंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम भी एप्स्टीन के साथ आया। कई तस्वीरें वायरल हुई, इससे ये पता चलता है कि कई बार एप्स्टीन के साथ डिनर शेयर किए थे और तमाम सारे इनके ऊपर आरोप लगे। इसी के साथ 27 फरवरी को एक और घटना होती है। पेंटागन और क्लाड की एक डील टूट जाती है। 27 फरवरी को पेंटागन और क्लाड के बीच एक डील उस वक्त खत्म हो गई जब पेंटागन ने ये कहा कि हमको क्लाड की एआई का पूरा एक्सेस चाहिए। उस वक्त क्लाड ने ये कह के मना कर दिया कि हम आपको पूरा एक्सेस नहीं दे सकते हैं, हम आपको ये स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं कि आप लोगों को सर्विलांस पर लगाइए और ना ही आप ऑटोनॉमस वेपन का यूज कर सकते। पेंटागन जो कि अमेरिका का डिफेंस ऑफिस है, जहां पे उनकी आर्मी, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स बेस की रणनीतियां बनाती हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 28 फरवरी को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है और मैंने आपको जितनी घटनाएं बताई हैं वो सारी की सारी घटनाएं 28 फरवरी से पहले हुई थी। अब ये सारी घटनाएं कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती, वो भी लगातार इतनी सारी घटनाएं। तो कहीं न कहीं दुनिया की बड़ी हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था। एप्स्टीन फाइल की वजह से उनकी छवि खराब हो रही थी। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है ईरान के ऊपर अटैक करने का, जिससे पूरी दुनिया का जो सेंटर ऑफ फोकस एप्स्टीन फाइल थी वो हट के ईरान वॉर हो जाए, और वही हुआ। हालांकि ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके लिए सिर्फ एप्स्टीन फाइल रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके कॉन्फ्लिक्ट लगातार इजराइल और अमेरिका से चल रहे थे। लेकिन हो सकता है दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद उनको यही सबसे सही टाइम लगा हो लोगों को डाइवर्ट करने का, पूरी दुनिया का अपने ऊपर से फोकस हटाने का। हालांकि आप क्या सोचते हैं, ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने किस वजह से अटैक किया होगा? क्या कारण हो सकते हैं? क्या उसमें एक एप्स्टीन फाइल वजह है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही कहानी है? इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप अगर इसके एविडेंस खोजने बैठेंगे तो आपको कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं ये घटनाएं कोरिलेट होती हैं। ऐसा देश जो कभी आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन आज वही देश सड़कों पर खड़ा है अपनी ही सरकार के खिलाफ। ईरान एक टाइम पर मॉडर्न देश था, लेकिन आज उसकी पहचान एक इस्लामिक देश के रूप में होती है। ईरान में खासकर उस समय जब मोहम्मद रजा शाह की सरकार थी, उस समय ईरान बहुत तेजी से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था, बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहा था। और ये सब जब कुछ ईरान में बहुत तेजी से हो रहा था तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये उनके धर्म के खिलाफ है, ये उनकी परंपरा के खिलाफ है। हम बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत तेजी से हमारी निर्भरता उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से 1978 के आसपास मोहम्मद शाह की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता है और मोहम्मद रजा शाह की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, जिसके बाद ईरान की सत्ता पे कंट्रोल रुहुल्लाह खुमैनी का हो जाता है। और इसी के बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का रास्ता भी साफ हो जाता है। ईरान में खुमैनी की पहचान एक धार्मिक कट्टर नेता के रूप में होती है। 1979 में जैसे ही खुमैनी के हाथ में ईरान की सत्ता जाती है, वैसे ही वहां पर वो इस्लामिक रूल रेगुलेशन को लागू करते हैं। जैसे कि ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया। अगर कोई महिला घर के बाहर निकलती है तो उसको हिजाब पहनना जरूरी है। हालांकि ईरान के लोगों ने खुमैनी की सरकार के पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी, वो बहुत ही ओपन होकर रहते थे। खुमैनी के आने के बाद जैसे ही ये चीजें लागू होती हैं, लोगों में असंतोष फैलता है और सरकार के शुरुआती दौरान ही इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। महिलाओं के साथ कई राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे छात्रों के संगठन खैमे के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले 28 दिसंबर 2025 को ईरान की राजधानी तेहरान में आर्थिक संकट को लेकर कुछ व्यापारी आंदोलन कर रहे थे। रीजन क्या था कि ईरान की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट होती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है। जो गुड्स थे, जो प्रोडक्ट थे, उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग रहता है, आम जनता रहती है, वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। साथ में जो बैंकिंग सेक्टर था उसमें ही बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलने लगा। जो दुकानदार थे उन्होंने दुकानों को बंद कर दिया, जो आम लोग थे वो सड़क पर उतर गए और खैमनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। जब ये प्रोटेस्ट दिन पे दिन बढ़ता गया तो खैमे की गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जहां तेहरान तक ही सीमित था, ये पूरे देश में फैल गया। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान ना ही वहां की गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार है, ना ही वहां के आम लोग पीछे हटने को तैयार हैं, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई में लगभग 2400 लोगों की जान चली गई है। ये एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कई रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं ईरान में लगभग 15 से 20 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान में कई जगह लोग पर्शियन झंडे को लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पर्शियन हैं, हम कोई मुस्लिम नहीं है। ईरान की तमाम महिलाओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, उन्होंने नकाब को उतार कर फेंक दिया है।
उनका कहना है कि हमारी संस्कृति का नकाब कभी हिस्सा ही नहीं था, ये हम पर थोपा गया है, ये हमारी ना तो संस्कृति थी ना ही ये सभ्यता। खैमेई का कहना है कि अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहते हैं कि ईरान में शांति रहे और ईरान में जो भी कुछ हो रहा है यही दोनों देश इसके जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद तमाम न्यूज एजेंसियां ये कयास लगा रही हैं कि अमेरिका ने ये सब कुछ वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किया। और साथ में ईरान के लिए भी तमाम एजेंसियां ये कह रही हैं कि ईरान के पास रूस के बाद सबसे ज्यादा गैस का रिसोर्स है और उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। लेकिन अमेरिका की नजर ईरान के सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर नहीं है, साथ में उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, जहां से 20 से 25% ऑयल का बिजनेस होता है। वहीं पर इजराइल की अपनी मंशा है। इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि इजराइल के कई सारे देशों के साथ विवाद है, उनमें से ईरान भी एक है। अगर ईरान एक परमाणु संपन्न देश बनता है तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए जो खैमेई का कहना है कि जो कुछ ईरान में हो रहा है उसके लिए इजराइल और अमेरिका दोषी हैं, ये बात काफी हद तक सच हो सकती है। लेकिन ईरान में ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और साथ में खैमेई की धार्मिक कट्टरता की वजह से इस आंदोलन को बल मिला। तो हो सकता है जो भी कुछ ईरान में हो रहा हो उसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ हो, क्योंकि अमेरिका का नाम तब भी आता है जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होता है, जब नेपाल में प्रोटेस्ट होता है, जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट होता है, तो अमेरिका ईरान को अस्थिर करने के लिए बिल्कुल ऐसा कर सकता है। साथ में आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, जब भी इजराइल का विवाद गजा और फिलिस्तीन से होता है तो भारत के बहुत सारे लिबरल हैं जो तख्ती प्लेट लेके सामने आ जाते हैं कि गजा में अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है, बेकसूर मारे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर ईरान की सरकार ईरानियों को मार रही है, कत्लेआम कर रही है, 15-15 हजार लोगों को गोली से मार दिया गया, लेकिन एक भी तख्ती प्लेट किसी का बाहर नहीं आया। ईरान के पूरे प्रकरण को लेके आपको क्या लगता है? क्या ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ इजराइल और अमेरिका जिम्मेदार है, या फिर ईरान की नीतियां कुछ ऐसी होती चली गई जिसकी वजह से ईरान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से खैमेई सरकार आज बिल्कुल भी असहाय नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं। आज के वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक्यूरी के तहत ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान की राजधानी के साथ साथ उसके बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, साथ में उसके कई ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी हमला हुआ। इस युद्ध के शुरू होने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में पेट्रोल और गैस के दाम बहुत तेजी से सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि भारत में 50 से 55% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बगल में है और ईरान में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है, क्रूड ऑयल की पूरी सप्लाई को काट सकता है। अगर हम भारत और ईरान के ऑयल ट्रेड के बारे में बात करें तो ये ट्रेड ब्रिटिश काल से होता आया है और 2012 में भारत दूसरा बड़ा खरीदार देश था। लेकिन 2019 में यूएस ने ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से जो ईरान के साथ हमारा ऑयल ट्रेड था वो धीरे धीरे घटता चला गया और प्रेजेंट टाइम में ईरान भारत का क्रूड ऑयल का मेन सोर्स नहीं है। भारत क्रूड ऑयल और गैस के मामले में लगभग पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। 80 से 90% के आसपास क्रूड ऑयल आयात करता है और लगभग 50% गैस का आयात करता है। प्रेजेंट टाइम में भारत रूस से 35% क्रूड ऑयल लेता है, इराक से 11% लेता है, सऊदी अरेबिया से 9% लेता है, यूएई से 5-7% लेता है, यूएस से 6 से 8% लेता है। और ये जो 50% गैस आयात करता है उसमें से 42% गैस सिर्फ कतर से लेता है। लेकिन भारत जितना भी क्रूड ऑयल और गैस आयात करता है उसमें से लगभग 35 से 50% क्रूड ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होकर भारत पहुंचते हैं, जो कि ईरान के साउथ में है और ईरान वॉर में फंसा हुआ है। ऐसी कंडीशन में कयास लगाया जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होता है तो निश्चित तौर पर क्रूड ऑयल सप्लाई बाधित होगी, जिसकी वजह से इंडिया में तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि 35% ऑयल की सप्लाई जो भारत में होती है वो केप ऑफ गुड होप से होती है, वहां से ज्यादातर रूस से क्रूड ऑयल भारत पहुंचता है। युद्ध के हालात हमेशा से कुछ ऐसे होते हैं कि पता नहीं होता है कि युद्ध कितने दिन तक खिंचेगा और अगर ये लंबा खिंचता है तो पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत ये बात अच्छे से जानता था कि अगर खाड़ी देशों में वॉर शुरू होता है तो सबसे पहले जो समस्या खड़ी होगी वो क्रूड ऑयल और गैस को लेके होगी और कोई भी देश बिना ईंधन के आगे नहीं चल सकता है। और भारत जैसा देश जो लगभग पूरी तरीके से गैस और क्रूड ऑयल के लिए आयात पर डिपेंड है, उसके लिए तो और बड़ी समस्या होती है।
इसीलिए भारत ने इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। भारत ने यूएई की कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया और ये कहा कि आप अपने क्रूड ऑयल को भारत में स्टोर कर सकते हैं और पास के देशों में आप उसको बेच सकते हैं। साथ ही समझौते में भारत ने एक और लाइन जोड़ा और ये कहा कि इस क्रूड ऑयल को आप यहाँ पर स्टोर करिए, आप पास के देशों में बेचिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो उस ऑयल को भारत इस्तेमाल करेगा। भारत ने इसी तरीके का समझौता सऊदी अरब के साथ भी किया है, यानी कि अगर कोई वॉर होता है, कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है, खाड़ी देशों में तनाव पैदा होता है और तेल की सप्लाई बंद होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो वहां का रिजर्व भारत में किया गया है, उस ऑयल को भारत अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने और यूएई ने भारत के साथ ऐसा समझौता क्यों किया, क्योंकि सऊदी अरब यूएई दोनों ही देश जानते हैं कि भारत 80 से 90% क्रूड ऑयल आयात करता है और अगर भारत के साथ ऐसा समझौता करते हैं तो भारत हमारा लंबे समय तक ग्राहक बनेगा। और अगर बाद में तेल के दाम बढ़ते हैं, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में डिमांड बढ़ती है, तो भारत से आसानी से तेल बेचा जा सकता है। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत कम होगी, डिलीवरी तेज होगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। इसके साथ साथ भारत और रूस के भी संबंध अच्छे हैं। जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रूस के ऊपर भी कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं और रूस सस्ते दाम पर भारत को अपने तेल बेच रहा है और भारत उसको स्टोर कर रहा है किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में उसको यूज करने के लिए। हालांकि अमेरिका ने भारत और रूस के व्यापार को लेकर कई बार टैरिफ बढ़ाया, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत रूस के साथ ऑयल बिजनेस कर सकता है। अगर किसी भी तरीके से भारत में क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई चेन टूट जाए तो भी भारत के पास इतना रिजर्व है कि लगभग वो 70 से 80 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। हालांकि ऐसी कंडीशन आना नामुमकिन है, लेकिन अगर खाड़ी देशों में लंबा खिंचा तो निश्चित तौर पे गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। आखिरकार इजराइल के पास ऐसा क्या है कि उसके साथ जब भी कोई बड़ा विवाद होता है तो हर एक विवाद में उसके साथ अमेरिका खड़ा दिखाई पड़ता है। क्या अभी हाल में जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, क्या वो एक रिलीजियस वार है या ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज, पावर और जियोपॉलिटिक्स की जंग है? अमेरिका और इजराइल के रिलेशन को लेके एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिरकार हर एक बड़े मामले में अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा होता है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है बिना अपने फायदे के वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करता है और इस पॉलिसी के बीच में अगर कोई आड़े आता है तो निश्चित तौर पे वो अमेरिका उसको एक दुश्मन की तरह देखता है। लेकिन रिकॉर्ड है कि शायद ही अमेरिका ने कभी इजराइल का विरोध किया हो। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अमेरिका उस हर देश में एंटर किया जहां पर नेचुरल रिसोर्स है। जिन देशों ने उसके साथ उसके स्तर पर समझौता किया उसको अमेरिका ने अपना दोस्त बनाया और जिन देशों ने उसका विरोध किया वहां पर उसने हमले किए, उनके सुप्रीम लीडर को गिरफ्तार किया, उनकी हत्या की। जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, सभी गल्फ कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और अमेरिका की हमेशा से वहां के नेचुरल रिसोर्स पर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1947 में यूएन ने एक योजना बनाई जिसे यूनाइटेड नेशन पार्टीशन फॉर फिलिस्तीन कहा जाता है। इस प्लान के तहत फिलिस्तीन को दो देशों में बांटना था, एक यहूदी देश, एक अरब देश, यानी कि एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। जिसके बाद इजराइल को 14 मई 1948 को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है और सबसे पहले उसको मान्यता अमेरिका देता है और जिसके बाद इजराइल का अरब देशों के साथ युद्ध हो जाता है जिसमें 5 देश शामिल होते हैं और सभी के सभी देश इजराइल से हार जाते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए इजराइल को मान्यता दी और इजराइल को सपोर्ट किया। साथ में मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी उसने इजराइल का पूरा समर्थन दिया। अमेरिका इजराइल का सिर्फ इतनी ही चीजों के लिए ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता है। इजराइल वो देश है जिसके पास पावर है, पैसा है, इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण अमेरिका इजराइल का पूरा सपोर्ट करता है। 2025 के डाटा के अनुसार अमेरिका में लगभग 902 अरबपति थे, जिनमें से 150 से लेकर 180 यहूदी अरबपति हैं, जो कि अमेरिका के कुल अरबपतियों के 18 से 20% अरबपति यहूदी मूल के हैं। साथ में कई ऐसे यहूदी बिजनेसमैन हैं जिनकी कंपनियां दुनिया में अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती हैं, जैसे फेसबुक इंस्टा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, गूगल के मालिक लैरी पेज, डेल टेक्नोलॉजी के मालिक माइकल डेल। साथ में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी है।
और अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने किसी भी सीक्रेट मिशन में मोसाद की हेल्प जरूर लेता है। अभी हाल ही में आपने एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना होगा। उस फाइल में तमाम दुनिया के बड़े लीडरों का नाम है, जिनके को आप ना तो सुन सकते हैं, ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं। ना आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि इंसान क्या अपने हवस के आगे इतना भी गिर सकता है। वो सब कुछ एप्स्टीन फाइल में दफन है। अब एप्स्टीन फाइल के बारे में कहा जाता है, इसका जो सरगना था जेफरी एप्स्टीन एक यहूदी था और वो एक मोसाद का एजेंट था। यानी कि इजराइल ने जेफरी एप्स्टीन के थ्रू दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पावरफुल लोग सबको अपने ट्रैप में फंसाया, जिससे वो कभी भी इजराइल के खिलाफ ना जा पाए। और एप्स्टीन फाइल में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों का नाम है, जिससे ये कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल ने सब कुछ ये इसलिए किया था कि इजराइल को ये बात पता है कि हो सकता है अमेरिका इन फ्यूचर उसका साथ छोड़ दे, तो उसके पास कुछ ऐसा रहे जिसके आधार पर वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। हालांकि ये सोशल मीडिया पे तैरती हुई कहानी है, अभी तक इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ना ही ये कहा जा रहा है कि ये घटना सत्य है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, दुनिया के कई ऐसे देश ये कहना शुरू कर दिए कि ये एक रिलीजियस वार है। भारत में तो कई लोग मार्च करने लगे, रोड पे आ गए, आंदोलन करने लगे कि ये इस्लाम के खिलाफ वॉर है, एक रिलीजियस वॉर है। क्या ये सच में एक रिलीजियस वॉर है? तो इसके पहले हमको समझना पड़ेगा, कई ऐसे देश हैं जिनका रिलीजन एक है, फिर भी वो कट्टर दुश्मन है। जैसे हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका और रूस को ले लें, अमेरिका और रूस दोनों जगह पर जो मोस्टली रिलीजियस लोग हैं वो क्रिश्चियन है, फिर भी वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। आपने देखा ही होगा, लंबे समय से यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, दोनों ही एक क्रिश्चियन देश है। इसी तरीके से हमेशा से सऊदी अरब और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है और दोनों के ही दोनों देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। हालांकि एक शिया राष्ट्र है, एक सुन्नी राष्ट्र है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, उसका समर्थन सऊदी अरब करता है, यूएई करता है, कतर करता है, और ये सारे के सारे देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। अगर ये रिलीजियस वॉर होता तो शायद ये देश कभी भी अमेरिका और इजराइल का समर्थन नहीं करते। तो जो हम लोग ये देख रहे हैं कि रिलीजियस वॉर है, ये बिल्कुल भी रिलीजियस वॉर नहीं है। ये वॉर जो शुरू हुआ है सिर्फ मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर बम के प्लान को लेके, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो हम इस वॉर को किसी भी तरीके से रिलीजियस एंगल से नहीं देख सकते हैं, ना ही ये कोई रिलीजियस वॉर है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने की सिर्फ यही वजह थी कि उसे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करना है? आपको याद ही होगा, जब तक ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, उससे पहले एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत ज्यादा थी। ये एक ग्लोबल न्यूज बनी हुई थी और दुनिया के बड़े से बड़े हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था, उनका जो सोशल स्टेटस था वो खराब हो रहा था और बहुत ज्यादा उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर भी बन रहा था। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया और उसके सिर्फ 10 दिन पहले यानी कि 18 फरवरी को प्रिंस एंड्रू को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगता है पब्लिक ऑफिस का मिसयूज किया है। इसका खुलासा तब होता है जब 30 जनवरी को प्रिंस एंड्रू का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है और उस फाइल से पता चलता है कि 2010 में हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर में जो इन्होंने यात्राएं की थी, उसकी जो सीक्रेट फाइल थी उसको एप्स्टीन को इन्होंने ट्रांसफर की थी। प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी का मामला 18 फरवरी का है और उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 24-25 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट के और बिल गेट्स अपने एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाते हैं, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। जिन भी लड़कियों की तस्वीर मेरे साथ वायरल हो रही है, जिनका चेहरा ब्लर कर दिया गया है, उनके साथ मेरे कोई भी गलत संबंध नहीं थे। इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं, अगर बिल गेट्स का संबंध एप्स्टीन से बहुत ही नॉर्मल था, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे इनके ऊपर कोई आरोप लगे। इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्या है, इतना ज्यादा पैनिक होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कहीं न कहीं बिल गेट्स का बैड पीआर हो रहा था। बिल गेट्स का जो सोशल स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए कई सारी इनके लिए पीआर एजेंसियां काम करती हैं, साथ में इनके जो एनजीओ हैं वो भी काम करते हैं। इनके कई सारे एनजीओ हैं जो महिला शिक्षा के लिए काम करते हैं, महिला स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं। तो कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल
फाइल में इनका नाम आने के बाद और इनके ऊपर जब कई सारे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे, उसके बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा, तो अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि मेरा एप्स्टीन से संबंध रहा है, लेकिन उसके किसी भी कृत्य में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। हाउस ओवरसाइट कमेटी बनाई गई जिसको एप्स्टीन फाइल के मामले में और दूसरे मामलों में क्लिंटन फैमिली से पूछताछ करनी थी, लेकिन क्लिंटन फैमिली बार बार इस चीज को अवॉइड कर रही थी, जिसके बाद कमेटी के चीफ जेम्स कोमर ने कहा कि अगर आप कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होते हैं और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो ये अवमानना का आपके ऊपर केस लगेगा और आपकी गिरफ्तारी होगी। और ये भी घटना ईरान के ऊपर हमला होने से पहले हुई, यानी कि 26-27 फरवरी को हुई थी। इसी क्रम में 26 फरवरी को एक और घटना हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रेंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम भी एप्स्टीन के साथ आया। कई तस्वीरें वायरल हुई जिसमें ये पता चलता है कि कई बार एप्स्टीन के साथ डिनर शेयर किए थे और तमाम सारे इनके ऊपर आरोप लगे। इसी के साथ 27 फरवरी को एक और घटना होती है। पेंटागन और क्लाड की एक डील टूट जाती है। 27 फरवरी को पेंटागन और क्लाड के बीच एक डील उस वक्त खत्म हो गई जब पेंटागन ने ये कहा कि हमको क्लाड की एआई का पूरा एक्सेस चाहिए। उस वक्त क्लाड ने ये कह के मना कर दिया कि हम आपको पूरा एक्सेस नहीं दे सकते हैं, हम आपको ये स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं कि आप लोगों को सर्विलांस पर लगाइए और ना ही आप ऑटोनॉमस वेपन का यूज कर सकते। पेंटागन जो कि अमेरिका का डिफेंस ऑफिस है, जहां पे उनकी आर्मी, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स बेस की रणनीतियां बनाती हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 28 फरवरी को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है और मैंने आपको जितनी घटनाएं बताई हैं वो सारी की सारी घटनाएं 28 फरवरी से पहले हुई थी। अब ये सारी घटनाएं कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती हैं, वो भी लगातार इतनी सारी घटनाएं। तो कहीं न कहीं दुनिया की बड़ी हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था। एप्स्टीन फाइल की वजह से उनकी छवि खराब हो रही थी। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है ईरान के ऊपर अटैक करने का, जिससे पूरी दुनिया का जो सेंटर ऑफ फोकस एप्स्टीन फाइल थी वो हटके ईरान वॉर हो जाए, और वही हुआ। हालांकि ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके लिए सिर्फ एप्स्टीन फाइल रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके कॉन्फ्लिक्ट लगातार इजराइल और अमेरिका से चल रहे थे। लेकिन हो सकता है दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद उनको यही सबसे सही टाइम लगा हो लोगों को डाइवर्ट करने का, पूरी दुनिया का अपने ऊपर से फोकस हटाने का। हालांकि आप क्या सोचते हैं ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने किस वजह से अटैक किया होगा? क्या कारण हो सकते हैं? क्या उसमें एक एप्स्टीन फाइल वजह है या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही कहानी है? इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप अगर इसके एविडेंस खोजने बैठेंगे तो आपको कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये घटनाएं कोरिलेट होती हैं। ऐसा देश जो कभी आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन आज वही देश सड़कों पर खड़ा है अपनी ही सरकार के खिलाफ। ईरान एक टाइम पर मॉडर्न देश था, लेकिन आज उसकी पहचान एक इस्लामिक देश के रूप में होती है। ईरान में खासकर उस समय जब मोहम्मद रजा शाह की सरकार थी, उस समय ईरान बहुत तेजी से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था, बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहा था। और ये सब जब कुछ ईरान में बहुत तेजी से हो रहा था तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये उनके धर्म के खिलाफ है, ये उनकी परंपरा के खिलाफ है। हम बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत तेजी से हमारी निर्भरता उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से 1978 के आसपास मोहम्मद शाह की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता है और मोहम्मद रजा की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, जिसके बाद ईरान की सत्ता पे कंट्रोल रुहुल्लाह खुमैनी का हो जाता है और इसी के बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का रास्ता भी साफ हो जाता है। ईरान में खुमैनी की पहचान एक धार्मिक कट्टर नेता के रूप में होती है। 1979 में जैसे ही खुमैनी के हाथ में ईरान की सत्ता जाती है, वैसे ही वहाँ पर वो इस्लामिक रूल रेगुलेशन को लागू करते हैं, जैसे कि ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया। अगर कोई महिला घर के बाहर निकलती है तो उसको हिजाब पहनना जरूरी है। हालांकि ईरान के लोगों ने खुमैनी की सरकार के पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी, वो बहुत ही ओपन होकर रहते थे। खुमैनी के आने के बाद जैसे ही ये चीजें लागू होती हैं, लोगों में असंतोष फैलता है और सरकार के शुरुआती दौरान ही इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। महिलाओं के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे छात्रों के संगठन खैमे के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले 28 दिसंबर 2025 को ईरान की राजधानी तेहरान में आर्थिक संकट को लेकर कुछ व्यापारी आंदोलन कर रहे थे। रीजन क्या था कि ईरान की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट होती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है। जो गुड्स थे, जो प्रोडक्ट थे, उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग रहता है, आम जनता रहती है, वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है।
साथ में जो बैंकिंग सेक्टर था उसमें ही बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलने लगा। जो दुकानदार थे उन्होंने दुकानों को बंद कर दिया, जो आम लोग थे वो सड़क पर उतर गए और खैमनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। जब ये प्रोटेस्ट दिन पे दिन बढ़ता गया तो खैमई की गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जहां तेहरान तक ही सीमित था, ये पूरे देश में फैल गया। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान ना ही वहां की गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार है, ना ही वहां के आम लोग पीछे हटने को तैयार हैं, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई में लगभग 2400 लोगों की जान चली गई है। ये एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कई रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं ईरान में लगभग 15 से 20 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान में कई जगह लोग पर्शियन झंडे को लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पर्शियन हैं, हम कोई मुस्लिम नहीं है। ईरान की तमाम महिलाओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, उन्होंने नकाब को उतार कर फेंक दिया है। उनका कहना है कि हमारी संस्कृति का नकाब कभी हिस्सा ही नहीं था, ये हम पर थोपा गया है, ये हमारी ना तो संस्कृति थी ना ही ये सभ्यता। खैमई का कहना है कि अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहते हैं कि ईरान में शांति रहे और ईरान में जो भी कुछ हो रहा है यही दोनों देश इसके जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद तमाम न्यूज एजेंसियां ये कयास लगा रही हैं कि अमेरिका ने ये सब कुछ वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किया। और साथ में ईरान के लिए भी तमाम एजेंसियां ये कह रही हैं कि ईरान के पास रूस के बाद सबसे ज्यादा गैस का रिसोर्स है और उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। लेकिन अमेरिका की नजर ईरान के सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर नहीं है, साथ में उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, जहां से 20 से 25% ऑयल का बिजनेस होता है। वहीं पर इजराइल की अपनी मंशा है, इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि इजराइल के कई सारे देशों के साथ विवाद है, उनमें से ईरान भी एक है। अगर ईरान एक परमाणु संपन्न देश बनता है तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए जो खैमई का कहना है कि जो कुछ ईरान में हो रहा है उसके लिए इजराइल और अमेरिका दोषी हैं, ये बात काफी हद तक सच हो सकती है। लेकिन ईरान में ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और साथ में खैमई की धार्मिक कट्टरता की वजह से इस आंदोलन को बल मिला। तो हो सकता है जो भी कुछ ईरान में हो रहा हो उसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ हो, क्योंकि अमेरिका का नाम तब भी आता है जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होता है, जब नेपाल में प्रोटेस्ट होता है, जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट होता है, तो अमेरिका ईरान को अस्थिर करने के लिए बिल्कुल ऐसा कर सकता है। साथ में आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, जब भी इजराइल का विवाद गजा और फिलिस्तीन से होता है तो भारत के बहुत सारे लिबरल हैं जो तख्ती प्लेट लेके सामने आ जाते हैं कि गजा में अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है, बेकसूर मारे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर ईरान की सरकार ईरानियों को मार रही है, कत्लेआम कर रही है, 15-15 हजार लोगों को गोली से मार दिया गया, लेकिन एक भी तख्ती प्लेट किसी का बाहर नहीं आया। ईरान के पूरे प्रकरण को लेके आपको क्या लगता है? क्या ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ इजराइल और अमेरिका जिम्मेदार है, या फिर ईरान की नीतियां कुछ ऐसी होती चली गई जिसकी वजह से ईरान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से खैमई सरकार आज बिल्कुल भी असहाय नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान की राजधानी के साथ साथ उसके बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, साथ में उसके कई ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी हमला हुआ। इस युद्ध के शुरू होने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में पेट्रोल और गैस के दाम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि भारत में लगभग 50 से 55% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बगल में है और ईरान में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है, क्रूड ऑयल की पूरी सप्लाई को काट सकता है। अगर हम भारत और ईरान के ऑयल ट्रेड के बारे में बात करें तो ये ट्रेड ब्रिटिश काल से होता आया है और 2012 में भारत दूसरा बड़ा खरीदार देश था। लेकिन 2019 में यूएस ने ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से जो ईरान के साथ हमारा ऑयल ट्रेड था वो धीरे धीरे घटता चला गया और प्रेजेंट टाइम में ईरान भारत का क्रूड ऑयल का मेन सोर्स नहीं है। भारत क्रूड ऑयल और गैस के मामले में लगभग पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। 80 से 90% के आसपास क्रूड ऑयल आयात करता है और लगभग 50% गैस का आयात करता है। प्रेजेंट टाइम में भारत रूस से 35% क्रूड ऑयल लेता है, इराक से 11% लेता है, सऊदी अरेबिया से 9% लेता है, यूएई से 5 से 7% लेता है, यूएस से 6 से 8% लेता है।
और ये जो 50% गैस का आयात करता है उसमें से 42% गैस सिर्फ कतर से लेता है। लेकिन भारत जितना भी क्रूड ऑयल और गैस आयात करता है उसमें लगभग 35 से 50% क्रूड ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होकर भारत पहुंचते हैं, जो कि ईरान के साउथ में है और ईरान वॉर में फंसा हुआ है। ऐसी कंडीशन में कयास लगाया जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होता है तो निश्चित तौर पर क्रूड ऑयल सप्लाई बाधित होगी, जिसकी वजह से इंडिया में तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि 35% क्रूड ऑयल की सप्लाई जो भारत में होती है ये बात होप से होती है, वहां से ज्यादातर रूस से क्रूड ऑयल भारत पहुंचता है। युद्ध के हालात हमेशा से कुछ ऐसे होते हैं कि पता नहीं होता है कि युद्ध कितने दिन तक खींचेगा, और अगर ये लंबा खींचता है तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत ये बात अच्छे से जानता था कि अगर खाड़ी देशों में वॉर शुरू होता है तो सबसे पहले जो समस्या खड़ी होगी वो क्रूड ऑयल और गैस को लेके होगी, और कोई भी देश बिना ईंधन के आगे नहीं चल सकता है। और भारत जैसा देश जो लगभग पूरी तरीके से गैस और क्रूड ऑयल के लिए आयात पर डिपेंड है, उसके लिए तो और बड़ी समस्या होती है। इसीलिए भारत ने इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। भारत ने यूएई की कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया और ये कहा कि आप अपने क्रूड ऑयल को भारत में स्टोर कर सकते हैं और पास के देशों में आप उसको बेच सकते हैं। साथ ही समझौते में भारत ने एक और लाइन जोड़ा और ये कहा कि इस क्रूड ऑयल को आप यहाँ पर स्टोर करिए, आप पास के देशों में बेचिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो उस ऑयल को भारत इस्तेमाल करेगा। भारत ने इसी तरीके का समझौता सऊदी अरब के साथ भी किया है, यानी कि अगर कोई वॉर होता है, कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है, खाड़ी देशों में तनाव पैदा होता है और तेल की सप्लाई बंद होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो वहां का रिजर्व भारत में किया गया है उस ऑयल को भारत अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने और यूएई ने भारत के साथ ऐसा समझौता क्यों किया, क्योंकि सऊदी अरब यूएई दोनों ही देश जानते हैं कि भारत 80 से 90% क्रूड ऑयल आयात करता है, और अगर हम भारत के साथ ऐसा समझौता करते हैं तो भारत हमारा लंबे समय तक ग्राहक बनेगा। और अगर बाद में तेल के दाम बढ़ते हैं, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में डिमांड बढ़ती है, तो भारत से आसानी से तेल बेचा जा सकता है। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत कम होगी, डिलीवरी तेज होगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। इसके साथ साथ भारत और रूस के भी संबंध अच्छे हैं। जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रूस के ऊपर भी कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं और रूस सस्ते दाम पर भारत को अपने तेल बेच रहा है और भारत उसको स्टोर कर रहा है किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में उसको यूज करने के लिए। हालांकि अमेरिका ने भारत और रूस के व्यापार को लेकर कई बार टैरिफ बढ़ाया, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत रूस के साथ ऑयल बिजनेस कर सकता है। अगर किसी भी तरीके से भारत में क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई चेन टूट जाए तो भी भारत के पास इतना रिजर्व है कि लगभग वो 70 से 80 दिन तक सरवाइव कर सकता है। हालांकि ऐसी कंडीशन आना नामुमकिन है, लेकिन अगर खाड़ी देशों में युद्ध लंबा खिंचा तो निश्चित तौर पे गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। आखिरकार इजराइल के पास ऐसा क्या है कि उसके साथ जब भी कोई बड़ा विवाद होता है तो हर एक विवाद में उसके साथ अमेरिका खड़ा दिखाई पड़ता है। क्या अभी हाल में जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, क्या वो एक रिलीजियस वार है या ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज, पावर और जियोपॉलिटिक्स की जंग है? अमेरिका और इजराइल के रिलेशन को लेके एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिरकार हर एक बड़े मामले में अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा होता है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है बिना अपने फायदे के वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करता है और इस पॉलिसी के बीच में अगर कोई आड़े आता है तो निश्चित तौर पे वो अमेरिका उसको एक दुश्मन की तरह देखता है। लेकिन रिकॉर्ड है कि शायद ही अमेरिका ने कभी इजराइल का विरोध किया हो। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अमेरिका उस हर देश में एंटर किया जहां पर नेचुरल रिसोर्स है। जिन देशों ने उसके साथ उसके स्तर पर समझौता किया उसको अमेरिका ने अपना दोस्त बनाया, और जिन देशों ने उसका विरोध किया वहां पर उसने हमले किए, उनके सुप्रीम लीडर को किडनैप किया, उनकी हत्या की। जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, सभी गल्फ कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और अमेरिका की हमेशा से वहां के नेचुरल रिसोर्स पर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1947 में यूएन ने एक योजना बनाई जिसे यूनाइटेड नेशन पार्टीशन फॉर फिलिस्तीन कहा जाता है। इस प्लान के तहत फिलिस्तीन को दो देशों में बांटना था, एक यहूदी देश, एक अरब देश, यानी कि एक इजराइल और एक फिलिस्तीन।
जिसके बाद इजराइल को 14 मई 1948 को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है और सबसे पहले इसको मान्यता अमेरिका देता है, और जिसके बाद इजराइल का अरब देशों के साथ युद्ध हो जाता है, जिसमें 5 देश शामिल होते हैं और सभी के सभी देश इजराइल से हार जाते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए इजराइल को मान्यता दी और इजराइल को सपोर्ट किया। साथ में मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी उसने इजराइल का पूरा समर्थन दिया। अमेरिका इजराइल का सिर्फ इतनी ही चीजों के लिए ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता है। इजराइल वो देश है जिसके पास पावर है, पैसा है, इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण अमेरिका इजराइल का पूरा सपोर्ट करता है। 2025 के डाटा के अनुसार अमेरिका में लगभग 902 अरबपति थे, जिनमें से 150 से लेकर 180 यहूदी अरबपति हैं, जो कि अमेरिका के कुल अरबपतियों के 18 से 20% अरबपति यहूदी मूल के हैं। साथ में कई ऐसे यहूदी बिजनेसमैन हैं जिनकी कंपनियां दुनिया में अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती हैं, जैसे फेसबुक इंस्टा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, गूगल के मालिक लैरी पेज, डेल टेक्नोलॉजी के मालिक माइकल डेल। साथ में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी है और अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने किसी भी सीक्रेट मिशन में मोसाद की हेल्प जरूर लेता है। अभी हाल ही में आपने एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना होगा। उस फाइल में तमाम दुनिया के बड़े लीडरों का नाम है, जिनके कृत्य को आप ना तो सुन सकते हैं, ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं। ना आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि इंसान क्या अपने हवस के आगे इतना भी गिर सकता है। वो सब कुछ एप्स्टीन फाइल में दफन है। अब एप्स्टीन फाइल के बारे में कहा जाता है, इसका जो सरगना था जेफरी एप्स्टीन एक यहूदी था और वो एक मोसाद का एजेंट था। यानी कि इजराइल ने जेफरी एप्स्टीन के थ्रू दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पावरफुल लोग सबको अपने ट्रैप में फंसाया, जिससे वो कभी भी इजराइल के खिलाफ ना जा पाए। और एप्स्टीन फाइल में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों का नाम है, जिससे ये कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल ने सब कुछ ये इसलिए किया था कि इजराइल को ये बात पता है कि हो सकता है अमेरिका इन फ्यूचर उसका साथ छोड़ दे, तो उसके पास कुछ ऐसा रहे जिसके आधार पर वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। हालांकि ये सोशल मीडिया पे तैरती हुई कहानी है, अभी तक इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ना ही ये कहा जा रहा है कि ये घटना सत्य है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, दुनिया के कई ऐसे देश ये कहना शुरू कर दिए कि ये एक रिलीजियस वार है। भारत में तो कई लोग मार्च करने लगे, रोड पे आ गए, आंदोलन करने लगे कि ये इस्लाम के खिलाफ वॉर है, एक रिलीजियस वॉर है। क्या ये सच में एक रिलीजियस वॉर है? तो इसके पहले हमको समझना पड़ेगा, कई ऐसे देश हैं जिनका रिलीजन एक है, फिर भी वो कट्टर दुश्मन है। जैसे हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका और रूस को ले लें, अमेरिका और रूस दोनों जगह पर जो मोस्टली रिलीजियस लोग हैं वो क्रिश्चियन है, फिर भी वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। आपने देखा ही होगा, लंबे समय से यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, दोनों ही एक क्रिश्चियन देश है। इसी तरीके से हमेशा से सऊदी अरब और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है और दोनों के ही दोनों देश मुस्लिम राष्ट्र हैं, हालांकि एक शिया राष्ट्र है, एक सुन्नी राष्ट्र है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, उसका समर्थन सऊदी अरब करता है, यूएई करता है, कतर करता है, और ये सारे के सारे देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। अगर ये रिलीजियस वॉर होता तो शायद ये देश कभी भी अमेरिका और इजराइल का समर्थन नहीं करते। तो जो हम लोग ये देख रहे हैं कि रिलीजियस वॉर है, ये बिल्कुल भी रिलीजियस वॉर नहीं है। ये वॉर जो शुरू हुआ है सिर्फ मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर बम के प्लान को लेके, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो हम इस वॉर को किसी भी तरीके से रिलीजियस एंगल से नहीं देख सकते हैं, ना ही ये कोई रिलीजियस वॉर है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने की सिर्फ यही वजह थी कि उसे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करना है? आपको याद ही होगा, जब तक ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, उससे पहले एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत ज्यादा थी। ये एक ग्लोबल न्यूज बनी हुई थी और दुनिया के बड़े से बड़े हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था, उनका जो सोशल स्टेटस था वो खराब हो रहा था और बहुत ज्यादा उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर भी बन रहा था।
28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया और उसके सिर्फ 10 दिन पहले यानी कि 18 फरवरी को प्रिंस एंड्रू को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगता है पब्लिक ऑफिस का मिसयूज किया। इसका खुलासा तब होता है जब 30 जनवरी को प्रिंस एंड्रू का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है और उस फाइल से पता चलता है कि 2010 में हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर में जो उन्होंने यात्राएं की थी उसकी जो सीक्रेट फाइल थी उसको एप्स्टीन को इन्होंने ट्रांसफर की थी। प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी का मामला 18 फरवरी का है और महज उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 24-25 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट के और बिल गेट्स अपने एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाते हैं, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। जिन भी लड़कियों की तस्वीर मेरे साथ वायरल हो रही है, जिनका चेहरा ब्लर कर दिया गया है, उनके साथ मेरे कोई भी गलत संबंध नहीं थे। इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं अगर बिल गेट्स का संबंध एप्स्टीन से बहुत ही नॉर्मल था, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे इनके ऊपर कोई आरोप लगे, तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्या है, इतना ज्यादा पैनिक होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कहीं न कहीं बिल गेट्स का बैड पीआर हो रहा था। बिल गेट्स का जो सोशल स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए कई सारी इनके लिए पीआर एजेंसियां काम करती हैं, साथ में इनके जो एनजीओ हैं वो भी काम करते हैं। इनके कई सारे एनजीओ हैं जो महिला शिक्षा के लिए काम करते हैं, महिला स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं। कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आने के बाद और इनके ऊपर जब कई सारे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे, उसके बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा, तो अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि मेरा एप्स्टीन से संबंध रहा है, लेकिन उसके किसी भी कृत्य में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। हाउस ओवरसाइट कमेटी बनाई गई जिसको एप्स्टीन फाइल के मामले में और दूसरे मामलों में क्लिंटन फैमिली से पूछताछ करनी थी, लेकिन क्लिंटन फैमिली बार-बार इस चीज को अवॉइड कर रही थी, जिसके बाद कमेटी के चीफ जेम्स कोमर ने कहा कि अगर आप कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होते हैं और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो ये अवमानना का आपके ऊपर केस लगेगा और आपकी गिरफ्तारी होगी। और ये भी घटना ईरान के ऊपर हमला होने से पहले हुई थी, यानी कि 26-27 फरवरी को हुई थी। इसी क्रम में 26 फरवरी को एक और घटना हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट ब्रिंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम भी एप्स्टीन के साथ आया, कई तस्वीरें हुई। इससे ये पता चलता है कि कई बार एप्स्टीन के साथ डिनर शेयर किए थे और तमाम सारे इनके ऊपर आरोप लगे। इसी के साथ 27 फरवरी को एक और घटना होती है, पेंटागन और क्लाड की एक डील टूट जाती है। 27 फरवरी को पेंटागन और क्लाड के बीच एक डील उस वक्त खत्म हो गई जब पेंटागन ने ये कहा कि हमको क्लाड के एआई का पूरा एक्सेस चाहिए। उस वक्त क्लाड ने ये कह के मना कर दिया कि हम आपको पूरा एक्सेस नहीं दे सकते हैं, हम आपको ये स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं कि आप लोगों को सर्विलांस पर लगाइए और ना ही आप ऑटोनॉमस वेपन का यूज कर सकते। पेंटागन जो कि अमेरिका का डिफेंस ऑफिस है, जहां पे उनकी आर्मी, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स बैठ के रणनीतियां बनाती हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 28 फरवरी को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है और मैंने आपको जितनी घटनाएं बताई हैं वो सारी की सारी घटनाएं 28 फरवरी से पहले हुई थी। अब ये सारी घटनाएं कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती हैं, वो भी लगातार इतनी सारी घटनाएं। तो कहीं न कहीं दुनिया की बड़ी हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था, एप्स्टीन फाइल की वजह से उनकी छवि खराब हो रही थी। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है ईरान के ऊपर अटैक करने का। सेंटर ऑफ फोकस एप्स्टीन फाइल थी, वो हट के ईरान हो जाए और वही हुआ। हालांकि ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके लिए सिर्फ एप्स्टीन फाइल रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके कॉन्फ्लिक्ट लगातार इजराइल और अमेरिका से चल रहे थे। लेकिन हो सकता है दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद उनको यही सबसे सही टाइम लगा हो लोगों को डाइवर्ट करने का, पूरी दुनिया का अपने ऊपर से फोकस हटाने का। हालांकि आप क्या सोचते हैं ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने किस वजह से अटैक किया होगा, क्या कारण हो सकते हैं? क्या उसमें एक एप्स्टीन फाइल वजह है या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही कहानी है, इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है? क्योंकि आप अगर इसके एविडेंस खोजने बैठेंगे तो आपको कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये घटनाएं कोरिलेट होती हैं। एक ऐसा देश जो कभी आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन आज वही देश सड़कों पर खड़ा है अपनी ही सरकार के खिलाफ। ईरान एक टाइम पर मॉडर्न देश था, लेकिन आज उसकी पहचान एक इस्लामिक देश के रूप में होती है। ईरान में खासकर उस समय जब मोहम्मद रजा शाह की सरकार थी, उस समय ईरान बहुत तेजी से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था, बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहा था। और ये सब जब कुछ ईरान में बहुत तेजी से हो रहा था तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये उनके धर्म के खिलाफ है, ये उनकी परंपरा के खिलाफ है, हम बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहे हैं।
और बहुत तेजी से हमारी निर्भरता उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से 1978 के आसपास मोहम्मद शाह की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता है और मोहम्मद रजा शाह की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, जिसके बाद ईरान की सत्ता पे कंट्रोल रुहुल्लाह खुमैनी का हो जाता है और इसी के बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का रास्ता भी साफ हो जाता है। ईरान में खुमैनी की पहचान एक धार्मिक कट्टर नेता के रूप में होती है। 1979 में जैसे ही खुमैनी के हाथ में ईरान की सत्ता जाती है, वैसे ही वहां पर वो इस्लामिक रूल रेगुलेशन को लागू करते हैं, जैसे कि ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया, अगर कोई महिला घर के बाहर निकलती है तो उसको हिजाब पहनना जरूरी है। हालांकि ईरान के लोगों ने खुमैनी की सरकार के पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी, वो बहुत ही ओपन होकर रहते थे। खुमैनी के आने के बाद जैसे ही ये चीजें लागू होती हैं, लोगों में असंतोष फैलता है और सरकार के शुरुआती दौरान ही इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। महिलाओं के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे छात्रों के संगठन खैमे के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले 28 दिसंबर 2025 को ईरान की राजधानी तेहरान में आर्थिक संकट को लेकर कुछ व्यापारी आंदोलन कर रहे थे। रीजन क्या था कि ईरान की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट होती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है। जो गुड्स थे, जो प्रोडक्ट थे, उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग रहता है, आम जनता रहती है, वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। साथ में जो बैंकिंग सेक्टर था उसमें ही बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलने लगा। जो दुकानदार थे उन्होंने दुकानों को बंद कर दिया, जो आम लोग थे वो सड़क पर उतर गए और खैमनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। जब ये प्रोटेस्ट दिन पे दिन बढ़ता गया तो खैमे की गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जहां तेहरान तक ही सीमित था, ये पूरे देश में फैल गया। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान ना ही वहां की गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार है, ना ही वहां के आम लोग पीछे हटने को तैयार हैं, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई में लगभग 2400 लोगों की जान चली गई है। ये एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कई रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं ईरान में लगभग 15 से 20 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान में कई जगह लोग पर्शियन झंडे को लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पर्शियन हैं, हम कोई मुस्लिम नहीं है। ईरान की तमाम महिलाओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, उन्होंने नकाब को उतार के फेंक दिया है। उनका कहना है कि हमारी संस्कृति का नकाब कभी हिस्सा ही नहीं था, ये हम पर थोपा गया है, ये हमारी ना तो संस्कृति थी ना ही ये सभ्यता। खैमे का कहना है कि अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहते हैं कि ईरान में शांति रहे और ईरान में जो भी कुछ हो रहा है यही दोनों देश इसके जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद तमाम न्यूज एजेंसियां ये कयास लगा रही हैं कि अमेरिका ने ये सब कुछ वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किया और साथ में ईरान के लिए भी तमाम एजेंसियां ये कह रही हैं कि ईरान के पास रूस के बाद सबसे ज्यादा गैस का रिसोर्स है और उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। लेकिन अमेरिका की नजर ईरान के सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर नहीं है, साथ में उसके न्यूक्लियर प्लांट पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, जहां से 20 से 25% ऑयल का बिजनेस होता है। वहीं पर इजराइल की अपनी मंशा है, इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि इजराइल के कई सारे देशों के साथ विवाद है, उनमें से ईरान भी एक है। अगर ईरान एक परमाणु संपन्न देश बनता है तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए जो खैमेई का कहना है कि जो कुछ ईरान में हो रहा है उसके लिए इजराइल और अमेरिका दोषी हैं, ये बात काफी हद तक सच हो सकती है। लेकिन ईरान में ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और साथ में खैमेई की धार्मिक कट्टरता की वजह से इस आंदोलन को बल मिला। तो हो सकता है जो भी कुछ ईरान में हो रहा हो उसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ हो, क्योंकि अमेरिका का नाम तब भी आता है जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होता है, जब नेपाल में प्रोटेस्ट होता है, जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट होता है। तो अमेरिका ईरान को अस्थिर करने के लिए बिल्कुल ऐसा कर सकता है। साथ में आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, जब भी इजराइल का विवाद गजा और फिलिस्तीन से होता है तो भारत के बहुत सारे लिबरल हैं जो तख्ती प्लेट लेके सामने आ जाते हैं कि गजा में अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है, बेकसूर मारे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर ईरान की सरकार ईरानियों को मार रही है, कत्लेआम कर रही है, 15-15 हजार लोगों को गोली से मार दिया गया, लेकिन एक भी तख्ती प्लेट किसी का बाहर नहीं आया। ईरान के पूरे प्रकरण को लेके आपको क्या लगता है? क्या ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ इजराइल और अमेरिका जिम्मेदार है, या फिर ईरान की नीतियां कुछ ऐसी होती चली गई जिसकी वजह से ईरान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से खैमेई सरकार आज बिल्कुल भी असहाय नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक्यूरी के तहत ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान की राजधानी के साथ साथ उसके बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, साथ में उसके कई ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी हमला हुआ। इस युद्ध के शुरू होने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में पेट्रोल और गैस के दाम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज,
क्योंकि भारत में लगभग 50 से 55% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बगल में है और ईरान में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है, क्रूड ऑयल की पूरी सप्लाई को काट सकता है। अगर हम भारत और ईरान के ऑयल ट्रेड के बारे में बात करें तो ये ट्रेड ब्रिटिश काल से होता आया है और 2012 में भारत दूसरा बड़ा खरीदार देश था। लेकिन 2019 में यूएस ने ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से जो ईरान के साथ हमारा ऑयल ट्रेड था वो धीरे धीरे घटता चला गया और प्रेजेंट टाइम में ईरान भारत का क्रूड ऑयल का मेन सोर्स नहीं है। भारत क्रूड ऑयल और गैस के मामले में लगभग पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। 80 से 90% के आसपास क्रूड ऑयल आयात करता है और लगभग 50% गैस का आयात करता है। प्रेजेंट टाइम में भारत रूस से 35% क्रूड ऑयल लेता है, इराक से 11% लेता है, सऊदी अरेबिया से 9% लेता है, यूएई से 5 से 7% लेता है, यूएस से 6 से 8% लेता है। और ये जो 50% गैस का आयात करता है उसमें से 42% गैस सिर्फ कतर से लेता है। लेकिन भारत जितना क्रूड ऑयल और गैस आयात करता है उसमें से लगभग 35 से 50% ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होकर भारत पहुंचते हैं, जो कि ईरान के साउथ में है और ईरान वॉर में फंसा हुआ है। ऐसी कंडीशन में कयास लगाया जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होता है तो निश्चित तौर पर क्रूड ऑयल सप्लाई बाधित होगी, जिसकी वजह से इंडिया में तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि 35% क्रूड ऑयल की सप्लाई जो भारत में होती है वो केप ऑफ गुड होप से होती है, वहां से ज्यादातर रूस से क्रूड ऑयल भारत पहुंचता है। युद्ध के हालात हमेशा से कुछ ऐसे होते हैं कि पता नहीं होता है कि युद्ध कितने दिन तक खिंचेगा और अगर ये लंबा खिंचता है तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत ये बात अच्छे से जानता था कि अगर खाड़ी देशों में वॉर शुरू होता है तो सबसे पहले जो समस्या खड़ी होगी वो क्रूड ऑयल और गैस को लेके होगी और कोई भी देश बिना ईंधन के आगे नहीं चल सकता है। और भारत जैसा देश जो लगभग पूरी तरीके से गैस और क्रूड ऑयल के लिए आयात पर डिपेंड है, उसके लिए तो और बड़ी समस्या होती है। इसीलिए भारत ने इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। भारत ने यूएई की कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया और ये कहा कि आप अपने क्रूड ऑयल को भारत में स्टोर कर सकते हैं और पास के देशों में आप उसको बेच सकते हैं। साथ ही समझौते में भारत ने एक और लाइन जोड़ा और ये कहा कि इस क्रूड ऑयल को आप यहाँ पर स्टोर करिए, आप पास के देशों में बेचिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो उस ऑयल को भारत इस्तेमाल करेगा। भारत ने इसी तरीके का समझौता सऊदी अरब के साथ भी किया है, यानी कि अगर कोई वॉर होता है, कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है, खाड़ी देशों में तनाव पैदा होता है और तेल की सप्लाई बंद होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो वहां का रिजर्व भारत में किया गया है उस ऑयल को भारत अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने और यूएई ने भारत के साथ ऐसा समझौता क्यों किया, क्योंकि सऊदी अरब यूएई दोनों ही देश जानते हैं कि भारत 80 से 90% क्रूड ऑयल आयात करता है और अगर हम भारत के साथ ऐसा समझौता करते हैं तो भारत हमारा लंबे समय तक ग्राहक बनेगा और अगर बाद में तेल के दाम बढ़ते हैं, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में डिमांड बढ़ती है, तो भारत से आसानी से तेल बेचा जा सकता है। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत कम होगी, डिलीवरी तेज होगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। इसके साथ साथ भारत और रूस के भी संबंध अच्छे हैं। जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रूस के ऊपर भी कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं और रूस सस्ते दाम पर भारत को अपने तेल बेच रहा है और भारत को स्टोर कर रहा है किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में उसको यूज करने के लिए। हालांकि अमेरिका ने भारत और रूस के व्यापार को लेकर कई बार टैरिफ बढ़ाया, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत रूस के साथ ऑयल बिजनेस कर सकता है। अगर किसी भी तरीके से भारत में क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई चेन टूट जाए तो भी भारत के पास इतना रिजर्व है कि लगभग वो 70 से 80 दिन तक सरवाइव कर सकता है। हालांकि ऐसी कंडीशन आना नामुमकिन है, लेकिन अगर खाड़ी देशों में युद्ध लंबा खिंचा तो निश्चित तौर पे गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। आखिरकार इजराइल के पास ऐसा क्या है कि उसके साथ जब भी कोई बड़ा विवाद होता है तो हर एक विवाद में उसके साथ अमेरिका खड़ा दिखाई पड़ता है। क्या अभी हाल में जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, क्या वो एक रिलीजियस वार है या ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज, पावर और जियोपॉलिटिक्स की जंग है? अमेरिका और इजराइल के रिलेशन को लेके एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिरकार हर एक बड़े मामले में अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा होता है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है बिना अपने फायदे के वो किसी को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करता है
और इस पॉलिसी की बीच में कोई आड़े आता है तो निश्चित तौर पे वो अमेरिका उसको एक दुश्मन की तरह देखता है। लेकिन रिकॉर्ड है कि शायद ही अमेरिका ने कभी इजराइल का विरोध किया हो। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अमेरिका उस हर देश में एंटर किया जहां पर नेचुरल रिसोर्स है। जिन देशों ने उसके साथ उसके स्तर पर समझौता किया उसको अमेरिका ने अपना दोस्त बनाया, और जिन देशों ने उसका विरोध किया वहां पर उसने हमले किए, उनके सुप्रीम लीडर को किडनैप किया, उनकी हत्या की। जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, सभी गल्फ कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और अमेरिका की हमेशा से वहां के नेचुरल रिसोर्स पर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1947 में यूएन ने एक योजना बनाई जिसे यूनाइटेड नेशन पार्टीशन फॉर फिलिस्तीन कहा जाता है। इस प्लान के तहत फिलिस्तीन को दो देशों में बांटना था, एक यहूदी देश, एक अरब देश, यानी कि एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। जिसके बाद इजराइल को 14 मई 1948 को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है और सबसे पहले उसको मान्यता अमेरिका देता है, और जिसके बाद इजराइल का अरब देशों के साथ युद्ध हो जाता है जिसमें 5 देश शामिल होते हैं और सभी के सभी देश इजराइल से हार जाते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए इजराइल को मान्यता दी और इजराइल को सपोर्ट किया। साथ में मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी उसने इजराइल का पूरा समर्थन दिया। अमेरिका इजराइल का सिर्फ इतनी ही चीजों के लिए ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता है। इजराइल वो देश है जिसके पास पावर है, पैसा है, इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण अमेरिका इजराइल का पूरा सपोर्ट करता है। 2025 के डाटा के अनुसार अमेरिका में लगभग 902 अरबपति थे, जिनमें से 150 से लेकर 180 यहूदी अरबपति हैं, जो कि अमेरिका के कुल अरबपतियों के 18 से 20% अरबपति यहूदी मूल के हैं। साथ में कई ऐसे यहूदी बिजनेसमैन हैं जिनकी कंपनियां दुनिया में अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती हैं, जैसे फेसबुक इंस्टा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, गूगल के मालिक लैरी पेज, डेल टेक्नोलॉजी के मालिक माइकल डेल। साथ में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी है और अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने किसी भी सीक्रेट मिशन में मोसाद की हेल्प जरूर लेता है। अभी हाल ही में आपने एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना होगा। उस फाइल में तमाम दुनिया के बड़े लीडरों का नाम है, जिनके को आप ना तो सुन सकते हैं ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं। ना आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि इंसान क्या अपने हवस के आगे इतना भी गिर सकता है। वो सब कुछ एप्स्टीन फाइल में दफन है। अब एप्स्टीन फाइल के बारे में कहा जाता है इसका जो सरगना था जेफरी एप्स्टीन एक यहूदी था और वो एक मोसाद का एजेंट था। यानी कि इजराइल ने जेफरी एप्स्टीन के थ्रू दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पावरफुल लोग सबको अपने ट्रैप में फंसाया, जिससे वो कभी भी इजराइल के खिलाफ ना जा पाए। और एप्स्टीन फाइल में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों का नाम है, जिससे ये कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल ने सब कुछ ये इसलिए किया था कि इजराइल को ये बात पता है कि हो सकता है अमेरिका इन फ्यूचर उसका साथ छोड़ दे, तो उसके पास कुछ ऐसा रहे जिसके आधार पर वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। हालांकि ये सोशल मीडिया पे तैरती हुई कहानी है, अभी तक इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ना ही ये कहा जा रहा है कि ये घटना सत्य है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, दुनिया के कई ऐसे देश ये कहना शुरू कर दिए कि ये एक रिलीजियस वार है। भारत में तो कई लोग मार्च करने लगे, रोड पे आ गए, आंदोलन करने लगे कि ये इस्लाम के खिलाफ वॉर है, एक रिलीजियस वॉर है। क्या ये सच में एक रिलीजियस वॉर है? इसके पहले हमको समझना पड़ेगा, कई ऐसे देश हैं जिनका रिलीजन एक है फिर भी वो कट्टर दुश्मन है। जैसे हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका और रूस को ले लें, अमेरिका और रूस दोनों जगह पर जो मोस्टली रिलीजियस लोग हैं वो क्रिश्चियन है, फिर भी वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। देखा ही होगा, लंबे समय से यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, दोनों ही एक क्रिश्चियन देश है। इसी तरीके से हमेशा से सऊदी अरब और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है और दोनों के ही दोनों देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। हालांकि एक शिया राष्ट्र है, एक सुन्नी राष्ट्र है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है उसका समर्थन सऊदी अरब करता है, यूएई करता है, कतर करता है, और ये सारे के सारे देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। अगर ये रिलीजियस वॉर होता तो शायद ये देश कभी भी अमेरिका और इजराइल का समर्थन नहीं करते। तो जो हम लोग ये देख रहे हैं कि रिलीजियस वॉर है, ये बिल्कुल भी रिलीजियस वॉर नहीं है। ये वॉर जो शुरू हुआ है सिर्फ मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर बम के प्लान को लेके, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो हम इस वॉर को किसी भी तरीके से रिलीजियस एंगल से नहीं देख सकते हैं, ना ही ये कोई रिलीजियस वॉर है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने की सिर्फ
की यही वजह थी कि उसके मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करना है। आपको याद ही होगा, जब तक ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, उससे पहले एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत ज्यादा थी। ये एक ग्लोबल न्यूज बनी हुई थी और दुनिया के बड़े से बड़े हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था, उनका जो सोशल स्टेटस था वो खराब हो रहा था और बहुत ज्यादा उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर भी बन रहा था। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया और उसके सिर्फ 10 यानी कि 18 फरवरी को प्रिंस एंड्रू को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगता है पब्लिक ऑफिस का मिसयूज किया है। इसका खुलासा तब होता है जब 30 जनवरी को प्रिंस एंड्रू का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है और उस फाइल से पता चलता है कि 2010 में हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर में जो इन्होंने यात्राएं की थी, उसकी जो सीक्रेट फाइल थी उसको एप्स्टीन को इन्होंने ट्रांसफर की थी। प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी का मामला 18 फरवरी का है और महज उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 24-25 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट के और बिल गेट्स अपने एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाते हैं, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। जिन भी लड़कियों की तस्वीर मेरे साथ वायरल हो रही है, जिनका चेहरा ब्लर कर दिया गया है, उनके साथ मेरे कोई भी गलत संबंध नहीं थे। इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं, अगर बिल गेट्स का संबंध एप्स्टीन से बहुत ही नॉर्मल था, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे इनके ऊपर कोई आरोप लगे, तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्या है, इतना ज्यादा पैनिक होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कहीं न कहीं बिल गेट्स का बैड पीआर हो रहा था। बिल गेट्स का जो सोशल स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए कई सारी इनके लिए पीआर एजेंसियां काम करती हैं, साथ में इनके जो एनजीओ हैं वो भी काम करते हैं। इनके कई सारे एनजीओ हैं जो महिला शिक्षा के लिए काम करते हैं, महिला स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं। तो कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आने के बाद और इनके ऊपर जब कई सारे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे, उसके बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा, तो अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि मेरा एप्स्टीन से संबंध रहा है, लेकिन उसके किसी भी कृत्य में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। हाउस ओवरसाइट कमेटी बनाई गई जिसको एप्स्टीन फाइल के मामले में और दूसरे मामलों में क्लिंटन फैमिली से पूछताछ करनी थी, लेकिन क्लिंटन फैमिली बार बार इस चीज को अवॉइड कर रही थी, जिसके बाद कमेटी के चीफ जेम्स कोमर ने कहा कि अगर आप कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होते हैं और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो ये अवमानना का आपके ऊपर केस लगेगा और आपकी गिरफ्तारी होगी। और ये भी घटना ईरान के ऊपर हमला होने से पहले हुई थी, यानी कि 26-27 फरवरी को हुई थी। इसी क्रम में 26 फरवरी को एक और घटना हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रेंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम भी एप्स्टीन के साथ आया, कई तस्वीरें वायरल हुई, जिसमें ये पता चलता है कि कई बार एप्स्टीन के साथ डिनर शेयर किए थे और तमाम सारे इनके ऊपर आरोप लगे। इसी के साथ 27 फरवरी को एक और घटना होती है, पेंटागन और क्लाड की एक डील टूट जाती है। 27 फरवरी को पेंटागन और क्लाड के बीच एक डील उस वक्त खत्म हो गई जब पेंटागन ने ये कहा कि हमको क्लाड के एआई का पूरा एक्सेस चाहिए। उस वक्त क्लाड ने ये कह के मना कर दिया कि हम आपको पूरा एक्सेस नहीं दे सकते हैं, हम आपको ये स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं कि आप लोगों को सर्विलांस पर लगाइए और ना ही आप ऑटोनॉमस वेपन का यूज कर सकते। पेंटागन जो कि अमेरिका का डिफेंस ऑफिस है, जहां पे उनकी आर्मी, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स बेस की रणनीतियां बनाती हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 28 फरवरी को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है और मैंने आपको जितनी घटनाएं बताई हैं वो सारी की सारी घटनाएं 28 फरवरी से पहले हुई थी। अब ये सारी घटनाएं कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती, वो भी लगातार इतनी सारी घटनाएं। तो कहीं न कहीं दुनिया के बड़ी हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था, एप्स्टीन फाइल की वजह से उनकी छवि खराब हो रही थी। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है ईरान के ऊपर अटैक करने का, जिससे पूरी दुनिया का जो सेंटर ऑफ फोकस एप्स्टीन फाइल थी वो हटके ईरान वॉर हो जाए, और वही हुआ। हालांकि ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके लिए सिर्फ एप्स्टीन फाइल रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके कॉन्फ्लिक्ट लगातार इजराइल और अमेरिका से चल रहे थे। लेकिन हो सकता है दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद उनको यही सबसे सही टाइम लगा हो लोगों को डाइवर्ट करने का, पूरी दुनिया का अपने ऊपर से फोकस हटाने का। हालांकि आप क्या सोचते हैं, ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने किस वजह से अटैक किया होगा, क्या कारण हो सकते हैं? क्या उसमें एक एप्स्टीन फाइल वजह है या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही कहानी है, इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है? क्योंकि आप अगर इसके एविडेंस खोजने बैठेंगे तो आपको कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये घटनाएं कोरिलेट होती हैं। ऐसा देश जो कभी आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन आज वही देश सड़कों पर खड़ा है अपनी ही सरकार के खिलाफ।
ईरान एक टाइम पर मॉडर्न देश था, लेकिन आज उसकी पहचान एक इस्लामिक देश के रूप में होती है। ईरान में खासकर उस समय जब मोहम्मद रजा शाह की सरकार थी, उस समय ईरान बहुत तेजी से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था, बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहा था। और ये सब जब कुछ ईरान में बहुत तेजी से हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये उनके धर्म के खिलाफ है, ये उनकी परंपरा के खिलाफ है। हम बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत तेजी से हमारी निर्भरता उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से 1978 के आसपास मोहम्मद शाह की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता है और मोहम्मद रजा शाह की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, जिसके बाद ईरान की सत्ता पे कंट्रोल रुहुल्लाह खुमैनी का हो जाता है और इसी के बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का रास्ता भी साफ हो जाता है। ईरान में खुमैनी की पहचान एक धार्मिक कट्टर नेता के रूप में होती है। 1979 में जैसे ही खुमैनी के हाथ में ईरान की सत्ता जाती है, वैसे ही वहां पर वो इस्लामिक रूल रेगुलेशन को लागू करते हैं। जैसे कि ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया, अगर कोई महिला घर के बाहर निकलती है तो उसको हिजाब पहनना जरूरी है। हालांकि ईरान के लोगों ने खुमैनी की सरकार के पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी, वो बहुत ही ओपन होकर रहते थे। खुमैनी के आने के बाद जैसे ही ये चीजें लागू होती हैं, लोगों में असंतोष फैलता है और सरकार के शुरुआती दौरान ही इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। महिलाओं के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे छात्रों के संगठन खैमे के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले 28 दिसंबर 2025 को ईरान की राजधानी तेहरान में आर्थिक संकट को लेकर कुछ व्यापारी आंदोलन कर रहे थे। रीजन क्या था कि ईरान की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट होती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है। जो गुड्स थे, जो प्रोडक्ट थे, उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग रहता है, आम जनता रहती है, वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। साथ में जो बैंकिंग सेक्टर था, उसमें ही बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलने लगा। जो दुकानदार थे, उन्होंने दुकानों को बंद कर दिया। जो आम लोग थे, वो सड़क पर उतर गए और खैमनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। जब ये प्रोटेस्ट दिन पे दिन बढ़ता गया, तो खैमे की गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से जहां तेहरान तक ही सीमित था, ये पूरे देश में फैल गया। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान ना ही वहां की गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार है, ना ही वहां के आम लोग पीछे हटने को तैयार हैं, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई में लगभग 2400 लोगों की जान चली गई है। ये एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कई रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं ईरान में लगभग 15 से 20 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान में कई जगह लोग पर्शियन झंडे को लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पर्शियन हैं, हम कोई मुस्लिम नहीं है। ईरान की तमाम महिलाओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, उन्होंने नकाब को उतार के फेंक दिया है। उनका कहना है कि हमारी संस्कृति का नकाब कभी हिस्सा ही नहीं था, ये हम पर थोपा गया है, ये हमारी ना तो संस्कृति थी, ना ही ये सभ्यता। खैमे का कहना है कि अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहते हैं कि ईरान में शांति रहे और ईरान में जो भी कुछ हो रहा है, यही दोनों देश इसके जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद तमाम न्यूज एजेंसियां ये कयास लगा रही हैं कि अमेरिका ने ये सब कुछ वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किया। और साथ में ईरान के लिए भी तमाम एजेंसियां ये कह रही हैं कि ईरान के पास रूस के बाद सबसे ज्यादा गैस का रिसोर्स है और उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। लेकिन अमेरिका की नजर ईरान के सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर नहीं है, साथ में उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, जहां से 20 से 25% ऑयल का बिजनेस होता है। वहीं पर इजराइल की अपनी मंशा है। इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि इजराइल के कई सारे देशों के साथ विवाद है, उनमें से ईरान भी एक है। अगर ईरान एक परमाणु संपन्न देश बनता है, तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए जो खैमेई का कहना है कि जो कुछ ईरान में हो रहा है, उसके लिए इजराइल और अमेरिका दोषी हैं, ये बात काफी हद तक सच हो सकती है। लेकिन ईरान में ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और साथ में खैमेई की धार्मिक कट्टरता की वजह से इस आंदोलन को बल मिला। तो हो सकता है जो भी कुछ ईरान में हो रहा हो, उसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ हो, क्योंकि अमेरिका का नाम तब भी आता है जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होता है, जब नेपाल प्रोटेस्ट होता है, जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट होता है। तो अमेरिका ईरान को अस्थिर करने के लिए बिल्कुल ऐसा कर सकता है। साथ में आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, जब भी इजराइल का विवाद गजा और फिलिस्तीन से होता है, तो भारत के बहुत सारे लिबरल हैं जो तख्ती प्लेट लेके सामने आ जाते हैं कि गजा में अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है, बेकसूर मारे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर ईरान की सरकार ईरानियों को मार रही है, कत्लेआम कर रही है, 15-15 हजार लोगों को गोली से मार दिया गया, लेकिन एक भी तख्ती प्लेट किसी का बाहर नहीं आया। ईरान के पूरे प्रकरण को लेके आपको क्या लगता है? क्या ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ इजराइल और अमेरिका जिम्मेदार है, या फिर ईरान की नीतियां कुछ ऐसी होती चली गई जिसकी वजह से ईरान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से खैमेई सरकार आज बिल्कुल भी असहाय नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक्यूरी के तहत ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान की राजधानी के साथ साथ उसके बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, साथ में उसके कई ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी हमला हुआ। इस युद्ध के शुरू होने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में पेट्रोल और गैस के दाम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि भारत में लगभग 50 से 55% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बगल में है और ईरान में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है, क्रूड ऑयल की पूरी सप्लाई को काट सकता है। अगर हम भारत और ईरान के ऑयल ट्रेड के बारे में बात करें तो ये ट्रेड ब्रिटिश काल से होता आया है और 2012 में भारत बड़ा खरीदार देश था। लेकिन 2019 में यूएस ने ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से जो ईरान के साथ हमारा ऑयल ट्रेड था वो धीरे धीरे घटता चला गया और प्रेजेंट टाइम में ईरान भारत का क्रूड ऑयल का मेन सोर्स नहीं है। भारत क्रूड ऑयल और गैस के मामले में लगभग पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। 80 से 90% के आसपास क्रूड ऑयल आयात करता है और लगभग 50% गैस का आयात करता है। प्रेजेंट टाइम में भारत रूस से 35% क्रूड ऑयल लेता है, इराक से 11% लेता है, सऊदी अरेबिया से 9% लेता है, यूएई से 5 से 7% लेता है, यूएस से 6 से 8% लेता है। और ये जो 50% गैस का आयात करता है उसमें से 42% गैस सिर्फ कतर से लेता है। लेकिन भारत जितना भी क्रूड ऑयल और गैस आयात करता है उसमें से लगभग 35 से 50% क्रूड ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होकर भारत पहुंचते हैं, जो कि ईरान के साउथ में है और ईरान वॉर में फंसा हुआ है। ऐसी कंडीशन में कयास लगाया जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होता है तो निश्चित तौर पर क्रूड ऑयल सप्लाई बाधित होगी, जिसकी वजह से इंडिया में तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि 35% क्रूड ऑयल की सप्लाई जो भारत में होती है वो केप ऑफ गुड होप से होती है, वहां से ज्यादातर रूस से क्रूड ऑयल भारत पहुंचता है। युद्ध के हालात हमेशा से कुछ ऐसे होते हैं कि पता नहीं होता है कि युद्ध कितने दिन तक खिंचेगा और अगर ये लंबा खिंचता है तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत ये बात अच्छे से जानता था कि अगर खाड़ी देशों में वॉर शुरू होता है तो सबसे पहले जो समस्या खड़ी होगी वो क्रूड ऑयल और गैस को लेके होगी और कोई भी देश बिना ईंधन के आगे नहीं चल सकता है। और भारत जैसा देश जो लगभग पूरी तरीके से गैस और क्रूड ऑयल के लिए आयात पर डिपेंड है, उसके लिए तो और बड़ी समस्या होती है। इसीलिए भारत ने इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। भारत ने यूएई की कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया और ये कहा कि आप अपने क्रूड ऑयल को भारत में स्टोर कर सकते हैं और पास के देशों में आप उसको बेच सकते हैं। साथ ही समझौते में भारत ने एक और लाइन जोड़ा और ये कहा कि इस क्रूड ऑयल को आप यहाँ पर स्टोर करिए, आप पास के देशों में बेचिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो उस ऑयल को भारत इस्तेमाल करेगा। भारत ने इसी तरीके का समझौता सऊदी अरब के साथ भी किया है, यानी कि अगर कोई वॉर होता है, कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है, खाड़ी देशों में तनाव पैदा होता है और तेल की सप्लाई बंद होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो वहां का रिजर्व भारत में किया गया है उस ऑयल को भारत अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने और यूएई ने भारत के साथ ऐसा समझौता क्यों किया, क्योंकि सऊदी अरब यूएई दोनों ही देश जानते हैं कि भारत 80 से 90% क्रूड ऑयल आयात करता है और अगर हम भारत के साथ ऐसा समझौता करते हैं तो भारत हमारा लंबे समय तक ग्राहक बनेगा और अगर बाद में तेल के दाम बढ़ते हैं, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में डिमांड बढ़ती है, तो भारत से आसानी से तेल बेचा जा सकता है। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत कम होगी, डिलीवरी तेज होगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। इसके साथ साथ भारत और रूस के भी संबंध अच्छे हैं। जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रूस के ऊपर भी कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं और रूस सस्ते दाम पर भारत को अपने तेल बेच रहा है और भारत उसको स्टोर कर रहा है किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में उसको यूज करने के लिए। हालांकि अमेरिका ने भारत और रूस के व्यापार को लेकर कई बार टैरिफ बढ़ाया, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत रूस के साथ ऑयल बिजनेस कर सकता है। अगर किसी भी तरीके से भारत में क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई चेन टूट जाए तो भी भारत के पास इतना रिजर्व है कि लगभग वो 70 से 80 दिन तक सरवाइव कर सकता है। हालांकि ऐसी कंडीशन आना नामुमकिन है, लेकिन अगर खाड़ी देशों में युद्ध लंबा खिंचा तो निश्चित तौर पे गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। आखिरकार इजराइल के पास ऐसा क्या है कि उसके साथ जब भी कोई बड़ा विवाद होता है तो हर एक विवाद में उसके साथ अमेरिका खड़ा दिखाई पड़ता है।
क्या अभी हाल में जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, क्या वो एक रिलीजियस वार है या ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज, पावर और जियोपॉलिटिक्स की जंग है? अमेरिका और इजराइल के रिलेशन को लेके एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिरकार हर एक बड़े मामले में अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा होता है? क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है बिना अपने फायदे के वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करता है और इस पॉलिसी के बीच में अगर कोई आड़े आता है तो निश्चित तौर पे वो अमेरिका उसको एक दुश्मन की तरह देखता है। लेकिन रिकॉर्ड है कि शायद ही अमेरिका ने कभी इजराइल का विरोध किया हो। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अमेरिका उस हर देश में एंटर किया जहां पर नेचुरल रिसोर्स है। जिन देशों ने उसके साथ उसके स्तर पर समझौता किया उसको अमेरिका ने अपना दोस्त बनाया, और जिन देशों ने उसका विरोध किया वहां पर उसने हमले किए, उनके सुप्रीम लीडर को किडनैप किया, उनकी हत्या की। जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, सभी गल्फ कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और अमेरिका की हमेशा से वहां के नेचुरल रिसोर्स पर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1947 में यूएन ने एक योजना बनाई जिसे यूनाइटेड नेशन पार्टीशन फॉर फिलिस्तीन कहा जाता है। इस प्लान के तहत फिलिस्तीन को दो देशों में बांटना था, एक यहूदी देश, एक अरब देश, यानी कि एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। जिसके बाद इजराइल को 14 मई 1948 को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है और सबसे पहले इसको मान्यता अमेरिका देता है, और जिसके बाद इजराइल का अरब देशों के साथ युद्ध हो जाता है जिसमें 5 देश शामिल होते हैं और सभी के सभी देश इजराइल से हार जाते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए इजराइल को मान्यता दी और इजराइल को सपोर्ट किया। साथ में मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी उसने इजराइल का पूरा समर्थन दिया। अमेरिका इजराइल का सिर्फ इतनी ही चीजों के लिए ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता है। इजराइल वो देश है जिसके पास पावर है, पैसा है, इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण अमेरिका इजराइल का पूरा सपोर्ट करता है। 2025 के डाटा के अनुसार अमेरिका में लगभग 902 अरबपति थे, जिनमें से 150 से लेकर 180 यहूदी अरबपति हैं, जो कि अमेरिका के कुल अरबपतियों के 18 से 20% अरबपति यहूदी मूल के हैं। साथ में कई ऐसे यहूदी बिजनेसमैन हैं जिनकी कंपनियां दुनिया में अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती हैं, जैसे फेसबुक इंस्टा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, गूगल के मालिक लैरी पेज, डेल टेक्नोलॉजी के मालिक माइकल डेल। साथ में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी है और अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने किसी भी सीक्रेट मिशन में मोसाद की हेल्प। हाल ही में आपने एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना होगा। उस फाइल में तमाम दुनिया के बड़े लीडरों का नाम है जिनके कृत्य को आप ना तो सुन सकते हैं, ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं। ना आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि इंसान क्या अपने हवस के आगे इतना भी गिर सकता है। वो सब कुछ एप्स्टीन फाइल में दफन है। अब एप्स्टीन फाइल के बारे में कहा जाता है इस एप्स्टीन एक यहूदी था और वो एक मोसाद का एजेंट था, यानी कि इजराइल ने जेफरी एप्स्टीन के दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पावरफुल लोग सबको अपने ट्रैप में फंसाया जिससे वो कभी भी इजराइल के खिलाफ ना जा पाए। और एप्स्टीन फाइल में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों का नाम है। इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल ने सब कुछ ये इसलिए किया था कि इजराइल को ये बात पता है कि हो सकता है अमेरिका इन फ्यूचर उसका साथ छोड़ दे, तो उसके पास कुछ ऐसा रहे जिसके आधार पर वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। हालांकि ये सोशल मीडिया पे तैरती हुई कहानी है, अभी तक इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ना ही ये कहा जा रहा है कि ये घटना सत्य है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, दुनिया के कई ऐसे देश ये कहना शुरू कर दिए कि ये एक रिलीजियस वार है। भारत में तो कई लोग मार्च करने लगे, रोड पे आ गए, आंदोलन करने लगे कि ये इस्लाम के खिलाफ वॉर है, एक रिलीजियस वॉर है। क्या ये सच में एक रिलीजियस वॉर है? तो इसके पहले हमको समझना पड़ेगा, कई ऐसे देश हैं जिनका रिलीजन एक है फिर भी वो कट्टर दुश्मन है। जैसे हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका और रूस को ले लें, अमेरिका और रूस दोनों जगह पर जो मोस्टली रिलीजियस लोग हैं वो क्रिश्चियन है, फिर भी वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। आपने देखा ही होगा, लंबे समय से यूक्रेन और रूस का मामला है, दोनों ही एक क्रिश्चियन देश है। इसी तरीके से हमेशा से सऊदी अरब और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है और दोनों के ही दोनों देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। हालांकि एक शिया राष्ट्र है, एक सुन्नी राष्ट्र है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है उसका समर्थन सऊदी अरब करता है, यूएई करता है, कतर करता है, और ये सारे के सारे देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। अगर ये रिलीजियस वॉर होता तो शायद ये देश कभी भी अमेरिका और इजराइल का समर्थन नहीं करते। तो जो हम लोग ये देख रहे हैं कि रिलीजियस वॉर है,
ये बिल्कुल भी रिलीजियस वॉर नहीं है। ये वॉर जो शुरू हुआ है सिर्फ मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर बम के प्लान को लेके, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो हम इस वॉर को किसी भी तरीके से रिलीजियस एंगल से नहीं देख सकते हैं, ना ही ये कोई रिलीजियस वॉर है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने की सिर्फ यही वजह थी कि उसे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करना है? आपको याद ही होगा, जब तक ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, उससे पहले एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत ज्यादा थी। ये एक ग्लोबल न्यूज बनी हुई थी और दुनिया के बड़े से बड़े हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था। उनका जो सोशल स्टेटस था वो खराब हो रहा था और बहुत ज्यादा उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर भी बन रहा था। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया और उसके सिर्फ 10 दिन पहले यानी कि 18 फरवरी को प्रिंस एंड्रू को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगता है पब्लिक ऑफिस का मिसयूज किया है। इसका खुलासा तब होता है जब 30 जनवरी को प्रिंस एंड्रू का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है और उस फाइल से पता चलता है कि 2010 में हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर में जो इन्होंने यात्राएं की थी, उसकी जो सीक्रेट फाइल थी उसको एप्स्टीन को इन्होंने ट्रांसफर की थी। प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी का मामला 18 फरवरी का है और महज उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 24-25 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट के और बिल गेट्स अपने एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाते हैं, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। जिन भी लड़कियों की तस्वीर मेरे साथ वायरल हो रही है, जिनका चेहरा ब्लर कर दिया गया है, उनके साथ मेरे कोई भी गलत संबंध नहीं थे। इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं, अगर बिल गेट्स का संबंध एप्स्टीन से बहुत ही नॉर्मल था, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे इनके ऊपर कोई आरोप लगे, तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्या है, इतना ज्यादा पैनिक होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कहीं न कहीं बिल गेट्स का बैड पीआर हो रहा था। बिल गेट्स का जो सोशल स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए कई सारी इनके लिए पीआर एजेंसियां काम करती हैं, साथ में इनके जो एनजीओ हैं वो भी काम करते हैं। इनके कई सारे एनजीओ हैं जो महिला शिक्षा के लिए काम करते हैं, महिला स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं। कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आने के बाद और इनके ऊपर जब कई सारे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे, उसके बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा, तो अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि मेरा एप्स्टीन से संबंध रहा है, लेकिन उसके किसी भी कृत्य में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। हाउस ओवरसाइट कमेटी बनाई गई जिसको एप्स्टीन फाइल के मामले में और दूसरे मामलों में क्लिंटन फैमिली से पूछताछ करनी थी, लेकिन क्लिंटन फैमिली बार बार इस चीज को अवॉइड कर रही थी। जिसके बाद कमेटी के चीफ जेम्स कोमर ने कहा कि अगर आप कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होते हैं और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो ये अवमानना का आपके ऊपर केस लगेगा और आपकी गिरफ्तारी होगी। और ये भी घटना ईरान के ऊपर हमला होने से पहले हुई थी, यानी कि 26-27 फरवरी को हुई थी। इसी क्रम में 26 फरवरी को एक और घटना हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रेंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम भी एप्स्टीन के साथ आया। कई तस्वीरें वायरल हुई जिसमें ये पता चलता है कि कई बार एप्स्टीन के साथ डिनर शेयर किए थे और तमाम सारे इनके ऊपर आरोप लगे। इसी के साथ 27 फरवरी को एक और घटना होती है। पेंटागन और क्लाड की एक डील टूट जाती है। 27 फरवरी को पेंटागन और क्लाड के बीच एक डील उस वक्त खत्म हो गई जब पेंटागन ने ये कहा कि हमको क्लाड के एआई का पूरा एक्सेस चाहिए। उस वक्त क्लाड ने ये कह के मना कर दिया कि हम आपको पूरा एक्सेस नहीं दे सकते हैं, हम आपको ये स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं कि आप लोगों को सर्विलांस पर लगाइए और ना ही आप ऑटोनॉमस वेपन का यूज कर सकते। पेंटागन जो कि अमेरिका का डिफेंस ऑफिस है, जहां पे उनकी आर्मी, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स बेस के रणनीतियां बनाती हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 28 फरवरी को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है और मैंने आपको जितनी घटनाएं बताई हैं वो सारी की सारी घटनाएं 28 फरवरी से पहले हुई थी। अब ये सारी घटनाएं कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती हैं, वो भी लगातार इतनी सारी घटनाएं। तो कहीं न कहीं दुनिया की बड़ी हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था। एप्स्टीन फाइल की वजह से उनकी छवि खराब हो रही थी। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है ईरान के ऊपर अटैक करने का, जिससे पूरी दुनिया का जो सेंटर ऑफ फोकस एप्स्टीन फाइल थी वो हटके ईरान वॉर हो जाए, और वही हुआ। हालांकि ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके लिए सिर्फ एप्स्टीन फाइल रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके कॉन्फ्लिक्ट लगातार इजराइल और अमेरिका से चल रहे थे। लेकिन हो सकता है दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद उनको यही सबसे सही टाइम लगा हो लोगों को डाइवर्ट करने का,
पूरी दुनिया का अपने ऊपर से फोकस हटाने का। हालांकि आप क्या सोचते हैं, ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने किस वजह से अटैक किया होगा, क्या कारण हो सकते हैं? क्या उसमें एक एप्स्टीन फाइल वजह है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही कहानी है? इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप अगर एविडेंस खोजने बैठेंगे तो आपको कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये घटनाएं रिलेट होती हैं। एक ऐसा देश जो कभी आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन आज वही देश सड़कों पर खड़ा है अपनी ही सरकार के खिलाफ। ईरान एक टाइम पर मॉडर्न देश था, लेकिन आज उसकी पहचान एक इस्लामिक देश के रूप में होती है। ईरान में खासकर उस समय जब मोहम्मद रजा शाह की सरकार थी, उस समय ईरान बहुत तेजी से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था, बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहा था। और ये सब जब कुछ ईरान में बहुत तेजी से हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये उनके धर्म के खिलाफ है, ये उनकी परंपरा के खिलाफ है। हम बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत तेजी से हमारी निर्भरता उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से 1978 के आसपास मोहम्मद शाह की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता है और मोहम्मद रजा शाह की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, जिसके बाद ईरान की सत्ता पे कंट्रोल रुहुल्लाह खुमैनी का हो जाता है। और इसी के बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का रास्ता भी साफ हो जाता है। ईरान में खुमैनी की पहचान एक धार्मिक कट्टर नेता के रूप में होती है। 1979 में जैसे ही खुमैनी के हाथ में ईरान की सत्ता जाती है, वैसे ही वहां पर वो इस्लामिक रूल रेगुलेशन को लागू करते हैं। जैसे कि ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया, अगर कोई महिला घर के बाहर निकलती है तो उसको हिजाब पहनना जरूरी है। हालांकि ईरान के लोगों ने खुमैनी की सरकार के पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी, वो बहुत ही ओपन होकर रहते थे। खुमैनी के आने के बाद जैसे ही ये चीजें लागू होती हैं, लोगों में असंतोष फैलता है और सरकार के शुरुआती दौरान ही इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। महिलाओं के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे छात्रों के संगठन खैमे के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले 28 दिसंबर 2025 को ईरान की राजधानी तेहरान में आर्थिक संकट को लेकर कुछ व्यापारी आंदोलन कर रहे थे। रीजन क्या था कि ईरान की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट होती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है। जो गुड्स थे, जो प्रोडक्ट थे, उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग रहता है, आम जनता रहती है, वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। साथ में जो बैंकिंग सेक्टर था, उसमें ही बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलने लगा। जो दुकानदार थे, उन्होंने दुकानों को बंद कर दिया। जो आम लोग थे, वो सड़क पर उतर गए और खैमनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। जब ये प्रोटेस्ट दिन पे दिन बढ़ता गया, तो खैमे की गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जहां तेहरान तक ही सीमित था, ये पूरे देश में फैल गया। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान ना ही वहां की गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार है, ना ही वहां के आम लोग पीछे हटने को तैयार हैं, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई में लगभग 2400 लोगों की जान चली गई है। ये एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कई रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं ईरान में लगभग 15 से 20 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान में कई जगह लोग पर्शियन झंडे को लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पर्शियन हैं, हम कोई मुस्लिम नहीं है। ईरान की तमाम महिलाओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, उन्होंने नकाब को उतार कर फेंक दिया है। उनका कहना है कि हमारी संस्कृति का नकाब कभी हिस्सा ही नहीं था, ये हम पर थोपा गया है, ये हमारी ना तो संस्कृति थी, ना ही ये सभ्यता थी। खैमेई का कहना है कि अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहते हैं कि ईरान में शांति रहे, और ईरान में जो भी कुछ हो रहा है, यही दोनों देश इसके जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद तमाम न्यूज एजेंसियां ये कयास लगा रही कि अमेरिका ने ये सब कुछ वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किया। और साथ में ईरान के लिए भी तमाम एजेंसियां ये कह रही हैं कि ईरान के पास रूस के बाद सबसे ज्यादा गैस का रिसोर्स है और उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। लेकिन अमेरिका की नजर ईरान के सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर नहीं है, साथ में उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, जहां से 20 से 25% ऑयल का बिजनेस होता है। वहीं पर इजराइल की अपनी मंशा है। इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि इजराइल के कई सारे देशों के साथ विवाद है, उनमें से ईरान भी एक है। अगर ईरान एक परमाणु संपन्न देश बनता है, तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए जो खैमेई का कहना है कि जो कुछ ईरान में हो रहा है, उसके लिए इजराइल और अमेरिका दोषी हैं, ये बात काफी हद तक सच हो सकती है। लेकिन ईरान में ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और साथ में खैमेई की धार्मिक कट्टरता की वजह से इस आंदोलन को बल मिला। तो हो सकता है जो भी कुछ ईरान में हो रहा हो, उसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ हो, क्योंकि अमेरिका का नाम तब भी आता है जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होता है, जब नेपाल में प्रोटेस्ट होता है, जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट होता है। तो अमेरिका ईरान को अस्थिर करने के लिए बिल्कुल ऐसा कर सकता है। साथ में आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, जब भी इजराइल का विवाद गजा और फिलिस्तीन से होता है, तो भारत के बहुत सारे लिबरल हैं जो तख्ती प्लेट लेके सामने आ जाते हैं कि गजा में अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है, बेकसूर मारे जा रहे हैं।
लेकिन वहीं पर ईरान की सरकार ईरानियों को मार रही है, कत्लेआम कर रही है, 15-15 हजार लोगों को गोली से मार दिया गया, लेकिन एक भी तख्ती प्लेट किसी का बाहर नहीं आया। ईरान के पूरे प्रकरण को लेके आपको क्या लगता है? क्या ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ इजराइल और अमेरिका जिम्मेदार है, या फिर ईरान की नीतियां कुछ ऐसी होती चली गई जिसकी वजह से ईरान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से खैमेई सरकार आज बिल्कुल भी असहाय नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक्यूरी के तहत ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान की राजधानी के साथ साथ उसके बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, साथ में उसके कई ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी हमला हुआ। इस युद्ध के शुरू होने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में पेट्रोल और गैस के दाम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि भारत में लगभग 50 से 55% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बगल में है और ईरान में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है, क्रूड ऑयल की पूरी सप्लाई को काट सकता है। अगर हम भारत और ईरान के ऑयल ट्रेड के बारे में बात करें तो ये ट्रेड ब्रिटिश काल से होता आया है और 2012 में भारत दूसरा बड़ा खरीदार देश था। लेकिन 2019 में यूएस ने ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से जो ईरान के साथ हमारा ऑयल ट्रेड था वो धीरे धीरे घटता चला गया और प्रेजेंट टाइम में ईरान भारत का क्रूड ऑयल का मेन सोर्स नहीं है। भारत क्रूड ऑयल और गैस के मामले में लगभग पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। 80 से 90% के आसपास क्रूड ऑयल आयात करता है और लगभग 50% गैस का आयात करता है। प्रेजेंट टाइम में भारत रूस से 35% क्रूड ऑयल लेता है, इराक से 11% लेता है, सऊदी अरेबिया से 9% लेता है, यूएई से 5 से 7% लेता है, यूएस से 6 से 8% लेता है। और ये जो 50% गैस का आयात करता है उसमें से 42% गैस सिर्फ कतर से लेता है। लेकिन भारत जितना भी क्रूड ऑयल और गैस आयात करता है उसमें से लगभग 35 से 50% क्रूड ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होकर भारत पहुंचते हैं, जो कि ईरान के साउथ में है और ईरान वॉर में फंसा हुआ है। ऐसी कंडीशन में कयास लगाया जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होता है तो निश्चित तौर पर क्रूड ऑयल सप्लाई बाधित होगी, जिसकी वजह से इंडिया में तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि 35% क्रूड ऑयल की सप्लाई जो भारत में होती है वो केप ऑफ गुड होप से होती है, वहां से ज्यादातर रूस से क्रूड ऑयल भारत पहुंचता है। युद्ध के हालात हमेशा से कुछ ऐसे होते हैं कि पता नहीं होता है कि ये युद्ध कितने दिन तक खींचेगा और अगर ये लंबा खींचता है तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत ये बात अच्छे से जानता था कि अगर खाड़ी देशों में वॉर शुरू होता है तो सबसे पहले जो समस्या खड़ी होगी वो क्रूड ऑयल और गैस को लेकर होगी और कोई भी देश बिना ईंधन के आगे नहीं चल सकता है। और भारत जैसा देश जो लगभग पूरी तरीके से गैस और क्रूड ऑयल के लिए आयात पर डिपेंड है, उसके लिए तो और बड़ी समस्या होती है। इसीलिए भारत ने इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। भारत ने यूएई की कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया और ये कहा कि आप अपने क्रूड ऑयल को भारत में स्टोर कर सकते हैं और पास के देशों में आप उसको बेच सकते हैं। साथ ही समझौते में भारत ने एक और लाइन जोड़ा और ये कहा कि इस क्रूड ऑयल को आप यहाँ पर स्टोर करिए, आप पास के देशों में बेचिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो उस ऑयल को भारत इस्तेमाल करेगा। भारत ने इसी तरीके का समझौता सऊदी अरब के साथ भी किया है, यानी कि अगर कोई वॉर होता है, कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है, खाड़ी देशों में तनाव पैदा होता है और तेल की सप्लाई बंद होती है, तो ऐसे कंडीशन में जो वहां का रिजर्व भारत में किया गया है उस ऑयल को भारत अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने और यूएई ने भारत के साथ ऐसा समझौता क्यों किया? क्योंकि सऊदी अरब यूएई दोनों ही देश जानते हैं कि भारत 80 से 90% क्रूड ऑयल आयात करता है और अगर हम भारत के साथ ऐसा समझौता करते हैं तो भारत हमारा लंबे समय तक रहेगा। और अगर बाद में तेल के दाम बढ़ते हैं, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में डिमांड बढ़ती है, तो भारत से आसानी से तेल बेचा जा सकता है। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत कम होगी, डिलीवरी तेज होगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। इसके साथ साथ भारत और रूस के भी संबंध अच्छे हैं। जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रूस के ऊपर भी कई भारत उसको स्टोर कर रहा है किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में उसको यूज करने के लिए। हालांकि अमेरिका ने भारत और रूस के व्यापार को लेकर कई बार टैरिफ बढ़ाया, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत रूस के साथ ऑयल बिजनेस कर सकता है। अगर किसी भी तरीके से भारत ने क्रूड ऑयल और
वो भी भारत के पास इतना रिजर्व है कि लगभग वो 70 से 80 दिन तक सरवाइव कर सकता है। हालांकि ऐसी कंडीशन आना नामुमकिन है, लेकिन अगर खाड़ी देशों में युद्ध लंबा खिंचा तो निश्चित तौर पे गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। आखिरकार इजराइल के पास ऐसा क्या है कि उसके साथ जब भी कोई बड़ा विवाद होता है तो हर एक विवाद में उसके साथ अमेरिका खड़ा दिखाई पड़ता है। क्या अभी हाल में जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, क्या वो एक रिलीजियस वार है या ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज, पावर और जियोपॉलिटिक्स की जंग है? अमेरिका और इजराइल के रिलेशन को लेके एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिरकार हर एक बड़े मामले में अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा होता है? क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है बिना अपने फायदे के वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करता है और इस पॉलिसी के बीच में अगर कोई आड़े आता है तो निश्चित तौर पे वो अमेरिका उसको एक दुश्मन की तरह देखता है। लेकिन रिकॉर्ड है कि शायद ही अमेरिका ने कभी इजराइल का विरोध किया हो। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अमेरिका उस हर देश में एंटर किया जहां पर नेचुरल रिसोर्स है। जिन देशों ने उसके साथ उसके स्तर पर समझौता किया उसको अमेरिका ने अपना दोस्त बनाया, और जिन देशों ने उसका विरोध किया वहां पर उसने हमले किए, उनके सुप्रीम लीडर को किडनैप किया, उनकी हत्या की। जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, सभी गल्फ कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और अमेरिका की हमेशा से वहां के नेचुरल रिसोर्स पर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1947 में यूएन ने एक योजना बनाई जिसे यूनाइटेड नेशन पार्टीशन फॉर फिलिस्तीन कहा जाता है। इस प्लान के तहत फिलिस्तीन को दो देशों में बांटना था, एक यहूदी देश, एक अरब देश, यानी कि एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। जिसके बाद इजराइल को 14 मई 1948 को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है और सबसे पहले उसको मान्यता अमेरिका देता है, और जिसके बाद इजराइल का अरब देशों के साथ युद्ध हो जाता है जिसमें 5 देश शामिल होते हैं और सभी के सभी देश इजराइल से हार जाते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए इजराइल को मान्यता दी और इजराइल को सपोर्ट किया। साथ ही मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी उसने इजराइल का पूरा समर्थन दिया। अमेरिका इजराइल का सिर्फ इतनी ही चीजों के लिए ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता है। इजराइल वो देश है जिसके पास पावर है, पैसा है, इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण अमेरिका इजराइल का पूरा सपोर्ट करता है। 2025 के डाटा के अनुसार अमेरिका में लगभग 902 अरबपति थे, जिनमें से 150 से लेकर 180 यहूदी अरबपति हैं, जो कि अमेरिका के कुल अरबपतियों के 18 से 20% अरबपति यहूदी मूल के हैं। साथ में कई ऐसे यहूदी बिजनेसमैन हैं जिनकी कंपनियां दुनिया में अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, गूगल के मालिक लैरी पेज, डेल टेक्नोलॉजी के मालिक माइकल डेल। साथ में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी है और अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने किसी भी सीक्रेट मिशन में मोसाद की हेल्प जरूर लेता है। अभी हाल ही में आपने एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना होगा। उस फाइल में तमाम दुनिया के बड़े लीडरों का नाम है, जिनके कृत्य को आप ना तो सुन सकते हैं, ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं, ना आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि इंसान क्या अपने हवस के आगे इतना भी गिर सकता है। वो सब कुछ एप्स्टीन फाइल में दफन है। अब एप्स्टीन फाइल के बारे में कहा जाता है इसका जो सरगना था, जेफरी एप्स्टीन एक यहूदी था और वो एक मोसाद का एजेंट था। यानी कि इजराइल ने जेफरी एप्स्टीन के थ्रू दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पावरफुल लोग सबको अपने ट्रैप में फंसाया, जिससे वो कभी भी इजराइल के खिलाफ ना जा पाए। और एप्स्टीन फाइल में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों का नाम है, जिससे ये कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल ने सब कुछ ये इसलिए किया था कि इजराइल को ये बात पता है कि हो सकता है अमेरिका इन फ्यूचर उसका साथ छोड़ दे, तो उसके पास कुछ ऐसा रहे जिसके आधार पर वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। हालांकि ये सोशल मीडिया पे तैरती हुई कहानी है, अभी तक इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ना ही ये कहा जा रहा है कि ये घटना सत्य है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, दुनिया के कई ऐसे देश ये कहना शुरू कर दिए कि ये एक रिलीजियस वार है। भारत में तो कई लोग मार्च करने लगे, रोड पे आ गए, आंदोलन करने लगे कि ये इस्लाम के खिलाफ वार है, एक रिलीजियस वार है। क्या ये सच में एक रिलीजियस वार है? तो इसके पहले हमको समझना पड़ेगा, कई ऐसे देश हैं जिनका रिलीजन एक है फिर भी वो कट्टर दुश्मन है। जैसे हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका और रूस को ले लें, अमेरिका और रूस दोनों जगह पर जो मोस्टली रिलीजियस लोग हैं वो क्रिश्चियन है, फिर भी वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है।
आपने जरा देखा इस ही होगा लंबे वॉच समय से ये टाइम को पुतिन और देखिए। रूस का वॉर अगर चल रहा है टोटल वॉच टाइम दोनों करेंगे ही तो एक लगभग क्रिश्चियन 125 देश घंटे हैं। हो रहे हैं, इसी तरीके से लेकिन हमेशा ऊपर सऊदी सिर्फ अरब 43 और घंटे ईरान शो के कर रहा बीच है। कॉन्फ्लिक्ट रहा है और दोनों के ही दोनों देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। हालांकि एक शिया राष्ट्र है, एक सुन्नी राष्ट्र है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है उसका समर्थन सऊदी अरब करता है, यूएई करता है, कतर करता है और ये सारे के सारे देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। अगर ये रिलीजियस वॉर होता तो शायद ये देश कभी भी अमेरिका और इजराइल का समर्थन नहीं करते। तो जो हम लोग ये देख रहे हैं कि रिलीजियस वॉर है, ये बिल्कुल भी रिलीजियस वॉर नहीं है। ये वॉर जो शुरू हुआ है सिर्फ मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर बम के प्लान को लेके, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो हम इस वॉर को किसी भी तरीके से रिलीजियस एंगल से नहीं देख सकते हैं, ना ही ये कोई रिलीजियस वॉर है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने की सिर्फ यही वजह थी कि उसे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करना है? आपको याद ही होगा जब तक ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, उससे पहले एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत ज्यादा थी। ये एक ग्लोबल न्यूज बनी हुई थी और दुनिया के बड़े से बड़े हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था, उनका जो सोशल स्टेटस था वो खराब हो रहा था और बहुत ज्यादा उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर भी बढ़ रहा था। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया और उसके सिर्फ 10 दिन पहले यानी कि 18 फरवरी को प्रिंस एंड्रू को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगता है पब्लिक ऑफिस का मिसयूज किया है। इसका खुलासा तब होता है जब 30 जनवरी को प्रिंस एंड्रू का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है और उस फाइल से पता चलता है कि 2010 में हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर में जो इन्होंने यात्राएं की थी उसकी जो सीक्रेट फाइल थी उसको एप्स्टीन को इन्होंने ट्रांसफर की थी। प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी का मामला 18 फरवरी का है और महज उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 24-25 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर बिल गेट्स अपने एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाते हैं, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। जिन भी लड़कियों की तस्वीर मेरे साथ वायरल हो रही है, जिनका चेहरा ब्लर कर दिया गया है, उनके साथ मेरे कोई भी गलत संबंध नहीं थे। इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं अगर बिल गेट्स का संबंध एप्स्टीन से बहुत ही नॉर्मल था, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे इनके ऊपर कोई आरोप लगे, तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्या है, इतना ज्यादा पैनिक होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कहीं न कहीं बिल गेट्स का बैड पीआर हो रहा था। बिल गेट्स का जो सोशल स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए कई सारी इनके लिए पीआर एजेंसियां काम करती हैं, साथ में इनके जो एनजीओ हैं वो भी काम करते हैं। इनके कई सारे एनजीओ हैं जो महिला शिक्षा के लिए काम करते हैं, महिला स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं। कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आने के बाद और इनके ऊपर जब कई सारे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे, उसके बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा, तो अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि मेरा एप्स्टीन से संबंध रहा है, लेकिन उसकी किसी भी कृत्य में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। हाउस ओवरसाइट कमेटी बनाई गई जिसको एप्स्टीन फाइल के मामले में और दूसरे मामलों में क्लिंटन फैमिली से पूछताछ करनी थी, लेकिन क्लिंटन फैमिली बार बार इस चीज को अवॉइड कर रही थी। जिसके बाद कमेटी के चीफ जेम्स कोमर ने कहा कि अगर आप कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होते और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो ये अवमानना का आपके ऊपर केस लगेगा और आपकी गिरफ्तारी होगी। और ये भी घटना ईरान के ऊपर हमला होने से पहले हुई थी, यानी कि 26-27 फरवरी को हुई थी। इसी क्रम में 26 फरवरी को एक और घटना हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रेंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम भी एप्स्टीन के साथ आया, कई तस्वीरें वायरल हुई, इससे ये पता चलता है कि कई बार एप्स्टीन के साथ डिनर शेयर किए थे और तमाम सारे इनके ऊपर आरोप लगे। इसी के साथ 27 फरवरी को एक और घटना होती है, पेंटागन और क्लाड की एक डील टूट जाती है। 27 फरवरी को पेंटागन और क्लाड के बीच एक डील उस वक्त खत्म हो गई जब पेंटागन ने ये कहा कि हमको क्लाड की एआई का पूरा एक्सेस चाहिए। उस वक्त क्लाड ने ये कह के मना कर दिया कि हम आपको पूरा एक्सेस नहीं दे सकते हैं, हम आपको ये स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं कि आप लोगों को सर्विलांस पर लगाइए और ना ही आप ऑटोनॉमस वेपन का यूज कर सकते। पेंटागन जो कि अमेरिका का डिफेंस ऑफिस है, जहां पे उनकी आर्मी, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स बेस की रणनीतियां बनाती हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 28 फरवरी को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है और मैंने आपको जितनी घटनाएं बताई हैं वो सारी की सारी घटनाएं 28 फरवरी से पहले हुई थी। अब ये सारी घटनाएं कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती, वो भी लगातार इतनी सारी घटनाएं। तो कहीं न कहीं दुनिया की बड़ी हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था।
इसराइल की ओर से उनकी छवि खराब हो रही थी, तो एक ये बहुत बड़ा कारण है ईरान के ऊपर अटैक करने का, जिससे पूरी दुनिया का जो सेंटर ऑफ फोकस एप्स्टीन फाइल थी वो हट के ईरान वॉर हो जाए। और वही हुआ। हालांकि ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके लिए देखो सिर्फ इसमें एप्स्टीन घंटे लिखे फाइल गए हैं, रीजन नहीं हो परसेंटेज नहीं सकता लिखा है, गया है। क्योंकि उसके तो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा लगातार दिमाग मत इसराइल लगाओ। और अमेरिका से चल तुम रहे ये थे। बताओ ये लेकिन हो कैसे हो सकता रहा है है। दुनिया के अगर बड़े घंटे बड़े भी देशों लिखे का गए नाम हैं एप्स्टीन फाइल में तो भी आने के बाद 100 से ऊपर ये घंटे एक होते हैं, सोर्स और वही ऊपर टाइप लगा 43 उन में लोगों दिखा को रहा है, डाइवर्ट और ये करने का, सिंस पब्लिश से पूरी है। दुनिया का अपने ऊपर से फोकस हटाने का। हालांकि आप क्या सोचते हैं ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने किस वजह से अटैक किया होगा, क्या कारण हो सकते हैं? क्या उसमें एक एप्स्टीन फाइल वजह है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही कहानी है, इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है? क्योंकि आप अगर इसके एविडेंस खोजने बैठेंगे तो आपको कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये घटनाएं कोरिलेट होती हैं। ऐसा देश जो कभी आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन आज वही देश सड़कों पर खड़ा है अपनी ही सरकार के खिलाफ। ईरान एक टाइम पर मॉडर्न देश था, लेकिन आज उसकी पहचान एक इस्लामिक देश के रूप में होती है। ईरान में खासकर उस समय जब मोहम्मद रजा शाह की सरकार थी, उस समय ईरान बहुत तेजी से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था, बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहा था। और ये सब जब कुछ ईरान में बहुत तेजी से हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये उनके धर्म के खिलाफ है, ये उनकी परंपरा के खिलाफ है। हम बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत तेजी से हमारी निर्भरता उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से 1978 के आसपास मोहम्मद शाह की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता है और मोहम्मद रजा शाह की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, जिसके बाद ईरान की सत्ता पे कंट्रोल रुहुल्लाह खुमैनी का हो जाता है। और इसी के बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का रास्ता भी साफ हो जाता है। ईरान में खुमैनी की पहचान एक धार्मिक कट्टर नेता के रूप में होती है। 1979 में जैसे ही खुमैनी के हाथ में ईरान की सत्ता जाती है, वैसे ही वहाँ पर वो इस्लामिक रूल रेगुलेशन को लागू करते हैं, जैसे कि 7 डे करने का ऐसा दिखा महिलाओं रहा के लिए है, हिजाब सिंस अनिवार्य पब्लिश कर दिया करने के गया। 43 अगर घंटे कोई दिखा महिला रहा है। घर के बाहर निकलती समझ है नहीं आ रहा तो कुछ। उसको हिजाब पहनना जरूरी है। हालांकि ईरान के लोगों ने खुमैनी की सरकार के पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी, वो बहुत ही ओपन होकर रहते थे। खुमैनी के आने के बाद जैसे ही ये चीजें लागू होती हैं, लोगों में असंतोष फैलता है और सरकार के शुरुआती दौरान ही इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। महिलाओं के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे छात्रों के संगठन खैमे के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। तो कुछ दिन पहले 28 दिसंबर 2025 को ईरान की राजधानी तेहरान में आर्थिक संकट को लेकर कुछ व्यापारी आंदोलन कर रहे थे। रीजन क्या था कि ईरान की अर्थव्यवस्था में भारी अरे गिरावट भाई, होती है, जिसकी मैंने वजह से कल ही बेरोजगारी वीडियो बहुत डाला तेजी था, से बढ़ती तो है। वीडियो को जो अभी तो गुड्स 24 थे, ही जो घंटे प्रोडक्ट हुए थे, हैं। उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन तो फिर बहुत ये ज्यादा कैसे होता है, 7 दिन में जिसकी वजह से जो 115 दिखाने व्यापारी लग वर्ग गया रहता है, है, आम जनता रहती है, वो बहुत ज्यादा 114 दिखाने नाराज लग हो गया जाती है, है। और साथ में जो सिंस बैंकिंग पब्लिक से सेक्टर था उसमें भी बहुत ज्यादा 43 गड़बड़ी दिखा देखने रहा है। मिली, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलने लगा। जो दुकानदार थे उन्होंने दुकानों को बंद कर दिया, जो आम लोग थे वो सड़क पर उतर गए और खैमनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। जब ये प्रोटेस्ट दिन पे दिन बढ़ता गया तो खैमे की गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जहां तेहरान तक ही सीमित था, ये पूरे देश में फैल गया। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान ना ही वहां की गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार है, ना ही वहां के आम लोग पीछे हटने को तैयार हैं, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई में लगभग 2400 लोगों की जान चली गई है। ये एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कई रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं ईरान में लगभग 15 से 20 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान में कई जगह लोग पर्शियन झंडे को लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पर्शियन हैं, हम कोई मुस्लिम नहीं है। ईरान की तमाम महिलाओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, उन्होंने नकाब को उतार कर फेंक दिया है। उनका कहना है कि हमारी संस्कृति का नकाब कभी हिस्सा ही नहीं था, ये हम पर थोपा गया है, ये हमारी ना तो संस्कृति थी ना ही ये सभ्यता। खैमे का कहना है कि अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहते हैं कि ईरान में शांति रहे, और ईरान में जो भी कुछ हो रहा है यही दोनों देश इसके जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद तमाम न्यूज एजेंसियां ये कयास लगा रहे हैं कि अमेरिका ने ये सब कुछ वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किया। और साथ में ईरान के लिए भी तमाम एजेंसियां ये कह रही हैं कि ईरान के पास रूस के बाद सबसे ज्यादा गैस का रिसोर्स है और उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। लेकिन अमेरिका की नजर ईरान के सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर नहीं है, साथ में उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, जहां से 20 से 25% ऑयल का बिजनेस होता है। वहीं पर इजराइल की अपनी मंशा है। इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि इजराइल के कई सारे देशों के साथ विवाद है, उनमें से ईरान भी एक है। अगर ईरान एक परमाणु संपन्न देश बनता है तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए जो खैमेई का कहना है कि जो कुछ ईरान में हो रहा है
उसके लिए इजराइल और अमेरिका दोषी हैं, ये बात काफी हद तक सच हो सकती है। लेकिन ईरान में ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और साथ में खैमई की धार्मिक कट्टरता की वजह से इस आंदोलन को बल मिला। तो हो सकता है जो भी कुछ ईरान में हो रहा हो उसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ हो, क्योंकि अमेरिका का नाम तब भी आता है जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होता है, जब नेपाल में प्रोटेस्ट होता है, जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट होता है। तो अमेरिका ईरान को अस्थिर करने के लिए बिल्कुल ऐसा कर सकता है। साथ में आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, जब भी इजराइल का विवाद गजा और फिलिस्तीन से होता है तो भारत के बहुत सारे लिबरल हैं जो तख्ती प्लेट लेके सामने आ जाते हैं कि गजा में अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है, बेकसूर मारे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर ईरान की सरकार ईरानियों को मार रही है, कत्लेआम कर रही है, 15-15 हजार लोगों को गोली से मार दिया गया, लेकिन एक भी तख्ती प्लेट किसी का बाहर नहीं आया। ईरान के पूरे प्रकरण को लेके आपको क्या लगता है? क्या ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ इजराइल और अमेरिका जिम्मेदार है, या फिर ईरान की नीतियां कुछ ऐसी होती चली गई जिसकी वजह से ईरान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से खैमई सरकार आज बिल्कुल भी असहाय नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान की राजधानी के साथ साथ उसके बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, साथ में उसके कई ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी हमला हुआ। इस युद्ध के शुरू होने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में पेट्रोल और गैस के दाम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि भारत में लगभग 50 से 55% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बगल में है और ईरान में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है, क्रूड ऑयल की पूरी सप्लाई को काट सकता है। अगर हम भारत और ईरान के ऑयल ट्रेड के बारे में बात करें तो ये ट्रेड ब्रिटिश काल से होता आया है और 2012 में भारत दूसरा बड़ा खरीदार देश था। लेकिन 2019 में यूएस ने ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से जो ईरान के साथ हमारा ऑयल ट्रेड था वो धीरे धीरे घटता चला गया और प्रेजेंट टाइम में ईरान भारत का क्रूड ऑयल का मेन सोर्स नहीं है। भारत क्रूड ऑयल और गैस के मामले में लगभग पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। 80 से 90% के आसपास क्रूड ऑयल आयात करता है और लगभग 50% गैस का आयात करता है। प्रेजेंट टाइम में भारत रूस से 35% क्रूड ऑयल लेता है, इराक से 11% लेता है, सऊदी अरेबिया से 9% लेता है, यूएई से 5 से 7% लेता है, यूएस से 6 से 8% लेता है। और ये जो 50% गैस का आयात करता है उसमें से 42% गैस सिर्फ कतर से लेता है। लेकिन भारत जितना भी क्रूड ऑयल और गैस आयात करता है उसमें से लगभग 35 से 50% क्रूड ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होकर भारत पहुंचते हैं, जो कि ईरान के साउथ में है और ईरान वॉर में फंसा हुआ है। ऐसी कंडीशन में कयास लगाया जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होता है तो निश्चित तौर पर क्रूड ऑयल सप्लाई बाधित होगी, जिसकी वजह से इंडिया में तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि 35% क्रूड ऑयल की सप्लाई जो भारत में होती है वो केप ऑफ गुड होप से होती है, वहां से ज्यादातर रूस से क्रूड ऑयल भारत पहुंचता है। युद्ध के हालात हमेशा से कुछ ऐसे होते हैं कि पता नहीं होता है कि युद्ध कितने दिन तक खींचेगा और अगर ये लंबा खींचता है तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत ये बात अच्छे से जानता था कि अगर खाड़ी देशों में वॉर शुरू होता है तो सबसे पहले जो समस्या खड़ी होगी वो क्रूड ऑयल और गैस को लेकर होगी और कोई भी देश बिना ईंधन के आगे नहीं चल सकता है। और भारत जैसा देश जो लगभग पूरी तरीके से गैस और क्रूड ऑयल के लिए आयात पर डिपेंड है, उसके लिए तो और बड़ी समस्या होती है। इसीलिए भारत ने इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। भारत ने यूएई की कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया और ये कहा कि आप अपने क्रूड ऑयल को भारत में स्टोर कर सकते हैं और पास के देशों में आप उसको बेच सकते हैं। साथ ही समझौते में भारत ने एक और लाइन जोड़ा और ये कहा कि इस क्रूड ऑयल को आप यहाँ पर स्टोर करिए, आप पास के देशों में बेचिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो उस ऑयल को भारत इस्तेमाल करेगा। भारत ने इसी तरीके का समझौता सऊदी अरब के साथ भी किया है, यानी कि अगर कोई वॉर होता है, कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है, खाड़ी देशों में तनाव पैदा होता है और तेल की सप्लाई बंद होती है, तो ऐसे कंडीशन में जो वहाँ का रिजर्व भारत में किया गया है उस ऑयल को भारत अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने और यूएई ने भारत के साथ ऐसा समझौता क्यों किया? क्योंकि सऊदी और अब यूएई दोनों ही देश जानते हैं कि भारत 80 से 90% क्रूड ऑयल आयात करता है और अगर हम भारत के साथ ऐसा समझौता करते हैं तो भारत हमारा लंबे समय तक ग्राहक
और अगर बाद में तेल के दाम बढ़ते हैं, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में डिमांड बढ़ती है, तो भारत से आसानी से तेल बेचा जा सकता है। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत कम होगी, डिलीवरी तेज होगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। इसके साथ साथ भारत और रूस के भी संबंध अच्छे हैं। जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रूस के ऊपर भी कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं और रूस सस्ते दाम पर भारत को अपने तेल बेच रहा है और भारत उसको स्टोर कर रहा है किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में उसको यूज करने के लिए। हालांकि अमेरिका ने भारत और रूस के व्यापार को लेकर कई बार टैरिफ बढ़ाया, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत रूस के साथ ऑयल बिजनेस कर सकता है। अगर किसी भी तरीके से भारत में क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई चेन टूट जाए, तो भी भारत के पास इतना रिजर्व है कि लगभग वो 70 से 80 दिन तक सरवाइव कर सकता है। हालांकि ऐसी कंडीशन आना नामुमकिन है, लेकिन अगर खाड़ी देशों में युद्ध लंबा खिंचा तो निश्चित तौर पे गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। आखिरकार इजराइल के पास ऐसा क्या है कि उसके साथ जब भी कोई बड़ा विवाद होता है, तो हर एक विवाद में उसके साथ अमेरिका खड़ा दिखाई पड़ता है। क्या अभी हाल में जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, क्या वो एक रिलीजियस वार है या ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज, पावर और जियोपॉलिटिक्स की जंग है? अमेरिका और इजराइल के रिलेशन को लेके एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिरकार हर एक बड़े मामले में अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा होता है? क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है बिना अपने फायदे के वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करता है और इस पॉलिसी के बीच में अगर कोई आड़े आता है तो निश्चित तौर पे वो अमेरिका उसको एक दुश्मन की तरह देखता है। लेकिन रिकॉर्ड है कि शायद ही अमेरिका ने कभी इजराइल का विरोध किया हो। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अमेरिका उस हर देश में एंटर किया जहां पर नेचुरल रिसोर्स है। जिन देशों ने उसके साथ उसके स्तर पर समझौता किया, उसको अमेरिका ने अपना दोस्त बनाया, और जिन देशों ने उसका विरोध किया वहां पर उसने हमले किए, उनके सुप्रीम लीडर को किडनैप किया, उनकी हत्या की। जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, सभी गल्फ कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और अमेरिका की हमेशा से वहां के नेचुरल रिसोर्स पर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1947 में यूएन ने एक योजना बनाई जिसे यूनाइटेड नेशन पार्टीशन फॉर फिलिस्तीन कहा जाता है। इस प्लान के तहत फिलिस्तीन को दो देशों में बांटना था, एक यहूदी देश, एक अरब देश, यानी कि एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। जिसके बाद इजराइल को 14 मई 1948 को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है और सबसे पहले उसको मान्यता अमेरिका देता है, और जिसके बाद इजराइल का अरब देशों के साथ युद्ध हो जाता है, जिसमें 5 देश शामिल होते हैं और सभी के सभी देश इजराइल से हार जाते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए इजराइल को मान्यता दी और इजराइल को सपोर्ट किया। साथ में मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी उसने इजराइल का पूरा समर्थन दिया। अमेरिका इजराइल का सिर्फ इतनी ही चीजों के लिए ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता है। इजराइल वो देश है जिसके पास पावर है, पैसा है, इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण अमेरिका इजराइल का पूरा सपोर्ट करता है। 2025 के डाटा के अनुसार अमेरिका में लगभग 902 अरबपति थे, जिनमें से 150 से लेकर 180 यहूदी अरबपति हैं, जो कि अमेरिका के कुल अरबपतियों के 18 से 20% अरबपति यहूदी मूल के हैं। साथ में कई ऐसे यहूदी बिजनेसमैन हैं जिनकी कंपनियां दुनिया में अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती हैं, जैसे फेसबुक इंस्टा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, गूगल के मालिक लैरी पेज, डेल टेक्नोलॉजी के मालिक माइकल डेल। साथ में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी है और अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने किसी भी सीक्रेट मिशन में मोसाद की हेल्प जरूर लेता है। अभी हाल ही में आपने एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना होगा। उस फाइल में तमाम दुनिया के बड़े लीडरों का नाम है, जिनके कृत्य को आप ना तो सुन सकते हैं, ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं। ना आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि इंसान क्या अपने हवस के आगे इतना भी गिर सकता है। वो सब कुछ एप्स्टीन फाइल में दफन है। अब एप्स्टीन फाइल के बारे में कहा जाता है, इसका जो सरगना था जेफरी एप्स्टीन एक यहूदी था और वो एक मोसाद का एजेंट था। यानी कि इजराइल ने जेफरी एप्स्टीन के थ्रू दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पावरफुल लोग सबको अपने ट्रैप में फंसाया, जिससे वो कभी भी इजराइल के खिलाफ ना जा पाए। और एप्स्टीन फाइल में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों का नाम है, जिससे ये कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल ने सब कुछ ये इसलिए किया था कि इजराइल को ये बात पता है कि हो सकता है अमेरिका इन फ्यूचर उसका साथ छोड़ दे, तो उसके पास कुछ ऐसा रहे जिसके आधार पर वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। हालांकि ये सोशल मीडिया पे तैरती हुई कहानी है, अभी तक इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है,
ना ही ये कहा जा रहा है कि ये घटना सत्य है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, दुनिया के कई ऐसे देश ये कहना शुरू कर दिए कि ये एक रिलीजियस वार है। भारत में तो कई लोग मार्च करने लगे, रोड पे आ गए, आंदोलन करने लगे कि ये इस्लाम के खिलाफ वॉर है, एक रिलीजियस वार है। क्या ये सच में एक रिलीजियस वार है? तो इसके पहले हमको समझना पड़ेगा, कई ऐसे देश हैं जिनका रिलीजन एक है फिर भी वो कट्टर दुश्मन है। जैसे हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका और रूस को ले लें, अमेरिका और रूस दोनों जगह पर जो मोस्टली रिलीजियस लोग हैं वो क्रिश्चियन है, फिर भी वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। आपने देखा ही होगा, लंबे समय से यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, दोनों ही एक क्रिश्चियन देश है। इसी तरीके से हमेशा से सऊदी अरब और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है और दोनों के ही दोनों देश मुस्लिम राष्ट्र है, हालांकि एक शिया राष्ट्र है, एक सुन्नी राष्ट्र है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, उसका समर्थन सऊदी अरब करता है, यूएई करता है, कतर करता है, और ये सारे के सारे देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। अगर ये रिलीजियस वॉर होता तो शायद ये देश कभी भी अमेरिका और इजराइल का समर्थन नहीं करते। तो जो हम लोग ये देख रहे हैं कि रिलीजियस वॉर है, ये बिल्कुल भी रिलीजियस वॉर नहीं है। ये वॉर जो शुरू हुआ है सिर्फ मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर बम के प्लान को लेके, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो हम इस वॉर को किसी भी तरीके से रिलीजियस एंगल से नहीं देख सकते हैं, ना ही ये कोई रिलीजियस वॉर है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने की सिर्फ यही वजह थी कि उसे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करना है? आपको याद ही होगा, जब तक ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, उससे पहले एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत ज्यादा थी। ये एक ग्लोबल न्यूज बनी हुई थी और दुनिया के बड़े से बड़े हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था, उनका जो सोशल स्टेटस था वो खराब हो रहा था और बहुत ज्यादा उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर भी बन रहा था। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया और उसके सिर्फ 10 दिन पहले यानी कि 18 फरवरी को प्रिंस एंड्रू को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगता है पब्लिक ऑफिस का मिसयूज किया। इसका खुलासा तब होता है जब 30 जनवरी को प्रिंस एंड्रू का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है और उस फाइल से पता चलता है कि 2010 में हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर में जो उन्होंने यात्राएं की थी, उसकी जो सीक्रेट फाइल थी उसको एप्स्टीन को इन्होंने ट्रांसफर की थी। प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी का मामला 18 फरवरी का है और महज उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 24-25 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट के ऑरल बिल गेट्स अपने एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाते हैं, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। जिन भी लड़कियों की तस्वीर मेरे साथ वायरल हो रही है, जिनका चेहरा ब्लर कर दिया गया है, उनके साथ मेरे कोई भी गलत संबंध नहीं थे। इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं, अगर बिल गेट्स का संबंध एप्स्टीन से बहुत ही नॉर्मल था, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे इनके ऊपर कोई आरोप लगे, तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्या है, इतना ज्यादा पैनिक होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कहीं न कहीं बिल गेट्स का बैड पीआर हो रहा था। बिल गेट्स का जो सोशल स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए कई सारी इनके लिए पीआर एजेंसियां काम करती हैं, साथ में इनके जो एनजीओ हैं वो भी काम करते हैं। इनके कई सारे एनजीओ हैं जो महिला शिक्षा के लिए काम करते हैं, महिला स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं। तो कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आने के बाद और इनके ऊपर जब कई सारे गंभीर आरोप लगे, इसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे, उसके बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा, तो अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि मेरा एप्स्टीन से संबंध रहा है, लेकिन उसके किसी भी कृत्य में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। हाउस ओवरसाइट कमेटी बनाई गई जिसको एप्स्टीन फाइल के मामले में और दूसरे मामलों में क्लिंटन फैमिली से पूछताछ करनी थी, लेकिन क्लिंटन फैमिली बार बार इस चीज को अवॉइड कर रही थी। जिसके बाद कमेटी के चीफ जेम्स कोमर ने कहा कि अगर आप कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होते और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो ये अवमानना का आपके ऊपर केस लगेगा और आपकी गिरफ्तारी होगी। और ये भी घटना ईरान के ऊपर हमला होने से पहले हुई थी, यानी कि 26-27 फरवरी को हुई थी। इसी क्रम में 26 फरवरी को एक और घटना हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रेंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम भी एप्स्टीन के साथ आया, कई तस्वीरें वायरल हुई, जिससे ये पता चलता है कि कई बार एप्स्टीन के साथ डिनर शेयर किए थे और तमाम सारे इनके ऊपर आरोप लगे। इसी के साथ 27 फरवरी को एक और घटना होती है, पेंटागन और क्लाड की एक डील टूट जाती है। 27 फरवरी को पेंटागन और क्लाड के बीच एक डील उस वक्त खत्म हो गई
कहा कि हमको क्लाड की एआई का पूरा एक्सेस चाहिए, उस वक्त क्लाड ने ये कह के मना कर दिया कि हम आपको पूरा एक्सेस नहीं दे सकते हैं, हम आपको ये स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं कि आप लोगों को सर्विलांस पर लगाइए और ना ही आप ऑटोनॉमस वेपन का यूज कर सकते। पेंटागन जो कि अमेरिका का डिफेंस ऑफिस है, जहां पे उनकी आर्मी, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स बेस की रणनीतियां बनाती हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 28 फरवरी को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है और मैंने आपको जितनी घटनाएं बताई हैं वो सारी की सारी घटनाएं 28 फरवरी से पहले हुई थी। अब ये सारी घटनाएं कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती, वो भी लगातार इतनी सारी घटनाएं, तो कहीं न कहीं दुनिया की बड़ी हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था। एप्स्टीन फाइल की वजह से उनकी छवि खराब हो रही थी। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है ईरान के ऊपर अटैक करने का, जिससे पूरी दुनिया का जो सेंटर ऑफ फोकस एप्स्टीन फाइल थी वो हट के ईरान वॉर हो जाए, और वही हुआ। हालांकि ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके लिए सिर्फ एप्स्टीन फाइल रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके कॉन्फ्लिक्ट लगातार इजराइल और अमेरिका से चल रहे थे। लेकिन हो सकता है दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद उनको यही सबसे सही टाइम लगा हो लोगों को डाइवर्ट करने का, पूरी दुनिया का अपने ऊपर से फोकस हटाने का। हालांकि आप क्या सोचते हैं ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने किस वजह से अटैक किया होगा, क्या कारण हो सकते हैं? क्या उसमें एक एप्स्टीन फाइल वजह है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही कहानी है, इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है? क्योंकि आप अगर इसके एविडेंस खोजने बैठेंगे तो आपको कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये घटनाएं कोरिलेट होती हैं। ऐसा देश जो कभी आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन आज वही देश सड़कों पर खड़ा है अपनी ही सरकार के खिलाफ। ईरान एक टाइम पर मॉडर्न देश था, लेकिन आज उसकी पहचान एक इस्लामिक देश के रूप में होती है। ईरान में खासकर उस समय जब मोहम्मद रजा शाह की सरकार थी, उस समय ईरान बहुत तेजी से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था, बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहा था। और ये सब जब कुछ ईरान में बहुत तेजी से हो रहा था तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये उनके धर्म के खिलाफ है, ये उनकी परंपरा के खिलाफ है, हम बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत तेजी से हमारी निर्भरता उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से 1978 के आसपास मोहम्मद शाह की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता है और मोहम्मद रजा शाह की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, जिसके बाद ईरान की सत्ता पे कंट्रोल रुहुल्लाह खुमैनी का हो जाता है और इसी के बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का रास्ता भी साफ हो जाता है। ईरान में खुमैनी की पहचान एक धार्मिक कट्टर नेता के रूप में होती है। 1979 में जैसे ही खुमैनी के हाथ से ईरान की सत्ता जाती है, वैसे ही वहाँ पर वो इस्लामिक रूल रेगुलेशन को लागू करते हैं, जैसे कि ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया, अगर कोई महिला घर के बाहर निकलती है तो उसको हिजाब पहनना जरूरी है। हालांकि ईरान के लोगों ने खुमैनी की सरकार के पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी, वो बहुत ही ओपन होकर रहते थे। खुमैनी के आने के बाद जैसे ये चीजें लागू होती हैं, लोगों में असंतोष फैलता है और सरकार के शुरुआती दौरान ही इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। महिलाओं के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे छात्रों के संगठन खैमे के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। तो कुछ दिन पहले 28 दिसंबर 2025 को ईरान की राजधानी तेहरान में आर्थिक संकट को लेकर कुछ व्यापारी आंदोलन कर रहे थे। रीजन क्या था कि ईरान की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट होती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है, जो गुड्स थे, जो प्रोडक्ट थे, उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग रहता है, आम जनता रहती है, वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। साथ में जो बैंकिंग सेक्टर था उसमें भी बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलने लगा। जो दुकानदार थे उन्होंने दुकानों को बंद कर दिया, जो आम लोग थे वो सड़क पर उतर गए और खैमनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। जब ये प्रोटेस्ट दिन पे दिन बढ़ता गया तो खैमनी की गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जहां तेहरान तक ही सीमित था, ये पूरे देश में फैल गया। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान ना ही वहां की गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार है, ना ही वहां के आम लोग पीछे हटने को तैयार हैं, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई में लगभग 2400 लोगों की जान चली गई है। ये एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कई रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं ईरान में लगभग 15 से 20 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान में कई जगह लोग पर्शियन झंडे को लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पर्शियन हैं, हम कोई मुस्लिम नहीं है। ईरान की तमाम महिलाओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, उन्होंने नकाब को उतार कर फेंक दिया है। उनका कहना है कि हमारी संस्कृति का नकाब कभी हिस्सा ही नहीं था, ये हम पर थोपा गया है, ये हमारी ना तो संस्कृति थी ना ही ये सभ्यता थी। खैमे का कहना है कि अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहते हैं कि ईरान में शांति रहे और ईरान में जो भी कुछ हो रहा है यही दोनों देश इसके जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद तमाम न्यूज एजेंसियां ये कयास लगा रही हैं कि अमेरिका ने ये सब कुछ वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किया। और साथ में ईरान के लिए भी तमाम एजेंसियां ये कह रही हैं कि ईरान के पास रूस के बाद सबसे ज्यादा गैस का रिसोर्स है,
और उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। लेकिन अमेरिका की नजर ईरान के सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर नहीं है, साथ में उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, जहां से 20 से 25% ऑयल का बिजनेस होता है। वहीं पर इजराइल की अपनी मंशा है। इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि इजराइल के कई सारे देशों के साथ विवाद है, उनमें से ईरान भी एक है। अगर ईरान एक परमाणु संपन्न देश बनता है तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए जो खैमेई का कहना है कि जो कुछ ईरान में हो रहा है उसके लिए इजराइल और अमेरिका दोषी हैं, ये बात काफी हद तक सच हो सकती है। लेकिन ईरान में ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और साथ में खैमेई की धार्मिक कट्टरता की वजह से इस आंदोलन को बल मिला। तो हो सकता है जो भी कुछ ईरान में हो रहा हो उसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ हो, क्योंकि अमेरिका का नाम तब भी आता है जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होता है, जब नेपाल में प्रोटेस्ट होता है, जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट होता है। तो अमेरिका ईरान को अस्थिर करने के लिए बिल्कुल ऐसा कर सकता है। साथ में आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, जब भी इजराइल का विवाद गजा और फिलिस्तीन से होता है तो भारत के बहुत सारे लिबरल हैं जो तख्ती प्लेट लेके सामने आ जाते हैं कि गजा में अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है, बेकसूर मारे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर ईरान की सरकार ईरानियों को मार रही है, कत्लेआम कर रही है, 15-15 हजार लोगों को गोली से मार दिया गया, लेकिन एक भी तख्ती प्लेट किसी का बाहर नहीं आया। ईरान के पूरे प्रकरण को लेके आपको क्या लगता है? क्या ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ इजराइल और अमेरिका जिम्मेदार है, या फिर ईरान की नीतियां कुछ ऐसी होती चली गई जिसकी वजह से ईरान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से खैमेई सरकार आज बिल्कुल भी असहाय नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान की राजधानी के साथ साथ उसके बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, साथ में उसके कई ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी हमला हुआ। इस युद्ध के शुरू होने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में पेट्रोल और गैस के दाम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि भारत में लगभग 50 से 55% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बगल में है और ईरान में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है, क्रूड ऑयल की पूरी सप्लाई को काट सकता है। अगर हम भारत और ईरान के ऑयल ट्रेड के बारे में बात करें तो ये ट्रेड ब्रिटिश काल से होता आया है और 2012 में भारत दूसरा बड़ा खरीदार देश था। लेकिन 2019 में यूएस ने ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से जो ईरान के साथ हमारा ऑयल ट्रेड था वो धीरे धीरे घटता चला गया और प्रेजेंट टाइम में ईरान भारत का क्रूड ऑयल का मेन सोर्स नहीं है। भारत क्रूड ऑयल और गैस के मामले में लगभग पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। 80 से 90% के आसपास क्रूड ऑयल आयात करता है और लगभग 50% गैस का आयात करता है। प्रेजेंट टाइम में भारत रूस से 35% क्रूड ऑयल लेता है, इराक से 11% लेता है, सऊदी अरेबिया से 9% लेता है, यूएई से 5 से 7% लेता है, यूएस से 6 से 8% लेता है। और ये जो 50% गैस का आयात करता है उसमें से 42% गैस सिर्फ कतर से लेता है। लेकिन भारत जितना भी क्रूड ऑयल और गैस आयात करता है उसमें से लगभग 35 से 50% क्रूड ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होकर भारत पहुंचते हैं, जो कि ईरान के साउथ में है और ईरान वॉर में फंसा हुआ है। ऐसी कंडीशन में कयास लगाया जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होता है तो निश्चित तौर पर क्रूड ऑयल सप्लाई बाधित होगी, जिसकी वजह से इंडिया में तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि 35% क्रूड ऑयल की सप्लाई जो भारत में होती है वो केप ऑफ गुड होप से होती है, वहां से ज्यादातर रूस से क्रूड ऑयल भारत पहुंचता है। युद्ध के हालात हमेशा से कुछ ऐसे होते हैं कि पता नहीं होता है कि युद्ध कितने दिन तक खिंचेगा और अगर ये लंबा खिंचता है तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत ये बात अच्छे से जानता था कि अगर खाड़ी देशों में वॉर शुरू होता है तो सबसे पहले जो समस्या खड़ी होगी वो क्रूड ऑयल और गैस को लेकर होगी और कोई भी देश बिना ईंधन के आगे नहीं चल सकता है। और भारत जैसा देश जो लगभग पूरी तरीके से गैस और क्रूड ऑयल के लिए आयात पर डिपेंड है, उसके लिए तो और बड़ी समस्या होती है। इसीलिए भारत ने इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। भारत ने यूएई की कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया और ये कहा कि आप अपने क्रूड ऑयल को भारत में स्टोर कर सकते हैं और पास के देशों में आप उसको बेच सकते हैं। साथ ही समझौते में भारत ने एक और लाइन जोड़ा और ये कहा कि इस क्रूड ऑयल को आप यहाँ पर स्टोर करिए, आप पास के देशों में बेचिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो उस ऑयल को भारत
इस्तेमाल करेगा। भारत ने इसी तरीके का समझौता सऊदी अरब के साथ भी किया है, यानी कि अगर कोई वॉर होता है, कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है, खाड़ी देशों में तनाव पैदा होता है और तेल की सप्लाई बंद होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो वहाँ का रिजर्व भारत में किया गया है, उस ऑयल को भारत अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने और यूएई ने भारत के साथ ऐसा समझौता क्यों किया? क्योंकि सऊदी और अब यूएई दोनों ही देश जानते हैं कि भारत 80 से 90% क्रूड ऑयल आयात करता है, और अगर हम भारत के साथ ऐसा समझौता करते हैं तो भारत हमारा लंबे समय तक ग्राहक बनेगा, और अगर बाद में तेल के दाम बढ़ते हैं, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में डिमांड बढ़ती है, तो भारत से आसानी से तेल बेचा जा सकता है। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत कम होगी, डिलीवरी तेज होगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। इसके साथ साथ भारत और रूस के भी संबंध अच्छे हैं। जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रूस के ऊपर भी कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं, और रूस सस्ते दाम पर भारत को अपने तेल बेच रहा है और भारत उसको स्टोर कर रहा है किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में उसको यूज करने के लिए। हालांकि अमेरिका ने भारत और रूस के व्यापार को लेकर कई बार टैरिफ बढ़ाया, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत रूस के साथ ऑयल बिजनेस कर सकता है। अगर किसी भी तरीके से भारत में क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई चेन टूट जाए, तो भी भारत के पास इतना रिजर्व है कि लगभग वो 70 से 80 दिन तक सरवाइव कर सकता है। हालांकि ऐसी कंडीशन आना नामुमकिन है, लेकिन अगर खाड़ी देशों में युद्ध लंबा खिंचा तो निश्चित तौर पे गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। आखिरकार इजराइल के पास ऐसा क्या है कि उसके साथ जब भी कोई बड़ा विवाद होता है, तो हर एक विवाद में उसके साथ अमेरिका खड़ा दिखाई पड़ता है। क्या अभी हाल में जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, क्या वो एक रिलीजियस वार है, या ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज, पावर और जियोपॉलिटिक्स की जंग है? अमेरिका और इजराइल के रिलेशन को लेके एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिरकार हर एक बड़े मामले में अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा होता है? क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है, बिना अपने फायदे के वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करता है, और इस पॉलिसी के बीच में अगर कोई आड़े आता है तो निश्चित तौर पे वो अमेरिका उसको एक दुश्मन की तरह देखता है। लेकिन रिकॉर्ड है कि शायद ही अमेरिका ने कभी इजराइल का विरोध किया हो। आपने ये चीज नोटिस किया होगा, अमेरिका उस हर देश में एंटर किया जहां पर नेचुरल रिसोर्स है। जिन देशों ने उसके साथ उसके स्तर पर समझौता किया, उसको अमेरिका ने अपना दोस्त बनाया, और जिन देशों ने उसका विरोध किया, वहां पर उसने हमले किए, उनके सुप्रीम लीडर को किडनैप किया, उनकी हत्या की। जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, सभी गल्फ कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और अमेरिका की हमेशा से वहां के नेचुरल रिसोर्स पर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1947 में यूएन ने एक योजना बनाई, जिसे यूनाइटेड नेशन पार्टीशन फॉर फिलिस्तीन कहा जाता है। इस प्लान के तहत फिलिस्तीन को दो देशों में बांटना था, एक यहूदी देश, एक अरब देश, यानी कि एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। जिसके बाद इजराइल को 14 मई 1948 को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है, और सबसे पहले उसको मान्यता अमेरिका देता है, और जिसके बाद इजराइल का अरब देशों के साथ युद्ध हो जाता है, जिसमें 5 देश शामिल होते हैं, और सभी के सभी देश इजराइल से हार जाते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए इजराइल को मान्यता दी और इजराइल को सपोर्ट किया। साथ में मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी उसने इजराइल का पूरा समर्थन दिया। अमेरिका इजराइल का सिर्फ इतनी ही चीजों के लिए ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता है। इजराइल वो देश है जिसके पास पावर है, पैसा है, इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण अमेरिका इजराइल का पूरा सपोर्ट करता है। 2025 के डाटा के अनुसार अमेरिका में लगभग 902 अरबपति थे, जिनमें से 150 से लेकर 180 यहूदी अरबपति हैं, जो कि अमेरिका के कुल अरबपतियों के 18 से 20% अरबपति यहूदी मूल के हैं। साथ में कई ऐसे यहूदी बिजनेसमैन हैं जिनकी कंपनियां दुनिया में अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती हैं, जैसे फेसबुक इंस्टा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, गूगल के मालिक लैरी पेज, डेल टेक्नोलॉजी के मालिक माइकल डेल। साथ में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी है, और अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने किसी भी सीक्रेट मिशन में मोसाद की हेल्प जरूर लेता है। अभी हाल ही में आपने एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना होगा। उस फाइल में तमाम दुनिया के बड़े लीडरों का नाम है, जिनके कृत्य को आप ना तो सुन सकते हैं, ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं। ना आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि इंसान क्या अपने हवस के आगे इतना भी गिर सकता है। वो सब कुछ एप्स्टीन फाइल में दफन है। अब एप्स्टीन फाइल के बारे में कहा जाता है
इसका जो सरगना था जेफरी एप्स्टीन एक यहूदी था और वो एक मोसाद का एजेंट था। यानी कि इजराइल ने जेफरी एप्स्टीन के थ्रू दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पावरफुल लोग सबको अपने ट्रैप में फंसाया, जिससे वो कभी भी इजराइल के खिलाफ ना जा पाए। और एप्स्टीन फाइल में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों का नाम है। तो इससे एक कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल ने सब कुछ ये इसलिए किया था कि इजराइल को ये बात पता है कि हो सकता है अमेरिका इन फ्यूचर उसका साथ छोड़ दे, तो उसके पास कुछ ऐसा रहे जिसके आधार पर वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। हालांकि ये सोशल मीडिया पे तैरती हुई कहानी है, अभी तक इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ना ही ये कहा जा रहा है कि ये घटना सत्य है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, दुनिया के कई ऐसे देश ये कहना शुरू कर दिए कि ये एक रिलीजियस वार है। भारत में तो कई लोग मार्च करने लगे, रोड पे आ गए, आंदोलन करने लगे कि ये इस्लाम के खिलाफ वॉर है, एक रिलीजियस वार है। क्या ये सच में एक रिलीजियस वॉर है? तो इसके पहले हमको समझना पड़ेगा, कई ऐसे देश हैं जिनका रिलीजन एक है फिर भी वो कट्टर दुश्मन है। जैसे हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका और रूस को ले लें, अमेरिका और रूस दोनों जगह पर जो मोस्टली रिलीजियस लोग हैं वो क्रिश्चियन है, फिर भी वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। आपने देखा ही होगा, लंबे समय से यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, दोनों ही एक क्रिश्चियन देश है। इसी तरीके से हमेशा से सऊदी अरब और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है और दोनों के ही दोनों देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। हालांकि एक शिया राष्ट्र है, एक सुन्नी राष्ट्र है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, उसका समर्थन सऊदी अरब करता है, यूएई करता है, कतर करता है, और ये सारे के सारे देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। अगर ये रिलीजियस वॉर होता तो शायद ये देश कभी भी अमेरिका और इजराइल का समर्थन नहीं करते। तो जो हम लोग ये देख रहे हैं कि रिलीजियस वॉर है, ये बिल्कुल भी रिलीजियस वॉर नहीं है। ये वॉर जो शुरू हुआ है सिर्फ मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर बम के प्लान को लेके, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो हम इस वॉर को किसी भी तरीके से रिलीजियस एंगल से नहीं देख सकते हैं, ना ही ये कोई रिलीजियस वॉर है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने की सिर्फ यही वजह थी कि उसे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करना है? आपको याद ही होगा, जब तक ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, उससे पहले एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत ज्यादा थी। ये एक ग्लोबल न्यूज बनी हुई थी और दुनिया के बड़े से बड़े हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था, उनका जो सोशल स्टेटस था वो खराब हो रहा था और बहुत ज्यादा उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर भी बन रहा था। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया और उसके सिर्फ 10 दिन पहले यानी कि 18 फरवरी को प्रिंस एंड्रू को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगता है पब्लिक ऑफिस का मिसयूज किया। इसका खुलासा तब होता है जब 30 जनवरी को प्रिंस एंड्रू का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है और उस फाइल से पता चलता है कि 2010 में हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर में जो इन्होंने यात्राएं की थी, उसकी जो सीक्रेट फाइल थी उसको एप्स्टीन को इन्होंने ट्रांसफर की थी। प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी का मामला 18 फरवरी का है और महज उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 24-25 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट के और बिल गेट्स अपने एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाते हैं, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। जिन भी लड़कियों की तस्वीर मेरे साथ वायरल हो रही है, जिनका चेहरा ब्लर कर दिया गया है, उनके साथ मेरे कोई भी गलत संबंध नहीं थे। इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं, अगर बिल गेट्स का संबंध एप्स्टीन से बहुत ही नॉर्मल था, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे इनके ऊपर कोई आरोप लगे, तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्या है, इतना ज्यादा पैनिक होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कहीं न कहीं बिल गेट्स का बैड पीआर हो रहा था। बिल गेट्स का जो सोशल स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए कई सारी इनके लिए पीआर एजेंसियां काम करती हैं, साथ में इनके जो एनजीओ है वो भी काम करते हैं। इनके कई सारे एनजीओ हैं जो महिला शिक्षा के लिए काम करते हैं, महिला स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं। कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आने के बाद और इनके ऊपर जब कई सारे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे, उसके बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा, तो अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि मेरा एप्स्टीन से संबंध रहा है, लेकिन उसके किसी भी कृत्य में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। हाउस ओवरसाइट कमेटी बनाई गई जिसको एप्स्टीन फाइल के मामले में और दूसरे मामलों में क्लिंटन फैमिली से पूछताछ करनी थी।
लेकिन क्लिंटन फैमिली बार बार इस चीज को अवॉइड कर रही थी, जिसके बाद कमेटी के चीफ जेम्स कोमर ने कहा कि अगर आप कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होते हैं और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो ये अवमानना का आपके ऊपर केस लगेगा और आपकी गिरफ्तारी होगी। और ये भी घटना ईरान के ऊपर हमला होने से पहले हुई थी, यानी कि 26-27 फरवरी को हुई थी। इसी क्रम में 26 फरवरी को एक और घटना हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रेंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम भी एप्स्टीन के साथ आया, कई तस्वीरें वायरल हुई, इससे ये पता चलता है कि कई बार एप्स्टीन के साथ डिनर शेयर किए थे और तमाम सारे इनके ऊपर आरोप लगे। इसी के साथ 27 फरवरी को एक और घटना होती है, पेंटागन और क्लाड की एक डील टूट जाती है। 27 फरवरी को पेंटागन और क्लाड के बीच एक डील उस वक्त खत्म हो गई जब पेंटागन ने ये कहा कि हमको क्लाड के एआई का पूरा एक्सेस चाहिए। उस वक्त क्लाड ने ये कह के मना कर दिया कि हम आपको पूरा एक्सेस नहीं दे सकते हैं, हम आपको ये स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं कि आप लोगों को सर्विलांस पर लगाइए और ना ही आप ऑटोनॉमस वेपन का यूज कर सकते। पेंटागन जो कि अमेरिका का डिफेंस ऑफिस है, जहां पे उनकी आर्मी, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स वैसे रणनीतियां बनाती हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 28 फरवरी को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है और मैंने आपको जितनी घटनाएं बताई हैं वो सारी की सारी घटनाएं 28 फरवरी से पहले हुई थी। अब ये सारी घटनाएं कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती, वो भी लगातार इतनी सारी घटनाएं। तो कहीं न कहीं दुनिया की बड़ी हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था। एप्स्टीन फाइल की वजह से उनकी छवि खराब हो रही थी। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है ईरान के ऊपर अटैक करने का, जिससे पूरी दुनिया का जो सेंटर ऑफ फोकस एप्स्टीन फाइल थी वो हट के ईरान वॉर हो जाए, और वही हुआ। हालांकि ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके लिए सिर्फ एप्स्टीन फाइल रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके कॉन्फ्लिक्ट लगातार इजराइल और अमेरिका से चल रहे थे। लेकिन हो सकता है दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद उनको यही सबसे सही टाइम लगा हो लोगों को डाइवर्ट करने का, पूरी दुनिया का अपने ऊपर से फोकस हटाने का। हालांकि आप क्या सोचते हैं, ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने किस वजह से अटैक किया होगा? क्या कारण हो सकते हैं? क्या उसमें एक एप्स्टीन फाइल वजह है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही कहानी है, इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है? क्योंकि आप अगर इसके एविडेंस खोजने बैठेंगे तो आपको कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये घटनाएं कोरिलेट होती है। एक ऐसा देश जो कभी आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन आज वही देश सड़कों पर खड़ा है अपनी ही सरकार के खिलाफ। ईरान एक टाइम पर मॉडर्न देश था, लेकिन आज उसकी पहचान एक इस्लामिक देश के रूप में होती है। ईरान में खासकर उस समय जब मोहम्मद रजा शाह की सरकार थी, उस समय ईरान बहुत तेजी से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था, बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहा था। और ये सब जब कुछ ईरान में बहुत तेजी से हो रहा था तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये उनके धर्म के खिलाफ है, ये उनकी परंपरा के खिलाफ है, हम बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत तेजी से हमारी निर्भरता उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से 1978 के आसपास मोहम्मद शाह की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता है और मोहम्मद रजा शाह की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, जिसके बाद ईरान की सत्ता पे कंट्रोल रुहुल्लाह खुमैनी का हो जाता है और इसी के बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का रास्ता भी साफ हो जाता है। ईरान में खुमैनी की पहचान एक धार्मिक कट्टर नेता के रूप में होती है। 1979 में जैसे ही खुमैनी के हाथ में ईरान की सत्ता जाती है, वैसे ही वहाँ पर वो इस्लामिक रूल रेगुलेशन को लागू करते हैं। जैसे कि ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया, अगर कोई महिला घर के बाहर निकलती है तो उसको हिजाब पहनना जरूरी है। हालांकि ईरान के लोगों ने खुमैनी की सरकार के पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी, वो बहुत ही ओपन होकर रहते थे। खुमैनी के आने के बाद जैसे ही ये चीजें लागू होती हैं, लोगों में असंतोष फैलता है और सरकार के शुरुआती दौरान ही इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। महिलाओं के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे छात्रों के संगठन खैमे के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले 28 दिसंबर 2025 को ईरान की राजधानी तेहरान में आर्थिक संकट को लेकर कुछ व्यापारी आंदोलन कर रहे थे। रीजन क्या था कि ईरान की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट होती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है, जो गुड्स थे, जो प्रोडक्ट थे, उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग रहता है, आम जनता रहती है, वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। साथ में जो बैंकिंग सेक्टर था उसमें ही बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलने लगा। जो दुकानदार थे उन्होंने दुकानों को बंद कर दिया, जो आम लोग थे वो सड़क पर उतर गए और खैमनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। जब ये प्रोटेस्ट दिन पे दिन बढ़ता गया तो खैमे की गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जहां तेहरान तक ही सीमित था, ये पूरे देश में फैल गया। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान ना ही वहां की गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार है, ना ही वहां के आम लोग पीछे हटने को तैयार हैं, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई में लगभग 2400 लोगों की जान चली गई है। ये एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कई रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं
ईरान में लगभग 15 से 20 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान में कई जगह लोग पर्शियन झंडे को लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पर्शियन हैं, हम कोई मुस्लिम नहीं है। ईरान की तमाम महिलाओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया है। उन्होंने नकाब को उतार कर फेंक दिया है। उनका कहना है कि हमारी संस्कृति का नकाब कभी हिस्सा ही नहीं था, ये हम पर थोपा गया है, ये हमारी ना तो संस्कृति थी ना ही ये सभ्यता। खैमेई का कहना है कि अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहते हैं कि ईरान में शांति रहे और ईरान में जो भी कुछ हो रहा है यही दोनों देश इसके जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद तमाम न्यूज एजेंसियां ये कयास लगा रहे हैं कि अमेरिका ने ये सब कुछ वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किया। और साथ में ईरान के लिए भी तमाम एजेंसियां ये कह रही हैं कि ईरान के पास रूस के बाद सबसे ज्यादा गैस का रिसोर्स है और उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। लेकिन अमेरिका की नजर ईरान के सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर नहीं है, साथ में उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, जहां से 20 से 25% ऑयल का बिजनेस होता है। वहीं पर इजराइल की अपनी मंशा है। इजराइल कभी नहीं चाहता है कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि इजराइल के कई सारे देशों के साथ विवाद है, उनमें से ईरान भी एक है। अगर ईरान एक परमाणु संपन्न देश बनता है तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए जो खैमेई का कहना है कि जो कुछ ईरान में हो रहा है उसके लिए इजराइल और अमेरिका दोषी हैं, ये बात काफी हद तक सच हो सकती है। लेकिन ईरान में ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और साथ में खैमेई की धार्मिक कट्टरता की वजह से इस आंदोलन को बल मिला। तो हो सकता है जो भी कुछ ईरान में हो रहा हो उसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ हो, क्योंकि अमेरिका का नाम तब भी आता है जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होता है, जब नेपाल में प्रोटेस्ट होता है, जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट होता है। तो अमेरिका ईरान को अस्थिर करने के लिए बिल्कुल ऐसा कर सकता है। साथ में आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, जब भी इजराइल का विवाद गजा और फिलिस्तीन से होता है तो भारत के बहुत सारे लिबरल हैं जो तख्ती प्लेट लेके सामने आ जाते हैं कि गजा में अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है, बेकसूर मारे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर ईरान की सरकार ईरानियों को मार रही है, कत्लेआम कर रही है, 15-15 हजार लोगों को गोली से मार दिया गया, लेकिन एक भी तख्ती प्लेट किसी का बाहर नहीं आया। ईरान के पूरे प्रकरण को लेके आपको क्या लगता है? क्या ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ इजराइल और अमेरिका जिम्मेदार है, या फिर ईरान की नीतियां कुछ ऐसी होती चली गई जिसकी वजह से ईरान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से खैमेई सरकार आज बिल्कुल भी असहाय नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक्यूरी के तहत ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान की राजधानी के साथ साथ उसके बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, साथ में उसके कई ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी हमला हुआ। इस युद्ध के शुरू होने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में पेट्रोल और गैस के दाम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि भारत में लगभग 50 से 55% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बगल में है और ईरान में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है, क्रूड ऑयल की पूरी सप्लाई को काट सकता है। अगर हम भारत और ईरान के ऑयल ट्रेड के बारे में बात करें तो ये ट्रेड ब्रिटिश काल से होता आया है और 2012 में भारत दूसरा बड़ा खरीदार देश था। लेकिन 2019 में यूएस ने ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से जो ईरान के साथ हमारा ऑयल ट्रेड था वो धीरे धीरे घटता चला गया और प्रेजेंट टाइम में ईरान भारत का क्रूड ऑयल का मेन सोर्स नहीं है। भारत क्रूड ऑयल और गैस के मामले में लगभग पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। 80 से 90% के आसपास क्रूड ऑयल आयात करता है और लगभग 50% गैस का आयात करता है। प्रेजेंट टाइम में भारत रूस से 35% क्रूड ऑयल लेता है, इराक से 11% लेता है, सऊदी अरेबिया से 9% लेता है, यूएई से 5 से 7% लेता है, यूएस से 6 से 8% लेता है। और ये जो 50% गैस का आयात करता है उसमें से 42% गैस सिर्फ कतर से लेता है। लेकिन भारत जितना भी क्रूड ऑयल और गैस आयात करता है उसमें से लगभग 35 से 50% क्रूड ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होकर भारत पहुंचते हैं, जो कि ईरान के साउथ में है और ईरान वॉर में फंसा हुआ है। ऐसी कंडीशन में कयास लगाया जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होता है तो निश्चित तौर पर क्रूड ऑयल सप्लाई बाधित होगी, जिसकी वजह से इंडिया में तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि 35% क्रूड ऑयल की सप्लाई जो भारत में होती है वो केप ऑफ गुड होप से होती है, वहां से ज्यादातर रूस से क्रूड ऑयल भारत पहुंचता है। युद्ध के हालात हमेशा से कुछ ऐसे होते हैं कि पता नहीं होता है कि युद्ध कितने दिन तक खिंचेगा और अगर ये लंबा खिंचता है तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत ये
ये बात अच्छे से जानता था कि अगर खाड़ी देशों में वॉर शुरू होता है तो सबसे पहले जो समस्या खड़ी होगी वो क्रूड ऑयल और गैस को लेके होगी, और कोई भी देश बिना ईंधन के आगे नहीं चल सकता है। और भारत जैसा देश जो लगभग पूरी तरीके से गैस और क्रूड ऑयल के लिए आयात पर डिपेंड है, उसके लिए तो और बड़ी समस्या होती है। इसीलिए भारत ने इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। भारत ने यूएई की कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया और ये कहा कि आप अपने क्रूड ऑयल को भारत में स्टोर कर सकते हैं और पास के देशों में आप उसको बेच सकते हैं। साथ ही समझौते में भारत ने एक और लाइन जोड़ा और ये कहा कि इस क्रूड ऑयल को आप यहाँ पर स्टोर करिए, आप पास के देशों में बेचिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो उस ऑयल को भारत इस्तेमाल करेगा। भारत ने इसी तरीके का समझौता सऊदी अरब के साथ भी किया है, यानी कि अगर कोई वॉर होता है, कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है, खाड़ी देशों में तनाव पैदा होता है और तेल की सप्लाई बंद होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो वहाँ का रिजर्व भारत में किया गया है, उस ऑयल को भारत अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने और यूएई ने भारत के साथ ऐसा समझौता क्यों किया, क्योंकि सऊदी अरब यूएई दोनों ही देश जानते हैं कि भारत 80 से 90% क्रूड ऑयल आयात करता है, और अगर हम भारत के साथ ऐसा समझौता करते हैं तो भारत हमारा लंबे समय तक ग्राहक बनेगा। और अगर बाद में तेल के दाम बढ़ते हैं, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में डिमांड बढ़ती है, तो भारत से आसानी से तेल बेचा जा सकता है। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत कम होगी, डिलीवरी तेज होगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। इसके साथ साथ भारत और रूस के भी संबंध अच्छे हैं। जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रूस के ऊपर भी कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं और रूस सस्ते दाम पर भारत को अपने तेल बेच रहा है और भारत उसको स्टोर कर रहा है किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में उसको यूज करने के लिए। हालांकि अमेरिका ने भारत और रूस के व्यापार को लेकर कई बार टैरिफ बढ़ाया, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत रूस के साथ ऑयल बिजनेस कर सकता है। अगर किसी भी तरीके से भारत में क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई चेन टूट जाए तो भी भारत के पास इतना रिजर्व है कि लगभग वो 70 से 80 दिन तक सरवाइव कर सकता है। हालांकि ऐसी कंडीशन आना नामुमकिन है, लेकिन अगर खाड़ी देशों में युद्ध लंबा खिंचा तो निश्चित तौर पे गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। आखिरकार इजराइल के पास ऐसा क्या है कि उसके साथ जब भी कोई बड़ा विवाद होता है तो हर एक विवाद में उसके साथ अमेरिका खड़ा दिखाई पड़ता है। क्या अभी हाल में जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, क्या वो एक रिलीजियस वार है या ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज, पावर और जियोपॉलिटिक्स की जंग है? अमेरिका और इजराइल के रिलेशन को लेके एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिरकार हर एक बड़े मामले में अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा होता है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है बिना अपने फायदे के वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करता है और इस पॉलिसी के बीच में अगर कोई आड़े आता है तो निश्चित तौर पे वो अमेरिका उसको एक दुश्मन की तरह देखता है। लेकिन रिकॉर्ड है कि शायद ही अमेरिका ने कभी इजराइल का विरोध किया हो। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अमेरिका उस हर देश में एंटर किया जहां पर नेचुरल रिसोर्स है। जिन देशों ने उसके साथ उसके स्तर पर समझौता किया उसको अमेरिका ने अपना दोस्त बनाया, और जिन देशों ने उसका विरोध किया वहां पर उसने हमले किए, उनके सुप्रीम लीडर को किडनैप किया, उनकी हत्या की। जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, सभी गल्फ कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और अमेरिका की हमेशा से वहां के नेचुरल रिसोर्स पर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1947 में यूएन ने एक योजना बनाई जिसे यूनाइटेड नेशन पार्टीशन फॉर फिलिस्तीन कहा जाता है। इस प्लान के तहत फिलिस्तीन को दो देशों में बांटना था, एक यहूदी देश, एक अरब देश, यानी कि एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। जिसके बाद इजराइल को 14 मई 1948 को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है और सबसे पहले उसको मान्यता अमेरिका देता है, और जिसके बाद इजराइल का अरब देशों के साथ युद्ध हो जाता है जिसमें 5 देश शामिल होते हैं और सभी के सभी देश इजराइल से हार जाते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए इजराइल को मान्यता दी और इजराइल को सपोर्ट किया। साथ में मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी उसने इजराइल का पूरा समर्थन दिया। अमेरिका इजराइल का सिर्फ इतनी ही चीजों के लिए ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता है। इजराइल वो देश है जिसके पास पावर है, पैसा है, इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण अमेरिका इजराइल का पूरा सपोर्ट करता है। 2025 के डाटा के अनुसार अमेरिका में लगभग 902 अरबपति थे, जिनमें से 150 से लेकर 180 यहूदी अरबपति हैं, जो कि अमेरिका के कुल अरबपतियों के 18 से 20% अरबपति यहूदी मूल के हैं।
में कई ऐसे यहूदी बिजनेसमैन हैं जिनकी कंपनियां दुनिया में अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती हैं, जैसे फेसबुक इंस्टा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, गूगल के मालिक लैरी पेज, डेल टेक्नोलॉजी के मालिक माइकल डेल। साथ में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी है और अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने किसी भी सीक्रेट मिशन में मोसाद की हेल्प जरूर लेता है। अभी हाल ही में आपने एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना होगा। उस फाइल में तमाम दुनिया के बड़े लीडरों का नाम है जिनके कृत्य को आप ना तो सुन सकते हैं ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं। ना आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि इंसान क्या अपने हवस के आगे इतना भी गिर सकता है। वो सब कुछ एप्स्टीन फाइल में दफन है। अब एप्स्टीन फाइल के बारे में कहा जाता है इसका जो सरगना था जेफरी एप्स्टीन एक यहूदी था और वो एक मोसाद का एजेंट था। यानी कि इजराइल ने जेफरी एप्स्टीन के थ्रू दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पावरफुल लोग सबको अपने ट्रैप में फंसाया जिससे वो कभी भी इजराइल के खिलाफ ना जा पाए। और एप्स्टीन फाइल में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों का नाम है। इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल ने सब कुछ ये इसलिए किया था कि इजराइल को ये बात पता है कि हो सकता है अमेरिका इन फ्यूचर उसका साथ छोड़ दे, तो उसके पास कुछ ऐसा रहे जिसके आधार पर वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। हालांकि ये सोशल मीडिया पे तैरती हुई कहानी है, अभी तक इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ना ही ये कहा जा रहा है कि ये घटना सत्य है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, दुनिया के कई ऐसे देश ये कहना शुरू कर दिए कि ये एक रिलीजियस वार है। भारत में तो कई लोग मार्च करने लगे, रोड पे आ गए, आंदोलन करने लगे कि ये इस्लाम के खिलाफ वार है, एक रिलीजियस वार है। क्या ये सच में एक रिलीजियस वार है? तो इसके पहले हमको समझना पड़ेगा कई ऐसे देश हैं जिनका रिलीजन एक है फिर भी वो कट्टर दुश्मन है। जैसे हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका और रूस को ले लें, अमेरिका और रूस दोनों जगह पर जो मोस्टली रिलीजियस लोग हैं वो क्रिश्चियन है, फिर भी वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। आपने देखा ही होगा लंबे समय से यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, दोनों ही एक क्रिश्चियन देश है। इसी तरीके से हमेशा से सऊदी अरब और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है और दोनों के ही दोनों देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। हालांकि एक शिया राष्ट्र है, एक सुन्नी राष्ट्र है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है उसका समर्थन सऊदी अरब करता है, यूएई करता है, कतर करता है और ये सारे के सारे देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। अगर ये रिलीजियस वॉर होता तो शायद ये देश कभी भी अमेरिका और इजराइल का समर्थन नहीं करते। तो जो हम लोग ये देख रहे हैं कि रिलीजियस वॉर है, ये बिल्कुल भी रिलीजियस वॉर नहीं है। ये वॉर जो शुरू हुआ है सिर्फ मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर बम के प्लान को लेके, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो हम इस वॉर को किसी भी तरीके से रिलीजियस एंगल से नहीं देख सकते हैं, ना ही ये कोई रिलीजियस वॉर है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने की सिर्फ यही वजह थी कि उसे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करना है? आपको याद ही होगा जब तक ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, उससे पहले एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत ज्यादा थी। ये एक ग्लोबल न्यूज बनी हुई थी और दुनिया के बड़े से बड़े हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था, उनका जो सोशल स्टेटस था वो खराब हो रहा था और बहुत ज्यादा उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर भी बन रहा था। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया और उसके सिर्फ 10 दिन पहले यानी कि 18 फरवरी को प्रिंस एंड्रू को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगता है पब्लिक ऑफिस का मिसयूज किया है। इसका खुलासा तब होता है जब 30 जनवरी को प्रिंस एंड्रू का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है और उस फाइल से पता चलता है कि 2010 में हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर में जो उन्होंने यात्राएं की थी उसकी जो सीक्रेट फाइल थी उसको एप्स्टीन को इन्होंने ट्रांसफर की थी। प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी का मामला 18 फरवरी का है और महज उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 24-25 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट के ऑर्ल बिल गेट्स अपने एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाते हैं, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। जिन भी लड़कियों की तस्वीर मेरे साथ वायरल हो रही है, जिनका चेहरा ब्लर कर दिया गया है, उनके साथ मेरे कोई भी गलत संबंध नहीं थे। इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं अगर बिल गेट्स का संबंध एप्स्टीन से बहुत ही नॉर्मल था, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे इनके ऊपर कोई आरोप लगे, तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्या है, इतना ज्यादा पैनिक होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कहीं न कहीं बिल गेट्स का बैड पीआर हो रहा था। बिल गेट्स का जो सोशल स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए कई सारी इनके लिए पीआर एजेंसियां काम करती हैं, साथ में इनके जो एनजीओ हैं वो भी काम करते हैं। इनके कई सारे एनजीओ हैं जो
काम करते हैं, महिला स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं। कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आने के बाद और इनके ऊपर जब कई सारे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे, उसके बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा, तो अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि मेरा एप्स्टीन से संबंध रहा है, लेकिन उसके किसी भी कृत्य में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। हाउस ओवरसाइट कमेटी बनाई गई जिसको एप्स्टीन फाइल के मामले में और दूसरे मामलों में क्लिंटन फैमिली से पूछताछ करनी थी, लेकिन क्लिंटन फैमिली बार-बार इस चीज को अवॉइड कर रही थी, जिसके बाद कमेटी के चीफ जेम्स कोमर ने कहा कि अगर आप कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होते और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो ये अवमानना का आपके ऊपर केस लगेगा और आपकी गिरफ्तारी होगी। और ये भी घटना ईरान के ऊपर हमला होने से पहले हुई थी, यानी कि 26-27 फरवरी को हुई थी। इसी क्रम में 26 फरवरी को एक और घटना हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रेंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम भी एप्स्टीन के साथ आया। कई तस्वीरें वायरल हुई, इससे ये पता चलता है कि कई बार एप्स्टीन के साथ डिनर शेयर किए थे और तमाम सारे इनके ऊपर आरोप लगे। इसी के साथ 27 फरवरी को एक और घटना होती है। पेंटागन और क्लाड की एक डील टूट जाती है। 27 फरवरी को पेंटागन और क्लाड के बीच एक डील उस वक्त खत्म हो गई जब पेंटागन ने ये कहा कि हमको क्लाड के एआई का पूरा एक्सेस चाहिए। उस वक्त क्लाड ने ये कह के मना कर दिया कि हम आपको पूरा एक्सेस नहीं दे सकते हैं, हम आपको ये स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं कि आप लोगों को सर्विलांस पर लगाइए और ना ही आप ऑटोनॉमस वेपन का यूज कर सकते। पेंटागन जो कि अमेरिका का डिफेंस ऑफिस है, जहां पे उनकी आर्मी, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स पर इसकी रणनीतियां बनाती हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 28 फरवरी को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है और मैंने आपको जितनी घटनाएं बताई हैं, वो सारी की सारी घटनाएं 28 फरवरी से पहले हुई थी। अब ये सारी घटनाएं कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती, वो भी लगातार इतनी सारी घटनाएं। तो कहीं न कहीं दुनिया की बड़ी हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था। एप्स्टीन फाइल की वजह से उनकी छवि खराब हो रही थी। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है ईरान के ऊपर अटैक करने का, जिससे पूरी दुनिया का जो सेंटर ऑफ फोकस एप्स्टीन फाइल थी, वो हट के ईरान वॉर हो जाए, और वही हुआ। हालांकि ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुआ है, उसके लिए सिर्फ एप्स्टीन फाइल रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके कॉन्फ्लिक्ट लगातार इजराइल और अमेरिका से चल रहे थे। लेकिन हो सकता है दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद उनको यही सबसे सही टाइम लगा हो लोगों को डाइवर्ट करने का, पूरी दुनिया का अपने ऊपर से फोकस हटाने का। हालांकि आप क्या सोचते हैं, ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने किस वजह से अटैक किया होगा? क्या कारण हो सकते हैं? क्या उसमें एक एप्स्टीन फाइल वजह है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही कहानी है, इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है? क्योंकि आप अगर इसके एविडेंस खोजने बैठेंगे तो आपको कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये घटनाएं कोरिलेट होती हैं। ऐसा देश जो कभी आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन आज वही देश सड़कों पर खड़ा है अपनी ही सरकार के खिलाफ। ईरान एक टाइम पर मॉडर्न देश था, लेकिन आज उसकी पहचान एक इस्लामिक देश के रूप में होती है। ईरान में खासकर उस समय जब मोहम्मद रजा शाह की सरकार थी, उस समय ईरान बहुत तेजी से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था, बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहा था। और ये सब जब कुछ ईरान में बहुत तेजी से हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये उनके धर्म के खिलाफ है, ये उनकी परंपरा के खिलाफ है। हम बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत तेजी से हमारी निर्भरता उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से 1978 के आसपास मोहम्मद शाह की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता है और मोहम्मद रजा शाह की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, जिसके बाद ईरान की सत्ता पे कंट्रोल रुहुल्लाह खुमैनी का हो जाता है और इसी के बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का रास्ता भी साफ हो जाता है। ईरान में खुमैनी की पहचान एक धार्मिक कट्टर नेता के रूप में होती है। 1979 में जैसे ही खुमैनी के हाथ में ईरान की सत्ता जाती है, वैसे ही वहाँ पर वो इस्लामिक रूल रेगुलेशन को लागू करते हैं, जैसे कि ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया। अगर कोई महिला घर के बाहर निकलती है तो उसको हिजाब पहनना जरूरी है। हालांकि ईरान के लोगों ने खुमैनी की सरकार के पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी, वो बहुत ही ओपन होकर रहते थे। खुमैनी के आने के बाद जैसे ही ये चीजें लागू होती हैं, लोगों में असंतोष फैलता है और सरकार के शुरुआती दौरान ही इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। महिलाओं के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे छात्रों के संगठन खैमे के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले 28 दिसंबर 2025 को ईरान की राजधानी तेहरान में आर्थिक संकट को लेकर कुछ व्यापारी आंदोलन कर रहे थे। रीजन क्या था कि ईरान की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट होती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है। जो गुड्स थे, जो प्रोडक्ट थे, उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग रहता है, आम जनता रहती है, वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है।
साथ में जो बैंकिंग सेक्टर था उसमें ही बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलने लगा। जो दुकानदार थे उन्होंने दुकानों को बंद कर दिया, जो आम लोग थे वो सड़क पर उतर गए और खैमनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। जब ये प्रोटेस्ट दिन पे दिन बढ़ता गया तो खैमई की गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जहां तेहरान तक ही सीमित था, ये पूरे देश में फैल गया। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान ना ही वहां की गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार है, ना ही वहां के आम लोग पीछे हटने को तैयार हैं, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई में लगभग 2400 लोगों की जान चली गई है। ये एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कई रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं ईरान में लगभग 15 से 20 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान में कई जगह लोग पर्शियन झंडे को लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पर्शियन हैं, हम कोई मुस्लिम नहीं है। ईरान की तमाम महिलाओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, उन्होंने नकाब को उतार कर फेंक दिया है। उनका कहना है कि हमारी संस्कृति का नकाब कभी हिस्सा ही नहीं था, ये हम पर थोपा गया है, ये हमारी ना तो संस्कृति थी ना ही ये सभ्यता। खैमई का कहना है कि अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहते हैं कि ईरान में शांति रहे और ईरान में जो भी कुछ हो रहा है यही दोनों देश इसके जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद तमाम न्यूज एजेंसियां ये कयास लगा रही कि अमेरिका ने ये सब कुछ वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किया, और साथ में ईरान के लिए भी तमाम एजेंसियां ये कह रही हैं कि ईरान के पास रूस के बाद सबसे ज्यादा गैस का रिसोर्स है और उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। लेकिन अमेरिका की नजर ईरान के सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर नहीं है, साथ में उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, जहां से 20 से 25% ऑयल का बिजनेस होता है। वहीं पर इजराइल की अपनी मंशा है, इजराइल कभी नहीं चाहता है कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि इजराइल के कई सारे देशों के साथ विवाद है, उनमें से ईरान भी एक है। अगर ईरान एक परमाणु संपन्न देश बनता है तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए जो खैमई का कहना है कि जो कुछ ईरान में हो रहा है उसके लिए इजराइल और अमेरिका दोषी हैं, ये बात काफी हद तक सच हो सकती है। लेकिन ईरान में ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और साथ में खैमई की धार्मिक कट्टरता की वजह से इस आंदोलन को बल मिला। तो हो सकता है जो भी कुछ ईरान में हो रहा हो उसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ हो, क्योंकि अमेरिका का नाम तब भी आता है जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होता है, जब नेपाल में प्रोटेस्ट होता है, जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट होता है। तो अमेरिका ईरान को अस्थिर करने के लिए बिल्कुल ऐसा कर सकता है। साथ में आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, जब भी इजराइल का विवाद गजा और फिलिस्तीन से होता है तो भारत के बहुत सारे लिबरल हैं जो तख्ती प्लेट लेके सामने आ जाते हैं कि गजा में अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है, बेकसूर मारे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर ईरान की सरकार ईरानियों को मार रही है, कत्लेआम कर रही है, 15-15 हजार लोगों को गोली से मार दिया गया, लेकिन एक भी तख्ती प्लेट किसी का बाहर नहीं आया। ईरान के पूरे प्रकरण को लेके आपको क्या लगता है? क्या ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ इजराइल और अमेरिका जिम्मेदार है, या फिर ईरान की नीतियां कुछ ऐसी होती चली गई जिसकी वजह से ईरान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से खैमई सरकार आज बिल्कुल भी असहाय नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान की राजधानी के साथ साथ उसके बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, साथ में उसके कई ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी हमला हुआ। इस युद्ध के शुरू होने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में पेट्रोल और गैस के दाम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि भारत में लगभग 50 से 55% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बगल में है और ईरान में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है, क्रूड ऑयल की पूरी सप्लाई को काट सकता है। अगर हम भारत और ईरान के ऑयल ट्रेड के बारे में बात करें तो ये ट्रेड ब्रिटिश काल से होता आया है और 2012 में भारत दूसरा बड़ा खरीदार देश था। लेकिन 2019 में यूएस ने ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से जो ईरान के साथ हमारा ऑयल ट्रेड था वो धीरे धीरे घटता चला गया, और प्रेजेंट टाइम में ईरान भारत का क्रूड ऑयल का मेन सोर्स नहीं है। भारत क्रूड ऑयल और गैस के मामले में लगभग पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। 80 से 90% के आसपास क्रूड ऑयल आयात करता है और लगभग 50% गैस का आयात करता है। प्रेजेंट टाइम में भारत रूस से 35% क्रूड ऑयल लेता है, इराक से 11% लेता है, सऊदी अरेबिया से 9% लेता है, यूएई से 5 से 7% लेता है, यूएस से 6 से 8% लेता है। और ये जो 50% गैस का आयात करता है उसमें से 42% गैस सिर्फ कतर से लेता है। लेकिन भारत जितना भी क्रूड ऑयल और गैस आयात करता है उसमें से लगभग 35 से 50% क्रूड ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होकर भारत पहुंचते हैं, जो कि ईरान के साउथ में है और ईरान वॉर में फंसा हुआ है।
ऐसी कंडीशन में कयास लगाया जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होता है तो निश्चित तौर पर क्रूड ऑयल सप्लाई बाधित होगी, जिसकी वजह से इंडिया में तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि 35% क्रूड ऑयल की सप्लाई जो भारत में होती है वो केप ऑफ गुड होप से होती है। वहां से ज्यादातर रूस से क्रूड ऑयल भारत पहुंचता है। युद्ध के हालात हमेशा से कुछ ऐसे होते हैं कि पता नहीं होता है कि युद्ध कितने दिन तक खींचेगा, और अगर ये लंबा खींचता है तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत ये बात अच्छे से जानता था कि अगर खाड़ी देशों में वॉर शुरू होता है तो सबसे पहले जो समस्या खड़ी होगी वो क्रूड ऑयल और गैस को लेकर होगी, और कोई भी देश बिना ईंधन के आगे नहीं चल सकता है। और भारत जैसा देश जो लगभग पूरी तरीके से गैस और क्रूड ऑयल के लिए आयात पर डिपेंड है, उसके लिए तो और बड़ी समस्या होती है। इसीलिए भारत ने इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। भारत ने यूएई की कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया और ये कहा कि आप अपने क्रूड ऑयल को भारत में स्टोर कर सकते हैं और पास के देशों में आप उसको बेच सकते हैं। साथ ही समझौते में भारत ने एक और लाइन जोड़ा और ये कहा कि इस क्रूड ऑयल को आप यहाँ पर स्टोर करिए, आप पास के देशों में बेचिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो उस ऑयल को भारत इस्तेमाल करेगा। भारत ने इसी तरीके का समझौता सऊदी अरब के साथ भी किया है, यानी कि अगर कोई वॉर होता है, कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है, खाड़ी देशों में तनाव पैदा होता है और तेल की सप्लाई बंद होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो वहाँ का रिजर्व भारत में किया गया है उस ऑयल को भारत अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने और यूएई ने भारत के साथ ऐसा समझौता क्यों किया, क्योंकि सऊदी अरब यूएई दोनों ही देश जानते हैं कि भारत 80 से 90% क्रूड ऑयल आयात करता है, और अगर हम भारत के साथ ऐसा समझौता करते हैं तो भारत हमारा लंबे समय तक ग्राहक बनेगा, और अगर बाद में तेल के दाम बढ़ते हैं, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में डिमांड बढ़ती है, तो भारत से आसानी से तेल बेचा जा सकता है। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत कम होगी, डिलीवरी तेज होगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। इसके साथ साथ भारत और रूस के भी संबंध अच्छे हैं। जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रूस के ऊपर में कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं और रूस सस्ते दाम पर भारत को अपने तेल बेच रहा है और भारत उसको स्टोर कर रहा है किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में उसको यूज करने के लिए। हालांकि अमेरिका ने भारत और रूस के व्यापार को लेकर कई बार टैरिफ बढ़ाया, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत रूस के साथ ऑयल बिजनेस कर सकता है। अगर किसी भी तरीके से भारत में क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई चेन टूट जाए तो भी भारत के पास इतना रिजर्व है कि लगभग वो 70 से 80 दिन तक सरवाइव कर सकता है। हालांकि ऐसी कंडीशन आना नामुमकिन है, लेकिन अगर खाड़ी देशों में युद्ध लंबा खिंचा तो निश्चित तौर पे गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। आखिरकार इजराइल के पास ऐसा क्या है कि उसके साथ जब भी कोई बड़ा विवाद होता है तो हर एक विवाद में उसके साथ अमेरिका खड़ा दिखाई पड़ता है। क्या अभी हाल में जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, क्या वो एक रिलीजियस वार है या ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज, पावर और जियोपॉलिटिक्स की जंग है? अमेरिका और इजराइल के रिलेशन को लेके एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिरकार हर एक बड़े मामले में अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा होता है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है बिना अपने फायदे के वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करता है, और इस पॉलिसी के बीच में अगर कोई आड़े आता है तो निश्चित तौर पे वो अमेरिका उसको एक दुश्मन की तरह देखता है। लेकिन रिकॉर्ड है कि शायद ही अमेरिका ने कभी इजराइल का विरोध किया हो। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अमेरिका उस हर देश में एंटर किया जहां पर नेचुरल रिसोर्स है। जिन देशों ने उसके साथ उसके स्तर पर समझौता किया उसको अमेरिका ने अपना दोस्त बनाया, और जिन देशों ने उसका विरोध किया वहां पर उसने हमले किए, उनके सुप्रीम लीडर को किडनैप किया, उनकी हत्या की। जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, सभी गल्फ कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और अमेरिका की हमेशा से वहां के नेचुरल रिसोर्स पर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1947 में यूएन ने एक योजना बनाई जिसे यूनाइटेड नेशन पार्टीशन फॉर फिलिस्तीन कहा जाता है। इस प्लान के तहत फिलिस्तीन को दो देशों में बांटना था, एक यहूदी देश, एक अरब देश, यानी कि एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। जिसके बाद इजराइल को 14 मई 1948 को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है, और सबसे पहले उसको मान्यता अमेरिका देता है, और जिसके बाद इजराइल का अरब देशों के साथ युद्ध हो जाता है, जिसमें 5 देश शामिल होते हैं और सभी के सभी देश इजराइल से हार जाते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए इजराइल को मान्यता दी और इजराइल को सपोर्ट किया।
साथ में मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी उसने इजराइल का पूरा समर्थन दिया। अमेरिका इजराइल का सिर्फ इतनी ही चीजों के लिए ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता है। इजराइल वो देश है जिसके पास पावर है, पैसा है, इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण अमेरिका इजराइल का पूरा सपोर्ट करता है। 2025 के डाटा के अनुसार अमेरिका में लगभग 902 अरबपति थे, जिनमें से 150 से लेकर 180 यहूदी अरबपति हैं, जो कि अमेरिका के कुल अरबपतियों के 18 से 20% अरबपति यहूदी मूल के हैं। साथ में कई ऐसे यहूदी बिजनेसमैन हैं जिनकी कंपनियां दुनिया में अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती हैं, जैसे फेसबुक इंस्टा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, गूगल के मालिक लैरी पेज, डेल टेक्नोलॉजी के मालिक माइकल डेल। साथ में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी है और अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने किसी भी सीक्रेट मिशन में मोसाद की हेल्प जरूर लेता है। अभी हाल ही में आपने एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना होगा। उस फाइल में तमाम दुनिया के बड़े लीडरों का नाम है, जिनके कृत्य को आप ना तो सुन सकते हैं, ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं, ना आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि इंसान क्या अपने हवस के आगे इतना भी गिर सकता है। वो सब कुछ एप्स्टीन फाइल में दफन है। अब एप्स्टीन फाइल के बारे में कहा जाता है, इसका जो सरगना था जेफरी एप्स्टीन एक यहूदी था और वो एक मोसाद का एजेंट था। यानी कि इजराइल ने जेफरी एप्स्टीन के थ्रू दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पावरफुल लोग सबको अपने ट्रैप में फंसाया, जिससे वो कभी भी इजराइल के खिलाफ ना जा पाए। और एप्स्टीन फाइल में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों का नाम है। इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल ने सब कुछ ये इसलिए किया था कि इजराइल को ये बात पता है कि हो सकता है अमेरिका इन फ्यूचर उसका साथ छोड़ दे, तो उसके पास कुछ ऐसा रहे जिसके आधार पर वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। हालांकि ये सोशल मीडिया पे तैरती हुई कहानी है, अभी तक इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ना ही ये कहा जा रहा है कि ये घटना सत्य है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, दुनिया के कई ऐसे देश ये कहना शुरू कर दिए कि ये एक रिलीजियस वार है। भारत में तो कई लोग मार्च करने लगे, रोड पे आ गए, आंदोलन करने लगे कि ये इस्लाम के खिलाफ वॉर है, एक रिलीजियस वार है। क्या ये सच में एक रिलीजियस वार है? तो इसके पहले हमको समझना पड़ेगा, कई ऐसे देश हैं जिनका रिलीजन एक है, फिर भी वो कट्टर दुश्मन है। जैसे हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका और रूस को ले लें, अमेरिका और रूस दोनों जगह पर जो मोस्टली रिलीजियस लोग हैं वो क्रिश्चियन है, फिर भी वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। आपने देखा ही होगा, लंबे समय से यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, दोनों ही एक क्रिश्चियन देश है। इसी तरीके से हमेशा सऊदी अरब और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है और दोनों के ही दोनों देश मुस्लिम राष्ट्र है। हालांकि एक शिया राष्ट्र है, एक सुन्नी राष्ट्र है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, उसका समर्थन सऊदी अरब करता है, यूएई करता है, कतर करता है, और ये सारे के सारे देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। अगर ये रिलीजियस वॉर होता तो शायद ये देश कभी भी अमेरिका और इजराइल का समर्थन नहीं करते। तो जो हम लोग ये देख रहे हैं कि रिलीजियस वॉर है, ये बिल्कुल भी रिलीजियस वॉर नहीं है। ये वॉर जो शुरू हुआ है सिर्फ मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर बम के प्लान को लेके, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो हम इस वॉर को किसी भी तरीके से रिलीजियस एंगल से नहीं देख सकते हैं, ना ही ये कोई रिलीजियस वॉर है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने की सिर्फ यही वजह थी कि उसे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करना है? आपको याद ही होगा, जब तक ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, उससे पहले एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत ज्यादा थी। ये एक ग्लोबल न्यूज बनी हुई थी और दुनिया के बड़े से बड़े हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था, उनका जो सोशल स्टेटस था वो खराब हो रहा था और बहुत ज्यादा उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर भी बन रहा था। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया और उसके सिर्फ 10 दिन पहले यानी कि 18 फरवरी को प्रिंस एंड्रू को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगता है पब्लिक ऑफिस का मिसयूज किया है। इसका खुलासा तब होता है जब 30 जनवरी को प्रिंस एंड्रू का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है और उस फाइल से पता चलता है कि 2010 में हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर में जो इन्होंने यात्राएं की थी, उसकी जो सीक्रेट फाइल थी उसको एप्स्टीन को इन्होंने ट्रांसफर की थी। प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी का मामला 18 फरवरी का है और महज उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 24-25 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर बिल गेट्स अपने एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाते हैं, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं और उसे कहते हैं कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। जिन भी लड़कियों की
तस्वीर मेरे साथ वायरल हो रही है, जिनका चेहरा ब्लर कर दिया गया है, उनके साथ मेरे कोई भी गलत संबंध नहीं थे। इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं, अगर बिल गेट्स का संबंध एप्स्टीन से बहुत ही नॉर्मल था, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे इनके ऊपर कोई आरोप लगे, तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्या है, इतना ज्यादा पैनिक होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कहीं न कहीं बिल गेट्स का बैड पीआर हो रहा था। बिल गेट्स का जो सोशल स्टेटस है, उसको बनाए रखने के लिए कई सारी इनके लिए पीआर एजेंसियां काम करती हैं, साथ में इनके जो एनजीओ हैं, वो भी काम करते हैं। ये कई सारे एनजीओ हैं जो महिला शिक्षा के लिए काम करते हैं, महिला स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं। तो कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आने के बाद और इनके ऊपर जब कई सारे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे, उसके बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा, तो अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि मेरा एप्स्टीन से संबंध रहा है, लेकिन उसकी किसी भी कृत्य में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। हाउस ओवरसाइट कमेटी बनाई गई, जिसको एप्स्टीन फाइल के मामले में और दूसरे मामलों में क्लिंटन फैमिली से पूछताछ करनी थी, लेकिन क्लिंटन फैमिली बार बार इस चीज को अवॉइड कर रही थी। जिसके बाद कमेटी के चीफ जेम्स कोमर ने कहा कि अगर आप कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होते और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो ये अवमानना का आपके ऊपर केस लगेगा और आपकी गिरफ्तारी होगी। और ये भी घटना ईरान के ऊपर हमला होने से पहले हुई थी, यानी कि 26-27 फरवरी को हुई थी। इसी क्रम में 26 फरवरी को एक और घटना हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रेंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम भी एप्स्टीन के साथ आया, कई तस्वीरें वायरल हुई, इससे ये पता चलता है कि कई बार एप्स्टीन के साथ डिनर शेयर किए थे और तमाम सारे इनके ऊपर आरोप लगे। इसी के साथ 27 फरवरी को एक और घटना होती है, पेंटागन और क्लाड की एक डील टूट जाती है। 27 फरवरी को पेंटागन और क्लाड के बीच एक डील उस वक्त खत्म हो गई जब पेंटागन ने ये कहा कि हमको क्लाड की एआई का पूरा एक्सेस चाहिए। उस वक्त क्लाड ने ये कह के मना कर दिया कि हम आपको पूरा एक्सेस नहीं दे सकते हैं, हम आपको ये स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं कि आप लोगों को सर्विलांस पर लगाइए और ना ही आप ऑटोनॉमस वेपन का यूज कर सकते। पेंटागन जो कि अमेरिका का डिफेंस ऑफिस है, जहां पे उनकी आर्मी, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स बेस की रणनीतियां बनाती हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 28 फरवरी को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है और मैंने आपको जितनी घटनाएं बताई हैं, वो सारी की सारी घटनाएं 28 फरवरी से पहले हुई थी। अब ये सारी घटनाएं कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती, होगी लगातार इतनी सारी घटनाएं। तो कहीं न कहीं दुनिया की बड़ी हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था, एप्स्टीन फाइल की वजह से उनकी छवि खराब हो रही थी। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है ईरान के ऊपर अटैक करने का, जिससे पूरी दुनिया का जो सेंटर ऑफ फोकस एप्स्टीन फाइल थी, वो हट के ईरान और हो जाए, और वही हुआ। हालांकि ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुआ है, उसके लिए सिर्फ एप्स्टीन फाइल रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके कॉन्फ्लिक्ट लगातार इजराइल और अमेरिका से चल रहे थे। लेकिन हो सकता है दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद उनको यही सबसे सही टाइम लगा हो लोगों को डाइवर्ट करने का, पूरी दुनिया का अपने ऊपर से फोकस हटाने का। हालांकि आप क्या सोचते हैं, ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने किस वजह से अटैक किया होगा? क्या कारण हो सकते हैं? क्या उसमें एक एप्स्टीन फाइल वजह है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही कहानी है, इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है? क्योंकि आप अगर इसके एविडेंस खोजने बैठेंगे तो आपको कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये घटनाएं कोरिलेट होती हैं। ऐसा देश जो कभी आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन आज वही देश सड़कों पर खड़ा है अपनी ही सरकार के खिलाफ। ईरान एक टाइम पर मॉडर्न देश था, लेकिन आज उसकी पहचान एक इस्लामिक देश के रूप में होती है। ईरान में खासकर उस समय जब मोहम्मद रजा शाह की सरकार थी, उस समय ईरान बहुत तेजी से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था, बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहा था। और ये सब जब कुछ ईरान में बहुत तेजी से हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये उनके धर्म के खिलाफ है, ये उनकी परंपरा के खिलाफ है, हम बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत तेजी से हमारी निर्भरता उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से 1978 के आसपास मोहम्मद शाह की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता है और मोहम्मद रजा शाह की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, जिसके बाद ईरान की सत्ता पे कंट्रोल रुहुल्लाह खुमैनी का हो जाता है और इसी के बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का रास्ता भी साफ हो जाता है। ईरान में खुमैनी की पहचान एक धार्मिक कट्टर नेता के रूप में होती है। 1979 में जैसे ही खुमैनी के हाथ में ईरान की सत्ता जाती है, वैसे ही वहाँ पर वो इस्लामिक रूल रेगुलेशन को लागू करते हैं। जैसे कि ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया, अगर कोई महिला घर के बाहर निकलती है तो उसको हिजाब पहनना जरूरी है। हालांकि ईरान के लोगों ने खुमैनी की सरकार के पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी, वो बहुत ही ओपन होकर रहते थे। खुमैनी के आने के बाद जैसे ये चीजें लागू होती हैं, लोगों में असंतोष फैलता है,
और सरकार के शुरुआती दौरान ही इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। महिलाओं के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे छात्रों के संगठन खैमे के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। तो कुछ दिन पहले 28 दिसंबर 2025 को ईरान की राजधानी तेहरान में आर्थिक संकट को लेकर कुछ व्यापारी आंदोलन कर रहे थे। रीजन क्या था कि ईरान की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट होती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है। जो गुड्स थे, जो प्रोडक्ट थे, उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो व्यापारी आम जनता रहती है वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। साथ में जो बैंकिंग सेक्टर था उसमें ही बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलने लगा। जो दुकानदार थे उन्होंने दुकानों को बंद कर दिया, जो आम लोग थे वो सड़क पर उतर गए और खैमनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। जब ये प्रोटेस्ट दिन पे दिन बढ़ता गया तो खैमे की गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जहां तेहरान तक ही सीमित था, ये पूरे देश में फैल गया। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान ना ही वहां की गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार है, ना ही वहां के आम लोग पीछे हटने को तैयार हैं, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई में लगभग 2400 लोगों की जान चली गई है। ये एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कई रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं ईरान में लगभग 15 से 20 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान में कई जगह लोग पर्शियन झंडे को लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पर्शियन हैं, हम कोई मुस्लिम नहीं है। ईरान की तमाम महिलाओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, उन्होंने नकाब को उतार के फेंक दिया है। उनका कहना है कि हमारी संस्कृति का नकाब कभी हिस्सा ही नहीं था, ये हम पर थोपा गया है, ये हमारी ना तो संस्कृति थी ना ही ये सभ्यता। खैमे का कहना है कि अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहते हैं कि ईरान में शांति रहे और ईरान में जो भी कुछ हो रहा है यही दोनों देश इसके जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद तमाम न्यूज एजेंसियां ये कयास लगा रहे हैं कि अमेरिका ने ये सब कुछ वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किया। और साथ में ईरान के लिए भी तमाम एजेंसियां ये कह रही हैं कि ईरान के पास रूस के बाद सबसे ज्यादा गैस का रिसोर्स है और उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। लेकिन अमेरिका की नजर ईरान के सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर नहीं है, साथ में उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, जहां से 20 से 25% ऑयल का बिजनेस होता है। वहीं पर इजराइल की अपनी मंशा है। इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि इजराइल के कई सारे देशों के साथ विवाद है, उनमें से ईरान भी एक है। अगर ईरान एक परमाणु संपन्न देश बनता है तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए जो खैमेई का कहना है कि जो कुछ ईरान में हो रहा है उसके लिए इजराइल और अमेरिका दोषी हैं, ये बात काफी हद तक सच हो सकती है। लेकिन ईरान में ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और साथ में खैमेई की धार्मिक कट्टरता की वजह से इस आंदोलन को बल मिला। तो हो सकता है जो भी कुछ ईरान में हो रहा हो उसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ हो, क्योंकि अमेरिका का नाम तब भी आता है जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होता है, जब नेपाल में प्रोटेस्ट होता है, जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट होता है। तो अमेरिका ईरान को अस्थिर करने के लिए बिल्कुल ऐसा कर सकता है। साथ में आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, जब भी इजराइल का विवाद गजा और फिलिस्तीन से होता है तो भारत के बहुत सारे लिबरल हैं जो तख्ती प्लेट लेके सामने आ जाते हैं कि गजा में अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है, बेकसूर मारे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर ईरान की सरकार ईरानियों को मार रही है, कत्लेआम कर रही है, 15-15 हजार लोगों को गोली से मार दिया गया, लेकिन एक भी तख्ती प्लेट किसी का बाहर नहीं आया। ईरान के पूरे प्रकरण को लेके आपको क्या लगता है? क्या ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ इजराइल और अमेरिका जिम्मेदार है, या फिर ईरान की नीतियां कुछ ऐसी होती चली गई जिसकी वजह से ईरान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से खैमेई सरकार आज बिल्कुल भी असहाय नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक्यूरी के तहत ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान की राजधानी के साथ साथ उसके बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, साथ में उसके कई ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी हमला हुआ। इस युद्ध के शुरू होने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में पेट्रोल और गैस के दाम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि भारत में लगभग 50 से 55% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बगल में है और ईरान में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है, क्रूड ऑयल की पूरी सप्लाई को काट सकता है। अगर हम भारत और ईरान के ऑयल ट्रेड के बारे में बात करें तो ये ट्रेड ब्रिटिश काल से होता आया है और 2012 में भारत दूसरा बड़ा खरीदार देश था। लेकिन 2019 में यूएस ने ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से जो ईरान के साथ हमारा ऑयल ट्रेड था वो धीरे धीरे घटता चला गया और प्रेजेंट टाइम में ईरान भारत का क्रूड ऑयल का मेन सोर्स नहीं है। भारत क्रूड ऑयल और गैस के मामले में लगभग पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है
80 से 90% के आसपास क्रूड ऑयल आयात करता है और लगभग 50% गैस का आयात करता है। प्रेजेंट टाइम में भारत रूस से 35% क्रूड ऑयल लेता है, इराक से 11% लेता है, सऊदी अरेबिया से 9% लेता है, यूएई से 5 से 7% लेता है, यूएस से 6 से 8% लेता है। और ये जो 50% गैस का आयात करता है उसमें से 42% गैस सिर्फ कतर से लेता है। लेकिन भारत जितना भी क्रूड ऑयल और गैस आयात करता है उसमें से लगभग 35 से 50% क्रूड ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होकर भारत पहुंचते हैं, जो कि ईरान के साउथ में है और ईरान वॉर में फंसा हुआ है। ऐसी कंडीशन में कयास लगाया जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होता है तो निश्चित तौर पर क्रूड ऑयल सप्लाई बाधित होगी, जिसकी वजह से इंडिया में तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि 35% क्रूड ऑयल की सप्लाई जो भारत में होती है वो केप ऑफ गुड होप से होती है, वहां से ज्यादातर रूस से क्रूड ऑयल भारत पहुंचता है। युद्ध के हालात हमेशा से कुछ ऐसे होते हैं कि पता नहीं होता है कि युद्ध कितने दिन तक खींचेगा, और अगर ये लंबा खींचता है तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत ये बात और गैस को लेके होगी, और कोई भी देश बिना ईंधन के आगे नहीं चल सकता है। और भारत जैसा देश जो लगभग पूरी तरीके से गैस और क्रूड ऑयल के लिए आयात पर डिपेंड है, उसके लिए तो और बड़ी समस्या होती है। इसीलिए भारत ने इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। भारत ने यूएई की कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया और ये कहा कि आप अपने क्रूड ऑयल को भारत में स्टोर कर सकते हैं और पास के देशों में आप उसको बेच सकते हैं। साथ ही समझौते में भारत ने एक और लाइन जोड़ा और ये कहा कि इस क्रूड ऑयल को आप यहाँ पर स्टोर करिए, आप पास के देशों में बेचिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो उस ऑयल को भारत इस्तेमाल करेगा। भारत ने इसी तरीके का समझौता सऊदी अरब के साथ भी किया है, यानी कि अगर कोई वॉर होता है, कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है, खाड़ी देशों में तनाव पैदा होता है और तेल की सप्लाई बंद होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो वहाँ का रिजर्व भारत में किया गया है उस ऑयल को भारत अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने और यूएई ने भारत के साथ ऐसा समझौता क्यों किया, क्योंकि सऊदी अरब यूएई दोनों ही देश जानते हैं कि भारत 80 से 90% क्रूड ऑयल आयात करता है, और अगर हम भारत के साथ ऐसा समझौता करते हैं तो भारत हमारा लंबे समय तक ग्राहक बनेगा। और अगर बाद में तेल के दाम बढ़ते हैं, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में डिमांड बढ़ती है, तो भारत से आसानी से तेल बेचा जा सकता है। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत कम होगी, डिलीवरी तेज होगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। इसके साथ साथ भारत और रूस के भी संबंध अच्छे हैं। जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रूस के ऊपर भी कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं और रूस सस्ते दाम पर भारत को अपने तेल बेच रहा है और भारत उसको स्टोर कर रहा है किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में उसको यूज करने के लिए। हालांकि अमेरिका ने भारत और रूस के व्यापार को लेकर कई बार टैरिफ बढ़ाया, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत रूस के साथ ऑयल बिजनेस कर सकता है। अगर किसी भी तरीके से भारत में क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई चेन टूट जाए तो भी भारत के पास इतना रिजर्व है कि लगभग वो 70 से 80 दिन तक सरवाइव कर सकता है। हालांकि ऐसी कंडीशन आना नामुमकिन है, लेकिन अगर खाड़ी देशों में युद्ध लंबा खिंचा तो निश्चित तौर पे गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। आखिरकार इजराइल के पास ऐसा क्या है कि उसके साथ जब भी कोई बड़ा विवाद होता है तो हर एक विवाद में उसके साथ अमेरिका खड़ा दिखाई पड़ता है। क्या अभी हाल में जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, क्या वो एक रिलीजियस वार है या ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज, पावर और जियोपॉलिटिक्स की जंग है? अमेरिका और इजराइल के रिलेशन को लेके एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिरकार हर एक बड़े मामले में अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा होता है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है बिना अपने फायदे के वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करता है और इस पॉलिसी के बीच में अगर कोई आड़े आता है तो निश्चित तौर पे वो अमेरिका उसको एक दुश्मन की तरह देखता है। लेकिन रिकॉर्ड है कि शायद ही अमेरिका ने कभी इजराइल का विरोध किया हो। आपने चीज नोटिस किया होगा, अमेरिका उस हर देश में एंटर किया जहां पर नेचुरल रिसोर्स है। जिन देशों ने उसके साथ उसके स्तर पर समझौता किया उसको अमेरिका ने अपना दोस्त बनाया, और जिन देशों ने उसका विरोध किया वहां पर उसने हमले किए, उनके सुप्रीम लीडर को किडनैप किया, उनकी हत्या की। जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, सभी गल्फ कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और अमेरिका की हमेशा से वहां के नेचुरल रिसोर्स पर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1947 में यूएन ने एक योजना बनाई
जिसे यूनाइटेड नेशन पार्टीशन फॉर फिलिस्तीन कहा जाता है। इस प्लान के तहत फिलिस्तीन को दो देशों में बांटना था, एक यहूदी देश, एक अरब देश, यानी कि एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। जिसके बाद इजराइल को 14 मई 1948 को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है और सबसे पहले उसको मान्यता अमेरिका देता है, और जिसके बाद इजराइल का अरब देशों के साथ युद्ध हो जाता है, जिसमें 5 देश शामिल होते हैं और सभी के सभी देश इजराइल से हार जाते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए इजराइल को मान्यता दी और इजराइल को सपोर्ट किया। साथ में मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी उसने इजराइल का पूरा समर्थन दिया। अमेरिका इजराइल का सिर्फ इतनी ही चीजों के लिए ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता है। इजराइल वो देश है जिसके पास पावर है, पैसा है, इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण अमेरिका इजराइल का पूरा सपोर्ट करता है। 2025 के डाटा के अनुसार अमेरिका में लगभग 902 अरबपति थे, जिनमें से 150 से लेकर 180 यहूदी अरबपति हैं, जो कि अमेरिका के कुल अरबपतियों के 18 से 20% अरबपति यहूदी मूल के हैं। साथ में कई ऐसे यहूदी बिजनेसमैन हैं जिनकी कंपनियां दुनिया में अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती हैं, जैसे फेसबुक इंस्टा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, गूगल के मालिक लैरी पेज, डेल टेक्नोलॉजी के मालिक माइकल डेल। साथ में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी है और अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने किसी भी सीक्रेट मिशन में मोसाद की हेल्प जरूर लेता है। अभी हाल ही में आपने एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना होगा। उस फाइल में तमाम दुनिया के बड़े लीडरों का नाम है, जिनके कृत्य को आप ना तो सुन सकते हैं, ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं। ना आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि इंसान क्या अपने हवस के आगे इतना भी गिर सकता है। वो सब कुछ एप्स्टीन फाइल में दफन है। अब एप्स्टीन फाइल के बारे में कहा जाता है, इसका जो सरगना था जेफरी एप्स्टीन एक यहूदी था और वो एक मोसाद का एजेंट था। यानी कि इजराइल ने जेफरी एप्स्टीन के थ्रू दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पावरफुल लोग सबको अपने ट्रैप में फंसाया, जिससे वो कभी भी इजराइल के खिलाफ ना जा पाए। और एप्स्टीन फाइल में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों का नाम है, जिससे ये कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल ने सब कुछ ये इसलिए किया था कि इजराइल को ये बात पता है कि हो सकता है अमेरिका इन फ्यूचर उसका साथ छोड़ दे, तो उसके पास कुछ ऐसा रहे जिसके आधार पर वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। हालांकि ये सोशल मीडिया पे तैरती हुई कहानी है, अभी तक इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ना ही ये कहा जा रहा है कि ये घटना सत्य है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, दुनिया के कई ऐसे देश ये कहना शुरू कर दिए कि ये एक रिलीजियस वार है। भारत में तो कई लोग मार्च करने लगे, रोड पे आ गए, आंदोलन करने लगे कि ये इस्लाम के खिलाफ वार है, एक रिलीजियस वार है। क्या ये सच में एक रिलीजियस वार है? तो इसके पहले हमको समझना पड़ेगा, कई ऐसे देश हैं जिनका रिलीजन एक है, फिर भी वो कट्टर दुश्मन है। जैसे हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका और रूस को ले लें, अमेरिका और रूस दोनों जगह पर जो मोस्टली रिलीजियस लोग हैं वो क्रिश्चियन है, फिर भी वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। आपने देखा ही होगा, लंबे समय से यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, दोनों ही एक क्रिश्चियन देश है। इसी तरीके से हमेशा सऊदी अरब और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है और दोनों के ही दोनों देश मुस्लिम राष्ट्र है। हालांकि एक शिया राष्ट्र है, एक सुन्नी राष्ट्र है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, उसका समर्थन सऊदी अरब करता है, यूएई करता है, कतर करता है, और ये सारे के सारे देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। अगर ये रिलीजियस वॉर होता तो शायद ये देश कभी भी अमेरिका और इजराइल का समर्थन नहीं करते। तो जो हम लोग ये देख रहे हैं कि रिलीजियस वॉर है, ये बिल्कुल भी रिलीजियस वॉर नहीं है। ये वॉर जो शुरू हुआ है सिर्फ मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर बम के प्लान को लेके, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो हम इस वॉर को किसी भी तरीके से रिलीजियस एंगल से नहीं देख सकते हैं, ना ही ये कोई रिलीजियस वॉर है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने की सिर्फ यही वजह थी कि उसे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करना है? आपको याद ही होगा, जब तक ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, उससे पहले एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत ज्यादा थी। ये एक ग्लोबल न्यूज बनी हुई थी और दुनिया के बड़े से बड़े हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था, उनका जो सोशल स्टेटस था वो खराब हो रहा था और बहुत ज्यादा उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर भी बढ़ रहा था। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया और उसके सिर्फ 10 दिन पहले यानी कि 18
18 फरवरी को प्रिंस एंड्रू को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगता है पब्लिक ऑफिस का मिसयूज किया है। इसका खुलासा तब होता है जब 30 जनवरी को प्रिंस एंड्रू का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है और उस फाइल से पता चलता है कि 2010 में हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर में जो इन्होंने यात्राएं की थी उसकी जो सीक्रेट फाइल थी उसको एप्स्टीन को इन्होंने ट्रांसफर की थी। प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी का मामला 18 फरवरी का है और महज उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 24-25 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट के ऑरल बिल गेट्स अपने एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाते हैं, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। जिन भी लड़कियों की तस्वीर मेरे साथ वायरल हो रही है, जिनका चेहरा ब्लर कर दिया गया है, उनके साथ मेरे कोई भी गलत संबंध नहीं थे। इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं अगर बिल गेट्स का संबंध एप्स्टीन से बहुत ही नॉर्मल था, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे इनके ऊपर कोई आरोप लगे, तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्या है, इतना ज्यादा पैनिक होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कहीं न कहीं बिल गेट्स का बैड पीआर हो रहा था। बिल गेट्स का जो सोशल स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए कई सारी इनके लिए पीआर एजेंसियां काम करती हैं, साथ में इनके जो एनजीओ हैं वो भी काम करते हैं। ये कई सारे एनजीओ हैं जो महिला शिक्षा के लिए काम करते हैं, महिला स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं। तो कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आने के बाद और इनके ऊपर जब कई सारे गंभीर आरोप लगे, इसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे, उसके बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा, तो अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि मेरा एप्स्टीन से संबंध रहा है, लेकिन उसके किसी भी कृत्य में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। हाउस ओवरसाइट कमेटी बनाई गई जिसको एप्स्टीन फाइल के मामले में और दूसरे मामलों में क्लिंटन फैमिली से पूछताछ करनी थी, लेकिन क्लिंटन फैमिली बार बार इस चीज को अवॉइड कर रही थी। जिसके बाद कमेटी के चीफ जेम्स कोमर ने कहा कि अगर आप कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होते और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो ये अवमानना का आपके ऊपर केस लगेगा और आपकी गिरफ्तारी होगी। और ये भी घटना ईरान के ऊपर हमला होने से पहले हुई थी, यानी कि 26-27 फरवरी को हुई थी। इसी क्रम में 26 फरवरी को एक और घटना हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रेंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम भी एप्स्टीन के साथ आया, कई तस्वीरें वायरल हुई जिसमें ये पता चलता है कि कई बार एप्स्टीन के साथ डिनर शेयर किए थे और तमाम सारे इनके ऊपर आरोप लगे। इसी के साथ 27 फरवरी को एक और घटना होती है, पेंटागन और क्लाड की एक डील टूट जाती है। 27 फरवरी को पेंटागन और क्लाड के बीच एक डील उस वक्त खत्म हो गई जब पेंटागन ने ये कहा कि हमको क्लाड की एआई का पूरा एक्सेस चाहिए। उस वक्त क्लाड ने ये कह के मना कर दिया कि हम आपको पूरा एक्सेस नहीं दे सकते हैं, हम आपको ये स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं कि आप लोगों को सर्विलांस पर लगाइए और ना ही आप ऑटोनॉमस वेपन का यूज कर सकते। पेंटागन जो कि अमेरिका का डिफेंस ऑफिस है, जहां पे उनकी आर्मी, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स वैसे की रणनीतियां बनाती हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 28 फरवरी को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है और मैंने आपको जितनी घटनाएं बताई हैं वो सारी की सारी घटनाएं 28 फरवरी से पहले हुई थी। अब ये सारी घटनाएं कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती, वो भी लगातार इतनी सारी घटनाएं। तो कहीं न कहीं दुनिया की बड़ी हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था, एप्स्टीन फाइल की वजह से उनकी छवि खराब हो रही थी। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है ईरान के ऊपर अटैक करने का, जिससे पूरी दुनिया का जो सेंटर ऑफ फोकस एप्स्टीन फाइल थी वो हट के ईरान वॉर हो जाए, और वही हुआ। हालांकि ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके लिए सिर्फ एप्स्टीन फाइल रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके कॉन्फ्लिक्ट लगातार इजराइल और अमेरिका से चल रहे थे। लेकिन हो सकता है दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद उनको यही सबसे सही टाइम लगा हो लोगों को डाइवर्ट करने का, पूरी दुनिया का अपने ऊपर से फोकस हटाने का। हालांकि आप क्या सोचते हैं ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने किस वजह से अटैक किया होगा, क्या कारण हो सकते हैं? क्या उसमें एक एप्स्टीन फाइल वजह है या फिर भी सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही कहानी है, इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है? क्योंकि आप अगर इसके एविडेंस खोजने बैठेंगे तो आपको कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये घटनाएं कोरिलेट होती हैं। ऐसा देश जो कभी आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन आज वही देश सड़कों पर खड़ा है अपनी ही सरकार के खिलाफ। ईरान एक टाइम पर मॉडर्न देश था, लेकिन आज उसकी पहचान एक इस्लामिक देश के रूप में होती है। ईरान में खासकर उस समय जब मोहम्मद रजा शाह की सरकार थी, उस समय ईरान बहुत तेजी से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था, बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहा था। और ये सब जब कुछ ईरान में बहुत तेजी से हो रहा था तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये उनके धर्म के खिलाफ है, ये उनकी परंपरा के खिलाफ है, हम बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत
बहुत तेजी से हमारी निर्भरता उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से 1978 के आसपास मोहम्मद शाह की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता है और मोहम्मद रजा शाह की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, जिसके बाद ईरान की सत्ता पे कंट्रोल रुहुल्लाह खुमैनी का हो जाता है और इसी के बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का रास्ता भी साफ हो जाता है। ईरान में खुमैनी की पहचान एक धार्मिक कट्टर नेता के रूप में होती है। 1979 में जैसे ही खुमैनी के हाथ में ईरान की सत्ता जाती है, वैसे ही वहाँ पर वो इस्लामिक रूल रेगुलेशन को लागू करते हैं, जैसे कि ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया, अगर कोई महिला घर के बाहर निकलती है तो उसको हिजाब पहनना जरूरी है। हालांकि ईरान के लोगों ने खुमैनी की सरकार के पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी, वो बहुत ही ओपन होकर रहते थे। खुमैनी के आने के बाद जैसे ये चीजें लागू होती हैं, लोगों में असंतोष फैलता है और सरकार के शुरुआती दौरान ही इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। महिलाओं के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे छात्रों के संगठन खैमे के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। वे कुछ दिन पहले 28 दिसंबर 2025 को ईरान की राजधानी तेहरान में आर्थिक संकट को लेकर कुछ व्यापारी आंदोलन कर रहे थे। रीजन क्या था कि ईरान की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट होती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है। जो गुड्स थे, जो प्रोडक्ट थे, उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग रहता है, आम जनता रहती है, वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। साथ में जो बैंकिंग सेक्टर था उसमें ही बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलने लगा। जो दुकानदार थे उन्होंने दुकानों को बंद कर दिया, जो आम लोग थे वो सड़क पर उतर गए और खैमनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। जब ये प्रोटेस्ट दिन पे दिन बढ़ता गया तो खैमे की गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जहां तेहरान तक ही सीमित था, ये पूरे देश में फैल गया। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान ना ही वहां की गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार है, ना ही वहां के आम लोग पीछे हटने को तैयार हैं, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई में लगभग 2400 लोगों की जान चली गई है। ये एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कई रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं ईरान में लगभग 15 से 20 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान में कई जगह लोग पर्शियन झंडे को लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पर्शियन हैं, हम कोई मुस्लिम नहीं है। ईरान की तमाम महिलाओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, उन्होंने नकाब को उतार कर फेंक दिया है। उनका कहना है कि हमारी संस्कृति का नकाब कभी हिस्सा ही नहीं था, ये हम पर थोपा गया है, ये हमारी ना तो संस्कृति थी ना ही ये सभ्यता। खैमे का कहना है कि अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहते हैं कि ईरान में शांति रहे और ईरान में जो भी कुछ हो रहा है यही दोनों देश इसके जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद तमाम न्यूज एजेंसियां ये कयास लगा रही हैं कि अमेरिका ने ये सब कुछ वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किया। और साथ में ईरान के लिए भी तमाम एजेंसियां ये कह रही हैं कि ईरान के पास रूस के बाद सबसे ज्यादा गैस का रिसोर्स है और उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। लेकिन अमेरिका की नजर ईरान के सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर नहीं है, साथ में उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, जहां से 20 से 25% ऑयल का बिजनेस होता है। वहीं पर इजराइल की अपनी मंशा है, इजराइल कभी नहीं चाहता है कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि इजराइल के कई सारे देशों के साथ विवाद है, उनमें से ईरान भी एक है। अगर ईरान एक परमाणु संपन्न देश बनता है तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए जो खैमेई का कहना है कि जो कुछ ईरान में हो रहा है उसके लिए इजराइल और अमेरिका दोषी हैं, ये बात काफी हद तक सच हो सकती है। लेकिन ईरान में ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और साथ में खैमेई की धार्मिक कट्टरता की वजह से इस आंदोलन को बल मिला। तो हो सकता है जो भी कुछ ईरान में हो रहा हो उसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ हो, क्योंकि अमेरिका का नाम तब भी आता है जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होता है, जब नेपाल में प्रोटेस्ट होता है, जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट होता है। तो अमेरिका ईरान को अस्थिर करने के लिए बिल्कुल ऐसा कर सकता है। साथ में आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, जब भी इजराइल का विवाद गजा और फिलिस्तीन से होता है तो भारत के बहुत सारे लिबरल हैं जो तख्ती प्लेट लेके सामने आ जाते हैं कि गजा में अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है, बेकसूर मारे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर ईरान की सरकार ईरानियों को मार रही है, कत्लेआम कर रही है, 15-15 हजार लोगों को गोली से मार दिया गया, लेकिन एक भी तख्ती प्लेट किसी का बाहर नहीं आया। ईरान के पूरे प्रकरण को लेके आपको क्या लगता है, क्या ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ इजराइल और अमेरिका जिम्मेदार है, या फिर ईरान की नीतियां कुछ ऐसी होती चली गई जिसकी वजह से ईरान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से खैमेई सरकार आज बिल्कुल भी असहाय नजर आ रही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान की राजधानी के साथ साथ उसके बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, साथ में उसके कई ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी हमला हुआ। इस युद्ध के शुरू होने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में पेट्रोल और गैस के दाम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
भारत में लगभग 50 से 55% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बगल में है और ईरान में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है, क्रूड ऑयल की पूरी सप्लाई को काट सकता है। अगर हम भारत और ईरान के ऑयल ट्रेड के बारे में बात करें तो ये ट्रेड ब्रिटिश काल से होता आया है और 2012 में भारत दूसरा बड़ा खरीदार देश था। लेकिन 2019 में यूएस ने ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से जो ईरान के साथ हमारा ऑयल ट्रेड था वो धीरे धीरे घटता चला गया और प्रेजेंट टाइम में ईरान भारत का क्रूड ऑयल का मेन सोर्स नहीं है। भारत क्रूड ऑयल और गैस के मामले में लगभग पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। 80 से 90% के आसपास क्रूड ऑयल आयात करता है और लगभग 50% गैस का आयात करता है। प्रेजेंट टाइम में भारत रूस से 35% क्रूड ऑयल लेता है, इराक से 11% लेता है, सऊदी अरेबिया से 9% लेता है, यूएई से 5 से 7% लेता है, यूएस से 6 से 8% लेता है। और ये जो 50% गैस का आयात करता है उसमें से 42% गैस सिर्फ कतर से लेता है। लेकिन भारत जितना भी क्रूड ऑयल और गैस आयात करता है उसमें से लगभग 35 से 50% क्रूड ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होकर भारत पहुंचते हैं, जो कि ईरान के साउथ में है और ईरान वॉर में फंसा हुआ है। ऐसी कंडीशन में कयास लगाया जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होता है तो निश्चित तौर पर क्रूड ऑयल सप्लाई बाधित होगी, जिसकी वजह से इंडिया में तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि 35% क्रूड ऑयल की सप्लाई जो भारत में होती है वो केप ऑफ गुड होप से होती है, वहां से ज्यादातर रूस से क्रूड ऑयल भारत पहुंचता है। युद्ध के हालात हमेशा से कुछ ऐसे होते हैं कि पता नहीं होता है कि युद्ध कितने दिन तक खिंचेगा और अगर ये लंबा खिंचता है तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत ये बात अच्छे से जानता था कि अगर खाड़ी देशों में वॉर शुरू होता है तो सबसे पहले जो समस्या खड़ी होगी वो क्रूड ऑयल और गैस को लेकर होगी और कोई भी देश बिना ईंधन के आगे नहीं चल सकता है। और भारत जैसा देश जो लगभग पूरी तरीके से गैस और क्रूड ऑयल के लिए आयात पर डिपेंड है, उसके लिए तो और बड़ी समस्या होती है। इसीलिए भारत ने इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। भारत ने यूएई की कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया और ये कहा कि आप अपने क्रूड ऑयल को भारत में स्टोर कर सकते हैं और पास के देशों में आप उसको बेच सकते हैं। साथ ही समझौते में भारत ने एक और लाइन जोड़ा और ये कहा कि इस क्रूड ऑयल को आप यहाँ पर स्टोर करिए, आप पास के देशों में बेचिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो उस ऑयल को भारत इस्तेमाल करेगा। भारत ने इसी तरीके का समझौता सऊदी अरब के साथ भी किया है, यानी कि अगर कोई वॉर होता है, कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है, खाड़ी देशों में तनाव पैदा होता है और तेल की सप्लाई बंद होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो वहाँ का रिजर्व भारत में किया गया है उस ऑयल को भारत अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने और यूएई ने भारत के साथ ऐसा समझौता क्यों किया, क्योंकि सऊदी अरब यूएई दोनों ही देश जानते हैं कि भारत 80 से 90% क्रूड ऑयल आयात करता है और अगर हम भारत के साथ ऐसा समझौता करते हैं तो भारत हमारा लंबे समय तक ग्राहक बनेगा और अगर बाद में तेल के दाम बढ़ते हैं, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में डिमांड बढ़ती है, तो भारत से आसानी से तेल बेचा जा सकता है। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत कम होगी, डिलीवरी तेज होगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। इसके साथ साथ भारत और रूस के भी संबंध अच्छे हैं। जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रूस के ऊपर भी कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं और रूस सस्ते दाम पर भारत को अपने तेल बेच रहा है और भारत उसको स्टोर कर रहा है किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में उसको यूज करने के लिए। हालांकि अमेरिका ने भारत और रूस के व्यापार को लेकर कई बार टैरिफ बढ़ाया, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत रूस के साथ ऑयल बिजनेस कर सकता है। अगर किसी भी तरीके से भारत में क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई चेन टूट जाए तो भी भारत के पास इतना रिजर्व है कि लगभग वो 70 से 80 दिन तक सरवाइव कर सकता है। हालांकि ऐसी कंडीशन आना नामुमकिन है, लेकिन अगर खाड़ी देशों में युद्ध लंबा खिंचा तो निश्चित तौर पे गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। आखिरकार इजराइल के पास ऐसा क्या है कि उसके साथ जब भी कोई बड़ा विवाद होता है तो हर एक विवाद में उसके साथ अमेरिका खड़ा दिखाई पड़ता है। क्या अभी हाल में जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, क्या वो एक रिलीजियस वार है या ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज, पावर और जियोपॉलिटिक्स की जंग है? अमेरिका और इजराइल के रिलेशन को लेकर एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिरकार हर एक बड़े मामले में अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा होता है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है बिना अपने फायदे के वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करता है और इस पॉलिसी
बीच में अगर कोई आड़े आता है तो निश्चित तौर पे वो अमेरिका उसको एक दुश्मन की तरह देखता है। लेकिन रिकॉर्ड है कि शायद ही अमेरिका ने कभी इजराइल का विरोध किया हो। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अमेरिका उस हर देश में एंटर किया जहां पर नेचुरल रिसोर्स है। जिन देशों ने उसके साथ उसके स्तर पर समझौता किया उसको अमेरिका ने अपना दोस्त बनाया, और जिन देशों ने उसका विरोध किया वहां पर उसने हमले किए, उनके सुप्रीम लीडर को किडनैप किया, उनकी हत्या की। जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, सभी गल्फ कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और अमेरिका की हमेशा से वहां के नेचुरल रिसोर्स पर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1947 में यूएन ने एक योजना बनाई जिसे यूनाइटेड नेशन पार्टीशन फॉर फिलिस्तीन कहा जाता है। इस प्लान के तहत फिलिस्तीन को दो देशों में बांटना था, एक यहूदी देश, एक अरब देश, यानी कि एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। जिसके बाद इजराइल को 14 मई 1948 को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है, और सबसे पहले उसको मान्यता अमेरिका देता है। और जिसके बाद इजराइल का अरब देशों के साथ युद्ध हो जाता है, जिसमें 5 देश शामिल होते हैं, और सभी के सभी देश इजराइल से हार जाते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए इजराइल को मान्यता दी और इजराइल को सपोर्ट किया। साथ में मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी उसने इजराइल का पूरा समर्थन दिया। अमेरिका इजराइल का सिर्फ इतनी ही चीजों के लिए ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता है। इजराइल वो देश है जिसके पास पावर है, पैसा है, इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण अमेरिका इजराइल का पूरा सपोर्ट करता है। 2025 के डाटा के अनुसार अमेरिका में लगभग 902 अरबपति थे, जिनमें से 150 से लेकर 180 यहूदी अरबपति हैं, जो कि अमेरिका के कुल अरबपतियों के 18 से 20% अरबपति यहूदी मूल के हैं। साथ में कई ऐसे यहूदी बिजनेसमैन हैं जिनकी कंपनियां दुनिया में अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती हैं, जैसे फेसबुक इंस्टा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, गूगल के मालिक लैरी पेज, डेल टेक्नोलॉजी के मालिक माइकल डेल। साथ में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी है, और अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने किसी भी सीक्रेट मिशन में मोसाद की हेल्प जरूर लेता है। अभी हाल ही में आपने एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना होगा। उस फाइल में तमाम दुनिया के बड़े लीडरों का नाम है, जिनके कृत्य को आप ना तो सुन सकते हैं, ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं। ना आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि इंसान क्या अपने हवस के आगे इतना भी गिर सकता है। वो सब कुछ एप्स्टीन फाइल में दफन है। अब एप्स्टीन फाइल के बारे में कहा जाता है, इसका जो सरगना था जेफरी एप्स्टीन एक यहूदी था, और वो एक मोसाद का एजेंट था। यानी कि इजराइल ने जेफरी एप्स्टीन के थ्रू दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पावरफुल लोग सबको अपने ट्रैप में फंसाया, जिससे वो कभी भी इजराइल के खिलाफ ना जा पाए। और एप्स्टीन फाइल में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों का नाम है। तो इससे एक कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल ने सब कुछ ये इसलिए किया था कि इजराइल को ये बात पता है कि हो सकता है अमेरिका इन फ्यूचर उसका साथ छोड़ दे, तो उसके पास कुछ ऐसा रहे जिसके आधार पर वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। हालांकि ये सोशल मीडिया पे तैरती हुई कहानी है, अभी तक इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ना ही ये कहा जा रहा है कि ये घटना सत्य है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, दुनिया के कई ऐसे देश ये कहना शुरू कर दिए कि ये एक रिलीजियस वार है। भारत में तो कई लोग मार्च करने लगे, रोड पे आ गए, आंदोलन करने लगे कि ये इस्लाम के खिलाफ वॉर है, एक रिलीजियस वार है। क्या ये सच में एक रिलीजियस वार है? इसके पहले हमको समझना पड़ेगा, कई ऐसे देश हैं जिनका रिलीजन एक है, फिर भी वो कट्टर दुश्मन है। जैसे हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका और रूस को ले लें, अमेरिका और रूस दोनों जगह पर जो मोस्टली रिलीजियस लोग हैं वो क्रिश्चियन है, फिर भी वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। आपने देखा ही होगा, लंबे समय से यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, दोनों ही एक क्रिश्चियन देश है। इसी तरीके से हमेशा से सऊदी अरब और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है, और दोनों के ही दोनों देश मुस्लिम राष्ट्र है। हालांकि एक शिया राष्ट्र है, एक सुन्नी राष्ट्र है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, उसका समर्थन सऊदी अरब करता है, यूएई करता है, कतर करता है, और ये सारे के सारे देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। अगर ये रिलीजियस वॉर होता तो शायद ये देश कभी भी अमेरिका और इजराइल का समर्थन नहीं करते। तो जो हम लोग ये देख रहे हैं कि रिलीजियस वॉर है, ये बिल्कुल भी रिलीजियस वॉर नहीं है। ये वॉर जो शुरू हुआ है सिर्फ मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर बम के प्लान को लेके, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो हम इस वॉर को किसी भी तरीके से रिलीजियस एंगल से नहीं देख सकते हैं, ना ही ये कोई रिलीजियस वॉर है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने की सिर्फ यही वजह
ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करना है। आपको याद ही होगा, जब तक ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, उससे पहले एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत ज्यादा थी। ये एक ग्लोबल न्यूज बनी हुई थी और दुनिया के बड़े से बड़े हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था, उनका जो सोशल स्टेटस था वो खराब हो रहा था और बहुत ज्यादा उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर भी बन रहा था। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया और उसके सिर्फ 10 दिन पहले यानी कि 18 फरवरी को प्रिंस एंड्रू को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगता है पब्लिक ऑफिस का मिसयूज किया है। इसका खुलासा तब होता है जब 30 जनवरी को प्रिंस एंड्रू का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है और उस फाइल से पता चलता है कि 2010 में हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर में जो इन्होंने यात्राएं की थी, उसकी जो सीक्रेट फाइल थी उसको एप्स्टीन को इन्होंने ट्रांसफर की थी। प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी का मामला 18 फरवरी का है और महज उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 24-25 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट के ऑर्ल बिल गेट्स अपने एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाते हैं, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। जिन भी लड़कियों की तस्वीर मेरे साथ वायरल हो रही है, जिनका चेहरा ब्लर कर दिया गया है, उनके साथ मेरे कोई भी गलत संबंध नहीं थे। इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं, अगर बिल गेट्स का संबंध एप्स्टीन से बहुत ही नॉर्मल था, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे इनके ऊपर कोई आरोप लगे, तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्या है, इतना ज्यादा पैनिक होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कहीं न कहीं बिल गेट्स का बैड पीआर हो रहा था। बिल गेट्स का जो सोशल स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए कई सारी इनके लिए पीआर एजेंसियां काम करती हैं, साथ में इनके जो एनजीओ हैं वो भी काम करते हैं। इनके कई सारे एनजीओ हैं जो महिला शिक्षा के लिए काम करते हैं, महिला स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं। तो कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आने के बाद और इनके ऊपर जब कई सारे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे, उसके बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा, तो अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि मेरा एप्स्टीन से संबंध रहा है, लेकिन उसके किसी भी कृत्य में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। हाउस ओवरसाइट कमेटी बनाई गई जिसको एप्स्टीन फाइल के मामले में और दूसरे मामलों में क्लिंटन फैमिली से पूछताछ करनी थी, लेकिन क्लिंटन फैमिली बार बार इस चीज को अवॉइड कर रही थी। जिसके बाद कमेटी के चीफ जेम्स कोमर ने कहा कि अगर आप कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होते और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो ये अवमानना का आपके ऊपर केस लगेगा और आपकी गिरफ्तारी होगी। और ये भी घटना ईरान के ऊपर हमला होने से पहले हुई थी, यानी कि 26-27 फरवरी को हुई थी। इसी क्रम में 26 फरवरी को एक और घटना हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रेंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम भी एप्स्टीन के साथ आया, कई तस्वीरें वायरल हुई, जिसमें ये पता चलता है कि कई बार एप्स्टीन के साथ डिनर शेयर किए थे और तमाम सारे इनके ऊपर आरोप लगे। इसी के साथ 27 फरवरी को एक और घटना होती है, पेंटागन और क्लाड की एक डील टूट जाती है। 27 फरवरी को पेंटागन और क्लाड के बीच एक डील उस वक्त खत्म हो गई जब पेंटागन ने ये कहा कि हमको क्लाड की एआई का पूरा एक्सेस चाहिए। उस वक्त क्लाड ने ये कह के मना कर दिया कि हम आपको पूरा एक्सेस नहीं दे सकते हैं, हम आपको ये स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं कि आप लोगों को सर्विलांस पर लगाइए और ना ही आप ऑटोनॉमस वेपन का यूज कर सकते। पेंटागन जो कि अमेरिका का डिफेंस ऑफिस है, जहां पे उनकी आर्मी, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स बैठ के रणनीतियां बनाती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 28 फरवरी को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है और मैंने आपको जितनी घटनाएं बताई हैं वो सारी की सारी घटनाएं 28 फरवरी से पहले हुई थी। अब ये सारी घटनाएं कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती, वो भी लगातार इतनी सारी घटनाएं। तो कहीं न कहीं दुनिया की बड़ी हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था। एप्स्टीन फाइल की वजह से उनकी छवि खराब हो रही थी। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है ईरान के ऊपर अटैक करने का, जिससे पूरी दुनिया का जो सेंटर ऑफ फोकस एप्स्टीन फाइल थी वो हट के ईरान वॉर हो जाए, और वही हुआ। हालांकि ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके लिए सिर्फ एप्स्टीन फाइल रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके कॉन्फ्लिक्ट लगातार इजराइल और अमेरिका से चल रहे थे। लेकिन हो सकता है दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद उनको यही सबसे सही टाइम लगा हो लोगों को डाइवर्ट करने का, पूरी दुनिया का अपने ऊपर से फोकस हटाने का। हालांकि आप क्या सोचते हैं, ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने किस वजह से अटैक किया होगा? क्या कारण हो सकते हैं? क्या उसमें एक एप्स्टीन फाइल वजह है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही कहानी है जिसमें सत्यता कुछ भी नहीं है? क्योंकि आप अगर इसके एविडेंस खोजने बैठेंगे तो आपको कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये घटनाएं कोरिलेट होती हैं। एक ऐसा देश जो कभी आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन आज वही देश सड़कों पर खड़ा है अपनी ही सरकार के खिलाफ।
ईरान एक टाइम पर मॉडर्न देश था, लेकिन आज उसकी पहचान एक इस्लामिक देश के रूप में होती है। ईरान में खासकर उस समय जब मोहम्मद रजा शाह की सरकार थी, उस समय ईरान बहुत तेजी से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था, बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहा था। और ये सब जब कुछ ईरान में बहुत तेजी से हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये उनके धर्म के खिलाफ है, ये उनकी परंपरा के खिलाफ है। हम बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत तेजी से हमारी निर्भरता उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से 1978 के आसपास मोहम्मद शाह की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता है और मोहम्मद रजा शाह की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, जिसके बाद ईरान की सत्ता पे कंट्रोल रुहुल्लाह खुमैनी का हो जाता है और इसी के बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का रास्ता भी साफ हो जाता है। ईरान में खुमैनी की पहचान एक धार्मिक कट्टर नेता के रूप में होती है। 1979 में जैसे ही खुमैनी के हाथ में ईरान की सत्ता जाती है, वैसे ही वहाँ पर वो इस्लामिक रूल रेगुलेशन को लागू करते हैं। जैसे कि ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया। अगर कोई महिला घर के बाहर निकलती है तो उसको हिजाब पहनना जरूरी है। हालांकि ईरान के लोगों ने खुमैनी की सरकार के पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी, वो बहुत ही ओपन होकर रहते थे। खुमैनी के आने के बाद जैसे ये चीजें लागू होती हैं, लोगों में असंतोष फैलता है और सरकार के शुरुआती दौरान ही इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। महिलाओं के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे छात्रों के संगठन खैमे के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। तो कुछ दिन पहले 28 दिसंबर 2025 को ईरान की राजधानी तेहरान में आर्थिक संकट को लेकर कुछ व्यापारी आंदोलन कर रहे थे। रीजन क्या था कि ईरान की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट होती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है। जो गुड्स थे, जो प्रोडक्ट थे, उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग रहता है, आम जनता रहती है, वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। साथ में जो बैंकिंग सेक्टर था, उसमें ही बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलने लगा। जो दुकानदार थे, उन्होंने दुकानों को बंद कर दिया। जो आम लोग थे, वो सड़क पर उतर गए और खैमनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। जब ये प्रोटेस्ट दिन पे दिन बढ़ता गया, तो खैमे की गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जहां तेहरान तक ही सीमित था, ये पूरे देश में फैल गया। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान ना ही वहां की गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार है, ना ही वहां के आम लोग पीछे हटने को तैयार हैं, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई में लगभग 2400 लोगों की जान चली गई है। ये एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कई रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं ईरान में लगभग 15 से 20 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान में कई जगह लोग पर्शियन झंडे को लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पर्शियन हैं, हम कोई मुस्लिम नहीं है। ईरान की तमाम महिलाओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया है। उन्होंने नकाब को उतार के फेंक दिया है। उनका कहना है कि हमारी संस्कृति का नकाब कभी हिस्सा ही नहीं था, ये हम पर थोपा गया है। ये हमारी ना तो संस्कृति थी, ना ही ये सभ्यता। खैमेनी का कहना है कि अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहते हैं कि ईरान में शांति रहे और ईरान में जो भी कुछ हो रहा है, यही दोनों देश इसके जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद तमाम न्यूज एजेंसियां ये कयास लगा रही हैं कि अमेरिका ने ये सब कुछ वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किया। और साथ में ईरान के लिए भी तमाम एजेंसियां ये कह रही हैं कि ईरान के पास रूस के बाद सबसे ज्यादा गैस का रिसोर्स है और उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। लेकिन अमेरिका की नजर ईरान के सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर नहीं है, साथ में उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, जहां से 20 से 25% ऑयल का बिजनेस होता है। वहीं पर इजराइल की अपनी मंशा है। इजराइल कभी नहीं चाहता है कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि इजराइल के कई सारे देशों के साथ विवाद है, उनमें से ईरान भी एक है। अगर ईरान एक परमाणु संपन्न देश बनता है, तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए जो खैमेनी का कहना है कि जो कुछ ईरान में हो रहा है, उसके लिए इजराइल और अमेरिका दोषी हैं, ये बात काफी हद तक सच हो सकती है। लेकिन ईरान में ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और साथ में खैमेनी की धार्मिक कट्टरता की वजह से इस आंदोलन को बल मिला। तो हो सकता है जो भी कुछ ईरान में हो रहा हो, उसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ हो, क्योंकि अमेरिका का नाम तब भी आता है जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होता है, जब नेपाल में प्रोटेस्ट होता है, जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट होता है। तो अमेरिका ईरान को अस्थिर करने के लिए बिल्कुल ऐसा कर सकता है। साथ में आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, जब भी इजराइल का विवाद गजा और फिलिस्तीन से होता है, तो भारत के बहुत सारे लिबरल हैं जो तख्ती प्लेट लेके सामने आ जाते हैं कि गजा में अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है, बेकसूर मारे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर ईरान की सरकार ईरानियों को मार रही है, कत्लेआम कर रही है, 15-15 हजार लोगों को गोली से मार दिया गया, लेकिन एक भी तख्ती प्लेट किसी का बाहर नहीं आया। ईरान के पूरे प्रकरण को लेके आपको क्या लगता है? क्या ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ इजराइल और अमेरिका जिम्मेदार है, या फिर ईरान की नीतियां कुछ ऐसी होती चली गई जिसकी वजह से ईरान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से खैमेनी सरकार आज बिल्कुल भी असहाय नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक्यूरी के तहत ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान की राजधानी के साथ साथ उसके बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, साथ में उसके कई ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी हमला हुआ। इस युद्ध के शुरू होने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में पेट्रोल और गैस के दाम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि भारत में लगभग 50 से 55% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बगल में है और ईरान में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है, क्रूड ऑयल की पूरी सप्लाई को काट सकता है। अगर हम भारत और ईरान के ऑयल ट्रेड के बारे में बात करें तो ये ट्रेड ब्रिटिश काल से होता आया है और 2012 में भारत दूसरा बड़ा खरीदार देश था। लेकिन 2019 में यूएस ने ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से जो ईरान के साथ हमारा ऑयल ट्रेड था वो धीरे धीरे घटता चला गया और प्रेजेंट टाइम में ईरान भारत का क्रूड ऑयल का मेन सोर्स नहीं है। भारत क्रूड ऑयल और गैस के मामले में लगभग पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। 80 से 90% के आसपास क्रूड ऑयल आयात करता है और लगभग 50% गैस का आयात करता है। प्रेजेंट टाइम में भारत रूस से 35% क्रूड ऑयल लेता है, इराक से 11% लेता है, सऊदी अरेबिया से 9% लेता है, यूएई से 5 से 7% लेता है, यूएस से 6 से 8% लेता है। और ये जो 50% गैस का आयात करता है उसमें से 42% गैस सिर्फ कतर से लेता है। लेकिन भारत जितना भी क्रूड ऑयल और गैस आयात करता है उसमें से लगभग 35 से 50% क्रूड ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होकर भारत पहुंचते हैं, जो कि ईरान के साउथ में है और ईरान वॉर में फंसा हुआ है। ऐसी कंडीशन में कयास लगाया जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होता है तो निश्चित तौर पर क्रूड ऑयल सप्लाई बाधित होगी, जिसकी वजह से इंडिया में तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि 35% क्रूड ऑयल की सप्लाई जो भारत में होती है वो केप ऑफ गुड होप से होती है, वहां से ज्यादातर रूस से क्रूड ऑयल भारत पहुंचता है। युद्ध के हालात हमेशा से कुछ ऐसे होते हैं कि पता नहीं होता है कि युद्ध कितने दिन तक खिंचेगा और अगर ये लंबा खिंचता है तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत ये बात अच्छे से जानता था कि अगर खाड़ी देशों में वॉर शुरू होता है तो सबसे पहले जो समस्या खड़ी होगी वो क्रूड ऑयल और गैस को लेके होगी और कोई भी देश बिना ईंधन के आगे नहीं चल सकता है। और भारत जैसा देश जो लगभग पूरी तरीके से गैस और क्रूड ऑयल के लिए आयात पर डिपेंड है, उसके लिए तो और बड़ी समस्या होती है। इसीलिए भारत ने इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। भारत ने यूएई की कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया और ये कहा कि आप अपने क्रूड ऑयल को भारत में स्टोर कर सकते हैं और पास के देशों में आप उसको बेच सकते हैं। साथ ही समझौते में भारत ने एक और लाइन जोड़ा और ये कहा कि इस क्रूड ऑयल को आप यहाँ पर स्टोर करिए, आप पास के देशों में बेचिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो उस ऑयल को भारत इस्तेमाल करेगा। भारत ने इसी तरीके का समझौता सऊदी अरब के साथ भी किया है, यानी कि अगर कोई वॉर होता है, कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है, खाड़ी देशों में तनाव पैदा होता है और तेल की सप्लाई बंद होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो वहाँ का रिजर्व भारत में किया गया है उस ऑयल को भारत अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने और यूएई ने भारत के साथ ऐसा समझौता क्यों किया, क्योंकि सऊदी अरब यूएई दोनों ही देश जानते हैं कि भारत 80 से 90% क्रूड ऑयल आयात करता है और अगर हम भारत के साथ ऐसा समझौता करते हैं तो भारत हमारा लंबे समय तक ग्राहक बनेगा और अगर बाद में तेल के दाम बढ़ते हैं, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में डिमांड बढ़ती है, तो भारत से आसानी से तेल बेचा जा सकता है। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत कम होगी, डिलीवरी तेज होगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। इसके साथ साथ भारत और रूस के भी संबंध अच्छे हैं। जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रूस के ऊपर भी कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं और रूस सस्ते दाम पर भारत को अपने तेल बेच रहा है और भारत उसको स्टोर कर रहा है किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में उसको यूज करने के लिए। हालांकि अमेरिका ने भारत और रूस के व्यापार को लेकर कई बार टैरिफ बढ़ाया, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत रूस के साथ ऑयल बिजनेस कर सकता है। अगर किसी भी तरीके से भारत में क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई चेन टूट जाए तो भी भारत के पास इतना रिजर्व है कि लगभग वो 70 से 80 दिन तक सरवाइव कर सकता है। हालांकि ऐसी कंडीशन आना नामुमकिन है, लेकिन अगर खाड़ी देशों में युद्ध लंबा खिंचा तो निश्चित तौर पे गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। आखिरकार इजराइल के पास ऐसा क्या है कि उसके साथ जब भी कोई बड़ा विवाद होता है तो हर एक विवाद में उसके साथ अमेरिका खड़ा दिखाई पड़ता है। क्या अभी
हाल में जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, क्या वो एक रिलीजियस वार है या ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज, पावर और जियोपॉलिटिक्स की जंग है? अमेरिका और इजराइल के रिलेशन को लेके एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिरकार हर एक बड़े मामले में अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा होता है? क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है बिना अपने फायदे के वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करता है और इस पॉलिसी के बीच में अगर कोई आड़े आता है तो निश्चित तौर पे वो अमेरिका उसको एक दुश्मन की तरह देखता है। लेकिन रिकॉर्ड है कि शायद ही अमेरिका ने कभी इजराइल का विरोध किया हो। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अमेरिका उस हर देश में एंटर किया जहां पर नेचुरल रिसोर्स है। जिन देशों ने उसके साथ उसके स्तर पर समझौता किया उसको अमेरिका ने अपना दोस्त बनाया, और जिन देशों ने उसका विरोध किया वहां पर उसने हमले किए, उनके सुप्रीम लीडर को किडनैप किया, उनकी हत्या की। जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, सभी गल्फ कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और अमेरिका की हमेशा से वहां के नेचुरल रिसोर्स पर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1947 में यूएन ने एक योजना बनाई जिसे यूनाइटेड नेशन पार्टीशन फॉर फिलिस्तीन कहा जाता है। इस प्लान के तहत फिलिस्तीन को दो देशों में बांटना था, एक यहूदी देश, एक अरब देश, यानी कि एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। जिसके बाद इजराइल को 14 मई 1948 को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है और सबसे पहले उसको मान्यता अमेरिका देता है, और जिसके बाद इजराइल का अरब देशों के साथ युद्ध हो जाता है जिसमें 5 देश शामिल होते हैं और सभी के सभी देश इजराइल से हार जाते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए इजराइल को मान्यता दी और इजराइल को सपोर्ट किया। साथ ही मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी उसने इजराइल का पूरा समर्थन दिया। अमेरिका इजराइल का सिर्फ इतनी ही चीजों के लिए ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता है। इजराइल वो देश है जिसके पास पावर है, पैसा है, इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण अमेरिका इजराइल का पूरा सपोर्ट करता है। 2025 के डाटा के अनुसार अमेरिका में लगभग 902 अरबपति थे, जिनमें से 150 से लेकर 180 यहूदी अरबपति हैं, जो कि अमेरिका के कुल अरबपतियों के 18 से 20% अरबपति यहूदी मूल के हैं। साथ में कई ऐसे यहूदी बिजनेसमैन हैं जिनकी कंपनियां दुनिया में अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, गूगल के मालिक लैरी पेज, डेल टेक्नोलॉजी के मालिक माइकल डेल। साथ में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी है और अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने किसी भी सीक्रेट मिशन में मोसाद की हेल्प जरूर लेता है। अभी हाल ही में आपने एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना होगा। उस फाइल में तमाम दुनिया के बड़े लीडरों का नाम है, जिनके कृत्य को आप ना तो सुन सकते हैं, ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं, ना आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि इंसान क्या अपने हवस के आगे इतना भी गिर सकता है। वो सब कुछ एप्स्टीन फाइल में दफन है। अब एप्स्टीन फाइल के बारे में कहा जाता है इसका जो सरगना था जेफरी एप्स्टीन एक यहूदी था और वो एक मोसाद का एजेंट था, यानी कि इजराइल ने जेफरी एप्स्टीन के थ्रू दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पावरफुल लोग सबको अपने ट्रैप में फंसाया जिससे वो कभी भी इजराइल के खिलाफ ना जा पाए। और एप्स्टीन फाइल में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों का नाम है, इससे एक कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल ने सब कुछ ये इसलिए किया था कि इजराइल को ये बात पता है कि हो सकता है अमेरिका इन फ्यूचर उसका साथ छोड़ दे, तो उसके पास कुछ ऐसा रहे जिसके आधार पर वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। हालांकि ये सोशल मीडिया पे तैरती हुई कहानी है, अभी तक इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ना ही ये कहा जा रहा है कि ये घटना सत्य है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, दुनिया के कई ऐसे देश ये कहना शुरू कर दिए कि ये एक रिलीजियस वार है। भारत में तो कई लोग मार्च करने लगे, रोड पे आ गए, आंदोलन करने लगे कि ये इस्लाम के खिलाफ वार है, एक रिलीजियस वार है। क्या ये सच में एक रिलीजियस वार है? इसके पहले हमको समझना पड़ेगा कई ऐसे देश हैं जिनका रिलीजन एक है फिर भी वो कट्टर दुश्मन है। जैसे हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका और रूस को ले लें, अमेरिका और रूस दोनों जगह पर जो मोस्टली रिलीजियस लोग हैं वो क्रिश्चियन है, फिर भी वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। आपने देखा ही होगा लंबे समय से यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, दोनों ही एक क्रिश्चियन देश है। इसी तरीके से हमेशा से सऊदी अरब और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है और दोनों के ही दोनों देश मुस्लिम राष्ट्र है, हालांकि एक शिया राष्ट्र है, एक सुन्नी राष्ट्र है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है उसका समर्थन सऊदी अरब करता है, यूएई करता है, कतर करता है, और ये सारे के सारे देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। अगर ये रिलीजियस वॉर होता तो शायद ये देश कभी भी अमेरिका और इजराइल का समर्थन नहीं करते। तो जो हम लोग ये देख रहे हैं कि रिलीजियस वॉर है,
ये बिल्कुल भी रिलीजियस वॉर नहीं है। ये वॉर जो शुरू हुआ है सिर्फ मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर बम के प्लान को लेके, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो हम इस वॉर को किसी भी तरीके से रिलीजियस एंगल से नहीं देख सकते हैं, ना ही ये कोई रिलीजियस वॉर है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने की सिर्फ यही वजह थी कि उसे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करना है? आपको याद ही होगा जब तक ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, उससे पहले एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत ज्यादा थी। ये एक ग्लोबल न्यूज बनी हुई थी और दुनिया के बड़े से बड़े हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था, उनका जो सोशल स्टेटस था वो खराब हो रहा था और बहुत ज्यादा उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर भी बन रहा था। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया और उसके सिर्फ 10 दिन पहले यानी कि 18 फरवरी को प्रिंस एंड्रू को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगता है पब्लिक ऑफिस का मिसयूज किया। इसका खुलासा तब होता है जब 30 जनवरी को प्रिंस एंड्रू का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है और उस फाइल से पता चलता है कि 2010 में हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर में जो इन्होंने यात्राएं की थी, उसकी जो सीक्रेट फाइल थी उसको एप्स्टीन को इन्होंने ट्रांसफर की थी। प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी का मामला 18 फरवरी का है और महज इसके एक हफ्ते बाद यानी कि 24-25 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट के ऑर्डर बिल गेट्स अपने एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाते हैं, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। जिन भी लड़कियों की तस्वीर मेरे साथ वायरल हो रही है, जिनका चेहरा ब्लर कर दिया गया है, उनके साथ मेरे कोई भी गलत संबंध नहीं थे। इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं अगर बिल गेट्स का संबंध एप्स्टीन से बहुत ही नॉर्मल था, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे इनके ऊपर कोई आरोप लगे, तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्या है, इतना ज्यादा पैनिक होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कहीं न कहीं बिल गेट्स का बैड पीआर हो रहा था। बिल गेट्स का जो सोशल स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए कई सारी इनके लिए पीआर एजेंसियां काम करती हैं, साथ में इनके जो एनजीओ हैं वो भी काम करते हैं। ये कई सारे एनजीओ हैं जो महिला शिक्षा के लिए काम करते हैं, महिला स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं। कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आने के बाद और इनके ऊपर जब कई सारे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे, उसके बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा, तो अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि मेरा एप्स्टीन से संबंध रहा है, लेकिन उसके किसी भी कृत्य में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। हाउस ओवरसाइट कमेटी बनाई गई जिसको एप्स्टीन फाइल के मामले में और दूसरे मामलों में क्लिंटन फैमिली से पूछताछ करनी थी, लेकिन क्लिंटन फैमिली बार बार इस चीज को अवॉइड कर रही थी। जिसके बाद कमेटी के चीफ जेम्स कोमर ने कहा कि अगर आप कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होते और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो ये अवमानना का आपके ऊपर केस लगेगा और आपकी गिरफ्तारी होगी। और ये भी घटना ईरान के ऊपर हमला होने से पहले हुई थी, यानी कि 26-27 फरवरी को हुई थी। इसी क्रम में 26 फरवरी को एक और घटना हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रेंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम भी एप्स्टीन के साथ आया, कई तस्वीरें वायरल हुई जिसमें ये पता चलता है कि कई बार एप्स्टीन के साथ डिनर शेयर किए थे और तमाम सारे इनके ऊपर आरोप लगे। इसी के साथ 27 फरवरी को एक और घटना होती है, पेंटागन और क्लाड की एक डील टूट जाती है। 27 फरवरी को पेंटागन और क्लाड के बीच एक डील उस वक्त खत्म हो गई जब पेंटागन ने ये कहा कि हमको क्लाड के एआई का पूरा एक्सेस चाहिए। उस वक्त क्लाड ने ये कह के मना कर दिया कि हम आपको पूरा एक्सेस नहीं दे सकते हैं, हम आपको ये स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं कि आप लोगों को सर्विलांस पर लगाइए और ना ही आप ऑटोनॉमस वेपन का यूज कर सकते। पेंटागन जो कि अमेरिका का डिफेंस ऑफिस है, जहां पे उनकी आर्मी, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स वैसे की रणनीतियां बनाती हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 28 फरवरी को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है और मैंने आपको जितनी घटनाएं बताई हैं वो सारी की सारी घटनाएं 28 फरवरी से पहले हुई थी। अब ये सारी घटनाएं कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती, वो भी लगातार इतनी सारी घटनाएं, तो कहीं न कहीं दुनिया की बड़ी हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था। एप्स्टीन फाइल की वजह से उनकी छवि खराब हो रही थी। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है ईरान के ऊपर अटैक करने का, जिससे पूरी दुनिया का जो सेंटर ऑफ फोकस एप्स्टीन फाइल थी वो हट के ईरान वॉर हो जाए, और वही हुआ। हालांकि ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके लिए सिर्फ एप्स्टीन फाइल रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके कॉन्फ्लिक्ट लगातार इजराइल और अमेरिका से चल रहे थे। लेकिन हो सकता है दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद उनको यही सबसे सही टाइम लगा हो लोगों को डाइवर्ट करने का,
पूरी दुनिया का अपने ऊपर से फोकस हटाने का। हालांकि आप क्या सोचते हैं ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने किस वजह से अटैक किया होगा, क्या कारण हो सकते हैं, क्या उसमें एक एप्स्टीन फाइल वजह है या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही कहानी है, इसमें सत्य का कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप अगर इसके एविडेंस खोजने बैठेंगे तो आपको कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये घटनाएं कोरिलेट होती हैं। ऐसा देश जो कभी आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन आज वही देश सड़कों पर खड़ा है अपनी ही सरकार के खिलाफ। ईरान एक टाइम पर मॉडर्न देश था, लेकिन आज उसकी पहचान एक इस्लामिक देश के रूप में होती है। ईरान में खासकर उस समय जब मोहम्मद रजा शाह की सरकार थी, उस समय ईरान बहुत तेजी से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था, बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहा था। और ये सब जब कुछ ईरान में बहुत तेजी से हो रहा था तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये उनके धर्म के खिलाफ है, ये उनकी परंपरा के खिलाफ है, हम बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत तेजी से हमारी निर्भरता उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से 1978 के आसपास मोहम्मद शाह की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता है और मोहम्मद रजा शाह की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, जिसके बाद ईरान की सत्ता पे कंट्रोल रुहुल्लाह खुमैनी का हो जाता है और इसी के बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का रास्ता भी साफ हो जाता है। ईरान में खुमैनी की पहचान एक धार्मिक कट्टर नेता के रूप में होती है। 1979 में जैसे ही खुमैनी के हाथ में ईरान की सत्ता जाती है, वैसे ही वहाँ पर वो इस्लामिक रूल रेगुलेशन को लागू करते हैं, जैसे कि ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया, अगर कोई महिला घर के बाहर निकलती है तो उसको हिजाब पहनना जरूरी है। हालांकि ईरान के लोगों ने खुमैनी की सरकार के पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी, वो बहुत ही ओपन होकर रहते थे। खुमैनी के आने के बाद जैसे ही ये चीजें लागू होती हैं, लोगों में असंतोष फैलता है और सरकार के शुरुआती दौरान ही इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। महिलाओं के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे छात्रों के संगठन खैमे के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले 28 दिसंबर 2025 को ईरान की राजधानी तेहरान में आर्थिक संकट को लेकर कुछ व्यापारी आंदोलन कर रहे थे। रीजन क्या था कि ईरान की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट होती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है, जो गुड्स थे, जो प्रोडक्ट थे, उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग रहता है, आम जनता रहती है, वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। साथ में जो बैंकिंग सेक्टर था उसमें ही बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलने लगा। जो दुकानदार थे उन्होंने दुकानों को बंद कर दिया, जो आम लोग थे वो सड़क पर उतर गए और खैमनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। जब ये प्रोटेस्ट दिन पे दिन बढ़ता गया तो खैमे की गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जहां तेहरान तक ही सीमित था, ये पूरे देश में फैल गया। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान ना ही वहां की गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार है, ना ही वहां के आम लोग पीछे हटने को तैयार हैं, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई में लगभग 2400 लोगों की जान चली गई है। ये एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कई रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं ईरान में लगभग 15 से 20 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान में कई जगह लोग पर्शियन झंडे को लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पर्शियन हैं, हम कोई मुस्लिम नहीं है। ईरान की तमाम महिलाओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, उन्होंने नकाब को उतार के फेंक दिया है। उनका कहना है कि हमारी संस्कृति का नकाब कभी हिस्सा ही नहीं था, ये हम पर थोपा गया है, ये हमारी ना तो संस्कृति थी ना ही ये सभ्यता थी। खैमे का कहना है कि अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहते हैं कि ईरान में शांति रहे और ईरान में जो भी कुछ हो रहा है यही दोनों देश इसके जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद तमाम न्यूज एजेंसियां ये कयास लगा रहे हैं कि अमेरिका ने ये सब कुछ वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किया। और साथ में ईरान के लिए भी तमाम एजेंसियां ये कह रही हैं कि ईरान के पास रूस के बाद सबसे ज्यादा गैस का रिसोर्स है और उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। लेकिन अमेरिका की नजर ईरान के सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर नहीं है, साथ में उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, जहां से 20 से 25% ऑयल का बिजनेस होता है। वहीं पर इजराइल की अपनी मंशा है, इजराइल कभी नहीं चाहता है कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि इजराइल के कई सारे देशों के साथ विवाद है, उनमें से ईरान भी एक है। अगर ईरान एक परमाणु संपन्न देश बनता है तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए जो खैमेई का कहना है कि जो कुछ ईरान में हो रहा है उसके लिए इजराइल और अमेरिका दोषी हैं, ये बात काफी हद तक सच हो सकती है। लेकिन ईरान में ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और साथ में खैमेई की धार्मिक कट्टरता की वजह से इस आंदोलन को बल मिला। तो हो सकता है जो भी कुछ ईरान में हो रहा हो उसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ हो, क्योंकि अमेरिका का नाम तब भी आता है जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होता है, जब नेपाल में प्रोटेस्ट होता है, जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट होता है। तो अमेरिका ईरान को अस्थिर करने के लिए बिल्कुल ऐसा कर सकता है। साथ में आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, जब भी इजराइल का विवाद गजा और फिलिस्तीन से होता है तो भारत के बहुत सारे लिबरल हैं जो तख्ती प्लेट लेके सामने आ जाते हैं कि गजा में अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है, बेकसूर मारे जा रहे हैं।
लेकिन वहीं पर ईरान की सरकार ईरानियों को मार रही है, कत्लेआम कर रही है, 15-15 हजार लोगों को गोली से मार दिया गया, लेकिन एक भी तख्ती प्लेट किसी का बाहर नहीं आया। ईरान के पूरे प्रकरण को लेके आपको क्या लगता है? क्या ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ इजराइल और अमेरिका जिम्मेदार है, या फिर ईरान की नीतियां कुछ ऐसी होती चली गई जिसकी वजह से ईरान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से खैमई सरकार आज बिल्कुल भी असहाय नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक्यूरी के तहत ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान की राजधानी के साथ साथ उसके बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, साथ में उसके कई ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी हमला हुआ। इस युद्ध के शुरू होने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में पेट्रोल और गैस के दाम और तेजी से बढ़ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि भारत में लगभग 50 से 55% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बगल में है और ईरान में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है, क्रूड ऑयल की पूरी सप्लाई को काट सकता है। अगर हम भारत और ईरान के ऑयल ट्रेड के बारे में बात करें तो ये ट्रेड ब्रिटिश काल से होता आया है और 2012 में भारत दूसरा बड़ा खरीदार देश था। लेकिन 2019 में यूएस ने ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से जो ईरान के साथ हमारा ऑयल ट्रेड था वो धीरे धीरे घटता चला गया और प्रेजेंट टाइम में ईरान भारत का क्रूड ऑयल का मेन सोर्स नहीं है। भारत क्रूड ऑयल और गैस के मामले में लगभग पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। 80 से 90% के आसपास क्रूड ऑयल आयात करता है और लगभग 50% गैस का आयात करता है। प्रेजेंट टाइम में भारत रूस से 35% क्रूड ऑयल लेता है, इराक से 11% लेता है, सऊदी अरेबिया से 9% लेता है, यूएई से 5 से 7% लेता है, यूएस से 6 से 8% लेता है। और ये जो 50% गैस का आयात करता है उसमें से 42% गैस सिर्फ कतर से लेता है। लेकिन भारत जितना भी क्रूड ऑयल और गैस आयात करता है उसमें से लगभग 35 से 50% क्रूड ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होकर भारत पहुंचते हैं, जो कि ईरान के साउथ में है और ईरान वॉर में फंसा हुआ है। ऐसी कंडीशन में कयास लगाया जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होता है तो निश्चित तौर पर क्रूड ऑयल सप्लाई बाधित होगी, जिसकी वजह से इंडिया में तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि 35% क्रूड ऑयल की सप्लाई जो भारत में होती है वो केप ऑफ गुड होप से होती है, वहां से ज्यादातर रूस से क्रूड ऑयल भारत पहुंचता है। युद्ध के हालात हमेशा से कुछ ऐसे होते हैं कि पता नहीं होता है कि युद्ध कितने दिन तक खिंचेगा और अगर ये लंबा खिंचता है तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत ये बात अच्छे से जानता था कि अगर खाड़ी देशों में वॉर शुरू होता है तो सबसे पहले जो समस्या खड़ी होगी वो क्रूड ऑयल और गैस को लेके होगी और कोई भी देश बिना ईंधन के आगे नहीं चल सकता है। और भारत जैसा देश जो लगभग पूरी तरीके से गैस और क्रूड ऑयल के लिए आयात पर डिपेंड है, उसके लिए तो और बड़ी समस्या होती है। इसीलिए भारत ने इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। भारत ने यूएई की कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया और ये कहा कि आप अपने क्रूड ऑयल को भारत में स्टोर कर सकते हैं और पास के देशों में आप उसको बेच सकते हैं। साथ ही समझौते में भारत ने एक और लाइन जोड़ा और ये कहा कि इस क्रूड ऑयल को आप यहाँ पर स्टोर करिए, आप पास के देशों में बेचिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो उस ऑयल को भारत इस्तेमाल करेगा। भारत ने इसी तरीके का समझौता सऊदी अरब के साथ भी किया है, यानी कि अगर कोई वॉर होता है, कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है, खाड़ी देशों में तनाव पैदा होता है और तेल की सप्लाई बंद होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो वहाँ का रिजर्व भारत में किया गया है उस ऑयल को भारत अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने और यूएई ने भारत के साथ ऐसा समझौता क्यों किया, क्योंकि सऊदी अरब यूएई दोनों ही देश जानते हैं कि भारत 80 से 90% क्रूड ऑयल आयात करता है और अगर हम भारत के साथ ऐसा समझौता करते हैं तो भारत हमारा लंबे समय तक ग्राहक बनेगा और अगर बाद में तेल के दाम बढ़ते हैं, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में डिमांड बढ़ती है, तो भारत से आसानी से तेल बेचा जा सकता है। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत कम होगी, डिलीवरी तेज होगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। इसके साथ साथ भारत और रूस के भी संबंध अच्छे हैं। जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रूस के ऊपर भी कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं और रूस सस्ते दाम पर भारत को अपने तेल बेच रहा है और भारत उसको स्टोर कर रहा है किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में उसको यूज करने के लिए। हालांकि अमेरिका ने भारत और रूस के व्यापार को लेकर कई बार टैरिफ बढ़ाया, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत रूस के साथ ऑयल बिजनेस कर सकता है।
अगर किसी भी तरीके से भारत में क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई चेन टूट जाए तो भी भारत के पास इतना रिजर्व है कि लगभग वो 70 से 80 दिन तक सरवाइव कर सकता है। हालांकि ऐसी कंडीशन आना नामुमकिन है, लेकिन अगर खाड़ी देशों में युद्ध लंबा खिंचा तो निश्चित तौर पे गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। आखिरकार इजराइल के पास ऐसा क्या है कि उसके साथ जब भी कोई बड़ा विवाद होता है तो हर एक विवाद में उसके साथ अमेरिका खड़ा दिखाई पड़ता है। क्या अभी हाल में जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, क्या वो एक रिलीजियस वार है या ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज, पावर और जियोपॉलिटिक्स की जंग है? अमेरिका और इजराइल के रिलेशन को लेके एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिरकार हर एक बड़े मामले में अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा होता है? क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है बिना अपने फायदे के वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करता है और इस पॉलिसी के बीच में अगर कोई आड़े आता है तो निश्चित तौर पे वो अमेरिका उसको एक दुश्मन की तरह देखता है। लेकिन रिकॉर्ड है कि शायद ही अमेरिका ने कभी इजराइल का विरोध किया हो। आपने ये चीज नोटिस किया होगा, अमेरिका उस हर देश में एंटर किया जहां पर नेचुरल रिसोर्स है। जिन देशों ने उसके साथ उसके स्तर पर समझौता किया उसको अमेरिका ने अपना दोस्त बनाया, और जिन देशों ने उसका विरोध किया वहां पर उसने हमले किए, उनके सुप्रीम लीडर को किडनैप किया, उनकी हत्या की। जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, सभी गल्फ कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और अमेरिका की हमेशा से वहां के नेचुरल रिसोर्स पर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1947 में यूएन ने एक योजना बनाई जिसे यूनाइटेड नेशन पार्टीशन फॉर फिलिस्तीन कहा जाता है। इस प्लान के तहत फिलिस्तीन को दो देशों में बांटना था, एक यहूदी देश, एक अरब देश, यानी कि एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। जिसके बाद इजराइल को 14 मई 1948 को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है और सबसे पहले उसको मान्यता अमेरिका देता है, और जिसके बाद इजराइल का अरब देशों के साथ युद्ध हो जाता है जिसमें 5 देश शामिल होते हैं और सभी के सभी देश इजराइल से हार जाते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए इजराइल को मान्यता दी और इजराइल को सपोर्ट किया। साथ में मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी उसने इजराइल का पूरा समर्थन दिया। अमेरिका इजराइल का सिर्फ इतनी ही चीजों के लिए ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता है। इजराइल वो देश है जिसके पास पावर है, पैसा है, इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण अमेरिका इजराइल का पूरा सपोर्ट करता है। 2025 के डाटा के अनुसार अमेरिका में लगभग 902 अरबपति थे, जिनमें से 150 से लेकर 180 यहूदी अरबपति हैं, जो कि अमेरिका के कुल अरबपतियों के 18 से 20% अरबपति यहूदी मूल के हैं। साथ में कई ऐसे यहूदी बिजनेसमैन हैं जिनकी कंपनियां दुनिया में अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती हैं, जैसे फेसबुक इंस्टा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, गूगल के मालिक लैरी पेज, डेल टेक्नोलॉजी के मालिक माइकल डेल। साथ में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी है और अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने किसी भी सीक्रेट मिशन में मोसाद की हेल्प जरूर लेता है। अभी हाल ही में आपने एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना होगा। उस फाइल में तमाम दुनिया के बड़े लीडरों का नाम है, जिनके कृत्य को आप ना तो सुन सकते हैं, ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं, ना आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि इंसान क्या अपने हवस के आगे इतना भी गिर सकता है। वो सब कुछ एप्स्टीन फाइल में दफन है। अब एप्स्टीन फाइल के बारे में कहा जाता है इसका जो सरगना था, जेफरी एप्स्टीन एक यहूदी था और वो एक मोसाद का एजेंट था। यानी कि इजराइल ने जेफरी एप्स्टीन के थ्रू दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पावरफुल लोग सबको अपने ट्रैप में फंसाया, जिससे वो कभी भी इजराइल के खिलाफ ना जा पाए। और एप्स्टीन फाइल में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों का नाम है, जिससे ये कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल ने सब कुछ ये इसलिए किया था कि इजराइल को ये बात पता है कि हो सकता है अमेरिका इन फ्यूचर उसका साथ छोड़ दे, तो उसके पास कुछ ऐसा रहे जिसके आधार पर वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। हालांकि ये सोशल मीडिया पे तैरती हुई कहानी है, अभी तक इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ना ही ये कहा जा रहा है कि ये घटना सत्य है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, दुनिया के कई ऐसे देश ये कहना शुरू कर दिए कि ये एक रिलीजियस वार है। भारत में तो कई लोग मार्च करने लगे, रोड पे आ गए, आंदोलन करने लगे कि ये इस्लाम के खिलाफ वार है, एक रिलीजियस वार है। क्या ये सच में एक रिलीजियस वार है? इसके पहले हमको समझना पड़ेगा, कई ऐसे देश हैं जिनका रिलीजन एक है फिर भी वो कट्टर दुश्मन है। जैसे हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका और रूस को ले लें, अमेरिका और रूस दोनों जगह पर जो मोस्टली रिलीजियस लोग हैं वो क्रिश्चियन है।
फिर भी वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। आपने देखा ही होगा लंबे समय से यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, दोनों ही एक क्रिश्चियन देश है। इसी तरीके से हमेशा से सऊदी अरब और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है और दोनों के ही दोनों देश मुस्लिम राष्ट्र है, हालांकि एक शिया राष्ट्र है, एक सुन्नी राष्ट्र है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है उसका समर्थन सऊदी अरब करता है, यूएई करता है, कतर करता है और ये सारे के सारे देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। अगर ये रिलीजियस वॉर होता तो शायद ये देश कभी भी अमेरिका और इजराइल का समर्थन नहीं करते। तो जो हम लोग ये देख रहे हैं कि रिलीजियस वॉर है, ये बिल्कुल भी रिलीजियस वॉर नहीं है। ये वॉर जो शुरू हुआ है सिर्फ मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर बम के प्लान को लेके, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो हम इस वॉर को किसी भी तरीके से रिलीजियस एंगल से नहीं देख सकते हैं, ना ही ये कोई रिलीजियस वॉर है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने की सिर्फ यही वजह थी कि उसे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करना है? आपको याद ही होगा जब तक ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, उससे पहले एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत ज्यादा थी। ये एक ग्लोबल न्यूज बनी हुई थी और दुनिया के बड़े से बड़े हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था, उनका जो सोशल स्टेटस था वो खराब हो रहा था और बहुत ज्यादा उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर भी बन रहा था। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया और उसके सिर्फ 10 दिन पहले यानी कि 18 फरवरी को प्रिंस एंड्रू को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगता है पब्लिक ऑफिस का मिसयूज किया है। इसका खुलासा तब होता है जब 30 जनवरी को प्रिंस एंड्रू का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है और उस फाइल से पता चलता है कि 2010 में हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर में जो इन्होंने यात्राएं की थी उसकी जो सीक्रेट फाइल थी उसको एप्स्टीन को इन्होंने ट्रांसफर की थी। प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी का मामला 18 फरवरी का है और महज उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 24-25 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट के और बिल गेट्स अपने एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाते हैं, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। जिन भी लड़कियों की तस्वीर मेरे साथ वायरल हो रही है, जिनका चेहरा ब्लर कर दिया गया है, उनके साथ मेरे कोई भी गलत संबंध नहीं थे। इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं अगर बिल गेट्स का संबंध एप्स्टीन से बहुत ही नॉर्मल था, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे इनके ऊपर कोई आरोप लगे, तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्या है, इतना ज्यादा पैनिक होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कहीं न कहीं बिल गेट्स का बैड पीआर हो रहा था। बिल गेट्स का जो सोशल स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए कई सारी इनके लिए पीआर एजेंसियां काम करती हैं, साथ में इनके जो एनजीओ हैं वो भी काम करते हैं। इनके कई सारे एनजीओ हैं जो महिला शिक्षा के लिए काम करते हैं, महिला स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं। कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आने के बाद और इनके ऊपर जब कई सारे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे, उसके बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा, तो अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि मेरा एप्स्टीन से संबंध रहा है लेकिन उसके किसी भी कृत्य में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। हाउस ओवरसाइट कमेटी बनाई गई जिसको एप्स्टीन फाइल के मामले में और दूसरे मामलों में क्लिंटन फैमिली से पूछताछ करनी थी, लेकिन क्लिंटन फैमिली बार बार इस चीज को अवॉइड कर रही थी। जिसके बाद कमेटी के चीफ जेम्स कोमर ने कहा कि अगर आप कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होते और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो ये अवमानना का आपके ऊपर केस लगेगा और आपकी गिरफ्तारी होगी। और ये भी घटना ईरान के ऊपर हमला होने से पहले हुई थी यानी कि 26-27 फरवरी को हुई थी। इसी क्रम में 26 फरवरी को एक और घटना हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्टे ब्रेंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम भी एप्स्टीन के साथ आया, कई तस्वीरें वायरल हुई, इससे ये पता चलता है कि कई बार एप्स्टीन के साथ डिनर शेयर किए थे और तमाम सारे इनके ऊपर आरोप लगे। इसी के साथ 27 फरवरी को एक और घटना होती है, पेंटागन और क्लाड की एक डील टूट जाती है। 27 फरवरी को पेंटागन और क्लाड के बीच एक डील उस वक्त खत्म हो गई जब पेंटागन ने ये कहा कि हमको क्लाड के एआई का पूरा एक्सेस चाहिए। उस वक्त क्लाड ने ये कह के मना कर दिया कि हम आपको पूरा एक्सेस नहीं दे सकते हैं, हम आपको ये स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं कि आप लोगों को सर्विलांस पर लगाइए और ना ही आप ऑटोनॉमस वेपन का यूज कर सकते। पेंटागन जो कि अमेरिका का डिफेंस ऑफिस है जहां पे उसकी आर्मी, उसकी नेवी, उसकी एयरफोर्स वैसे रणनीतियां बनाती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 28 फरवरी को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है और मैंने आपको जितनी घटनाएं बताई हैं वो सारी की सारी घटनाएं 28 फरवरी से पहले हुई थी। अब ये सारी घटनाएं कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती, वो भी लगा
लगातार इतनी सारी घटनाएं, तो कहीं न कहीं दुनिया की बड़ी हस्तियों का बैड तैयार हो रहा था। एप्स्टीन फाइल की वजह से उनकी छवि खराब हो रही थी। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है ईरान के ऊपर अटैक करने का, जिससे पूरी दुनिया का जो सेंटर ऑफ फोकस एप्स्टीन फाइल थी वो हटके ईरान वॉर हो जाए, और वही हुआ। हालांकि ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके लिए सिर्फ एप्स्टीन फाइल रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके कॉन्फ्लिक्ट लगातार इजराइल और अमेरिका से चल रहे थे। लेकिन हो सकता है दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद उनको यही सबसे सही टाइम लगा हो लोगों को डाइवर्ट करने का, पूरी दुनिया का अपने ऊपर से फोकस हटाने का। हालांकि आप क्या सोचते हैं, ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने किस वजह से अटैक किया होगा? क्या कारण हो सकते हैं? क्या उसमें एक एप्स्टीन फाइल वजह है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही कहानी है, इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है? क्योंकि आप अगर इसके एविडेंस खोजने बैठेंगे तो आपको कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये घटनाएं कोरिलेट होती हैं। ऐसा देश जो कभी आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन आज वही देश सड़कों पर खड़ा है अपनी ही सरकार के खिलाफ। ईरान एक टाइम पर मॉडर्न देश था, लेकिन आज उसकी पहचान एक इस्लामिक देश के रूप में होती है। ईरान में खासकर उस समय जब मोहम्मद रजा शाह की सरकार थी, उस समय ईरान बहुत तेजी से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था, बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहा था। और ये सब जब कुछ ईरान में बहुत तेजी से हो रहा था तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये उनके धर्म के खिलाफ है, ये उनकी परंपरा के खिलाफ है। हम बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत तेजी से हमारी निर्भरता उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से 1978 के आसपास मोहम्मद शाह की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता है और मोहम्मद रजा शाह की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, जिसके बाद ईरान की सत्ता पे कंट्रोल रुहुल्लाह खुमैनी का हो जाता है। और इसी के बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का रास्ता भी साफ हो जाता है। ईरान में खुमैनी की पहचान एक धार्मिक कट्टर नेता के रूप में होती है। 1979 में जैसे ही खुमैनी के हाथ से ईरान की सत्ता जाती है, वैसे ही वहाँ पर वो इस्लामिक रूल रेगुलेशन को लागू करते हैं, जैसे कि ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया। अगर कोई महिला घर के बाहर निकलती है तो उसको हिजाब पहनना जरूरी है। हालांकि ईरान के लोगों ने खुमैनी की सरकार के पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी, वो बहुत ही ओपन होकर रहते थे। खुमैनी के आने के बाद जैसे ही ये चीजें लागू होती हैं, लोगों में असंतोष फैलता है और सरकार के शुरुआती दौरान ही इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। महिलाओं के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे छात्रों के संगठन खैमे के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। तो कुछ दिन पहले 28 दिसंबर 2025 को ईरान की राजधानी तेहरान में आर्थिक संकट को लेकर कुछ व्यापारी आंदोलन कर रहे थे। रीजन क्या था कि ईरान की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट होती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है। जो गुड्स थे, जो प्रोडक्ट थे, उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग रहता है, आम जनता रहती है, वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। साथ में जो बैंकिंग सेक्टर था उसमें ही बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलने लगा। जो दुकानदार थे उन्होंने दुकानों को बंद कर दिया, जो आम लोग थे वो सड़क पर उतर गए और खैमनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। जब ये प्रोटेस्ट दिन पे दिन बढ़ता गया तो खैमे की गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जहां तेहरान तक ही सीमित था, ये पूरे देश में फैल गया। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान ना ही वहां की गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार है, ना ही वहां के आम लोग पीछे हटने को तैयार हैं, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई में लगभग 2400 लोगों की जान चली गई है। ये एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कई रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं ईरान में लगभग 15 से 20 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान में कई जगह लोग पर्शियन झंडे को लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पर्शियन हैं, हम कोई मुस्लिम नहीं है। ईरान की तमाम महिलाओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, उन्होंने नकाब को उतार कर फेंक दिया है। उनका कहना है कि हमारी संस्कृति का नकाब कभी हिस्सा ही नहीं था, ये हम पर थोपा गया है, ये हमारी ना तो संस्कृति थी ना ही ये सभ्यता थी। खैमेई का कहना है कि अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहते हैं कि ईरान में शांति रहे, और ईरान में जो भी कुछ हो रहा है यही दोनों देश इसके जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद तमाम न्यूज एजेंसियां ये कयास लगा रही हैं कि अमेरिका ने ये सब कुछ वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किया। और साथ में ईरान के लिए भी तमाम एजेंसियां ये कह रही हैं कि ईरान के पास रूस के बाद सबसे ज्यादा गैस का रिसोर्स है और उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। लेकिन अमेरिका की नजर ईरान के सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर नहीं है, साथ में उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, जहां से 20 से 25% ऑयल का बिजनेस होता है। वहीं पर इजराइल की अपनी मंशा है। इजराइल कभी नहीं चाहता है कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि इजराइल के कई सारे देशों के साथ विवाद है, उनमें से ईरान भी एक है। अगर ईरान एक परमाणु संपन्न देश बनता है तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए जो खैमेई का कहना है कि जो कुछ ईरान में हो रहा है
उसके लिए इजराइल और अमेरिका दोषी हैं। ये बात काफी हद तक सच हो सकती है, लेकिन ईरान में ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और साथ में खैमई की धार्मिक कट्टरता की वजह से इस आंदोलन को बल मिला। तो हो सकता है जो भी कुछ ईरान में हो रहा हो उसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ हो, क्योंकि अमेरिका का नाम तब भी आता है जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होता है, जब नेपाल में प्रोटेस्ट होता है, जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट होता है। तो अमेरिका ईरान को अस्थिर करने के लिए बिल्कुल ऐसा कर सकता है। साथ में आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, जब भी इजराइल का विवाद गजा और फिलिस्तीन से होता है तो भारत के बहुत सारे लिबरल हैं जो तख्ती प्लेट लेके सामने आ जाते हैं कि गजा में अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है, बेकसूर मारे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर ईरान की सरकार ईरानियों को मार रही है, कत्लेआम कर रही है, 15-15 हजार लोगों को गोली से मार दिया गया, लेकिन एक भी तख्ती प्लेट किसी का बाहर नहीं आया। ईरान के पूरे प्रकरण को लेके आपको क्या लगता है? क्या ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ इजराइल और अमेरिका जिम्मेदार है, या फिर ईरान की नीतियां कुछ ऐसी होती चली गई जिसकी वजह से ईरान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से खैमई सरकार आज बिल्कुल भी असहाय नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान की राजधानी के साथ साथ उसके बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, साथ में उसके कई ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी हमला हुआ। इस युद्ध के शुरू होने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में पेट्रोल और गैस के दाम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि भारत में लगभग 50 से 55% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बगल में है और ईरान में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है, क्रूड ऑयल की पूरी सप्लाई को काट सकता है। अगर हम भारत और ईरान के ऑयल ट्रेड के बारे में बात करें तो ये ट्रेड ब्रिटिश काल से होता आया है और 2012 में भारत दूसरा बड़ा खरीदार देश था। लेकिन 2019 में यूएस ने ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से जो ईरान के साथ हमारा ऑयल ट्रेड था वो धीरे धीरे घटता चला गया और प्रेजेंट टाइम में ईरान भारत का क्रूड ऑयल का मेन सोर्स नहीं है। भारत क्रूड ऑयल और गैस के मामले में लगभग पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। 80 से 90% के आसपास क्रूड ऑयल आयात करता है और लगभग 50% गैस का आयात करता है। प्रेजेंट टाइम में भारत रूस से 35% क्रूड ऑयल लेता है, इराक से 11% लेता है, सऊदी अरेबिया से 9% लेता है, यूएई से 5 से 7% लेता है, यूएस से 6 से 8% लेता है। और ये जो 50% गैस का आयात करता है उसमें से 42% गैस सिर्फ कतर से लेता है। लेकिन भारत जितना भी क्रूड ऑयल और गैस आयात करता है उसमें से लगभग 35 से 50% क्रूड ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होकर भारत पहुंचते हैं, जो कि ईरान के साउथ में है और ईरान वॉर में फंसा हुआ है। ऐसी कंडीशन में कयास लगाया जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होता है तो निश्चित तौर पर क्रूड ऑयल सप्लाई बाधित होगी, जिसकी वजह से इंडिया में तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि 35% क्रूड ऑयल की सप्लाई जो भारत में होती है वो केप ऑफ गुड होप से होती है, वहां से ज्यादातर रूस से क्रूड ऑयल भारत पहुंचता है। युद्ध के हालात हमेशा से कुछ ऐसे होते हैं कि पता नहीं होता है कि युद्ध कितने दिन तक खींचेगा और अगर ये लंबा खींचता है तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत ये बात अच्छे से जानता था कि अगर खाड़ी देशों में वॉर शुरू होता है तो सबसे पहले जो समस्या खड़ी होगी वो क्रूड ऑयल और गैस को लेके होगी और कोई भी देश बिना ईंधन के आगे नहीं चल सकता है। और भारत जैसा देश जो लगभग पूरी तरीके से गैस और क्रूड ऑयल के लिए आयात पर डिपेंड है, उसके लिए तो और बड़ी समस्या होती है। इसीलिए भारत ने इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। भारत ने यूएई की कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया और ये कहा कि आप अपने क्रूड ऑयल को भारत में स्टोर कर सकते हैं और पास के देशों में आप उसको बेच सकते हैं। साथ ही समझौते में भारत ने एक और लाइन जोड़ा और ये कहा कि इस क्रूड ऑयल को आप यहाँ पर स्टोर करिए, आप पास के देशों में बेचिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो उस ऑयल को भारत इस्तेमाल करेगा। भारत ने इसी तरीके का समझौता सऊदी अरब के साथ भी किया है, यानी कि अगर कोई वॉर होता है, कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है, खाड़ी देशों में तनाव पैदा होता है और तेल की सप्लाई बंद होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो वहाँ का रिजर्व भारत में किया गया है उस ऑयल को भारत अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने और यूएई ने भारत के साथ ऐसा समझौता क्यों किया, क्योंकि सऊदी अरब यूएई दोनों ही देश जानते हैं कि भारत 80 से 90% क्रूड ऑयल आयात करता है
और अगर हम भारत के साथ ऐसा समझौता करते हैं तो भारत हमारा लंबे समय तक ग्राहक बनेगा। और अगर बाद में तेल के दाम बढ़ते हैं, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में डिमांड बढ़ती है, तो भारत से आसानी से तेल बेचा जा सकता है। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत कम होगी, डिलीवरी तेज होगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। इसके साथ साथ भारत और रूस के भी संबंध अच्छे हैं। जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रूस के ऊपर भी कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं और रूस सस्ते दाम पर भारत को अपने तेल बेच रहा है और भारत उसको स्टोर कर रहा है किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में उसको यूज करने के लिए। हालांकि अमेरिका ने भारत और रूस के व्यापार को लेकर कई बार टैरिफ बढ़ाया, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत रूस के साथ ऑयल बिजनेस कर सकता है। अगर किसी भी तरीके से भारत में क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई चेन टूट जाए तो भी भारत के पास इतना रिजर्व है कि लगभग वो 70 से 80 दिन तक सरवाइव कर सकता है। हालांकि ऐसी कंडीशन आना नामुमकिन है, लेकिन अगर खाड़ी देशों में युद्ध लंबा खिंचा तो निश्चित तौर पे गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। आखिरकार इजराइल के पास ऐसा क्या है कि उसके साथ जब भी कोई बड़ा विवाद होता है तो हर एक विवाद में उसके साथ अमेरिका खड़ा दिखाई पड़ता है। क्या अभी हाल में जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, क्या वो एक रिलीजियस वार है या ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज, पावर और जियोपॉलिटिक्स की जंग है? अमेरिका और इजराइल के रिलेशन को लेकर एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिरकार हर एक बड़े मामले में अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा होता है? क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है बिना अपने फायदे के वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करता है और इस पॉलिसी के बीच में अगर कोई आड़े आता है तो निश्चित तौर पे वो अमेरिका उसको एक दुश्मन की तरह देखता है। लेकिन रिकॉर्ड है कि शायद ही अमेरिका ने कभी इजराइल का विरोध किया हो। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अमेरिका उस हर देश में एंटर किया जहां पर नेचुरल रिसोर्स है। जिन देशों ने उसके साथ उसके स्तर पर समझौता किया उसको अमेरिका ने अपना दोस्त बनाया, और जिन देशों ने उसका विरोध किया वहां पर उसने हमले किए, उनके सुप्रीम लीडर को किडनैप किया, उनकी हत्या की। जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, सभी गल्फ कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और अमेरिका की हमेशा से वहां के नेचुरल रिसोर्स पर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1947 में यूएन ने एक योजना बनाई जिसे यूनाइटेड नेशन पार्टीशन फॉर फिलिस्तीन कहा जाता है। इस प्लान के तहत फिलिस्तीन को दो देशों में बांटना था, एक यहूदी देश, एक अरब देश, यानी कि एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। जिसके बाद इजराइल को 14 मई 1948 को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है और सबसे पहले उसको मान्यता अमेरिका देता है, और जिसके बाद इजराइल का अरब देशों के साथ युद्ध हो जाता है जिसमें 5 देश शामिल होते हैं और सभी के सभी देश इजराइल से हार जाते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए इजराइल को मान्यता दी और इजराइल को सपोर्ट किया। साथ में मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी उसने इजराइल का पूरा समर्थन दिया। अमेरिका इजराइल का सिर्फ इतनी ही चीजों के लिए ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता है। इजराइल वो देश है जिसके पास पावर है, पैसा है, इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण अमेरिका इजराइल का पूरा सपोर्ट करता है। 2025 के डाटा के अनुसार अमेरिका में लगभग 902 अरबपति थे, जिनमें से 150 से लेकर 180 यहूदी अरबपति हैं, जो कि अमेरिका के कुल अरबपतियों के 18 से 20% अरबपति यहूदी मूल के हैं। साथ में कई ऐसे यहूदी बिजनेसमैन हैं जिनकी कंपनियां दुनिया में अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती हैं, जैसे फेसबुक इंस्टा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, गूगल के मालिक लैरी पेज, डेल टेक्नोलॉजी के मालिक माइकल डेल। साथ में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी है और अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने किसी भी सीक्रेट मिशन में मोसाद की हेल्प जरूर लेता है। अभी हाल ही में आपने एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना होगा। उस फाइल में तमाम दुनिया के बड़े लीडरों का नाम है जिनके कृत्य को आप ना तो सुन सकते हैं, ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं, ना आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि इंसान क्या अपने हवस के आगे इतना भी गिर सकता है। वो सब कुछ एप्स्टीन फाइल में दफन है। अब एप्स्टीन फाइल के बारे में कहा जाता है इसका जो सरगना था जेफरी एप्स्टीन एक यहूदी था और वो एक मोसाद का एजेंट था, यानी कि इजराइल ने जेफरी एप्स्टीन के थ्रू दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पावरफुल लोग सबको अपने ट्रैप में फंसाया जिससे वो कभी भी इजराइल के खिलाफ ना जा पाए। और एप्स्टीन फाइल में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों का नाम है, इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि
इजराइल ने सब कुछ ये इसलिए किया था कि इजराइल को ये बात पता है कि हो सकता है अमेरिका इन फ्यूचर उसका साथ छोड़ दे, तो उसके पास कुछ ऐसा रहे जिसके आधार पर वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। हालांकि ये सोशल मीडिया पे तैरती हुई कहानी है, अभी तक इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ना ही ये कहा जा रहा है कि ये घटना सत्य है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, दुनिया के कई ऐसे देश ये कहना शुरू कर दिए कि ये एक रिलीजियस वार है। भारत में तो कई लोग मार्च करने लगे, रोड पे आ गए, आंदोलन करने लगे कि ये इस्लाम के खिलाफ वॉर है, एक रिलीजियस वार है। क्या ये सच में एक रिलीजियस वार है? तो इसके पहले हमको समझना पड़ेगा, कई ऐसे देश हैं जिनका रिलीजन एक है फिर भी वो कट्टर दुश्मन है। जैसे हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका और रूस को ले लें, अमेरिका और रूस दोनों जगह पर जो मोस्टली रिलीजियस लोग हैं वो क्रिश्चियन है, फिर भी वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। आपने देखा ही होगा, लंबे समय से यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, दोनों ही एक क्रिश्चियन देश है। इसी तरीके से हमेशा से सऊदी अरब और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है और दोनों के ही दोनों देश मुस्लिम राष्ट्र है, हालांकि एक शिया राष्ट्र है, एक सुन्नी राष्ट्र है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, उसका समर्थन सऊदी अरब करता है, यूएई करता है, कतर करता है, और ये सारे के सारे देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। अगर ये रिलीजियस वॉर होता तो शायद ये देश कभी भी अमेरिका और इजराइल का समर्थन नहीं करते। तो जो हम लोग ये देख रहे हैं कि रिलीजियस वॉर है, ये बिल्कुल भी रिलीजियस वॉर नहीं है। ये वॉर जो शुरू हुआ है सिर्फ मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर बम के प्लान को लेके, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो हम इस वॉर को किसी भी तरीके से रिलीजियस एंगल से नहीं देख सकते हैं, ना ही ये कोई रिलीजियस वॉर है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने की सिर्फ यही वजह थी कि उसे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करना है? आपको याद ही होगा, जब तक ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, उससे पहले एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत ज्यादा थी। ये एक ग्लोबल न्यूज बनी हुई थी और दुनिया के बड़े से बड़े हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था, उनका जो सोशल स्टेटस था वो खराब हो रहा था और बहुत ज्यादा उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर भी बढ़ रहा था। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया और उसके सिर्फ 10 दिन पहले यानी कि 18 फरवरी प्रिंस एंड्रू को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगता है पब्लिक ऑफिस का मिसयूज किया। इसका खुलासा तब होता है जब 30 जनवरी को प्रिंस एंड्रू का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है और उस फाइल से पता चलता है कि 2010 में हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर में जो इन्होंने यात्राएं की थी, उसकी जो सीक्रेट फाइल थी उसको एप्स्टीन को इन्होंने ट्रांसफर की थी। प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी का मामला 18 फरवरी का है और महज उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 24-25 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट के और बिल गेट्स अपने एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाते हैं, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। जिन भी लड़कियों की तस्वीर मेरे साथ वायरल हो रही है, जिनका चेहरा ब्लर कर दिया गया है, उनके साथ मेरे कोई भी गलत संबंध नहीं थे। इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं, अगर बिल गेट्स का संबंध एप्स्टीन से बहुत ही नॉर्मल था, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे इनके ऊपर कोई आरोप लगे, तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्या है, इतना ज्यादा पैनिक होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कहीं न कहीं बिल गेट्स का बैड पीआर हो रहा था। बिल गेट्स का जो सोशल स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए कई सारी इनके लिए पीआर एजेंसियां काम करती हैं, साथ में इनके जो एनजीओ हैं वो भी काम करते हैं। इनके कई सारे एनजीओ हैं जो महिला शिक्षा के लिए काम करते हैं, महिला स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं। कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आने के बाद और इनके ऊपर जब कई सारे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे, उसके बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा, तो अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि मेरा एप्स्टीन से संबंध रहा है, लेकिन उसके किसी भी कृत्य में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। हाउस ओवरसाइट कमेटी बनाई गई जिसको एप्स्टीन फाइल के मामले में और दूसरे मामलों में क्लिंटन फैमिली से पूछताछ करनी थी, लेकिन क्लिंटन फैमिली बार बार इस चीज को अवॉइड कर रही थी। जिसके बाद कमेटी के चीफ जेम्स कोमर ने कहा कि अगर आप कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होते हैं और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो ये अवमानना का आपके ऊपर केस लगेगा और आपकी गिरफ्तारी होगी। और ये भी घटना ईरान के ऊपर हमला होने से पहले हुई थी, यानी कि 26-27 फरवरी को हुई थी। इसी क्रम में 26 फरवरी को एक और घटना हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रेंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम भी एप्स्टीन
पता चलता है कि कई बार एप्स्टीन के साथ डिनर शेयर किए थे और तमाम सारे इनके ऊपर आरोप लगे। इसी के साथ 27 फरवरी को एक और घटना होती है, पेंटागन और क्लार्क की एक डील टूट जाती है। 27 फरवरी को पेंटागन और क्लार्क के बीच एक डील उस वक्त खत्म हो गई जब पेंटागन ने ये कहा कि हमको क्लार्क की एआई का पूरा एक्सेस चाहिए। उस वक्त क्लार्क ने ये कह के मना कर दिया कि हम आपको पूरा एक्सेस नहीं दे सकते हैं, हम आपको ये स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं कि आप लोगों को सर्विलांस पर लगाइए और ना ही आप ऑटोनॉमस वेपन का यूज कर सकते। पेंटागन जो कि अमेरिका का डिफेंस ऑफिस है, जहां पे उनकी आर्मी, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स वैसे की रणनीतियां बनाती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 28 फरवरी को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है और मैंने आपको जितनी घटनाएं बताई हैं वो सारी की सारी घटनाएं 28 फरवरी से पहले हुई थी। अब ये सारी घटनाएं कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती हैं, वो भी लगातार इतनी सारी घटनाएं। तो कहीं न कहीं दुनिया की बड़ी हस्तियों का बैड तैयार हो रहा था। एप्स्टीन फाइल की वजह से उनकी छवि खराब हो रही थी। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है ईरान के ऊपर अटैक करने का, जिससे पूरी दुनिया का जो सेंटर ऑफ फोकस एप्स्टीन फाइल थी वो हट के ईरान वॉर हो जाए, और वही हुआ। हालांकि ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके लिए सिर्फ एप्स्टीन फाइल रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके कॉन्फ्लिक्ट लगातार इजराइल और अमेरिका से चल रहे थे। लेकिन हो सकता है दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद उनको यही सबसे सही टाइम लगा हो लोगों को डाइवर्ट करने का, पूरी दुनिया का अपने ऊपर से फोकस हटाने का। हालांकि आप क्या सोचते हैं ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने किस वजह से अटैक किया होगा? क्या कारण हो सकते हैं? क्या उसमें एक एप्स्टीन फाइल वजह है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही कहानी है, इसमें सत्य का कुछ भी नहीं है? क्योंकि आप अगर इसके एविडेंस खोजने बैठेंगे तो आपको कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये घटनाएं कोरिलेट होती हैं। ऐसा देश जो कभी आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन आज वही देश सड़कों पर खड़ा है अपनी ही सरकार के खिलाफ। ईरान एक टाइम पर मॉडर्न देश था, लेकिन आज उसकी पहचान एक इस्लामिक देश के रूप में होती है। ईरान में खासकर उस समय जब मोहम्मद रजा शाह की सरकार थी, उस समय ईरान बहुत तेजी से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था, बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहा था। और ये सब जब कुछ ईरान में बहुत तेजी से हो रहा था तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये उनके धर्म के खिलाफ है, ये उनकी परंपरा के खिलाफ है, हम बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत तेजी से हमारी निर्भरता उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से 1978 के आसपास मोहम्मद शाह की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता है और मोहम्मद रजा शाह की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, जिसके बाद ईरान की सत्ता पे कंट्रोल रुहुल्लाह खुमैनी का हो जाता है और इसी के बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का रास्ता भी साफ हो जाता है। ईरान में खुमैनी की पहचान एक धार्मिक कट्टर नेता के रूप में होती है। 1979 में जैसे ही खुमैनी के हाथ में ईरान की सत्ता जाती है, वैसे ही वहाँ पर वो इस्लामिक रूल रेगुलेशन को लागू करते हैं, जैसे कि ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया, अगर कोई महिला घर के बाहर निकलती है तो उसको हिजाब पहनना जरूरी है। हालांकि ईरान के लोगों ने खुमैनी की सरकार के पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी, वो बहुत ही ओपन होकर रहते थे। खुमैनी के आने के बाद जैसे ही ये चीजें लागू होती हैं, लोगों में असंतोष फैलता है और सरकार के शुरुआती दौरान ही इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। महिलाओं के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे छात्रों के संगठन खैमे के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले 28 दिसंबर 2025 को ईरान की राजधानी तेहरान में आर्थिक संकट को लेकर कुछ व्यापारी आंदोलन कर रहे थे। रीजन क्या था कि ईरान की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट होती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है, जो गुड्स थे, जो प्रोडक्ट थे, उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग रहता है, आम जनता रहती है, वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। साथ में जो बैंकिंग सेक्टर था उसमें ही बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलने लगा। जो दुकानदार थे उन्होंने दुकानों को बंद कर दिया, जो आम लोग थे वो सड़क पर उतर गए और खैमनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। जब ये प्रोटेस्ट दिन पे दिन बढ़ता गया तो खैमे की गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जहां तेहरान तक ही सीमित था, ये पूरे देश में फैल गया। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान ना ही वहाँ की गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार है, ना ही वहाँ के आम लोग पीछे हटने को तैयार हैं, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई में लगभग 2400 लोगों की जान चली गई है। ये एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कई रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं ईरान में लगभग 15 से 20 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान में कई जगह लोग पर्शियन झंडे को लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पर्शियन हैं, हम कोई मुस्लिम नहीं है। ईरान की तमाम महिलाओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, उन्होंने नकाब को उतार कर फेंक दिया है। उनका कहना है कि हमारी संस्कृति का नकाब कभी हिस्सा ही नहीं था, ये हम पर थोपा गया है, ये हमारी ना तो संस्कृति थी ना ही ये सभ्यता थी। खैमे का कहना है कि अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहते हैं ईरान में शांति रहे और ईरान में जो भी कुछ हो रहा है यही दोनों देश इसके जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया,
जिसके बाद तमाम न्यूज एजेंसियां ये कयास लगा रही हैं कि अमेरिका ने ये सब कुछ वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किया, और साथ में ईरान के लिए भी तमाम एजेंसियां ये कह रही हैं कि ईरान के पास रूस के बाद सबसे ज्यादा गैस का रिसोर्स है और उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। लेकिन अमेरिका की नजर ईरान के सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर नहीं है, साथ में उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, जहां से 20 से 25% ऑयल का बिजनेस होता है। वहीं पर इजराइल की अपनी मंशा है। इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि इजराइल के कई सारे देशों के साथ विवाद है, उनमें से ईरान भी एक है। अगर ईरान एक परमाणु संपन्न देश बनता है तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए जो खैमेई का कहना है कि जो कुछ ईरान में हो रहा है उसके लिए इजराइल और अमेरिका दोषी हैं, ये बात काफी हद तक सच हो सकती है। लेकिन ईरान में ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और साथ में खैमेई की धार्मिक कट्टरता की वजह से इस आंदोलन को बल मिला। तो हो सकता है जो भी कुछ ईरान में हो रहा हो उसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ हो, क्योंकि अमेरिका का नाम तब भी आता है जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होता है, जब नेपाल में प्रोटेस्ट होता है, जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट होता है। तो अमेरिका ईरान को अस्थिर करने के लिए बिल्कुल ऐसा कर सकता है। साथ में आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, जब भी इजराइल का विवाद गजा और फिलिस्तीन से होता है तो भारत के बहुत सारे लिबरल हैं जो तख्ती प्लेट लेके सामने आ जाते हैं कि गजा में अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है, बेकसूर मारे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर ईरान की सरकार ईरानियों को मार रही है, कत्लेआम कर रही है, 15-15 हजार लोगों को गोली से मार दिया गया, लेकिन एक भी तख्ती प्लेट किसी का बाहर नहीं आया। ईरान के पूरे प्रकरण को लेके आपको क्या लगता है? क्या ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ इजराइल और अमेरिका जिम्मेदार है, या फिर ईरान की नीतियां कुछ ऐसी होती चली गई जिसकी वजह से ईरान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से खैमेई सरकार आज बिल्कुल भी असहाय नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान की राजधानी के साथ साथ उसके बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, साथ में उसके कई ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी हमला हुआ। इस युद्ध के शुरू होने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में पेट्रोल और गैस के दाम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि भारत में लगभग 50 से 55% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बगल में है और ईरान में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है, क्रूड ऑयल की पूरी सप्लाई को काट सकता है। अगर हम भारत और ईरान के ऑयल ट्रेड के बारे में बात करें तो ये ट्रेड ब्रिटिश काल से होता आया है और 2012 में भारत दूसरा बड़ा खरीदार देश था। लेकिन 2019 में यूएस ने ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से जो ईरान के साथ हमारा ऑयल ट्रेड था वो धीरे धीरे घटता चला गया, और प्रेजेंट टाइम में ईरान भारत का क्रूड ऑयल का मेन सोर्स नहीं है। भारत क्रूड ऑयल और गैस के मामले में लगभग पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। 80 से 90% के आसपास क्रूड ऑयल आयात करता है और लगभग 50% गैस का आयात करता है। प्रेजेंट टाइम में भारत रूस से 35% क्रूड ऑयल लेता है, इराक से 11% लेता है, सऊदी अरेबिया से 9% लेता है, यूएई से 5 से 7% लेता है, यूएस से 6 से 8% लेता है। और ये जो 50% गैस का आयात करता है उसमें से 42% गैस सिर्फ कतर से लेता है। लेकिन भारत जितना भी क्रूड ऑयल और गैस आयात करता है उसमें से लगभग 35 से 50% क्रूड ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होकर भारत पहुंचते हैं, जो कि ईरान के साउथ में है और ईरान वॉर में फंसा हुआ है। ऐसी कंडीशन में कयास लगाया जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होता है तो निश्चित तौर पर क्रूड ऑयल सप्लाई बाधित होगी, जिसकी वजह से इंडिया में तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि 35% क्रूड ऑयल की सप्लाई जो भारत में होती है वो केप ऑफ गुड होप से होती है, वहां से ज्यादातर रूस से क्रूड ऑयल भारत पहुंचता है। युद्ध के हालात हमेशा से कुछ ऐसे होते हैं कि पता नहीं होता है कि युद्ध कितने दिन तक खिंचेगा, और अगर ये लंबा खिंचता है तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत ये बात अच्छे से जानता था कि अगर खाड़ी देशों में वॉर शुरू होता है तो सबसे पहले जो समस्या खड़ी होगी वो क्रूड ऑयल और गैस को लेकर होगी, और कोई भी देश बिना ईंधन के आगे नहीं चल सकता है। और भारत जैसा देश जो लगभग पूरी तरीके से गैस और क्रूड ऑयल के लिए आयात पर डिपेंड है, उसके लिए तो और बड़ी समस्या होती है। इसीलिए भारत ने इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है।
भारत ने यूएई कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया और ये कहा कि आप अपने क्रूड ऑयल को भारत में स्टोर कर सकते हैं और पास के देशों में आप उसको बेच सकते हैं। साथ ही समझौते में भारत ने एक और लाइन जोड़ा और ये कहा कि इस क्रूड ऑयल को आप यहाँ पर स्टोर करिए, आप पास के देशों में बेचिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो उस ऑयल को भारत इस्तेमाल करेगा। भारत ने इसी तरीके का समझौता सऊदी अरब के साथ भी किया है, यानी कि अगर कोई वॉर होता है, कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है, खाड़ी देशों में तनाव पैदा होता है और तेल की सप्लाई बंद होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो वहाँ का रिजर्व भारत में किया गया है उस ऑयल को भारत अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने और यूएई ने भारत के साथ ऐसा समझौता क्यों किया, क्योंकि सऊदी अरब यूएई दोनों ही देश जानते हैं कि भारत 80 से 90% क्रूड ऑयल आयात करता है और अगर हम भारत के साथ ऐसा समझौता करते हैं तो भारत हमारा लंबे समय तक ग्राहक बनेगा और अगर बाद में तेल के दाम बढ़ते हैं, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में डिमांड बढ़ती है, तो भारत से आसानी से तेल बेचा जा सकता है। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत कम होगी, डिलीवरी तेज होगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। इसके साथ साथ भारत और रूस के भी संबंध अच्छे हैं। जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रूस के ऊपर भी कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं और रूस सस्ते दाम पर भारत को अपने तेल बेच रहा है और भारत उसको स्टोर कर रहा है किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में उसको यूज करने के लिए। हालांकि अमेरिका ने भारत और रूस के व्यापार को लेकर कई बार टैरिफ बढ़ाया, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत रूस के साथ ऑयल बिजनेस कर सकता है। अगर किसी भी तरीके से भारत में क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई चेन टूट जाए तो भी भारत के पास इतना रिजर्व है कि लगभग वो 70 से 80 दिन तक सरवाइव कर सकता है। हालांकि ऐसी कंडीशन आना नामुमकिन है, लेकिन अगर खाड़ी देशों में युद्ध लंबा खिंचा तो निश्चित तौर पे गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। आखिरकार इजराइल के पास ऐसा क्या है कि उसके साथ जब भी कोई बड़ा विवाद होता है तो हर एक विवाद में उसके साथ अमेरिका खड़ा दिखाई पड़ता है। क्या अभी हाल में जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, क्या वो एक रिलीजियस वार है या ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज, पावर और जियोपॉलिटिक्स की जंग है? अमेरिका और इजराइल के रिलेशन को लेके एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिरकार हर एक बड़े मामले में अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा होता है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है बिना अपने फायदे के वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करता है और इस पॉलिसी के बीच में अगर कोई आड़े आता है तो निश्चित तौर पर वो अमेरिका उसको एक दुश्मन की तरह देखता है। लेकिन रिकॉर्ड है कि शायद ही अमेरिका ने कभी इजराइल का विरोध किया हो। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अमेरिका उस हर देश में एंटर किया जहां पर नेचुरल रिसोर्स है। जिन देशों ने उसके साथ उसके स्तर पर समझौता किया उसको अमेरिका ने अपना दोस्त बनाया और जिन देशों ने उसका विरोध किया वहां पर उसने हमले किए, उनके सुप्रीम लीडर को किडनैप किया, उनकी हत्या की। जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, सभी गल्फ कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और अमेरिका की हमेशा से वहां के नेचुरल रिसोर्स पर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1947 में यूएन ने एक योजना बनाई जिसे यूनाइटेड नेशन पार्टीशन फॉर फिलिस्तीन कहा जाता है। इस प्लान के तहत फिलिस्तीन को दो देशों में बांटना था, एक यहूदी देश, एक अरब देश, यानी कि एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। जिसके बाद इजराइल को 14 मई 1948 को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है और सबसे पहले उसको मान्यता अमेरिका देता है और जिसके बाद इजराइल का अरब देशों के साथ युद्ध हो जाता है जिसमें 5 देश शामिल होते हैं और सभी के सभी देश इजराइल से हार जाते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए इजराइल को मान्यता दी और इजराइल को सपोर्ट किया। साथ ही मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी उसने इजराइल का पूरा समर्थन दिया। अमेरिका इजराइल का सिर्फ इतनी ही चीजों के लिए ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता है। इजराइल वो देश है जिसके पास पावर है, पैसा है, इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण अमेरिका इजराइल का पूरा सपोर्ट करता है। 2025 के डाटा के अनुसार अमेरिका में लगभग 902 अरबपति थे, जिनमें से 150 से लेकर 180 यहूदी अरबपति हैं, जो कि अमेरिका के कुल अरबपतियों के 18 से 20% अरबपति यहूदी मूल के हैं। साथ में कई ऐसे यहूदी बिजनेसमैन हैं जिनकी कंपनियां दुनिया में अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती हैं, जैसे फेसबुक इंस्टा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, गूगल के मालिक लैरी पेज, डेल टेक्नोलॉजी के मालिक माइकल डेल। साथ में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी है और अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने किसी भी सीक्रेट मिशन में मोसाद की हेल्प जरूर लेता है।
अभी हाल ही में आपने एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना होगा। उस फाइल में तमाम दुनिया के बड़े लीडरों का नाम है, जिनके कृत्य को आप ना तो सुन सकते हैं, ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं। ना आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि इंसान क्या अपने हवस के आगे इतना भी गिर सकता है। वो सब कुछ एप्स्टीन फाइल में दफन है। अब एप्स्टीन फाइल के बारे में कहा जाता है, इसका जो सरगना था जेफरी एप्स्टीन एक यहूदी था और वो एक मोसाद का एजेंट था। यानी कि इजराइल ने जेफरी एप्स्टीन के थ्रू दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पावरफुल लोग सबको अपने ट्रैप में फंसाया, जिससे वो कभी भी इजराइल के खिलाफ ना जा पाए। और एप्स्टीन फाइल में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों का नाम है। इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल ने सब कुछ ये इसलिए किया था कि इजराइल को ये बात पता है कि हो सकता है अमेरिका इन फ्यूचर उसका साथ छोड़ दे, तो उसके पास कुछ ऐसा रहे जिसके आधार पर वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। हालांकि ये सोशल मीडिया पे तैरती हुई कहानी है, अभी तक इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ना ही ये कहा जा रहा है कि ये घटना सत्य है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, दुनिया के कई ऐसे देश ये कहना शुरू कर दिए कि ये एक रिलीजियस वार है। भारत में तो कई लोग मार्च करने लगे, रोड पे आ गए, आंदोलन करने लगे कि ये इस्लाम के खिलाफ वॉर है, एक रिलीजियस वार है। क्या ये सच में एक रिलीजियस वार है? तो इसके पहले हमको समझना पड़ेगा, कई ऐसे देश हैं जिनका रिलीजन एक है, फिर भी वो कट्टर दुश्मन है। जैसे हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका और रूस को ले लें, अमेरिका और रूस दोनों जगह पर जो मोस्टली रिलीजियस लोग हैं वो क्रिश्चियन है, फिर भी वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। आपने देखा ही होगा, लंबे समय से यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, दोनों ही एक क्रिश्चियन देश है। इसी तरीके से हमेशा से सऊदी अरब और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है और दोनों के ही दोनों देश मुस्लिम राष्ट्र है। हालांकि एक शिया राष्ट्र है, एक सुन्नी राष्ट्र है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, उसका समर्थन सऊदी अरब करता है, यूएई करता है, कतर करता है, और ये सारे के सारे देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। अगर ये रिलीजियस वॉर होता तो शायद ये देश कभी भी अमेरिका और इजराइल का समर्थन नहीं करते। तो जो हम लोग ये देख रहे हैं कि रिलीजियस वॉर है, ये बिल्कुल भी रिलीजियस वॉर नहीं है। ये वॉर जो शुरू हुआ है सिर्फ मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर बम के प्लान को लेके, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो हम इस वॉर को किसी भी तरीके से रिलीजियस एंगल से नहीं देख सकते हैं, ना ही ये कोई रिलीजियस वॉर है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने की सिर्फ यही वजह थी कि उसे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करना है? आपको याद ही होगा, जब तक ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, उससे पहले एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत ज्यादा, ये एक ग्लोबल न्यूज बनी थी और दुनिया के बड़े से बड़े हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था। उनका जो सोशल स्टेटस था वो खराब हो रहा था और बहुत ज्यादा उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर भी बढ़ रहा था। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया और उसके सिर्फ 10 दिन पहले यानी कि 18 फरवरी को प्रिंस एंड्रू को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगता है पब्लिक ऑफिस का मिसयूज किया है। इसका खुलासा तब होता है जब 30 जनवरी को प्रिंस एंड्रू का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है और उस फाइल से पता चलता है कि 2010 में हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर में जो इन्होंने यात्राएं की थी, उसकी जो सीक्रेट फाइल थी उसको एप्स्टीन को इन्होंने ट्रांसफर की थी। प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी का मामला 18 फरवरी का है और महज उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 24-25 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट के और बिल गेट्स अपने एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाते हैं, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं और उसे कहते हैं कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। जिन भी लड़कियों की तस्वीर मेरे साथ वायरल हो रही है, जिनका चेहरा ब्लर कर दिया गया है, उनके साथ मेरे कोई भी गलत संबंध नहीं थे। इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं, अगर बिल गेट्स का संबंध एप्स्टीन से बहुत ही नॉर्मल था, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे इनके ऊपर कोई आरोप लगे, तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्या है, इतना ज्यादा पैनिक होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कहीं न कहीं बिल गेट्स का बैड पीआर हो रहा था। बिल गेट्स का जो सोशल स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए कई सारी इनकी पीआर एजेंसियां काम करती हैं, साथ में इनके जो एनजीओ हैं वो भी काम करते हैं। इनके कई सारे एनजीओ हैं जो महिला शिक्षा के लिए काम करते हैं, महिला स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं। कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आने के बाद और इनके ऊपर जब कई सारे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे, उसके बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा, तो अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि मेरा एप्स्टीन से संबंध रहा है, लेकिन उसके किसी भी
इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी मैरी क्लिंटन का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। हाउस ओवरसाइट कमेटी बनाई गई जिसको एप्स्टीन फाइल के मामले में और दूसरे मामलों में क्लिंटन फैमिली से पूछताछ करनी थी, लेकिन क्लिंटन फैमिली बार-बार इस चीज को अवॉइड कर रही थी, जिसके बाद कमेटी के चीफ जेम्स कोमर ने कहा कि अगर आप कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होते हैं और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो ये अवमानना का आपके ऊपर केस लगेगा और आपकी गिरफ्तारी होगी। और ये भी घटना ईरान के ऊपर हमला होने से पहले हुई थी, यानी कि 26-27 फरवरी को हुई। इसी क्रम में 26 फरवरी को एक और घटना हुई कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट जोर्गे ब्रिंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम भी एप्स्टीन के साथ आया। कई तस्वीरें वायरल हुई जिससे ये पता चलता है कि कई बार एप्स्टीन के साथ डिनर शेयर किए थे और तमाम सारे इनके ऊपर आरोप। इसी के साथ 27 फरवरी को एक और घटना होती है, पेंटागन और क्लाड की एक डील टूट जाती है। 27 फरवरी को पेंटागन और क्लाड के बीच एक डील उस वक्त खत्म हो गई जब पेंटागन ने ये कहा कि हमको क्लाड की एआई का पूरा एक्सेस चाहिए। उस वक्त क्लाड ने ये कह के मना कर दिया कि हम आपको पूरा एक्सेस नहीं दे सकते हैं, हम आपको ये स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं कि आप लोगों को सर्विलांस पर लगाइए और ना ही आप ऑटोनॉमस वेपन का यूज कर सकते। पेंटागन जो कि अमेरिका का डिफेंस ऑफिस है, जहाँ पे उनकी आर्मी, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स वैसे रणनीतियां बनाती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 28 फरवरी को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है और मैंने आपको जितनी घटनाएं बताई हैं वो सारी की सारी घटनाएं 28 फरवरी से पहले हुई थी। अब ये सारी घटनाएं कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती, क्योंकि लगातार इतनी सारी घटनाएं, तो कहीं न कहीं दुनिया की बड़ी हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था। एप्स्टीन फाइल की वजह से उनकी छवि खराब हो रही थी। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है ईरान के ऊपर अटैक करने का, जिससे पूरी दुनिया का जो सेंटर ऑफ फोकस एप्स्टीन फाइल थी वो हटके ईरान वॉर हो जाए, और वही हुआ। हालांकि ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके लिए सिर्फ एप्स्टीन फाइल रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके कॉन्फ्लिक्ट लगातार इजराइल और अमेरिका से चल रहे थे। लेकिन हो सकता है दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद उनको यही सबसे सही टाइम लगा हो लोगों को डाइवर्ट करने का, पूरी दुनिया का अपने ऊपर से फोकस हटाने का। हालांकि आप क्या सोचते हैं, ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने किस वजह से अटैक किया होगा? क्या कारण हो सकते हैं? क्या उसमें एक एप्स्टीन फाइल वजह है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही कहानी है जिसमें सत्य का कुछ भी नहीं है? क्योंकि आप अगर इसके एविडेंस खोजने बैठेंगे तो आपको कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये घटनाएं कोरिलेट होती हैं। ऐसा देश जो कभी आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन आज वही देश सड़कों पर खड़ा है अपनी ही सरकार के खिलाफ। ईरान एक टाइम पर मॉडर्न देश था, लेकिन आज उसकी पहचान एक इस्लामिक देश के रूप में होती है। ईरान में खासकर उस समय जब मोहम्मद रजा शाह की सरकार थी, उस समय ईरान बहुत तेजी से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था, बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहा था। और ये सब जब कुछ ईरान में बहुत तेजी से हो रहा था तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये उनके धर्म के खिलाफ है, ये उनकी परंपरा के खिलाफ है, हम बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत तेजी से हमारी निर्भरता उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से 1978 के आसपास मोहम्मद शाह की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता है और मोहम्मद रजा शाह की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, जिसके बाद ईरान की सत्ता पे कंट्रोल रुहुल्लाह खुमैनी का हो जाता है और इसी के बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का रास्ता भी साफ हो जाता है। ईरान में खुमैनी की पहचान एक धार्मिक कट्टर नेता के रूप में होती है। 1979 में जैसे ही खुमैनी के हाथ में ईरान की सत्ता जाती है, वैसे ही वहाँ पर वो इस्लामिक रूल रेगुलेशन को लागू करते हैं, जैसे कि ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया, अगर कोई महिला घर के बाहर निकलती है तो उसको हिजाब पहनना जरूरी है। हालांकि ईरान के लोगों ने खुमैनी की सरकार के पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी, वो बहुत ही ओपन होकर रहते थे। खुमैनी के आने के बाद जैसे ही ये चीजें लागू होती हैं, लोगों में असंतोष फैलता है और सरकार के शुरुआती दौरान ही इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। महिलाओं के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे छात्रों के संगठन खैमे के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। ठीक कुछ दिन पहले 28 दिसंबर 2025 को ईरान की राजधानी तेहरान में आर्थिक संकट को लेकर कुछ व्यापारी आंदोलन कर रहे थे। रीजन क्या था कि ईरान की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट होती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है, जो गुड्स थे, जो प्रोडक्ट थे, उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग रहता है, आम जनता रहती है, वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। साथ में जो बैंकिंग सेक्टर था उसमें ही बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलने लगा। जो दुकानदार थे उन्होंने दुकानों को बंद कर दिया, जो आम लोग थे वो सड़क पर उतर गए और खैमनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। जब ये प्रोटेस्ट दिन पे दिन बढ़ता गया तो खैमे की गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट जहां तेहरान तक ही सीमित था, ये पूरे देश में फैल गया। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान ना ही वहां की गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार है,
ना ही वहाँ के आम लोग पीछे हटने को तैयार हैं। इस कार्रवाई में लगभग 2400 लोगों की जान चली गई है। ये एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कई रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं ईरान में लगभग 15 से 20 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान में कई जगह लोग पर्शियन झंडे को लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पर्शियन हैं, हम कोई मुस्लिम नहीं है। ईरान की तमाम महिलाओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया है। उन्होंने नकाब को उतार कर विरोध किया है। उनका कहना है कि हमारी संस्कृति का नकाब कभी हिस्सा ही नहीं था, ये हम पर थोपा गया है, ये हमारी ना तो संस्कृति थी ना ही ये सभ्यता। खैमेई का कहना है कि अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहते हैं कि ईरान में शांति रहे और ईरान में जो भी कुछ हो रहा है यही दोनों देश इसके जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद तमाम न्यूज एजेंसियां ये कयास लगा रही हैं कि अमेरिका ने ये सब कुछ वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किया और साथ में ईरान के लिए भी तमाम एजेंसियां ये कह रही हैं कि ईरान के पास रूस के बाद सबसे ज्यादा गैस का रिसोर्स है और उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। लेकिन अमेरिका की नजर ईरान के सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर नहीं है, साथ में उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, जहां से 20 से 25% ऑयल का बिजनेस होता है। वहीं पर इजराइल की अपनी मंशा है। इजराइल कभी नहीं चाहता है कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि इजराइल के कई सारे देशों के साथ विवाद है, उनमें से ईरान भी एक है। अगर ईरान एक परमाणु संपन्न देश बनता है तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए जो खैमेई का कहना है कि जो कुछ ईरान में हो रहा है उसमें इजराइल और अमेरिका दोषी हैं, ये बात काफी हद तक सच हो सकती है। लेकिन ईरान में ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और साथ में खैमेई की धार्मिक कट्टरता की वजह से इस आंदोलन को बल मिला। तो हो सकता है जो भी कुछ ईरान में हो रहा हो उसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ हो, क्योंकि अमेरिका का नाम तब भी आता है जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होता है, जब नेपाल में प्रोटेस्ट होता है, जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट होता है। तो अमेरिका ईरान को अस्थिर करने के लिए बिल्कुल ऐसा कर सकता है। साथ में आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, जब भी इजराइल का विवाद गजा और फिलिस्तीन से होता है तो भारत के बहुत सारे लिबरल हैं जो तख्ती प्लेट लेके सामने आ जाते हैं कि गजा में अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है, बेकसूर मारे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर ईरान की सरकार ईरानियों को मार रही है, कत्लेआम कर रही है, 15-15 हजार लोगों को गोली से मार दिया गया, लेकिन एक भी तख्ती प्लेट किसी का वापस नहीं आया। ईरान के पूरे प्रकरण को लेके आपको क्या लगता है? क्या ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ इजराइल और अमेरिका जिम्मेदार है, या फिर ईरान की नीतियां कुछ ऐसी होती चली गई जिसकी वजह से ईरान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से खैमेई सरकार आज बिल्कुल भी असहाय नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक्यूरी के तहत ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान की राजधानी के साथ साथ उसके बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, साथ में उसके कई ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी हमला हुआ। इस युद्ध के शुरू होने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में पेट्रोल और गैस के दाम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि भारत में लगभग 50 से 55% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बगल में है और ईरान में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है, क्रूड ऑयल की पूरी सप्लाई को काट सकता है। अगर हम भारत और ईरान के ऑयल ट्रेड के बारे में बात करें तो ये ट्रेड ब्रिटिश काल से होता आया है और 2012 में भारत दूसरा बड़ा खरीदार देश था। लेकिन 2019 में यूएस ने ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से जो ईरान के साथ हमारा ऑयल ट्रेड था वो धीरे धीरे घटता चला गया और प्रेजेंट टाइम में ईरान भारत का क्रूड ऑयल का मेन सोर्स नहीं है। भारत क्रूड ऑयल और गैस के मामले में लगभग पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। 80 से 90% के आसपास क्रूड ऑयल आयात करता है और लगभग 50% गैस का आयात करता है। प्रेजेंट टाइम में भारत रूस से 35% क्रूड ऑयल लेता है, इराक से 11% लेता है, सऊदी अरेबिया से 9% लेता है, यूएई से 5 से 7% लेता है, यूएस से 6 से 8% लेता है। और ये जो 50% गैस का आयात करता है उसमें से 42% गैस सिर्फ कतर से लेता है। लेकिन भारत जितना भी क्रूड ऑयल और गैस आयात करता है उसमें से लगभग 35 से 50% क्रूड ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होकर भारत पहुंचते हैं, जो कि ईरान के साउथ में है और ईरान वॉर में फंसा हुआ है। ऐसी कंडीशन में कयास लगाया जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होता है तो निश्चित तौर पर क्रूड ऑयल सप्लाई बाधित होगी, जिसकी वजह से इंडिया में तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि 35% क्रूड ऑयल की सप्लाई जो भारत में होती है वो केप ऑफ गुड होप से होती है, वहां से ज्यादातर रूस से क्रूड ऑयल भारत पहुंचता है। युद्ध के हालात हमेशा से कुछ ऐसे होते हैं कि पता नहीं होता है कि युद्ध कितने
कितने दिन तक खींचेगा, और अगर ये लंबा खींचता है तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत ये बात अच्छे से जानता था कि अगर खाड़ी देशों में वॉर शुरू होता है तो सबसे पहले जो समस्या खड़ी होगी वो क्रूड ऑयल और गैस को लेके होगी, और कोई भी देश बिना ईंधन के आगे नहीं चल सकता है। और भारत जैसा देश जो लगभग पूरी तरीके से गैस और क्रूड ऑयल के लिए आयात पर डिपेंड है, उसके लिए तो और बड़ी समस्या होती है। इसीलिए भारत ने इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। भारत ने यूएई की कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया और ये कहा कि आप अपने क्रूड ऑयल को भारत में स्टोर कर सकते हैं और पास के देशों में आप उसको बेच सकते हैं। साथ ही समझौते में भारत ने एक और लाइन जोड़ा और ये कहा कि इस क्रूड ऑयल को आप यहाँ पर स्टोर करिए, आप पास के देशों में बेचिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो उस ऑयल को भारत इस्तेमाल करेगा। भारत ने इसी तरीके का समझौता सऊदी अरब के साथ भी किया है, यानी कि अगर कोई वॉर होता है, कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है, खाड़ी देशों में तनाव पैदा होता है और तेल की सप्लाई बंद होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो वहाँ का रिजर्व भारत में किया गया है उस ऑयल को भारत अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने और यूएई ने भारत के साथ ऐसा समझौता क्यों किया, क्योंकि सऊदी अरब यूएई दोनों ही देश जानते हैं कि भारत 80 से 90% क्रूड ऑयल आयात करता है, और अगर हम भारत के साथ ऐसा समझौता करते हैं तो भारत हमारा लंबे समय तक ग्राहक बनेगा, और अगर बाद में तेल के दाम बढ़ते हैं, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में डिमांड बढ़ती है, तो भारत से आसानी से तेल बेचा जा सकता है। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत कम होगी, डिलीवरी तेज होगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। इसके साथ साथ भारत और रूस के भी संबंध अच्छे हैं। जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रूस के ऊपर भी कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं और रूस सस्ते दाम पर भारत को अपने तेल बेच रहा है और भारत उसको स्टोर कर रहा है किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में उसको यूज करने के लिए। हालांकि अमेरिका ने भारत और रूस के व्यापार को लेकर कई बार टैरिफ बढ़ाया, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत रूस के साथ ऑयल बिजनेस कर सकता है। अगर किसी भी तरीके से भारत में क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई चेन टूट जाए तो भी भारत के पास इतना रिजर्व है कि लगभग वो 70 से 80 दिन तक सरवाइव कर सकता है। हालांकि ऐसी कंडीशन आना नामुमकिन है, लेकिन अगर खाड़ी देशों में युद्ध लंबा खिंचा तो निश्चित तौर पे गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। आखिरकार इजराइल के पास ऐसा क्या है कि उसके साथ जब भी कोई बड़ा विवाद होता है तो हर एक विवाद में उसके साथ अमेरिका खड़ा दिखाई पड़ता है। क्या अभी हाल में जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, क्या वो एक रिलीजियस वार है या ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज, पावर और जियोपॉलिटिक्स की जंग है? अमेरिका और इजराइल के रिलेशन को लेकर एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिरकार हर एक बड़े मामले में अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा होता है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है बिना अपने फायदे के वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करता है, और इस पॉलिसी के बीच में अगर कोई आड़े आता है तो निश्चित तौर पे वो अमेरिका उसको एक दुश्मन की तरह देखता है। लेकिन रिकॉर्ड है कि शायद ही अमेरिका ने कभी इजराइल का विरोध किया हो। आपने चीज नोटिस किया होगा, अमेरिका उस हर देश में एंटर किया जहां पर नेचुरल रिसोर्स है। जिन देशों ने उसके साथ उसके स्तर पर समझौता किया उसको अमेरिका ने अपना दोस्त बनाया, और जिन देशों ने उसका विरोध किया वहां पर उसने हमले किए, उनके सुप्रीम लीडर को किडनैप किया, उनकी हत्या की। जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, सभी गल्फ कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और अमेरिका की हमेशा से वहां के नेचुरल रिसोर्स पर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1947 में यूएन ने एक योजना बनाई जिसे यूनाइटेड नेशन पार्टीशन फॉर फिलिस्तीन कहा जाता है। इस प्लान के तहत फिलिस्तीन को दो देशों में बांटना था, एक यहूदी देश, एक अरब देश, यानी कि एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। जिसके बाद इजराइल को 14 मई 1948 को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है, और सबसे पहले उसको मान्यता अमेरिका देता है, और जिसके बाद इजराइल का अरब देशों के साथ युद्ध हो जाता है, जिसमें 5 देश शामिल होते हैं और सभी के सभी देश इजराइल से हार जाते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए इजराइल को मान्यता दी और इजराइल को सपोर्ट किया। साथ में मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी उसने इजराइल का पूरा समर्थन दिया। अमेरिका इजराइल का सिर्फ इतनी ही चीजों के लिए ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता है। इजराइल वो देश है जिसके पास पावर है, पैसा है, इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण अमेरिका इजराइल का पूरा सपोर्ट करता है। 2025 के डाटा के अनुसार अमेरिका में लगभग 902 अरब लोग हैं, जिनमें से 150 से लेकर 180
यहूदी अरबपति हैं, जो कि अमेरिका के कुल अरबपतियों के 18 से 20% अरबपति यहूदी मूल के हैं। साथ में कई ऐसे यहूदी बिजनेसमैन हैं जिनकी कंपनियां दुनिया में अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती हैं, जैसे फेसबुक इंस्टा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, गूगल के मालिक लैरी पेज, डेल टेक्नोलॉजी के मालिक माइकल डेल। साथ में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी है और अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने किसी भी सीक्रेट मिशन में मोसाद की हेल्प जरूर लेता है। अभी हाल ही में आपने एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना होगा। उस फाइल में तमाम दुनिया के बड़े लीडरों का नाम है, जिनके कृत्य को आप ना तो सुन सकते हैं, ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं। ना आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि इंसान क्या अपने हवस के आगे इतना भी गिर सकता है। वो सब कुछ एप्स्टीन फाइल में दफन है। अब एप्स्टीन फाइल के बारे में कहा जाता है, इसका जो सरगना था जेफरी एप्स्टीन एक यहूदी था और वो एक मोसाद का एजेंट था। यानी कि इजराइल ने जेफरी एप्स्टीन के थ्रू दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े और लोग सबको अपने ट्रैप में फंसाया, जिससे वो कभी भी इजराइल के खिलाफ ना जा पाए। और एप्स्टीन फाइल में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों का नाम है, इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल ने सब कुछ ये इसलिए किया था कि इजराइल को ये बात पता है कि हो सकता है अमेरिका इन फ्यूचर उसका साथ छोड़ दे, उसके पास कुछ ऐसा रहे जिसके आधार पर वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। हालांकि ये सोशल मीडिया पे तैरती हुई कहानी है, अभी तक इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ना ही कहा जा रहा है कि इतना सत्य है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, दुनिया के कई ऐसे देश ये कहना शुरू कर दिए कि ये एक रिलीजियस वार है। भारत में तो कई लोग मार्च करने लगे, रोड पे आ गए, आंदोलन करने लगे कि ये इस्लाम के खिलाफ वॉर है, एक रिलीजियस वार है। क्या ये सच में एक रिलीजियस वॉर है? इसके पहले हमको समझना पड़ेगा, कई ऐसे देश हैं जिनका रिलीजन एक है फिर भी वो कट्टर दुश्मन है। जैसे हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका और रूस को ले लें, अमेरिका और रूस दोनों जगह पर जो मोस्टली रिलीजियस लोग हैं वो क्रिश्चियन है, फिर भी वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। आपने देखा ही होगा, लंबे समय से यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, दोनों ही एक क्रिश्चियन देश है। इसी तरीके से हमेशा से सऊदी अरब और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है और दोनों के ही दोनों देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। हालांकि एक शिया राष्ट्र है, एक सुन्नी राष्ट्र है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर एयर गिरफ्त करता है, ये देश मुस्लिम राष्ट्र है। अगर ये रिलीजियस वॉर होता तो शायद ये देश कभी भी अमेरिका और इजराइल का समर्थन नहीं करते। तो जो हम लोग ये देख रहे हैं कि रिलीजियस वॉर है, ये बिल्कुल भी रिलीजियस वॉर नहीं है। ये वॉर जो शुरू हुआ है सिर्फ मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर बम के प्लान को लेके, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो हम इस वॉर को किसी भी तरीके से रिलीजियस एंगल से नहीं देख सकते हैं, ना ही ये कोई रिलीजियस वॉर है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने की सिर्फ यही वजह थी कि मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करना है? आपको याद ही होगा, जब तक ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, उससे पहले एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत ज्यादा थी। ये एक ग्लोबल न्यूज बनी हुई थी और दुनिया के बड़े से बड़े देशों का बैड पीआर हो रहा था, उनका जो सोशल स्टेटस था वो खराब हो रहा था और बहुत ज्यादा उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर भी बढ़ रहा था। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया और उसके सिर्फ 10 दिन पहले यानी कि 18 फरवरी को प्रिंस एंड्रू को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगता है पब्लिक ऑफिस का मिसयूज किया। इसका खुलासा तब होता है जब 30 जनवरी को प्रिंस एंड्रू का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है और उस फाइल से पता चलता है कि 2010 में हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर में जो उन्होंने यात्राएं की थी, उसकी जो सीक्रेट फाइल थी उसको एप्स्टीन को उन्होंने ट्रांसफर की थी। प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी का मामला 18 फरवरी का है और महज उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 24-25 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर बिल गेट्स अपने एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाते हैं, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। जितनी लड़कियों की तस्वीर मेरे साथ वायरल हो रही है, जिनका चेहरा ब्लर कर दिया गया है, उनके साथ मेरे कोई भी गलत संबंध नहीं थे। इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं, अगर बिल गेट्स का संबंध एप्स्टीन से बहुत ही नॉर्मल था, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे इनके ऊपर कोई आरोप लगे, तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्या है? यार हो रहा था। बिल गेट्स का जो सोशल स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए कई सारी इनके लिए पीआर एजेंसियां काम करती हैं, साथ में इनके जो एनजीओ है वो भी काम करते हैं।
इनके कई सारे एनजीओ हैं जो महिला शिक्षा के लिए काम करते हैं, महिला स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं। तो कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आने के बाद तो इनके ऊपर जब कई सारे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे, उसके बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा, तो अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि मेरा एप्स्टीन से संबंध रहा है, लेकिन उसके किसी भी कृत्य में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। हाउस ओवरसाइट कमेटी बनाई गई जिसको एप्स्टीन फाइल के मामले में और दूसरे मामलों में क्लिंटन फैमिली से पूछताछ करनी थी, लेकिन क्लिंटन फैमिली बार बार इस चीज को अवॉइड कर रही थी, जिसके बाद कमेटी के चीफ जेम्स कोमर ने कहा कि अगर आप कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होते हैं और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो ये अवमानना का आपके ऊपर केस लगेगा और आपकी गिरफ्तारी होगी। और ये भी घटना ईरान के ऊपर हमला होने से पहले हुई थी, यानी कि 26-27 फरवरी को हुई थी। इसी क्रम में 26 फरवरी को एक और घटना हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रेंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम भी एप्स्टीन के साथ आया, कई तस्वीरें वायरल हुई, इससे ये पता चलता है कि कई बार एप्स्टीन के साथ डिनर शेयर किए थे और तमाम सारे इनके ऊपर आरोप लगे। इसी के साथ 27 फरवरी को एक और घटना होती है, पेंटागन और क्लाड की एक डील टूट जाती है। 27 फरवरी को पेंटागन और क्लाड के बीच एक डील उस वक्त खत्म हो गई जब पेंटागन ने ये कहा कि हमको क्लाड के एआई का पूरा एक्सेस चाहिए। उस वक्त क्लाड ने ये कह के मना कर दिया कि हम आपको पूरा एक्सेस नहीं दे सकते हैं, हम आपको ये स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं कि आप लोगों को सर्विलांस पर लगाइए और ना ही आप ऑटोनॉमस वेपन का यूज कर सकते। पेंटागन जो कि अमेरिका का डिफेंस ऑफिस है, जहाँ पे उनकी आर्मी, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स बेस की रणनीतियां बनाती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 28 फरवरी को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है और मैंने आपको जितनी घटनाएं बताई हैं वो सारी की सारी घटनाएं 28 फरवरी से पहले हुई थी। अब ये सारी घटनाएं कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती, वो भी लगातार इतनी सारी घटनाएं। तो कहीं न कहीं दुनिया की बड़ी हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था, एप्स्टीन फाइल की वजह से उनकी छवि खराब हो रही थी। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है ईरान के ऊपर अटैक करने का, जिससे पूरी दुनिया का जो सेंटर ऑफ फोकस एप्स्टीन फाइल थी वो हट के ईरान वॉर हो जाए, और वही हुआ। हालांकि ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके लिए सिर्फ एप्स्टीन फाइल रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके कॉन्फ्लिक्ट लगातार इजराइल और अमेरिका से चल रहे थे। लेकिन हो सकता है दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद उनको यही सबसे सही टाइम लगा हो लोगों को डाइवर्ट करने का, पूरी दुनिया का अपने ऊपर से फोकस हटाने का। हालांकि आप क्या सोचते हैं ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने किस वजह से अटैक किया होगा? क्या कारण हो सकते हैं? क्या उसमें एक एप्स्टीन फाइल वजह है या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही कहानी है, इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है? क्योंकि आप अगर इसके एविडेंस खोजने बैठेंगे तो आपको कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये घटनाएं कोरिलेट होती हैं। ऐसा देश जो कभी आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन आज वही देश सड़कों पर खड़ा है अपनी ही सरकार के खिलाफ। ईरान एक टाइम पर मॉडर्न देश था, लेकिन आज उसकी पहचान एक इस्लामिक देश के रूप में होती है। ईरान में खासकर उस समय जब मोहम्मद रजा शाह की सरकार थी, उस समय ईरान बहुत तेजी से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था, बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहा था। और ये सब जब कुछ ईरान में बहुत तेजी से हो रहा था तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये उनके धर्म के खिलाफ है, ये उनकी परंपरा के खिलाफ है। हम बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत तेजी से हमारी निर्भरता उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से 1978 के आसपास मोहम्मद शाह की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता है और मोहम्मद रजा शाह की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। इसके बाद ईरान की सत्ता पे कंट्रोल रुहुल्लाह खुमैनी का हो जाता है और इसी के बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का रास्ता भी साफ हो जाता है। ईरान में खुमैनी की पहचान एक धार्मिक कट्टर नेता के रूप में होती है। 1979 में जैसे ही खुमैनी के हाथ में ईरान की सत्ता जाती है, वैसे ही वहाँ पर वो इस्लामिक रूल रेगुलेशन को लागू करते हैं। जैसे कि ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया। अगर कोई महिला घर के बाहर निकलती है तो उसको हिजाब पहनना जरूरी है। हालांकि ईरान के लोगों ने खुमैनी की सरकार के पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी, बहुत ही ओपन होकर रहते थे। खुमैनी के आने के बाद जैसे ये चीजें लागू होती हैं, लोगों में असंतोष फैलता है और सरकार के शुरुआती दौरान ही इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। महिलाओं के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां और बहुत सारे छात्रों के संगठन खुमैनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। तो कुछ दिन पहले 28 दिसंबर 2025 को ईरान की राजधानी तेहरान में आर्थिक संकट को लेकर कुछ व्यापारी आंदोलन कर रहे थे। रीजन क्या था कि ईरान की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट होती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है।
जो गुड्स थे, जो प्रोडक्ट थे, उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग रहता है, आम जनता रहती है, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। साथ में जो बैंकिंग सेक्टर था, उसमें ही बहुत ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलने लगा। जो दुकानदार थे, उन्होंने दुकानों को बंद कर दिया। आम लोग थे, वो सड़क पर उतर गए और खैमनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जब ये प्रोटेस्ट दिन पे दिन बढ़ता गया, तो खैमई की गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जहां तेहरान तक ही सीमित था, ये पूरे देश में फैल गया। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान ना ही वहां की गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार है, ना ही वहां के आम लोग पीछे हटने को तैयार है, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई में लगभग 2400 लोगों की जान चली गई है। ये एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कई रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं कि ईरान में लगभग 15 से 20 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान में कई जगह लोग पर्शियन के सिंबल लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पर्शियन हैं, हम कोई मुस्लिम नहीं है। ईरान की तमाम महिलाओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, उन्होंने नकाब को उतार कर फेंक दिया है। उनका कहना है कि हमारी संस्कृति का नकाब कभी हिस्सा ही नहीं था, ये हम पर थोपा गया है, ये हमारी ना तो संस्कृति थी, ना ही ये सभ्यता थी। खैमई का कहना है कि अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहते हैं कि ईरान में शांति रहे, और ईरान में जो भी कुछ हो रहा है, यही दोनों देश इसके जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद तमाम न्यूज एजेंसियां ये कयास लगा रही हैं कि अमेरिका ने ये सब कुछ वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किया, और साथ में ईरान के लिए भी तमाम एजेंसियां ये कह रही हैं कि ईरान के पास रूस के बाद सबसे ज्यादा गैस का रिसोर्स है, और उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। लेकिन अमेरिका की नजर ईरान के सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर नहीं है, साथ में उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, जहां से 20 से 25% ऑयल का बिजनेस होता है। वहीं पर इजराइल की अपनी मंशा है। इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि इजराइल के कई सारे देशों के साथ विवाद है, उनमें से ईरान भी एक है। अगर ईरान एक परमाणु संपन्न देश बनता है, तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए जो खैमई का कहना है कि जो कुछ ईरान में हो रहा है, उसके लिए इजराइल और अमेरिका दोषी हैं, ये बात काफी हद तक सच हो सकती है। लेकिन ईरान में ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और साथ में खैमई की धार्मिक कट्टरता की वजह से इस आंदोलन को बल मिला। तो हो सकता है जो भी कुछ ईरान में हो रहा हो, उसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ हो, क्योंकि अमेरिका का नाम तब भी आता है जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होता है, जब नेपाल में प्रोटेस्ट होता है, जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट होता है, तो अमेरिका ईरान को अस्थिर करने के लिए बिल्कुल ऐसा कर सकता है। साथ में आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, जब भी इजराइल का विवाद गजा और फिलिस्तीन से होता है, तो भारत के बहुत सारे लिबरल हैं जो तख्ती प्लेट लेके सामने आ जाते हैं कि गजा में अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है, बेकसूर मारे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर ईरान की सरकार ईरानियों को मार रही है, कत्लेआम कर रही है, 15-15 हजार लोगों को गोली मार दिया गया, लेकिन एक भी तख्ती प्लेट किसी का बाहर नहीं आया। ईरान के पूरे प्रकरण को लेके आपको क्या लगता है? क्या ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ इजराइल और अमेरिका जिम्मेदार है, या फिर ईरान की नीतियां कुछ ऐसी होती चली गई जिसकी वजह से ईरान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से खैमई सरकार आज बिल्कुल भी असहाय नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक्यूरी के तहत ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान की राजधानी के साथ साथ उसके बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, साथ में उसके कई ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी हमला हुआ। इस युद्ध के शुरू होने के बाद लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि भारत में पेट्रोल और गैस के दाम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि भारत में लगभग 50 से 55% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बगल में है, और ईरान में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है, क्रूड ऑयल की पूरी सप्लाई को काट सकता है। अगर हम भारत और ईरान के ऑयल ट्रेड के बारे में बात करें, तो ये ट्रेड ब्रिटिश काल से होता आया है, और 2012 में भारत दूसरा बड़ा खरीदार देश था। लेकिन 2019 में यूएस ने ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से जो ईरान के साथ हमारा ऑयल ट्रेड था, वो धीरे धीरे घटता चला गया, और प्रेजेंट टाइम में ईरान भारत का क्रूड ऑयल का मेन सोर्स नहीं है। भारत क्रूड ऑयल और गैस के मामले में लगभग पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। 80 से 90% के आसपास क्रूड ऑयल आयात करता है, और लगभग 50% गैस का आयात करता है। प्रेजेंट टाइम में भारत रूस से 35% क्रूड ऑयल लेता है, इराक से 11% लेता है, सऊदी अरेबिया से 9% लेता है, यूएई से 5 से 7% लेता है, यूएस से 6 से 8% लेता है।
और ये जो 50% गैस का आयात करता है उसमें से 42% गैस सिर्फ कतर से लेता है। लेकिन भारत जितना भी क्रूड ऑयल और गैस आयात करता है उसमें से लगभग 35 से 50% क्रूड ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होकर भारत पहुंचते हैं, जो कि ईरान के साउथ में है और ईरान वॉर में फंसा हुआ है। ऐसी कंडीशन में कयास लगाया जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होता है तो निश्चित तौर पर क्रूड ऑयल सप्लाई बाधित होगी, जिसकी वजह से इंडिया में तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि 35% क्रूड ऑयल की सप्लाई जो भारत में होती है वो केप ऑफ गुड होप से होती है। वहां से ज्यादातर रूस से क्रूड ऑयल भारत पहुंचता है। युद्ध के हालात हमेशा से कुछ ऐसे होते हैं कि पता नहीं होता है कि युद्ध कितने दिन तक खींचेगा, और अगर ये लंबा खींचता है तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत ये बात अच्छे से जानता था कि अगर खाड़ी देशों में वॉर शुरू होता है तो सबसे पहले जो समस्या खड़ी होगी वो क्रूड ऑयल और गैस को लेकर होगी, और कोई भी देश बिना ईंधन के आगे नहीं चल सकता है। और भारत जैसा देश जो लगभग पूरी तरीके से गैस और क्रूड ऑयल के लिए आयात पर डिपेंड है, उसके लिए तो और बड़ी समस्या होती है। इसीलिए भारत ने इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। भारत ने यूएई की कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया और ये कहा कि आप अपने क्रूड ऑयल को भारत में स्टोर कर सकते हैं और पास के देशों में आप उसको बेच सकते हैं। साथ ही समझौते में भारत ने एक और लाइन जुड़ा और ये कहा कि इस क्रूड ऑयल को आप यहाँ पर स्टोर करिए, आप पास के देशों में बेचिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो उस ऑयल को भारत इस्तेमाल करेगा। भारत ने इसी तरीके का समझौता सऊदी अरब के साथ भी किया है, यानी कि अगर कोई वॉर होता है, कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है, खाड़ी देशों में तनाव पैदा होता है और तेल की सप्लाई बंद होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो वहाँ का रिजर्व भारत में किया गया है उस ऑयल को भारत अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने और यूएई ने भारत के साथ ऐसा समझौता क्यों किया, क्योंकि सऊदी अरब यूएई दोनों ही देश जानते हैं कि भारत 80 से 90% क्रूड ऑयल आयात करता है, और अगर हम भारत के साथ ऐसा समझौता करते हैं तो भारत हमारा लंबे समय तक ग्राहक बनेगा। और अगर बाद में तेल के दाम बढ़ते हैं, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में डिमांड बढ़ती है, तो भारत से आसानी से तेल बेचा जा सकता है। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत कम होगी, डिलीवरी तेज होगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। इसके साथ साथ भारत और रूस के भी संबंध अच्छे हैं। जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रूस के ऊपर भी कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं और रूस सस्ते दाम पर भारत को अपने तेल बेच रहा है और भारत उसको स्टोर कर रहा है किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में उसको यूज करने के लिए। हालांकि अमेरिका ने भारत और रूस के व्यापार को लेकर कई बार टैरिफ बढ़ाया, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत रूस के साथ ऑयल बिजनेस कर सकता है। अगर किसी भी तरीके से भारत में क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई चेन टूट जाए तो भी भारत के पास इतना रिजर्व है कि लगभग वो 70 से 80 दिन तक सरवाइव कर सकता है। हालांकि ऐसी कंडीशन आना नामुमकिन है, लेकिन अगर खाड़ी देशों में युद्ध लंबा खिंचा तो निश्चित तौर पे गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। आखिरकार इजराइल के पास ऐसा क्या है कि उसके साथ जब भी कोई बड़ा विवाद होता है तो हर एक विवाद में उसके साथ अमेरिका खड़ा दिखाई पड़ता है। क्या अभी हाल में जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, क्या वो एक रिलीजियस वार है या ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज, पावर और जियोपॉलिटिक्स की जंग है? अमेरिका और इजराइल के रिलेशन को लेके एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिरकार हर एक बड़े मामले में अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा होता है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है बिना अपने फायदे के वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करता है और इस पॉलिसी के बीच में अगर कोई आड़े आता है तो निश्चित तौर पर वो अमेरिका उसको एक दुश्मन की तरह देखता है। लेकिन रिकॉर्ड है कि शायद ही अमेरिका ने कभी इजराइल का विरोध किया हो। आपने चीज नोटिस किया होगा, अमेरिका उस हर देश में एंटर किया जहां पर नेचुरल रिसोर्स है। जिन देशों ने उसके साथ उसके स्तर पर समझौता किया उसको अमेरिका ने अपना दोस्त बनाया, और जिन देशों ने उसका विरोध किया वहां पर उसने हमले किए, उनके सुप्रीम लीडर को किडनैप किया, उनकी हत्या की। जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, सभी गल्फ कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और अमेरिका की हमेशा से वहां के नेचुरल रिसोर्स पर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1947 में यूएन ने एक योजना बनाई जिसे यूनाइटेड नेशन पार्टीशन फॉर फिलिस्तीन कहा जाता है। इस प्लान के तहत फिलिस्तीन को दो देशों में बांटना था, एक यहूदी देश, एक अरब देश, यानी कि एक इजराइल और एक फिलिस्तीन।
जिसके बाद इजराइल को 14 मई 1948 को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है और सबसे पहले इसको मान्यता अमेरिका देता है, और जिसके बाद इजराइल का अरब देशों के साथ युद्ध हो जाता है, जिसमें 5 देश शामिल होते हैं और सभी के सभी देश इजराइल से हार जाते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए इजराइल को मान्यता दी और इजराइल को सपोर्ट किया। साथ में मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी उसने इजराइल का पूरा समर्थन दिया। अमेरिका इजराइल का सिर्फ इतनी ही चीजों के लिए ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता है। इजराइल वो देश है जिसके पास पावर है, पैसा है, इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण अमेरिका इजराइल का पूरा सपोर्ट करता है। 2025 के डाटा के अनुसार अमेरिका में लगभग 902 अरबपति थे, जिनमें से 150 से लेकर 180 यहूदी अरबपति हैं, जो कि अमेरिका 18 से 20% अरबपति यहूदी मूल के हैं। साथ में कई ऐसे यहूदी बिजनेसमैन हैं जिनकी कंपनियां दुनिया में अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती हैं, जैसे फेसबुक इंस्टा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, गूगल के मालिक लैरी पेज, डेल टेक्नोलॉजी के मालिक माइकल डेल। साथ में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी है और अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने किसी भी सीक्रेट मिशन में मोसाद की हेल्प जरूर लेता है। अभी हाल ही में आपने एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना होगा। उस फाइल में तमाम दुनिया के बड़े लीडरों का नाम है, जिनके कृत्य को आप ना तो सोच सकते हैं, ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं, ना आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि इंसान क्या अपने हवस के आगे इतना भी गिर सकता है। वो सब कुछ एप्स्टीन फाइल में दफन है। अब एप्स्टीन फाइल के बारे में कहा जाता है, इसका जो सरगना था जेफरी एप्स्टीन एक यहूदी था और वो एक मोसाद का एजेंट था। यानी कि इजराइल ने जेफरी एप्स्टीन के थ्रू दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पावरफुल लोग सबको अपने ट्रैप में फंसाया, जिससे वो कभी भी इजराइल के खिलाफ ना जा पाए। और एप्स्टीन फाइल में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों का नाम है। इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल ने सब कुछ ये इसलिए किया था कि इजराइल को ये बात पता है कि हो सकता है अमेरिका इन फ्यूचर उसका साथ छोड़ दे, तो उसके पास कुछ ऐसा रहे जिसके आधार पर वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। हालांकि ये सोशल मीडिया पे तैरती हुई कहानी है, अभी तक इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ना ही ये कहा जा रहा है कि ये घटना सत्य है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, दुनिया के कई ऐसे देश ये कहना शुरू कर दिए कि ये एक रिलीजियस वार है। भारत में तो कई लोग मार्च करने लगे, रोड पे आ गए, आंदोलन करने लगे कि ये इस्लाम के खिलाफ वार है, एक रिलीजियस वार है। क्या ये सच में एक रिलीजियस वार है? तो इसके पहले हमको समझना पड़ेगा, कई ऐसे देश हैं जिनका रिलीजन एक है फिर भी वो कट्टर दुश्मन है। जैसे हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका और रूस को ले लें, अमेरिका और रूस दोनों जगह पर जो मोस्टली रिलीजियस लोग हैं वो क्रिश्चियन है, फिर भी वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। आपने देखा ही होगा, लंबे समय से यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, दोनों ही एक क्रिश्चियन देश है। इसी तरीके से हमेशा से सऊदी अरब और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है और दोनों के ही दोनों देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। हालांकि एक शिया राष्ट्र है, एक सुन्नी राष्ट्र है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, उसका समर्थन सऊदी अरब करता है, यूएई करता है, कतर करता है, और ये सारे के सारे देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। अगर ये रिलीजियस वॉर होता तो शायद ये देश कभी भी अमेरिका और इजराइल का समर्थन नहीं करते। तो जो हम लोग ये देख रहे हैं कि रिलीजियस वॉर है, ये बिल्कुल भी रिलीजियस वॉर नहीं है। ये वॉर जो शुरू हुआ है सिर्फ मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर बम के प्लांट को लेके, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो हम इस वॉर को किसी भी तरीके से रिलीजियस एंगल से नहीं देख सकते हैं, ना ही ये कोई रिलीजियस वॉर है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने की सिर्फ यही वजह थी कि उसे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करना है? आपको याद ही होगा, जब तक ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, उससे पहले एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत ज्यादा, ये एक ग्लोबल न्यूज बनी हुई थी और दुनिया के बड़े से बड़े हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था, उनका जो सोशल स्टेटस था वो खराब हो रहा था और बहुत ज्यादा उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर भी बढ़ रहा था। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया और उसके सिर्फ 10 दिन पहले यानी कि 18 फरवरी को प्रिंस एंड्रू को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगता है पब्लिक ऑफिस का मिसयूज किया है। इसका तब होता है जब 30 जनवरी को प्रिंस एंड्रू का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है और उस फाइल
से पता चलता है कि 2010 में हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर में जो इन्होंने यात्राएं की थी, उसकी जो सीक्रेट फाइल थी उसको एप्स्टीन को इन्होंने ट्रांसफर की थी। प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी का मामला 18 फरवरी का है और महज उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 24-25 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट के ऑरल बिल गेट्स अपने एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाते हैं, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। जिन भी लड़कियों की तस्वीर मेरे साथ वायरल हो रही है, जिनका चेहरा ब्लर कर दिया गया है, उनके साथ मेरे कोई भी गलत संबंध नहीं थे। इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं अगर बिल गेट्स का संबंध एप्स्टीन से बहुत ही नॉर्मल था, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे इनके ऊपर कोई आरोप लगे, तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्या है, इतना ज्यादा पैनिक होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कहीं न कहीं बिल गेट्स का बैड पीआर हो रहा था। बिल गेट्स का जो सोशल स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए कई सारी इनके लिए पीआर एजेंसियां काम करती हैं, साथ में इनके जो एनजीओ हैं वो भी काम करते हैं। इनके कई सारे एनजीओ हैं जो महिला शिक्षा के लिए काम करते हैं, महिला स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं। तो कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आने के बाद इनके ऊपर जब कई सारे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे, उसके बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा, तो अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि मेरा एप्स्टीन से संबंध रहा है, लेकिन उसके किसी भी कृत्य में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। हाउस ओवरसाइट कमेटी बनाई गई जिसको एप्स्टीन फाइल के मामले में और दूसरे मामलों में क्लिंटन फैमिली से पूछताछ करनी थी, लेकिन क्लिंटन फैमिली बार-बार इस चीज को अवॉइड कर रही थी, जिसके बाद कमेटी के चीफ जेम्स कोमर ने कहा कि अगर आप कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होते हैं और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो ये अवमानना का आपके ऊपर केस लगेगा और आपकी गिरफ्तारी होगी। और ये भी घटना ईरान के ऊपर हमला होने से पहले हुई थी, यानी कि 26-27 फरवरी को हुई थी। इसी क्रम में 26 फरवरी को एक और घटना हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रिंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम भी एप्स्टीन के साथ आया, कई तस्वीरें वायरल हुई, जिससे ये पता चलता है कि कई बार एप्स्टीन के साथ डिनर शेयर किए थे और तमाम सारे इनके ऊपर आरोप लगे। इसी के साथ 27 फरवरी को एक और घटना होती है, पेंटागन और क्लाड की एक डील टूट जाती है। 27 फरवरी को पेंटागन और क्लाड के बीच एक डील उस वक्त खत्म हो गई जब पेंटागन ने ये कहा कि हमको क्लाड के एआई का पूरा एक्सेस चाहिए। उस वक्त क्लाड ने ये कह के मना कर दिया कि हम आपको पूरा एक्सेस नहीं दे सकते हैं, हम आपको ये स्वतंत्रता नहीं दे सकते कि आप लोगों को सर्विलांस पर लगाइए और ना ही आप ऑटोनॉमस वेपन का यूज कर सकते। पेंटागन जो कि अमेरिका का डिफेंस ऑफिस है, जहाँ पे उनकी आर्मी, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स बेस की रणनीतियां बनाती हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 28 फरवरी को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है और मैंने आपको जितनी घटनाएं बताई हैं वो सारी की सारी घटनाएं 28 फरवरी से पहले हुई थी। अब ये सारी घटनाएं कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती, क्योंकि लगातार इतनी सारी घटनाएं, तो कहीं न कहीं दुनिया की बड़ी हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था। एप्स्टीन फाइल की वजह से उनकी छवि खराब हो रही थी। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है ईरान के ऊपर अटैक करने का, जिससे पूरी दुनिया का जो सेंटर ऑफ फोकस एप्स्टीन फाइल थी वो हटके ईरान वॉर हो जाए, और वही हुआ। हालांकि ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके लिए सिर्फ एप्स्टीन फाइल रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके कॉन्फ्लिक्ट लगातार इजराइल और अमेरिका से चल रहे थे। लेकिन हो सकता है दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद उनको यही सबसे सही टाइम लगा हो लोगों को डाइवर्ट करने का, पूरी दुनिया का अपने ऊपर से फोकस हटाने का। हालांकि आप क्या सोचते हैं ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने किस वजह से अटैक किया होगा, क्या कारण हो सकते हैं? क्या उसमें एक एप्स्टीन फाइल वजह है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही कहानी है, इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है? क्योंकि आप अगर इसके एविडेंस खोजने बैठेंगे तो आपको कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये घटनाएं कोरिलेट होती हैं। ऐसा देश जो कभी आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन आज वही देश सड़कों पर खड़ा है अपनी ही सरकार के खिलाफ। ईरान एक टाइम पर मॉडर्न देश था, लेकिन आज उसकी पहचान एक इस्लामिक देश के रूप में होती है। ईरान में खासकर उस समय जब मोहम्मद रजा शाह की सरकार थी, उस समय ईरान बहुत तेजी से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था, बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहा था। और ये सब जब कुछ ईरान में बहुत तेजी से हो रहा था तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये उनके धर्म के खिलाफ है, ये उनकी परंपरा के खिलाफ है, हम बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत तेजी से हमारी निर्भरता उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से 1978 के आसपास मोहम्मद शाह की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता है और मोहम्मद रजा शाह की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, जिसके बाद ईरान की सत्ता पे कंट्रोल रुहुल्लाह खुमैनी का हो जाता है और इसी के बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का रास्ता भी साफ हो जाता है। ईरान में खुमैनी की पहचान एक धार्मिक कट्टर नेता के रूप में होती है,
1979 में जैसे ही खुमैनी के हाथ में ईरान की सत्ता जाती है, वैसे ही वहां पर वो इस्लामिक रूल रेगुलेशन को लागू करते हैं। जैसे कि ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया। अगर कोई महिला घर के बाहर निकलती है तो उसको हिजाब पहनना जरूरी है। हालांकि ईरान के लोगों ने खुमैनी की सरकार के पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी, वो बहुत ही ओपन होकर रहते थे। खुमैनी के आने के बाद जैसे ही ये चीजें लागू होती हैं, लोगों में असंतोष फैलता है और सरकार के शुरुआती दौरान ही इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। महिलाओं के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे छात्रों के संगठन खैमे के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले 28 दिसंबर 2025 को ईरान की राजधानी तेहरान में आर्थिक संकट को लेकर कुछ व्यापारी आंदोलन कर रहे थे। रीजन क्या था कि ईरान की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट होती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है। जो गुड्स थे, जो प्रोडक्ट थे, उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग रहता है, आम जनता रहती है, वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। साथ में जो बैंकिंग सेक्टर था, उसमें ही बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलने लगा। जो दुकानदार थे, उन्होंने दुकानों को बंद कर दिया। जो आम लोग थे, वो सड़क पर उतर गए और खैमनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। जब ये प्रोटेस्ट दिन पे दिन बढ़ता गया तो खैमे की गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जहां तेहरान तक ही सीमित था, ये पूरे देश में फैल गया। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान ना ही वहां की गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार है, ना ही वहां के आम लोग पीछे हटने को तैयार है, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई में लगभग 2400 लोगों की जान चली गई है। ये एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कई रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं ईरान में लगभग 15 से 20 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान में कई जगह लोग पर्शियन झंडे को लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पर्शियन हैं, हम कोई मुस्लिम नहीं है। ईरान की तमाम महिलाओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया है। उन्होंने नकाब को उतार कर फेंक दिया है। उनका कहना है कि हमारी संस्कृति का नकाब कभी हिस्सा ही नहीं था, ये हम पर थोपा गया है। ये हमारी ना तो संस्कृति थी, ना ही ये सभ्यता थी। खैमेई का कहना है कि अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहते हैं कि ईरान में शांति रहे और ईरान में जो भी कुछ हो रहा है, यही दोनों देश इसके जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद तमाम न्यूज एजेंसियां ये कयास लगा रही हैं कि अमेरिका ने ये सब कुछ वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किया। और साथ में ईरान के लिए भी तमाम एजेंसियां ये कह रही हैं कि ईरान के पास रूस के बाद सबसे ज्यादा गैस का रिसोर्स है और उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। लेकिन अमेरिका की नजर ईरान के सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर नहीं है, साथ में उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, जहां से 20 से 25% ऑयल का बिजनेस होता है। वहीं पर इजराइल की अपनी मंशा है। इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि इजराइल के कई सारे देशों के साथ विवाद है, उनमें से ईरान भी एक है। अगर ईरान एक परमाणु संपन्न देश बनता है तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए जो खैमेई का कहना है कि जो कुछ ईरान में हो रहा है उसके लिए इजराइल और अमेरिका दोषी हैं, ये बात काफी हद तक सच हो सकती है। लेकिन ईरान में ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और साथ में खैमेई की धार्मिक कट्टरता की वजह से इस आंदोलन को बल मिला। तो हो सकता है जो भी कुछ ईरान में हो रहा हो उसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ हो, क्योंकि अमेरिका का नाम तब भी आता है बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होता है, जब नेपाल में प्रोटेस्ट होता है, जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट होता है। तो अमेरिका ईरान को अस्थिर करने के लिए बिल्कुल ऐसा कर सकता है। साथ में आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, जब भी इजराइल का विवाद गजा और फिलिस्तीन से होता है तो भारत के बहुत सारे लोग हैं जो टक्की प्लेट लेके सामने आ जाते हैं कि गजा में अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है, व्यक्ति मारे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर ईरान की सरकार ईरानियों को मार रही है, कत्लेआम कर रही है, 15-15 हजार लोगों को गोली से मार दिया गया, लेकिन एक भी टक्की प्लेट किसी का बाहर नहीं आया। ईरान के पूरे प्रकरण को लेके आपको क्या लगता है? क्या ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ इजराइल और अमेरिका जिम्मेदार है, या फिर ईरान की नीतियां कुछ ऐसी होती चली गई जिसकी वजह से ईरान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो, जिसकी वजह से खैमेई सरकार आज बिल्कुल भी असहाय नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो ब्लॉग में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन फ्यूरी के तहत ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान की राजधानी के साथ साथ उसके बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, साथ ही उसके कई ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी हमला हुआ। इस युद्ध के शुरू होने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में पेट्रोल और गैस के दाम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि भारत में लगभग 50 से 55% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बगल में है और ईरान में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है, क्रूड ऑयल की पूरी सप्लाई को काट सकता है। अगर हम भारत और ईरान के ऑयल ट्रेड के बारे में बात करें तो ये ट्रेड
साल से होता आया है और 2012 में भारत दूसरा बड़ा खरीदार देश था। लेकिन 2019 में यूएस ने ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से जो ईरान के साथ हमारा ऑयल ट्रेड था धीरे धीरे घटता चला और प्रेजेंट टाइम में ईरान भारत का क्रूड ऑयल का मेन सोर्स नहीं है। भारत क्रूड ऑयल और गैस के मामले में लगभग पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। 80 से 90% के आसपास क्रूड ऑयल आयात करता है और लगभग 50% गैस का आयात करता है। प्रेजेंट टाइम में भारत रूस से 35% क्रूड ऑयल लेता है, ईरान से 11% लेता है, सऊदी अरेबिया से 9% लेता है, यूएई से 5 से 7% लेता है, यूएस से 6 से 8% लेता है। और ये जो 50% गैस का आयात करता है उसमें से 42% गैस सिर्फ कतर से लेता है। लेकिन भारत जितना भी क्रूड ऑयल और गैस आयात करता है उसमें से लगभग 35 से 50% क्रूड ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होकर भारत पहुंचते हैं, जो कि ईरान के साउथ में है और ईरान वॉर में फंसा हुआ है। ऐसी कंडीशन में कयास लगाया जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होता है तो निश्चित तौर पर क्रूड ऑयल सप्लाई बाधित होगी, जिसकी वजह से इंडिया में तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि 35% क्रूड ऑयल की सप्लाई जो भारत से होती है वो केप ऑफ गुड होप से होती है, वहां से ज्यादातर रूस से क्रूड ऑयल भारत पहुंचता है। युद्ध के हालात हमेशा से कुछ ऐसे होते हैं कि पता नहीं होता है कि युद्ध कितने दिन तक खिंचेगा और अगर ये लंबा खिंचता है तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत ये बात अच्छे से जानता था कि अगर खाड़ी देशों में वॉर शुरू होता है तो सबसे पहले जो समस्या खड़ी होगी वो क्रूड ऑयल और गैस को लेकर होगी और कोई भी देश बिना ईंधन के आगे नहीं चल सकता है। और भारत जैसा देश जो लगभग पूरी तरीके से गैस और क्रूड ऑयल के लिए आयात पर डिपेंड है, उसके लिए तो और बड़ी समस्या होती है। इसीलिए भारत ने इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। भारत ने यूएई कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया और ये कहा कि आप अपने क्रूड ऑयल को भारत में स्टोर कर सकते हैं और पास के देशों में आप उसको बेच सकते हैं। साथ ही समझौते में भारत ने एक और लाइन जोड़ा और ये कहा कि इस क्रूड ऑयल को आप यहाँ पर स्टोर करिए, आप पास के देशों में बेचिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो उस ऑयल को भारत इस्तेमाल करेगा। भारत ने इसी तरीके का समझौता सऊदी अरब के साथ भी किया है, यानी कि अगर कोई वॉर होता है, कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है, खाड़ी देशों में तनाव पैदा होता है और तेल की सप्लाई बंद होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो वहाँ का रिजर्व भारत में किया गया है उस ऑयल को भारत अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने और यूएई ने भारत के साथ ऐसा समझौता क्यों किया, क्योंकि सऊदी अरब यूएई दोनों ही देश जानते हैं कि भारत 80 से 90% क्रूड ऑयल आयात करता है और अगर हम भारत के साथ ऐसा समझौता करते हैं तो भारत हमारा लंबे समय तक ग्राहक बनेगा। और अगर बाद में तेल के दाम बढ़ते हैं, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में डिमांड बढ़ती है, तो भारत से आसानी से तेल बेचा जा सकता है। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत कम होगी, डिलीवरी तेज होगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। इसके साथ साथ भारत और रूस के भी संबंध अच्छे हैं। जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रूस के ऊपर भी कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं और रूस सस्ते दाम पर भारत को अपने तेल बेच रहा है और भारत उसको स्टोर कर रहा है किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में उसको यूज करने के लिए। हालांकि अमेरिका ने भारत और रूस के व्यापार को लेकर कई बार टैरिफ बढ़ाया, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत रूस के साथ ऑयल बिजनेस कर सकता है। अगर किसी भी तरीके से भारत में क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई चेन टूट जाए तो भी भारत के पास इतना रिजर्व है कि लगभग वो 70 से 80 दिन तक सरवाइव कर सकता है। हालांकि ऐसी कंडीशन आना नामुमकिन है, लेकिन अगर खाड़ी देशों में युद्ध लंबा खिंचा तो निश्चित तौर पे गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। आखिरकार इजराइल के पास ऐसा क्या है कि उसके साथ जब भी कोई बड़ा विवाद होता है तो हर एक विवाद में उसके साथ अमेरिका खड़ा दिखाई पड़ता है। क्या अभी हाल में जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, क्या वो एक रिलीजियस वार है या ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज, पावर और जियोपॉलिटिक्स की जंग है? अमेरिका और इजराइल के रिलेशन को लेकर एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिरकार हर एक बड़े मामले में अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा होता है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है बिना अपने फायदे के वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करता है और इस पॉलिसी के बीच में अगर कोई आड़े आता है तो निश्चित तौर पर अमेरिका उसको एक दुश्मन की तरह देखता है। लेकिन रिकॉर्ड है कि शायद ही अमेरिका ने कभी इजराइल का विरोध किया हो। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अमेरिका उस हर देश में एंटर किया जहां पर नेचुरल रिसोर्स है। जिन देशों ने उसके साथ उसके स्तर पर समझौता किया
उसको अमेरिका ने अपना दोस्त बनाया और जिन देशों ने उसका विरोध किया वहां पर उसने हमले किए, उनके सुप्रीम लीडर को किडनैप किया, उनकी हत्या की। जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, सभी गल्फ कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और अमेरिका की हमेशा से वहां के नेचुरल रिसोर्स पर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1947 में यूएन ने एक योजना बनाई जिसे यूनाइटेड नेशन पार्टीशन फॉर फिलिस्तीन कहा जाता है। इस प्लान के तहत फिलिस्तीन को दो देशों में बांटना था, एक यहूदी देश, एक अरब देश, यानी कि एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। जिसके बाद इजराइल को 14 मई 1948 को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है और सबसे पहले इसको मान्यता अमेरिका देता है। और जिसके बाद इजराइल का अरब देशों के साथ युद्ध हो जाता है जिसमें 5 देश शामिल होते हैं और सभी के सभी देश इजराइल से हार जाते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए इजराइल को मान्यता दी और इजराइल को सपोर्ट किया। साथ ही मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी उसने इजराइल का पूरा समर्थन दिया। अमेरिका इजराइल का सिर्फ इतनी ही चीजों के लिए ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता है। इजराइल वो देश है जिसके पास पावर है, पैसा है, इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण अमेरिका इजराइल का पूरा सपोर्ट करता है। 2025 के डाटा के अनुसार अमेरिका में लगभग 902 अरबपति थे, जिनमें से 150 से लेकर 180 यहूदी अरबपति हैं, जो कि अमेरिका के कुल अरबपतियों के 18 से 20% अरबपति यहूदी मूल के हैं। साथ में कई ऐसे यहूदी बिजनेसमैन हैं जिनकी कंपनियां दुनिया में अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती हैं, जैसे फेसबुक इंस्टा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, गूगल के मालिक लैरी पेज, डेल टेक्नोलॉजी के मालिक माइकल डेल। साथ में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी है और अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने किसी भी सीक्रेट मिशन में मोसाद की हेल्प जरूर लेता है। अभी हाल ही में आपने एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना होगा। उस फाइल में तमाम दुनिया के बड़े लीडरों का नाम है जिनके कृत्य को आप ना तो सुन सकते हैं, ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं, ना आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि इंसान क्या अपने हवस के आगे इतना भी गिर सकता है। वो सब कुछ एप्स्टीन फाइल में दफन है। अब एप्स्टीन फाइल के बारे में कहा जाता है इसका जो सरगना था जेफरी एप्स्टीन एक यहूदी था और वो एक मोसाद का एजेंट था। यानी कि इजराइल ने जेफरी एप्स्टीन के थ्रू दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पावरफुल लोग सबको अपने ट्रैप में फंसाया जिससे वो कभी भी इजराइल के खिलाफ ना जा पाए। और एप्स्टीन फाइल में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों का नाम है, जिससे ये कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल ने सब कुछ ये इसलिए किया था कि इजराइल को ये बात पता है कि हो सकता है अमेरिका इन फ्यूचर उसका साथ छोड़ दे, तो उसके पास कुछ ऐसा रहे जिसके आधार पर वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। हालांकि ये सोशल मीडिया पे तैरती हुई कहानी है, अभी तक इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ना ही ये कहा जा रहा है कि ये घटना सत्य है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, दुनिया के कई ऐसे देश ये कहना शुरू कर दिए कि ये एक रिलीजियस वार है। भारत में तो कई लोग मार्च करने लगे, रोड पे आ गए, आंदोलन करने लगे कि ये इस्लाम के खिलाफ वॉर है, एक रिलीजियस वार है। क्या ये सच में एक रिलीजियस वार है? तो इसके पहले हमको समझना पड़ेगा कई ऐसे देश हैं जिनका रिलीजन एक है फिर भी वो कट्टर दुश्मन है। जैसे हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका और रूस को ले लें, अमेरिका और रूस दोनों जगह पर जो मोस्टली रिलीजियस लोग हैं वो क्रिश्चियन है, फिर भी वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। आपने देखा ही होगा लंबे समय से यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, दोनों ही एक क्रिश्चियन देश है। इसी तरीके से हमेशा से सऊदी अरब और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है और दोनों के ही दोनों देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। हालांकि एक शिया राष्ट्र है, एक सुन्नी राष्ट्र है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है उसका समर्थन सऊदी अरब करता है, यूएई करता है, कतर करता है और ये सारे के सारे देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। अगर ये रिलीजियस वॉर होता तो शायद ये देश कभी भी अमेरिका और इजराइल का समर्थन नहीं करते। तो जो हम लोग ये देख रहे हैं कि रिलीजियस वॉर है, ये बिल्कुल भी रिलीजियस वॉर नहीं है। ये वॉर जो शुरू हुआ है सिर्फ मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर बम के प्लान को लेके, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो हम इस वॉर को किसी भी तरीके से रिलीजियस एंगल से नहीं देख सकते हैं, ना ही ये कोई रिलीजियस वॉर है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने की सिर्फ यही वजह थी कि उसे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करना है? आपको याद ही होगा जब तक ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक नहीं किया था,
उससे पहले एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत ज्यादा थी। ये एक ग्लोबल न्यूज बनी हुई थी और ये बड़े बड़े हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था, उनका जो सोशल स्टेटस था वो खराब हो रहा था, इतना बहुत ज्यादा उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर हो रहा था। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया और उसके सिर्फ 10 दिन पहले यानी कि 18 फरवरी को एंड्रू को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगता है पब्लिक ऑफिस का मिसयूज किया। इसका खुलासा तब होता है कि जो है का नाम एप्स्टीन फाइल पे आता है और उस फाइल से पता चलता है कि 2010 में हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर की जो बड़ी यात्रा की थी, उसकी सीक्रेट फाइल थी उसको एप्स्टीन में ट्रांसफर किया। प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी का मामला 18 फरवरी का है और एक हफ्ते बाद यानी कि 25 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स अपने एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल मुझसे कर सकते हैं। जिनकी लड़कियों की तस्वीर मेरे साथ वायरल हो रही है, जिनका ट्रैफिकिंग कर दिया गया है, उनके साथ मेरे गलत नहीं है। इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं अगर बिल गेट्स का संबंध एप्स्टीन से बहुत ही नॉर्मल था, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे इनके ऊपर कोई आरोप लगे, तो फिर इतनी बड़ी केस बुलाने की आवश्यकता क्या है? इतना ज्यादा पैनिक क्या होता है? क्योंकि कहीं न कहीं बिल गेट्स का बैड पीआर हो रहा था। बिल गेट्स का जो सोशल स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए कई सारी इनकी पीआर एजेंसियां काम करती हैं, साथ में उनके जो एनजीओ है वो भी काम करते हैं। उनके कई सारे एनजीओ है जो वृद्धावस्था के लिए काम करते हैं, महिला स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, गरीबी निर्मूलन के लिए काम करते हैं। कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आने के बाद इनके ऊपर जब कई सारे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे, उसके बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा, तो अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि मेरा एप्स्टीन से संबंध रहा है, लेकिन उसकी किसी भी कृत्य में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अमेरिका के पूर्व रेफ्रिजरेटर और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। हाउस ओवरसाइट कमेटी बनाई गई जिसको एप्स्टीन फाइल के मामले में और दूसरे मामलों में क्लिंटन फैमिली से पूछताछ करनी थी, लेकिन क्लिंटन फैमिली बार बार इस चीज को अवॉइड कर रही थी। जिसके बाद कमेटी के चीफ जेम्स कोमर ने कहा कि अगर आप कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होते हैं और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो ये अवमानना का आपके ऊपर केस लगेगा और आपकी गिरफ्तारी होगी। और ये भी घटना ईरान के ऊपर हमला होने से पहले हुई थी, यानी कि 26-27 फरवरी को हुई थी। इसी क्रम में 26 फरवरी को एक और घटना हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट होर्गे ब्रिंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम भी एप्स्टीन के साथ आया, कई तस्वीरें वायरल हुई, जिससे ये पता चलता है कि कई बार एप्स्टीन के साथ डिनर किए थे और तमाम सारे इनके ऊपर आरोप लगे। इसी के साथ 27 फरवरी को एक और घटना होती है, पेंटागन और क्लाड की एक डील टूट जाती है। 27 फरवरी को पेंटागन और क्लाड के बीच एक डील उस वक्त खत्म हो गई। पेंटागन ने ये कहा कि हमको क्लाड की एआई का पूरा एक्सेस चाहिए। उस वक्त क्लाड ने ये कह के मना कर दिया कि हम आपको पूरा एक्सेस नहीं दे सकते हैं, ना तो आपको कोई भी सूचना नहीं दे सकते कि आप लोगों को सर्विलांस पर लगाइए और ना ही आप ऑटोनॉमस वेपन का यूज कर सकते। पेंटागन जो कि अमेरिका का डिफेंस ऑफिस है, जहाँ पे उनकी आर्मी, नेवी, उनकी एयरफोर्स वैसे रणनीतियां बनाती है। और यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 28 फरवरी को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है और मैंने आपको जितनी घटनाएं बताई हैं वो सारी की सारी घटनाएं 28 फरवरी से पहले हुई थी। अब ये सारी घटनाएं कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती, होगी लगातार इतनी सारी घटनाएं। तो कहीं न कहीं दुनिया की बड़ी हस्तियों का बैड पीआर हो रहा था। एप्स्टीन फाइल की वजह से उनकी छवि खराब हो रही थी। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है ईरान के ऊपर अटैक करने का, जिससे पूरी दुनिया का जो सेंटर ऑफ फोकस एप्स्टीन फाइल थी वो हटके ईरान वॉर हो जाए, और वही हुआ। हालांकि ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके लिए सिर्फ एप्स्टीन फाइल रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके कॉन्फ्लिक्ट लगातार इजराइल और अमेरिका से चल रहे थे। लेकिन हो सकता है दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद उनको यही सबसे सही टाइम लगा हो लोगों को डाइवर्ट करने का, पूरी दुनिया का अपने ऊपर से फोकस हटाने का। हालांकि आप क्या सोचते हैं ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने किस वजह से अटैक किया होगा? क्या कारण हो सकते हैं? क्या उसमें एक एप्स्टीन फाइल वजह है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही कहानी है, इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है? क्योंकि आप अगर इसके एविडेंस खोजने बैठेंगे तो आपको कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये घटनाएं कोरिलेट होती हैं। एक ऐसा देश जो कभी आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन आज वही देश सड़कों पर खड़ा है अपनी ही सरकार के खिलाफ। ईरान एक टाइम पर मॉडर्न देश था, लेकिन आज उसकी पहचान एक इस्लामिक देश के रूप में होती है। ईरान में खासकर उस समय जब मोहम्मद रजा शाह की सरकार थी, उस समय ईरान बहुत तेजी से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था।
बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहा था। और ये सब जब कुछ ईरान में बहुत तेजी से हो रहा था तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये उनके धर्म के खिलाफ है, ये उनकी परंपरा के खिलाफ है। हम बहुत तेजी से पश्चिमी सभ्यताओं को अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत तेजी से हमारी निर्भरता उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। और इसी की सरकार के खिलाफ लोग फेंक दिया जाता है, जिसके बाद ईरान की सत्ता रुहुल्लाह खुमैनी का हो जाता है और इसी के बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का रास्ता भी साफ हो जाता है। ईरान में खुमैनी की पहचान एक धार्मिक कट्टर नेता के रूप में होती है। 1979 में जैसे ही खुमैनी के हाथ में ईरान की सत्ता जाती है, वैसे ही वहाँ पर वो इस्लामिक रूल रेगुलेशन को लागू करते हैं। इसी की ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया। अगर कोई महिला घर के बाहर निकलती है तो उसको हिजाब पहनना जरूरी है। हालांकि ईरान के लोगों ने खुमैनी की सरकार के पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी, वो बहुत ही ओपन होकर रहते थे। खुमैनी के आने के बाद जैसे ये चीजें लागू होती हैं, लोगों में असंतोष फैलता है और सरकार के शुरुआती दौरान ही इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। महिलाओं के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे छात्रों के संगठन खैमे के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले 28 दिसंबर 2025 को ईरान की राजधानी तेहरान में आर्थिक संकट को लेकर कुछ व्यापारी आंदोलन कर रहे थे। रीजन क्या था कि ईरान की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट होती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है। जो गुड्स थे, जो प्रोडक्ट थे, उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग रहता है, आम जनता रहती है, वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। साथ में जो बैंकिंग सेक्टर था उसमें ही बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलने लगा। जो दुकानदार थे उन्होंने दुकानों को बंद कर दिया, जो आम लोग थे वो सड़क पर उतर गए और खैमनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। जब ये प्रोटेस्ट दिन पे दिन बढ़ता गया तो खैमे की गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जहां तेहरान तक ही सीमित था, ये पूरे देश में फैल गया। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान ना ही वहां की गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार है, ना ही वहां के आम लोग पीछे हटने को तैयार हैं, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई में लगभग 2400 लोगों की जान चली गई है। ये एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन कई रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं ईरान में लगभग 15 से 20 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान में कई जगह लोग पर्शियन झंडे को लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पर्शियन हैं, हम कोई मुस्लिम नहीं है। ईरान की तमाम महिलाओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, उन्होंने नकाब को उतार कर फेंक दिया है। उनका कहना है कि हमारी संस्कृति का नकाब कभी हिस्सा ही नहीं था, ये हम पर थोपा गया है, ये हमारी ना तो संस्कृति थी ना ही ये सभ्यता। खैमेई का कहना है कि अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहते हैं कि ईरान में शांति रहे और ईरान में जो भी कुछ हो रहा है यही दोनों देश इसके जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद तमाम न्यूज एजेंसियां ये कयास लगा रही हैं कि अमेरिका ने ये सब कुछ वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किया। और साथ में ईरान के लिए भी तमाम एजेंसियां ये कह रही हैं कि ईरान के पास रूस के बाद सबसे ज्यादा गैस का रिसोर्स है और उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। लेकिन अमेरिका की नजर ईरान के सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर नहीं है, साथ में उसके पावर प्लांट पर है, स्टेट ऑफ फॉर्म पे है, जहां से 20 से 25% ऑयल का बिजनेस होता है। वहीं पर इजराइल की अपनी मंशा है, इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि इजराइल के कई सारे देशों के साथ विवाद हैं, उनमें से ईरान भी एक है। अगर ईरान एक परमाणु संपन्न देश बनता है तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए जो खैमेई का कहना है कि जो कुछ ईरान में हो रहा है उसके लिए इजराइल और अमेरिका दोषी हैं, ये बात काफी हद तक सच हो सकती है। लेकिन ईरान में ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और साथ में खैमेई की धार्मिक कट्टरता की वजह से इस आंदोलन को बल मिला। तो हो सकता है जो भी कुछ ईरान में हो रहा हो उसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ हो, क्योंकि अमेरिका का नाम तब भी आता है जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होता है, जब नेपाल में प्रोटेस्ट होता है, जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट होता है। तो अमेरिका ईरान को अस्थिर करने के लिए बिल्कुल ऐसा कर सकता है। साथ में आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, जब भी इजराइल का विवाद गजा और फिलिस्तीन से होता है तो भारत के बहुत सारे लिबरल हैं जो तख्ती प्लेट लेके सामने आ जाते हैं कि गजा में अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है, बेकसूर मारे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर ईरान की सरकार ईरानियों को मार 15-15 हजार लोगों को गोली से मार दिया गया, लेकिन एक भी तख्ती प्लेट किसी का बाहर नहीं आया। ईरान के पूरे प्रकरण को लेके आपको क्या लगता है? क्या ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ इजराइल और अमेरिका जिम्मेदार है, या फिर ईरान की नीतियां कुछ ऐसी होती चली गई जिसकी वजह से ईरान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से खैमेई सरकार आज बिल्कुल भी असहाय नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक्यूरी के तहत ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान की राजधानी के साथ साथ उसके बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, साथ में उसके कई ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी हमला हुआ।
युद्ध के शुरू होने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में पेट्रोल और गैस के दाम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि भारत में लगभग 50 से 55% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बगल में है और ईरान में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है, क्रूड ऑयल की पूरी सप्लाई को काट सकता है। अगर हम भारत और ईरान के ऑयल ट्रेड के बारे में बात करें तो ये ट्रेड ब्रिटिश काल से होता आया है और 2012 में भारत दूसरा बड़ा खरीदार देश था। लेकिन 2019 में यूएस ने ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से जो ईरान के साथ हमारा ऑयल ट्रेड था वो धीरे धीरे घटता चला गया और प्रेजेंट टाइम में ईरान भारत का क्रूड ऑयल का मेन सोर्स नहीं है। भारत क्रूड ऑयल और गैस के मामले में लगभग पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। 80 से 90% के आसपास क्रूड ऑयल आयात करता है और लगभग 50% गैस का आयात करता है। टाइम में भारत रूस से 35% क्रूड ऑयल लेता है, इराक से 11% लेता है, सऊदी अरेबिया 9% लेता है, यूएई से 5 से 7% लेता है, यूएस से 6 से 8% लेता है। और ये जो 50% गैस का आयात करता है उसमें से 42% गैस सिर्फ कतर से लेता है। लेकिन भारत जितना भी क्रूड ऑयल और गैस आयात करता है उसमें से लगभग 35 से 50% क्रूड ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते पर भारत पहुंचते हैं, जो कि ईरान के साउथ में है और ईरान वॉर में फंसा हुआ है। ऐसी कंडीशन में कयास लगाया जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होता है तो निश्चित तौर पर क्रूड ऑयल सप्लाई बाधित होगी, जिसकी वजह से इंडिया में तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि 35% क्रूड ऑयल की सप्लाई जो भारत में होती है वो केप ऑफ गुड होप से होती है, वहां से ज्यादातर रूस से क्रूड ऑयल भारत पहुंचता है। युद्ध के हालात हमेशा से कुछ ऐसे होते हैं कि पता नहीं होता है कि युद्ध कितने दिन तक खिंचेगा और अगर ये लंबा खिंचता है तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत ये बात अच्छे से जानता था कि अगर खाड़ी देशों में वॉर शुरू होता है तो सबसे पहले जो समस्या खड़ी होगी वो क्रूड ऑयल और गैस को लेकर होगी और कोई भी देश बिना ईंधन के आगे नहीं चल सकता है। और भारत जैसा देश जो लगभग पूरी तरीके से गैस और क्रूड ऑयल के लिए आयात पर डिपेंड है, उसके लिए तो और बड़ी समस्या होती है। इसीलिए भारत ने इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। भारत ने यूएई की कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया और ये कहा कि आप अपने क्रूड ऑयल को भारत में स्टोर कर सकते हैं और पास के देशों में आप उसको बेच सकते हैं। साथ ही समझौते में भारत ने एक और लाइन जोड़ा और ये कहा कि इस क्रूड ऑयल को आप यहाँ पर स्टोर करिए, आप पास के देशों में बेचिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो उस ऑयल को भारत इस्तेमाल करेगा। भारत ने इसी तरीके का समझौता सऊदी अरब के साथ भी किया है, यानी कि अगर कोई वॉर होता है, कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है, खाड़ी देशों में तनाव पैदा होता है और तेल की सप्लाई बंद होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो वहाँ का रिजर्व भारत में किया गया है उस ऑयल को भारत अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने और यूएई ने भारत के साथ ऐसा समझौता क्यों किया, क्योंकि सऊदी अरब यूएई दोनों ही देश जानते हैं कि भारत 80 से 90% क्रूड ऑयल आयात करता है और अगर हम भारत के साथ ऐसा समझौता करते हैं तो भारत हमारा लंबे समय तक ग्राहक बनेगा और अगर बाद में तेल के दाम बढ़ते हैं, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में डिमांड बढ़ती है, तो भारत से आसानी से तेल भेजा जा सकता है। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत कम होगी, डिलीवरी तेज होगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। इसके साथ साथ भारत और रूस के भी संबंध अच्छे हैं। जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रूस के ऊपर भी कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं और रूस सस्ते दाम पर भारत को अपने तेल बेच रहा है और भारत उसको स्टोर कर रहा है किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में उसको यूज करने के लिए। हालांकि अमेरिका ने भारत और रूस के व्यापार को लेकर कई बार टैरिफ बढ़ाया, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत रूस के साथ ऑयल बिजनेस कर सकता है। अगर किसी भी तरीके से भारत में क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई चेन टूट जाए तो भी भारत के पास इतना रिजर्व है कि लगभग वो 70 से 80 दिन तक सरवाइव कर सकता है। हालांकि ऐसी कंडीशन आना नामुमकिन है, लेकिन अगर खाड़ी देशों में युद्ध लंबा खिंचा तो निश्चित तौर पे गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। आखिरकार इजराइल के पास ऐसा क्या है कि उसके साथ जब भी कोई बड़ा विवाद होता है तो हर एक विवाद में उसके साथ अमेरिका खड़ा दिखाई पड़ता है। क्या अभी हाल में जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, क्या वो एक रिलीजियस वार है या ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज, पावर और जियोपॉलिटिक्स की जंग है? अमेरिका और इजराइल के रिलेशन को
लेके एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिरकार हर एक बड़े मामले में अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा होता है। क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है बिना अपने फायदे के वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करता है और इस पॉलिसी के बीच में अगर कोई आड़े आता है तो निश्चित तौर पे वो अमेरिका उसको एक दुश्मन की तरह देखता है। लेकिन रिकॉर्ड है कि शायद ही अमेरिका ने कभी इजराइल का विरोध किया हो। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अमेरिका उस हर देश में एंटर किया जहां पर नेचुरल रिसोर्स है। जिन देशों ने उसके साथ उसके स्तर पर समझौता किया उसको अमेरिका ने अपना दोस्त बनाया, और जिन देशों ने उसका विरोध किया वहां पर उसने हमले किए, उनके सुप्रीम लीडर को किडनैप किया, उनकी हत्या की। जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, सभी गल्फ कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और अमेरिका की हमेशा से वहां के नेचुरल रिसोर्स पर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1947 में यूएन ने एक योजना बनाई जिसे यूनाइटेड नेशन पार्टीशन फॉर फिलिस्तीन कहा जाता है। इस प्लान के तहत फिलिस्तीन को दो देशों में बांटना था, एक यहूदी देश, एक अरब देश, यानी कि एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। जिसके बाद इजराइल को 14 मई 1948 को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है और सबसे पहले उसको मान्यता अमेरिका देता है, और जिसके बाद इजराइल का अरब देशों के साथ युद्ध हो जाता है जिसमें 5 देश शामिल होते हैं और सभी के सभी देश इजराइल से हार जाते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए इजराइल को मान्यता दी और इजराइल को सपोर्ट किया। साथ ही मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी उसने इजराइल का पूरा समर्थन दिया। अमेरिका इजराइल का सिर्फ इतनी ही चीजों के लिए ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता है। इजराइल वो देश है जिसके पास पावर है, पैसा है, इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण अमेरिका इजराइल का पूरा सपोर्ट करता है। 2025 के डाटा के अनुसार अमेरिका में लगभग 902 अरबपति थे, जिनमें से 150 से लेकर 180 यहूदी अरबपति हैं, जो कि अमेरिका के कुल अरबपतियों के 18 से 20% अरबपति यहूदी मूल के हैं। साथ में कई ऐसे यहूदी बिजनेसमैन हैं जिनकी कंपनियां दुनिया में अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती हैं, जैसे फेसबुक इंस्टा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, गूगल के मालिक लैरी पेज, डेल टेक्नोलॉजी के मालिक माइकल डेल। साथ में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी है और अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने किसी भी सीक्रेट मिशन में मोसाद की हेल्प जरूर लेता है। अभी हाल ही में आपने एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना होगा। उस फाइल में तमाम दुनिया के बड़े लीडरों का नाम है जिनके कृत्य को आप ना तो सुन सकते हैं, ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं, ना आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि इंसान क्या अपने हवस के आगे इतना भी गिर सकता है। वो सब कुछ एप्स्टीन फाइल में दफन है। अब एप्स्टीन फाइल के बारे में कहा जाता है इसका जो सरगना था जेफरी एप्स्टीन एक यहूदी था और वो एक मोसाद का एजेंट था, यानी कि इजराइल ने जेफरी एप्स्टीन के थ्रू दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पावरफुल लोग सबको अपने ट्रैप में फंसाया जिससे वो कभी भी इजराइल के खिलाफ ना जा पाए। और एप्स्टीन फाइल में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों का नाम है। इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल ने सब कुछ ये इसलिए किया था कि इजराइल को ये बात पता है कि हो सकता है अमेरिका इन फ्यूचर उसका साथ छोड़ दे, तो उसके पास कुछ ऐसा रहे जिसके आधार पर वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। हालांकि ये सोशल मीडिया पे तैरती हुई कहानी है, अभी तक इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ना ही ये कहा जा रहा है कि ये घटना सत्य है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, दुनिया के कई ऐसे देश ये कहना शुरू कर दिए कि ये एक रिलीजियस वार है। भारत में तो कई लोग मार्च करने लगे, रोड पे आ गए, आंदोलन करने लगे कि ये इस्लाम के खिलाफ वार है, एक रिलीजियस वार है। क्या ये सच में एक रिलीजियस वार है? तो इसके पहले हमको समझना पड़ेगा कई ऐसे देश हैं जिनका रिलीजन एक है फिर भी वो कट्टर दुश्मन है। जैसे हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका और रूस को ले लें, अमेरिका और रूस दोनों जगह पर जो मोस्टली रिलीजियस लोग हैं वो क्रिश्चियन है, फिर भी वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। आपने देखा ही होगा लंबे समय से यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, दोनों ही एक क्रिश्चियन देश है। इसी तरीके से हमेशा से सऊदी अरब और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है और दोनों के ही दोनों देश मुस्लिम राष्ट्र हैं, हालांकि एक शिया राष्ट्र है, एक सुन्नी राष्ट्र है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है उसका समर्थन सऊदी अरब करता है, यूएई करता है, कतर करता है, और ये सारे के सारे देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। अगर ये रिलीजियस वॉर होता तो शायद ये देश कभी भी अमेरिका और इजराइल का समर्थन नहीं करते। तो जो हम लोग ये देख रहे हैं कि रिलीजियस वॉर है, ये बिल्कुल भी रिलीजियस वॉर नहीं है।
ये वॉर जो शुरू हुआ है सिर्फ मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर बम के प्लान को लेके, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, तो हम इस वॉर को किसी भी तरीके से रिलीजियस एंगल से नहीं देख सकते हैं, ना ही ये कोई रिलीजियस वॉर है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने की सिर्फ यही वजह थी कि उसे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करना है? आपको याद ही होगा, जब तक ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, उससे पहले एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत ज्यादा, ये एक ग्लोबल न्यूज बनी हुई थी और दुनिया के बड़े से बड़े लोगों का बैड पीआर हो रहा था, उनका जो सोशल स्टेटस था वो खराब हो रहा था और बहुत ज्यादा उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर भी बन रहा था। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया और उसके सिर्फ 10 दिन पहले यानी कि 18 फरवरी को प्रिंस एंड्रू को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगता है पब्लिक ऑफिस का मिसयूज किया है। इसका खुलासा तब होता है जब 30 जनवरी को प्रिंस एंड्रू का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है और उस फाइल से पता चलता है कि 2010 में हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर में जो उन्होंने यात्राएं की थी, उसकी जो सीक्रेट फाइल थी उसको एप्स्टीन को इन्होंने ट्रांसफर की थी। प्रिंस एंड्रू की गिरफ्तारी का मामला 18 फरवरी का है और महज उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 24-25 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट के ऑर्नल बिल गेट्स अपने एम्प्लॉय की एक मीटिंग बुलाते हैं, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई सवाल हमसे कर सकते हैं। जिन भी लड़कियों की तस्वीर मेरे साथ वायरल हो रही है, जिनका चेहरा ब्लर कर दिया गया है, उनके साथ मेरे कोई भी गलत संबंध नहीं थे। इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं, अगर बिल गेट्स का संबंध एप्स्टीन से बहुत ही नॉर्मल था, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे इनके ऊपर कोई आरोप लगे, तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्या है, इतना ज्यादा पैनिक होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कहीं न कहीं बिल गेट्स का बैड पीआर हो रहा था। बिल गेट्स का जो सोशल स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए कई सारी इनके लिए पीआर एजेंसियां काम करती हैं, साथ में इनके जो एनजीओ हैं वो भी काम करते हैं। इनके कई सारे एनजीओ हैं जो महिला शिक्षा के लिए काम करते हैं, महिला स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं। कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आने के बाद तो इनके ऊपर जब कई सारे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे, उसके बाद इनके ऊपर दबाव बढ़ा, तो अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया और कहा कि आप एप्स्टीन फाइल से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि मेरा एप्स्टीन से संबंध रहा है, लेकिन उसके किसी भी कृत्य में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। हाउस ओवरसाइट कमेटी बनाई गई, इसको एप्स्टीन फाइल के मामले में और दूसरे मामलों में क्लिंटन फैमिली से पूछताछ करनी थी, लेकिन क्लिंटन फैमिली बार बार इस चीज को अवॉइड कर रही थी। जिसके बाद कमेटी के चीफ जेम्स कोमर ने कहा कि अगर आप कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होते और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो ये और ये भी घटना हमला होने से पहले हुई थी, यानी कि 26-27 इसी क्रम में 26 फरवरी को एक और घटना हुई थी। इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्ड के